कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद कभी भी संविधानवाद से ऊपर नहीं हो सकता। ये बात सुनने में थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन आइए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये संविधानवाद आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा विचार है जो कहता है कि सरकार की ताकत असीमित नहीं होनी चाहिए। सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक नियमों की सीमाएं होनी चाहिए और राजनीतिक सत्ता को हमेशा संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि संविधान क्या है? संविधान एक औपचारिक दस्तावेज या नियमों का समूह होता है जो किसी देश को चलाने वाले बुनियादी सिद्धांतों, कानूनों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं को तय करता है। ये देश की सर्वोच्च कानूनी किताब है। इसके विपरीत एक और शब्द है बहुसंख्यकवाद, यानी बहुमत का शासन। यह एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में जिस समूह की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसकी पसंद या फैसले ही पूरे समाज के सामूहिक निर्णयों को तय करते हैं। लेकिन हमारा संविधानवाद पूरी तरह से कानून के शासन के सिद्धांत पर टिका है। ये सिद्धांत हमारी अदालतों से ये उम्मीद करता है कि जब भी वे संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की व्याख्या करें तो वे इसी धारणा के साथ काम करें कि हमारी संसद कभी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाकर कोई कानून नहीं बनाना चाहेगी। अब सवाल उठता है कि हमारे भारत में ये संविधानवाद इस बहुसंख्यकवाद पर भारी कैसे पड़ता है और इसे कैसे काबू में रखता है। इसका पहला तरीका है कानून के शासन को बनाए रखना। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारी संस्था हमारे संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। दूसरा तरीका है न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 मिलकर इस न्यायिक समीक्षा की नींव रखते हैं। ये नियम हमारी अदालतों को ये ताकत देते हैं कि अगर सरकार या संसद कोई ऐसा कानून या फैसला लेती है जो संविधान के खिलाफ हो तो अदालतें उसे पूरी तरह से खारिज कर सकती हैं। इस तरह अदालतें हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। तीसरा तरीका है समावेशी समाज और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 15 का 5, अनुच्छेद 16 का 4 और अनुच्छेद 46 सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन करते हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये नियम ये पक्का करते हैं कि देश का शासन केवल संख्या बल या बहुमत के आधार पर न चले, बल्कि समाज के हर वर्ग को सच्ची समानता मिले। चौथा तरीका है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना। संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि देश का बहुसंख्यक समाज कभी भी किसी अकेले व्यक्ति या अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को न छीन सके। उदाहरण के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि वे अपनी पहचान को सुरक्षित रख सकें। शक्तियों का पृथक्करण भी इसका एक मजबूत स्तंभ है। इसका मतलब है कि सरकार के अलग अलग अंगों के काम बटे हुए हैं ताकि कोई एक अंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। उदाहरण के लिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण अदालती फैसलों की जिन्होंने हमारे संविधानवाद को एक नई दिशा दी। इस सिलसिले में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला वर्ष 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत मिली हुई है वह असीमित या निरंकुश नहीं है। अदालत ने कहा कि संसद चाहकर भी हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। बुनियादी ढांचे का मतलब संविधान की वो आत्मा है जिसके बिना हमारा संविधान अपनी पहचान ही खो देगा। इस फैसले ने संसद की कानून बनाने की ताकत पर एक बहुत बड़ा और जरूरी अंकुश लगा दिया ताकि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से संविधान को पूरी तरह बदल न सके। इसके बाद साल 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला आया। इस मामले में अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि संविधानवाद कभी भी तानाशाही या पूर्ण अधिकार को स्वीकार नहीं करता है। यह पूरी व्यवस्था कानून के शासन पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार का कोई भी फैसला किसी नेता या अधिकारी की अपनी व्यक्तिगत पसंद या मर्जी यानी आत्मनिष्ठ संतुष्टि से तय नहीं होगा, बल्कि उसे संविधान के नियमों के अनुसार बिल्कुल निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा। यानी देश किसी की मर्जी से नहीं बल्कि सिर्फ संविधान की कसौटी पर ही चलेगा। इसी तरह साल 2007 में आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधानवाद को एक कानूनी सिद्धांत माना। अदालत ने समझाया कि इस सिद्धांत का असली काम सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना है। ये नियंत्रण इसलिए जरूरी है ताकि सरकार अपनी ताकतों का ऐसा इस्तेमाल न करने लगे जिससे वे लोकतांत्रिक सिद्धांत ही नष्ट हो जाएं जिन पर हमारे पूरे देश की नींव टिकी हुई है।
लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार पर लगाम लगाना ही संविधानवाद है। शायद आपको याद होगा कि साल 2017 में एक और बहुत बड़ा फैसला आया था, जिसे हम KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि हमारे पास निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमें मिला हुआ है। इस फैसले ने आम नागरिकों की निजी जिंदगी में सरकार के बिना वजह और मनमाने हस्तक्षेप के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। इसके ठीक अगले साल यानी 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समाज में फैली तमाम रूढ़ियों और सामाजिक पूर्वाग्रहों की परवाह न करते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि अदालतें समाज के बहुमत की सोच से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से चलती हैं। आज हमारे संविधानवाद के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनमें सबसे बड़ा खतरा है कार्यपालिका का अपनी सीमाओं से बाहर निकलना, जिसे हम कार्यपालिका का अतिरेक कहते हैं। जब भी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो संविधानवाद खतरे में पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में साल 1975 से 1977 के बीच लगा आपातकाल है, जब नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीन लिया गया था। आज के लोकतांत्रिक शासन के लिए एक और बड़ी चिंता यह है कि सरकारें संसद में बहस कराने के बजाय अध्यादेशों यानी आपातकालीन कानूनों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगी हैं। जब राजनीतिक और प्रशासनिक मजबूरियों के नाम पर आम लोगों के मौलिक अधिकारों को कमजोर किया जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। उदाहरण के लिए बिहार में भूमि सुधार अध्यादेशों को साल 1967 से 1981 के बीच बार बार बिना संसद की मंजूरी के फिर से लागू किया जाता रहा, जो कि लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ था। एक और चुनौती है शक्तियों का केंद्रीकरण होना। जब केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देती है तो इससे राज्यों की अपनी स्वायत्तता बहुत कम हो जाती है। इसके कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अक्सर गंभीर संवैधानिक टकराव शुरू हो जाते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और समस्या है हमारे संघवाद का कमजोर होना। अक्सर राज्यों में राज्यपालों की भूमिका को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं, जैसे साल 2017 में गोवा और मणिपुर में देखा गया था, जहां राज्यपालों ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय तय नियमों और वरीयता के क्रम का पालन नहीं किया, जिससे विवाद पैदा हुआ। आखिरी चुनौती है न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिरेक के बीच का संतुलन। ये सच है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई बार अदालत का आगे बढ़कर हस्तक्षेप करना यानी न्यायिक सक्रियता बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन जब अदालतें अपनी सीमा पार करके काम करने लगती हैं तो उसे न्यायिक अतिरेक कहते हैं और इससे हमारे संविधान का शक्तियों के पृथक्करण का नियम खतरे में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए जब अदालतें अनुच्छेद 142 की असीमित शक्तियों का उपयोग करके मध्यस्थता के फैसलों यानी आपसी समझौतों के कानूनी फैसलों को ही बदलने लगती हैं तो वहां न्यायिक अतिरेक का खतरा बढ़ जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि संविधानवाद ही वो ताकत है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारा लोकतंत्र हमेशा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के रास्तों पर चलता रहे। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हमारे संविधान की असली आत्मा को बचाने और हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधानवाद को हमेशा बहुसंख्यकवाद से ऊपर रहना ही होगा। एक जरूरी चीज हो सकता है कि ये वीडियो मैगजीन से संबंधित आखिरी वीडियो हो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाल ही में हमारा उच्चतम न्यायालय इस बात को लेकर काफी नाराज दिखा है कि देश में जनहित याचिका का दुरुपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अदालत का मानना है कि जिस जनहित याचिका को आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल अब लोग गलत इरादों से करने लगे हैं। आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि ये जनहित याचिका यानी PIL आखिर होती क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो जनहित याचिका का मतलब एक ऐसी कानूनी कार्रवाई से है जो किसी अदालत में जनता के हित या सामान्य भलाई की रक्षा के लिए शुरू की जाती है। इसका उद्देश्य समाज के किसी ऐसे वर्ग या पूरे समुदाय के अधिकारों को बचाना होता है जिनके कानूनी अधिकार या जिम्मेदारियां किसी फैसले से प्रभावित हो रही हों। आमतौर पर अदालतों का एक नियम होता है जिसे कानूनी भाषा में लोकस स्टैंडाई कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अदालत में मुकदमा दायर करने का कानूनी अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। लेकिन जनहित याचिका के मामले में इस नियम को बदल दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति या समाज के किसी समूह के साथ कुछ गलत हुआ है और वे अपनी गरीबी, किसी लाचारी, अक्षमता या मजबूरी के कारण खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, तो उनकी तरफ से कोई भी समाज सेवा की भावना रखने वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन अदालत में याचिका दायर कर सकता है। अगर हम इसके इतिहास यानी बैकग्राउंड को देखें तो जनहित याचिका का ये विचार सबसे पहले 1960 के दशक में अमेरिका में पैदा हुआ था। भारत में इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हमारे देश के जाने माने न्यायाधीश न्यायमूर्ति V.K. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने अपने एक अदालती फैसले में किया था।
मुख्य रूप से जनहित याचिका को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है प्रतिनिधि सामाजिक कार्रवाई, जिसमें समाज के किसी पिछड़े, गरीब या वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए अदालत से न्याय मांगा जाता है। दूसरी श्रेणी है नागरिक सामाजिक कार्रवाई, जिसके तहत पूरे समाज या आम जनता से जुड़े सामूहिक अधिकारों को उठाया जाता है, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनहित याचिका हमारी सामान्य अदालती लड़ाई यानी पारंपरिक मुकदमेबाजी से अलग कैसे है। साधारण मुकदमों में केवल वही 2 पक्ष अदालत जाते हैं जिनके बीच कोई विवाद या झगड़ा होता है, लेकिन जनहित याचिका में केस दर्ज करने वाला व्यक्ति कोई तीसरा पक्ष भी हो सकता है, जिसका उस विवाद से कोई निजी लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए अदालत जाता है। भारत में जनहित याचिका के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है न्यायिक सक्रियता, यानी अदालतों का आगे बढ़कर काम करना। हमारे देश की अदालतों ने संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है। इससे जनहित याचिका आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकार की जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही मजबूत जरिया बन गई है। इसका दूसरा बड़ा कारण न्याय तक पहुंच का बहुत सरल हो जाना है। अदालतों ने चिट्ठी भेजने के अधिकार यानी एपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार की शुरुआत की। इसके तहत अगर कोई नागरिक अदालत को साधारण पत्र या पोस्टकार्ड भी लिखकर भेजता है तो अदालत उसे रिट याचिका मानकर उस पर सुनवाई शुरू कर देती है। इससे आम जनता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना बेहद आसान हो गया है। इसी वजह से न्याय की पूरी प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण हो गया है। अदालतों ने पुराने और कड़े लोकस स्टैंडाई के नियम को ढीला कर दियाजिस के तहत पहले सिर्फ वही व्यक्ति केस कर सकता था जिसके साथ सीधे तौर पर कोई कानूनी अन्याय हुआ हो। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के न्याय के लिए अदालत जा सकता है। इसके अलावा हमारे देश में समय समय पर प्रगतिशील सामाजिक कानून भी बनाए गए, जैसे बंधुआ मजदूरी को रोकने वाले कानून, न्यूनतम मजदूरी तय करने वाले कानून, भूमि सीमा तय करने वाले कानून और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े कानून। इन सभी प्रगतिशील कानूनों ने अदालतों को ये ताकत दी कि वे गरीब और बेसहारा लोगों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा कर सकें। आखिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जनहित याचिका ने समाज की सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पूरी तरह से हटा दिया है। सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं बहुत महंगी, लंबी और उलझी हुई होती है, लेकिन जनहित याचिका ने इन सभी जटिलताओं को पीछे छोड़ दिया। इसने देश के आम और गरीब नागरिकों को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालतों तक पहुंचने का एक बहुत ही सीधा और बेहद सस्ता रास्ता दे दिया है। जनहित याचिका के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताएं। आज अदालतें इस बात से बहुत परेशान हैं कि जिस सामाजिक हथियार को जनता की भलाई के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल अब लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए करने लगे हैं। इस दुरुपयोग का सबसे पहला रूप है जनहित याचिका बनाम निजी हित याचिका का बन जाना। इसका मतलब यह है कि जब आम लोग या बड़ी बड़ी कंपनियां अपने व्यक्तिगत झगड़ों, निजी शिकायतों या व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए जनहित याचिका का मुखौटा पहनकर अदालत पहुंच जाते हैं, वे दिखाते ऐसा है जैसे वे जनता की भलाई चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपना निजी फायदा देख रहे होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1990 की क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इस समिति का इरादा साफ नहीं है। यह याचिका किसी साफ नीयत से नहीं की गई है, इसलिए ऐसी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इसका दूसरा बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट पहले से ही लाखों लंबित मुकदमों के भारी बोझ से दबा हुआ है और ऊपर से वहां 3500 से भी ज्यादा जनहित याचिकाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इससे उन जरूरी मुकदमों में देरी होती है जो सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आज देश में घात लगाकर की जाने वाली याचिकाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। ये एक बहुत ही चालाकी भरी रणनीति होती है जिसमें कुछ लोग जानबूझकर एक कमजोर या खराब तरीके से तैयार की गई जनहित याचिका कोर्ट में दायर कर देते हैं। उनका असली मकसद ये होता है कि कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दे। एक बार जब कोर्ट उस मुद्दे को खारिज कर देता है तो भविष्य में जो असली और सही याचिकाकर्ता होते हैं उनके लिए कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और वे अदालत तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से एक और बड़ी समस्या खड़ी होती है जिसे हम न्यायिक अतिरेक कहते हैं। जनहित याचिकाओं के जरिए अदालतें कभी कभी अपनी सीमाओं को पार कर जाती हैं। वे ऐसे फैसले सुनाने लगती हैं जो असल में सरकार की नीतियां तय करने से जुड़े होते हैं, या फिर वे खुद एक प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में आ जाती हैं और ये निगरानी करने लगती हैं कि योजनाओं को कैसे लागू किया जा रहा है। ऐसा करने से हमारे लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है यानी शक्तियों का पृथक्करण, जिसके तहत कानून बनाना संसद का काम है और उसे लागू करना सरकार का, वह धुंधला पड़ने लगता है। एक और बहुत ही व्यावहारिक दिक्कत ये आती है कि कई बार अधिकारों और मिलने वाली राहत के बीच का तालमेल पूरी तरह टूट जाता है, जिसे अधिकारों और राहत का अलगाव कहा जाता है।
उदाहरण के लिए जब अदालत के सामने कम आय वाले लोगों के लिए घर बनाने जैसी बहुत बड़ी योजनाओं का मुद्दा आता है तो अदालत ये तो घोषित कर देती है कि नागरिकों के पास ये अधिकार है, लेकिन सरकार के पास इतने बड़े प्रोग्राम को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन या पैसा नहीं होता। नतीजा ये होता है कि अदालत सिर्फ अधिकारों की घोषणा बनकर रह जाती है और याचिकाकर्ता को जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक या ठोस राहत नहीं मिल पाती। इन सब के साथ साथ आज बहुत सी जनहित याचिकाओं के पीछे राजनीतिक मकसद छिपे होते हैं। इन्हें किसी सच्ची जनसेवा या जनता के भले के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से दायर किया जाता है। राजनीतिक दल और कुछ व्यक्ति इन याचिकाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निशाना बनाने, सरकार की अच्छी योजनाओं और पहलों को लटकाने या फिर सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी बटोरने और सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। इस पूरी व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें जनहित याचिका से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण अदालती फैसलों को जानना होगा। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है वर्ष 1979 के हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले का। ये भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला सबसे पहला जनहित याचिका का मामला था। इस मामले में अदालत ने उन कैदियों को लेकर कई महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिए थे जो बिना मुकदमा चले सालों से जेलों में बंद थे या जिन्हें सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया था। इस फैसले ने जेल में बंद बेकसूरों की जिंदगी बदल दी। इसके बाद वर्ष 1982 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक व्यवस्था दी। अदालत ने कहा कि जनता का कोई भी सदस्य जिसके मन में समाज के प्रति पर्याप्त रुचि या लगाव होगा, समाज के फैले हुए सामूहिक और व्यक्तिगत सीमाओं से परे अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत आ सकता है। इसी तरह वर्ष 1982 में ही पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का एक और प्रसिद्ध मामला सामने आया। इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में जो एशियाई खेलों से जुड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां काम करने वाले ठेकेदार बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। अदालत ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया था। पर्यावरण की दिशा में वर्ष 1987 का एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला मील का पत्थर साबित हुआ। जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता एमसी मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने उन सभी उद्योगों को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया जो बिना साफ किए दूषित और जहरीला कचरा सीधे हमारी पवित्र गंगा नदी में बहा रहे थे। इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वर्ष 1997 का विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी जनहित याचिका थी जिसने देश की पूरी व्यवस्था को हिला दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न उनके मौलिक अधिकारों जैसे समानता का अधिकार और जीवन जीने के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इसी फैसले के बाद कोर्ट ने मशहूर विशाखा गाइडलाइंस जारी की जो आगे चलकर वर्ष 2013 में बने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम यानी पॉश एक्ट का मुख्य आधार बनी। अंत में इन याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए वर्ष 2022 में झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा का मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रहा है उसकी वास्तविक नीयत और ईमानदारी की जांच करना बेहद जरूरी है। अदालत को याचिका स्वीकार करने के शुरुआती दौर में ही ये देख लेना चाहिए कि याचिकाकर्ता का इरादा सच में जनहित का है या वो किसी गलत मकसद से आया है। इस तरह अदालतें अब जनहित याचिका की पवित्रता को बचाने के लिए गंभीर कदम उठा रही हैं ताकि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों के भले के लिए ही हो सके। अब बात करेंगे कि इस बेहतरीन कानूनी हथियार की पवित्रता और शुचिता को कैसे बचाया जाए और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इस दिशा में सबसे बड़ा और मार्गदर्शक कदम साल 2010 में उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल के मामले में सामने आया था। इस ऐतिहासिक मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ बहुत ही कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। अदालत का पहला निर्देश सत्यापन को लेकर था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जनहित याचिका को स्वीकार करने या उस पर सुनवाई शुरू करने से पहले अदालतों को शुरुआती तौर पर यानी प्राइमा फेसी दो बातों की जांच जरूर करनी चाहिए। पहली ये कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की साख या परिचय पत्र क्या है और दूसरी ये कि याचिका के अंदर जो बातें या तथ्य लिखे गए हैं वे कितने सही और सच्चे हैं। दूसरा निर्देश नियमों के निर्माण को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि हर एक जज को अपने अपने हिसाब से व्यक्तिगत तरीके से प्रक्रियाएं तय नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने स्तर पर कुछ विशेष और स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। ये नियम ऐसे होने चाहिए जो सच्ची और वास्तविक भावना से की गई जनहित याचिकाओं को बढ़ावा दें और जो याचिकाएं किसी गलत या छिपे हुए इरादे से दायर की गई है उन्हें पूरी तरह से हतोत्साहित करें। तीसरा निर्देश जनहित का आकलन करने के बारे में था।
अदालत ने कहा कि जजों को यह पक्का करना होगा कि जिस याचिका में बहुत बड़े पैमाने पर जनता का हित छिपा हो, मामला बहुत गंभीर हो और जिसमें तुरंत कदम उठाना जरूरी हो, से बाकी सामान्य याचिकाओं के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौथा निर्देश जुर्माना लगाने को लेकर था। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे लोग जो बिना किसी काम के दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं, जिन्हें कानूनी भाषा में बिजी बॉडीज कहा जाता है, उन पर लगाम लगनी चाहिए। जो लोग तुच्छ या बिना किसी ठोस आधार वाली याचिकाएं केवल अपने बाहरी या छिपे हुए स्वार्थों के लिए दायर करते हैं, उन पर अदालतों को भारी और दंडात्मक जुर्माना लगाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकताकरण पर दोबारा जोर देते हुए कहा कि जिन याचिकाओं में बहुत व्यापक जनहित मामले की गंभीरता और तात्कालिकता शामिल होने, हर हाल में दूसरी याचिकाओं से पहले सुना जाना चाहिए। इन अदालती निर्देशों के अलावा इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ और बेहतरीन सुझाव भी दिए जाते हैं। इनमें सबसे पहला सुझाव है सामुदायिक भागीदारी का होना। इसका मतलब यह है कि अदालत जाने से पहले उस कानूनी मुद्दे पर उन प्रभावित लोगों के साथ गहराई से चर्चा की जानी चाहिए जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इससे ये बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि जमीनी स्तर पर उन लोगों के कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। दूसरा सुझाव है अन्य विकल्पों को आजमाना। इसका मतलब यह है कि सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले एक स्टेटस पेपर यानी मौजूदा स्थिति का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। इस विवरण को समाज के संबंधित समूहों के साथ साझा करना चाहिए। इसके साथ ही मामले से जुड़े सरकारी विभागों या अधिकारियों को नोटिस भेजकर ये मांग करनी चाहिए कि वे इस समस्या पर उचित कार्रवाई करें। जब तक मामला इतना गंभीर न हो कि तुरंत अदालत जाना पड़े, तब तक मुकदमेबाजी का रास्ता आखिरी विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहिए। तीसरा सुझाव है मजबूत दस्तावेजीकरण का होना। कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिकाओं में यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि याचिकाकर्ता अदालत से असल में किस तरह की राहत या न्याय चाहता है। इसके साथ ही वो याचिका पूरी तरह से अकाट्य सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। इन सबूतों के तौर पर ठोस दस्तावेज, अखबारों की कतरनेंद तस्वीरें, प्रामाणिक जांच रिपोर्ट और शपथ पत्र यानी एफिडेविट लगाए जाने चाहिए ताकि अदालत को मामले की सच्चाई पर कोई संदेह न रहे। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जनहित याचिका आज भी न्यायिक शक्ति का एक बहुत ही बेहतरीन और वैध उपयोग है। ये व्यवस्था आज भी देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए ये गारंटी देती है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। अगर हम जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करें और इसमें जरूरी सुधार करते रहें, तो ये हमारे समाज को ज्यादा न्यायपूर्ण और समान बनाने में एक बेहद अहम भूमिका निभाती रहेगी। जनहित याचिका का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान यही रहा है कि इसने हमारे समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्ग के मानवाधिकारों के लिए सरकार की जवाबदेही को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का दूसरा संस्करण यानी वर्जन 2.0 जारी किया है। इसे हिंदी में हम पंचायत विकास सूचकांक भी कह सकते हैं। ये खबर इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या बला है और इसे क्यों बनाया गया है। इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो ये हमारे देश की 2.5 लाख से भी ज्यादा यानी 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और उनके बराबर की स्थानीय संस्थाओं के विकास को मापने का एक सरकारी पैमाना या रिपोर्ट कार्ड है। ये सूचकांक ये देखता है कि गांवों में विकास के अलग अलग क्षेत्रों में कितनी प्रगति हो रही है। ये पूरी व्यवस्था सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के ढांचे पर टिकी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के जो 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य हैं, उन्हें ग्रामीण भारत की जरूरतों के हिसाब से 9 विशेष थीम या क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि हमारे गांवों का सही तरीके से विकास हो सके। इस सूचकांक के तहत ग्राम पंचायतों को उनके काम और अंकों के आधार पर 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी है अचीवर यानी A+ ग्रेड, जिसमें 90 या उससे ज्यादा अंक पाने वाली पंचायतें आती हैं। दूसरी श्रेणी है फ्रंट रनर यानी A ग्रेड, जिसमें 75 से लेकर 90 से कम अंक पाने वाली पंचायतों को रखा जाता है। तीसरी श्रेणी परफॉर्मर यानी B ग्रेड है, जिसमें 60 से 75 से कम अंक वाले आते हैं। चौथी श्रेणी को एस्पिरेंट यानी C ग्रेड कहा जाता है, जिसमें 40 से 60 से कम अंक पाने वाली पंचायतें होती हैं। और आखिरी श्रेणी है बिगिनर्स यानी D ग्रेड, जिसमें 40 अंक से कम पाने वाली शुरुआती स्तर की पंचायतों को रखा जाता है। इस बार जो नया वर्जन 2.0 आया है, उसमें देश भर की पंचायतों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 97.30% पंचायतों ने अपना प्रमाणित डेटा इस सिस्टम में जमा किया है, जो कि एक बहुत बड़ी भागीदारी है। अगर हम इसकी तुलना साल 2025 में लॉन्च हुए इसके पहले संस्करण यानी वर्जन 1.0 से करें, तो उस समय केवल 80.79% पंचायतों ने ही इसमें हिस्सा लिया था। पहले संस्करण के मुकाबले इस नए वर्जन 2.0 में कई बड़े और शानदार तकनीकी सुधार किए गए हैं।
अब डेटा भरने के लिए अलग अलग फॉर्म के बजाय एक सिंगल इंटीग्रेटेड डेटा एंट्री फॉर्म बना दिया गया है, जिससे काम बहुत आसान हो गया है। व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ग्राम सभा द्वारा डेटा का सत्यापन यानी मैंडेटरी ग्राम सभा वैलिडेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के नेशनल पोर्टल्स से डेटा अपने आप इस सिस्टम में आ जाता है, जिसे ऑटो पोर्टिंग कहा जाता है। डेटा पूरी तरह सटीक और सही हो इसके लिए सॉफ्टवेयर आधारित जांच और क्रॉस डेटा वैलिडेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही पंचायतों की प्रगति को आसानी से देखने के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड बनाए गए हैं और क्षेत्रीय भाषाओं की समझ रखने वाले लोगों के लिए इसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेज सपोर्ट यानी स्थानीय भाषाओं की सुविधा भी जोड़ी गई है। आइए अब इस रिपोर्ट के सबसे मुख्य और चौंकाने वाले नतीजों पर नजर डालते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि देश की कोई भी ग्राम पंचायत सबसे टॉप यानी अचीवर A+ श्रेणी में अपनी जगह नहीं बना सकी। देश की केवल लगभग 1.4% पंचायतें ही फ्रंट रनर श्रेणी में आ पाईं। वहीं सबसे ज्यादा करीब 45.72% पंचायतें परफॉर्मर श्रेणी में और लगभग 47.6% पंचायतें एस्पिरेंट यानी C ग्रेड श्रेणी में दर्ज की गईं। इसके अलावा करीब 5.27% पंचायतें बिगिनर्स यानी सबसे निचले पायदान पर रहीं। अगर हम राज्यों के स्तर पर देखें तो बेहतरीन काम करने वाले राज्यों में त्रिपुरा सबसे आगे निकल कर आया है। त्रिपुरा के प्रदर्शन ने सबको प्रभावित किया है क्योंकि वहां की लगभग 80% ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर की रेटिंग मिली है। त्रिपुरा के बाद केरल और ओडिशा का प्रदर्शन भी काफी बेहतर रहा है। इसके विपरीत देश के कुछ बड़े राज्यों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और वे विकास की इस रेस में पिछड़ते दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कुल 57,678 ग्राम पंचायतों में से केवल 51 पंचायतें ही फ्रंट रनर की श्रेणी में पहुंच पाईं। इसी तरह की कमजोर स्थिति राजस्थान में रही, जहां केवल 8, बिहार में केवल 2 और पंजाब में सिर्फ 1 ग्राम पंचायत ही फ्रंट रनर की श्रेणी में अपनी जगह बना सकी। ये सूचकांक हमें साफ दिखाता है कि हमारे गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए अभी जमीनी स्तर पर बहुत काम किए जाने की जरूरत है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं असल में है क्या। ये हमारे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां होती हैं। इन्हें बनाने का असली मकसद ये था कि लोकतंत्र को केवल दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाया जाए ताकि गांव का आम नागरिक भी शासन और देश के विकास में सीधे अपनी भागीदारी निभा सके। शुरुआत में इन्हें कानूनी रूप से उतनी मजबूती नहीं मिली थी, लेकिन साल 1992 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ। हमारी संसद ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया। इस कानून के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, जिसका मतलब है कि अब इन्हें हटाना या इनकी अनदेखी करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं था। इस संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे भाग 9 कहा जाता है। इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक के नियम शामिल हैं। इसके साथ ही संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई जिसे 11वीं अनुसूची कहा जाता है। इस भाग 9 में हमारे देश के लिए एक बहुत ही सुंदर 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह है कि हर राज्य में 3 स्तरों पर पंचायतें बनाई जाएंगी। सबसे नीचे गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, फिर बीच के स्तर पर यानी ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद काम करेगी। इसके अलावा जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए। ये वो काम या विभाग हैं जिन्हें राज्य सरकारें पंचायतों को सौंप सकती। अब बात करते हैं कि इस नए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ने हमारी इन पंचायती राज संस्थाओं का चेहरा बदलने में कैसे मदद की है। इसका सबसे पहला फायदा ये हुआ है कि अब गांवों का विकास साक्ष्यों या सबूतों पर आधारित योजना के जरिए होने लगा है। पहले अक्सर बिना किसी ठोस जानकारी के अंदाजे से योजनाएं बना दी जाती थीं, लेकिन अब ये इंडेक्स पंचायतों को ये साफ साफ देखने में मदद करता है कि उनके गांव में असली समस्या कहाँ है। इस जानकारी की मदद से पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में सबसे जरूरी कामों को पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दे पाती हैं। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसके आने से डेटा आधारित शासन शुरू हुआ है, जिससे सही और समझदारी भरे फैसले लेना आसान हो गया है। ये सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े 9 अलग अलग विषयों पर संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करता है। ये विषय सीधे आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता। इन आंकड़ों की वजह से पंचायतों को अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का बिल्कुल सटीक पता चल जाता है। तीसरा बड़ा बदलाव ये आया है कि गांवों में पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए अब पंचायतें अपने इस इंडेक्स के स्कोर कार्ड को अपने दफ्तरों के बाहर दीवारों पर खुलेआम प्रदर्शित कर रही हैं, ताकि गांव का हर व्यक्ति देख सके कि उसकी पंचायत कैसा काम कर रही है।
इतना ही नहीं, कुछ प्रगतिशील राज्यों ने तो अब एक नया नियम बना दिया है कि वे इस इंडेक्स में अच्छा स्कोर लाने वाली पंचायतों को इनाम के तौर पर अलग से अतिरिक्त संसाधन और बजट भी दे रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि इससे विकास की प्राथमिकताओं का स्थानीयकरण हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर गांव की अपनी अलग जरूरत होती है और ये इंडेक्स विकास के कामों को उसी जरूरत के हिसाब से ढालने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्राम पंचायत को स्वच्छता या पानी की उपलब्धता के मामले में बहुत कम अंक मिलते हैं, तो वो पंचायत समझ जाती है कि इस साल उसे अपने सालाना एक्शन प्लान में सबसे पहले शौचालय और पानी की पाइपलाइन जैसी चीजों पर ही पूरा ध्यान लगाना है। इसके साथ ही इस इंडेक्स ने पंचायतों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने की भावना को जन्म दिया है। जब अलग अलग पंचायतों के काम के नतीजे सबके सामने आते हैं, तो उनके बीच आगे निकलने की एक अच्छी होड़ मच जाती है। बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों के तरीकों को पूरे देश के सामने मिसाल की तरह रखा जाता है और उनके इस अच्छे प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और पुरस्कारों के साथ जोड़ा जाता है। आखिरी बात यह है कि इसने पूरी पंचायत शासन व्यवस्था को संस्थागत रूप से बहुत मजबूत किया है। अब सरकारें अपनी बड़ी नीतियों के फैसले लेने के लिए भी इस इंडेक्स के डेटा का इस्तेमाल करने लगी हैं। इसी डेटा की मदद से अब देश भर में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाली बीकन पंचायतों की पहचान की जा रही है, जो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं। इसके अलावा पंचायत लर्निंग सेंटर और विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूल मॉडल पंचायतें बनाई जा रही हैं। इससे एक पंचायत के प्रतिनिधि दूसरी अच्छी पंचायत से जाकर सीख सकते हैं और उनके बेहतरीन तरीकों को अपने गांव में भी लागू कर सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स भविष्य में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए एक बहुत ही शानदार और असरदार हथियार साबित होने वाला है। इस टूल की मदद से सरकारें ये आसानी से जांच सकेंगी कि गांवों के लिए चलाई जा रही उनकी बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, जमीनी स्तर पर असल में क्या नतीजे दे रही हैं। ये सूचकांक आगे की नीतियां बनाने का रास्ता तो साफ करेगा ही, साथ ही हमारे ग्रामीण भारत में एक ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह शासन की नींव को भी हमेशा के लिए मजबूत कर देगा। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस विषय को लेकर काफी चर्चा में रहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के मौजूदा तौर तरीकों पर एक बेहद सख्त और बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसे चुने हुए लोगों की तानाशाही का नाम दिया है। ये टिप्पणी सुनते ही मन में कई गंभीर सवाल उठते हैं, इसलिए आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल शुरुआत से और बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बड़ी बात तब कही जब वो एक विशेष कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस कानून का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। अदालत में याचिका दायर करने वाले लोगों का ये तर्क है कि साल 2023 का ये नया कानून हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने और बहुत ही ऐतिहासिक फैसले को कमजोर करता है, जिसे अनूप बरनवाल निर्णय के नाम से जाना जाता है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें साल 2023 के इस नए कानून के अंदर की व्यवस्था को देखना होगा। इस कानून के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए एक विशेष चयन समिति बनाई गई है। इस समिति में कुल 3 लोग शामिल होते हैं, जिनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट का एक मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। अब अगर आप इस समिति की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें प्रधानमंत्री और उनके द्वारा तय किए गए कैबिनेट मंत्री मिलकर सत्ताधारी सरकार को 2 सदस्यों की मजबूती दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सदस्यों की इस समिति में सत्ता पक्ष के पास हमेशा 2 और 1 का एक ऐसा बहुमत रहता है जिससे वे अपनी पसंद का कोई भी फैसला आसानी से ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस कानून में एक और हैरान करने वाली बात है। चुनाव आयुक्तों के नामों को छांटने के लिए एक खोज समिति यानी सर्च कमेटी बनाई जाती है, जिसका काम 5 योग्य उम्मीदवारों के नामों की एक छोटी सूची तैयार करना होता है। लेकिन इस कानून के तहत मुख्य चयन समिति को ये कानूनी शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो खोज समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उन 5 नामों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है और अपनी मर्जी से किसी भी अन्य योग्य व्यक्ति को चुन सकती है। यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अब जब हम इस विवाद को समझ चुके हैं, तो आइए हमारे संविधान की उस मूल किताब की तरफ चलते हैं जहां चुनाव आयोग से जुड़े जरूरी नियम लिखे हैं। हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक विशेष रूप से चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 324, जो चुनाव आयोग को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की असीमित शक्तियां देता है। इस नियम के तहत हमारे देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सभी चुनावों को पूरी तरह से आयोजित करने, उनकी निगरानी करने, उन्हें नियंत्रित करने की एकमात्र जिम्मेदारी और पूरी ताकत अकेले भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है, ताकि देश में चुनाव बिना किसी दबाव के निष्पक्ष हो सकें। इसी अनुच्छेद 324 की उपधारा 2 में चुनाव आयोग की बनावट और इसमें होने वाली नियुक्तियों के बारे में लिखा है।
ये नियम कहता है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और उनके साथ उतने अन्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हो सकते हैं जितने हमारे देश के राष्ट्रपति समय समय पर तय करना जरूरी समझे। इसके साथ ही इस अनुच्छेद में एक बहुत जरूरी शर्त भी लिखी है। इसमें साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली ये सभी नियुक्तियां हमेशा संसद द्वारा इस विषय पर बनाए जाने वाले किसी भी कानून के नियमों के अधीन ही की जाएंगी। संविधान में चुनाव आयोग को बिना किसी डर के काम करने की आजादी देने और उन्हें पद से हटाए जाने की सुरक्षा के लिए भी बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके लिए अनुच्छेद 324 की उपधारा 5 में 2 बेहद जरूरी गारंटियां दी गई हैं। पहली गारंटी यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद उनकी सेवा की शर्तों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके नुकसान में हो। दूसरी और सबसे बड़ी सुरक्षा ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से समय से पहले आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें उनके पद से केवल उसी तरीके से और उन्हीं गंभीर आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी इसके लिए संसद में महाभियोग जैसी एक बहुत ही लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसी नियम के साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है। जहां मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इतनी बड़ी सुरक्षा मिली हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें संविधान में इस तरह की कोई सुरक्षा या कार्यकाल की गारंटी नहीं दी गई है। उन अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाने के लिए सरकार को किसी बड़ी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की एक साधारण सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इन सब के अलावा हमारे संविधान में चुनावों को लेकर कुछ और भी बेहद प्रगतिशील और जरूरी प्रावधान किए गए हैं। जैसे हमारा अनुच्छेद 326 हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ी ताकत देता है। ये अनुच्छेद देश के हर नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में वोट डालने की पक्की गारंटी देता है। यानी एक निश्चित उम्र पूरी कर चुके देश के हर नागरिक को बराबरी से वोट देने का अधिकार है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 328, जो क्रमशः हमारी देश की संसद और राज्यों की विधानमंडलों को ये विशेष शक्ति देते हैं कि वे अपने अपने स्तर पर चुनावों से जुड़े सभी जरूरी मामलों को संभालने के लिए उचित कानून बना सकते हैं। इस पूरी चुनावी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अंत में अनुच्छेद 329 को जोड़ा। यह अनुच्छेद देश की अदालतों पर एक विशेष रोक लगाता है। ये साफ साफ कहता है कि देश में चल रही चुनाव की प्रक्रियाओं के बीच में हमारी अदालतें कोई भी हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं कर सकती हैं। अगर किसी को भी चुनाव के तौर तरीकों या नतीजों पर कोई आपत्ति है या उसे चुनौती देनी है तो वो केवल चुनाव खत्म होने के बाद एक विशेष चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही कोर्ट जा सकता है। इस तरह हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि देश की चुनावी प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के और समय पर पूरी हो सकें। इसका विकास कैसे हुआ है? सबसे पहले साल 1991 से पहले के दौर की बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1991 से पहले हमारे देश में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया था। उस दौर में संविधान के अनुच्छेद 324 की उपधारा 2 के तहत देश के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर सीधे इन सदस्यों की नियुक्तियां कर दिया करते थे। इसका मतलब ये था कि सरकार ही तय करती थी कि देश में चुनाव कौन कराएगा। इसके बाद सरकार साल 1991 में एक नया कानून लेकर आई जिसे चुनाव आयोग अधिनियम 1991 कहा जाता है। इस कानून ने चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल, उनके वेतन और काम करने के तौर तरीकों को एक समान और व्यवस्थित तो बना दिया, लेकिन ये कानून भी चुनाव आयुक्तों को चुनने की कोई अलग या विशेष प्रक्रिया तय नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि नियुक्तियां करने का पूरा अधिकार एक बार फिर पूरी तरह से कार्यपालिका यानी सरकार के विवेक पर ही निर्भर रहा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ साल 2023 में आया जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ का बेहद प्रसिद्ध मामला पहुंचा। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था की नियुक्तियों को केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे इस संस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता खतरे में पड़ जाती है। अदालत ने कहा कि जब तक संसद इस विषय पर कोई विशेष कानून नहीं बना लेती तब तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था लागू की जाएगी। कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यों वाली एक विशेष चयन समिति का गठन कर दिया। इस समिति में देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी अगर विपक्ष का नेता न हो तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया। इस फैसले का मकसद ये था कि चुनाव आयुक्तों के चुनाव में न्यायपालिका की भी भूमिका हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद संसद ने साल 2023 में एक नया कानून पास किया जिसका नाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 है, और इसके लागू होते ही साल 1991 का पुराना कानून पूरी तरह से निरस्त हो गया। आइए समझते हैं कि साल 2023 के इस नए कानून के तहत हमारे देश में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया क्या है।
इस प्रक्रिया के दो मुख्य चरण हैं। पहले चरण में एक खोज समिति यानी सर्च कमेटी बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष देश के कैबिनेट सचिव होते हैं। इस कमेटी का काम योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करना और उनमें से 5 नामों की एक छोटी सूची तैयार करना होता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है, जिसमें एक मुख्य चयन समिति काम करती है। इस समिति में देश के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा तय किए गए एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यही समिति आखिरी फैसला लेती है और अपनी सिफारिश देश के राष्ट्रपति को भेजती है, जिसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नियुक्ति करते हैं। लेकिन इस नए कानून में कार्यपालिका को एक विशेष विवेक या अधिकार भी दिया गया है। इस कानून के तहत मुख्य चयन समिति को यह वैधानिक शक्ति मिली हुई है कि वो चाहे तो खोज समिति द्वारा तैयार की गई 5 नामों की उस शॉर्टलिस्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर सकती है। चुनाव आयुक्त के पद के लिए किसी भी अन्य योग्य व्यक्ति के नाम पर विचार करके उसे चुन सकती है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सुझावों की जो इस चयन समिति के स्वरूप को बदलने के लिए समय समय पर दिए गए हैं। देश में चुनाव सुधारों को लेकर बनी कई बड़ी समितियों, जैसे साल 1975 की तारकुंडे समिति, साल 1990 की गोस्वामी समिति। खुद देश के विधि आयोग ने साल 2015 में आई अपनी 255वीं रिपोर्ट में एक जैसी सिफारिश की थी। इन सभी का मानना था कि चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए 3 सदस्यों का एक ऐसा कॉलेजियम या समिति बननी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी देश KCJI को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। इसके अलावा साल 2007 में आई दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकेंड ARC की रिपोर्ट में थोड़ा बड़ा सुझाव दिया गया था। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, देश के कानून मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इसमें संसद के दोनों सदनों और सरकार का संतुलित प्रतिनिधित्व हो सके। अपनी इस चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए आइए एक नजर दुनिया के दूसरे देशों के बेहतरीन तौर तरीकों पर भी डालते हैं कि वहां चुनाव कराने वाली संस्थाओं को निष्पक्ष रखने के लिए क्या नियम है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां चुनाव अधिकारियों की नियुक्तियां एक बेहद स्वतंत्र पैनल के मार्गदर्शन में की जाती हैं। इस पैनल में वहां की संवैधानिक अदालत के अध्यक्ष के साथ साथ मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव को रोका जा सके। वहीं यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की निगरानी सांसदों की सदस्यता वाली एक विशेष स्पीकर्स कमेटी करती है। वहां के राजा या रानी द्वारा औपचारिक नियुक्ति किए जाने से पहले इस फैसले को वहां की संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स से मंजूरी दिलाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था को देखें तो वहां देश के राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इस चयन के लिए वहां की संसद के उच्च सदन यानी सीनेट की कड़ी पुष्टि और मंजूरी मिलना बेहद जरूरी होता है। साथ ही अमेरिका में एक सख्त नियम यह भी है कि जब किसी व्यक्ति को चुनाव आयोग का सदस्य चुना जाता है तो वो उस समय सरकार के किसी भी अन्य संघीय कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका के पद पर काम नहीं कर रहा होना चाहिए। कनाडा में तो ये प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी है। वहां चुनाव अधिकारियों की नियुक्तियां सीधे वहां की विधायिका यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पास करके की जाती हैं, ताकि पूरे सदन की सहमति इसमें शामिल हो। निष्कर्ष के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश के चुनाव आयोग का काम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली ही सीधे तौर पर देश में शासन की गुणवत्ता और हमारे लोकतंत्र की असली ताकत को तय करती है। जब हमारा देश आजाद हो रहा था और संविधान सभा में नए भारत के नियम लिखे जा रहे थे, तब संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर हमें देश में चुनावों को सचमुच स्वतंत्र और निष्पक्ष रखना है तो चुनाव कराने वाली पूरी मशीनरी को तात्कालिक सरकार के हाथों से पूरी तरह बाहर निकालना होगा, ताकि हमारा चुनाव आयोग कभी भी कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे दबकर काम करने को मजबूर न हो। स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियम और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को अधिसूचित यानी सरकारी तौर पर जारी कर दिया गया है। अब इस पूरी खबर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दरअसल ये नए नियम ऐसे ही नहीं आ गए हैं। इन्हें साल 2025 में संसद द्वारा बनाए गए एक बेहद खास कानून, जिसे राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 कहते हैं, उसके प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या हमारे देश के संविधान में भी खेलों को लेकर कोई बात कही गई है? तो आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसकी राज्य सूची के प्रविष्टि 33 के तहत खेल का नियमन यानी रेगुलेशन पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका मतलब यह है कि खेलों से जुड़े नियम बनाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इसके साथ ही अगर हम भारत में खेल से जुड़ी नीतियों के ढांचे यानी पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखें तो इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है।
अब देश में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लागू कर दी गई है, जिसने साल 2001 की पुरानी खेल नीति की जगह ली है। इसके अलावा खेलों के प्रसारण को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए हमारे पास पहले से ही खेल प्रसारण संकेत अधिनियम 2007 भी मौजूद है। आइए अब सीधे बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण नियम की, जिसके लिए ये पूरा ढांचा तैयार किया गया है, यानी राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियम 2026। इस नियम के तहत एक खास खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड को चलाने के लिए एक अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन होंगे और उनके साथ 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकती। इसके लिए एक विशेष खोज सह चयन समिति बनाई जाएगी और उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, या फिर जब तक वे 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। इनमें से जो भी पहले आ जाए तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके साथ ही एक अच्छी बात यह भी है कि वे केवल एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त होने के पात्र भी होंगे। तो आखिर इस बोर्ड के पास क्या शक्तियां और कार्य होंगे, या जानना भी बेहद जरूरी है। इस बोर्ड का सबसे पहला काम होगा राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल और तमाम राष्ट्रीय खेल निकायों के सभी जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को संभाल कर रखना। इसका दूसरा बड़ा काम यह होगा कि ये राष्ट्रीय खेल निकायों में खेल शासन और समितियों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए मॉडल दिशा निर्देश यानी एक आदर्श ढांचा तैयार करेगा, ताकि खेलों का प्रशासन पूरी पारदर्शिता से चल सके। इसके अलावा यह बोर्ड हमारे राष्ट्रीय खेल निकायों और उनसे जुड़ी अन्य सहयोगी संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय संधियों यानी वैश्विक समझौतों और दुनिया भर के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाने की सिफारिश करेगा, ताकि हमारे खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें। इस बोर्ड के कामकाज में पूरी ईमानदारी बनी रहे, इसलिए इसके ऑडिट यानी खातों की जांच की जिम्मेदारी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम सीएजी भी कहते हैं, उनको सौंपी गई है। सीएजी को इस बोर्ड के सभी खातों की पूरी जांच करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं इस खेल अदालत को चलाने वाले अध्यक्ष और इसके सदस्यों के बारे में। इस अदालत के जो मुखिया होंगे यानी अध्यक्ष, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, या फिर जब तक वे 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। इनमें से जो भी पहले आ जाए तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। वहीं इस अदालत के जो अन्य सदस्य होंगे वे भी 5 वर्ष के लिए काम करेंगे, लेकिन उनके लिए उम्र की सीमा 67 वर्ष तय की गई है। इसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि इन दोनों को ही यानी अध्यक्ष और सदस्यों को उनके अच्छे काम के आधार पर एक और कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस खेल अदालत के पास क्या क्या शक्तियां होंगी। इस ट्रिब्यूनल को कुछ बहुत ही विशेष सामान्य शक्तियां दी गई है, ताकि ये खेल जगत में पूरा न्याय सुनिश्चित कर सके और कानून की प्रक्रिया का कोई भी व्यक्ति गलत फायदा या दुरुपयोग न उठा पाए। इसके अलावा इस अदालत के पास अंतरिम आदेश जारी करने की भी बड़ी ताकत है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मामला बहुत गंभीर है तो ये अदालत संबंधित पक्षों की पूरी बात सुनने के बाद किसी फैसले पर रोक यानी स्टे ऑर्डर भी लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल अदालत के फैसलों को लागू कराने की ताकत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमारे देश की एक सामान्य सिविल कोर्ट के आदेशों की होती है, और जब इस फैसले के खिलाफ अपील करने का समय बीत जाएगा तो यह आदेश पूरी तरह से अंतिम और बाध्यकारी मान लिया जाएगा। आज के डिजिटल जमाने को देखते हुए इस व्यवस्था में कुछ बहुत ही शानदार तकनीकी और कानूनी उपाय भी जोड़े गए हैं। सरकार इस खेल अदालत के कामकाज को पूरी तरह से पारदर्शी और आसान बनाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल का निर्माण कर सकती है। इस पोर्टल की मदद से बहुत सारे ऑनलाइन काम घर बैठे ही किए जा सकेंगे, जैसे खेलों से जुड़े किसी भी विवाद को ऑनलाइन दर्ज करना, संबंधित पक्षों को नोटिस भेजना, जरूरी दस्तावेज जमा करना और अदालत के आदेशों की जानकारी आपस में साझा करना। इतना ही नहीं, इस अदालत के जो भी फैसले या आदेश होंगे उन पर डिजिटल तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों यानी ईमेल या पोर्टल के जरिए तुरंत सबके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि कागजी कार्रवाई में समय बर्बादन हो। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर खेल जगत में किए जा रहे इन बड़े सुधारों का महत्व क्या है। इसका पहला बड़ा फायदा ये होगा कि इससे खेल संघों के भीतर चलने वाली गुटबाजी को कम करने में मदद मिलेगी। हमारे देश में खेल प्रशासन के भीतर अक्सर आंतरिक विवाद और गुटबाजी की राजनीति देखने को मिलती है, जिसने इतिहास में भारतीय खेल व्यवस्था को बहुत कमजोर किया है। ये सुधार इसी बीमारी को रोकने का काम करेगा। इसका दूसरा बड़ा फायदा मुकदमों को कम करना है। एक समर्पित खेल अदालत बन जाने से खेल से जुड़े लंबे चलने वाले कानूनी विवाद और प्रशासनिक देरी पूरी तरह से कम हो जाएगी और खिलाड़ियों को न्याय के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही यह नया कानून खेल संगठनों के भीतर शासन के स्तर को सुधारने का काम करता है। यह हमारे खेल संघों में पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक आचरण और सबसे बढ़कर खिलाड़ियों को केंद्र में रखने वाली व्यवस्था को बढ़ावा देता है। ये सुधार हमारे भारतीय खेल प्रशासन को पूरी तरह से वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाता है।
इसका मतलब ये है कि अब हमारे देश के खेल नियम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के सिद्धांतों और दुनिया भर के बेहतरीन तौर तरीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस सुधार का एक और बहुत ही संवेदनशील और मानवीय पहलू है खिलाड़ियों के कल्याण की सुरक्षा करना। इसके तहत एक सुरक्षित खेल नीति और कड़े नैतिक उपाय लागू किए जा रहे हैं जो हमारी महिला खिलाड़ियों, कम उम्र के नाबालिग खिलाड़ियों और कमजोर एथलीटों को किसी भी तरह के शोषण या दुर्व्यवहार के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। ये पूरा ढांचा भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की जोर शोर से तैयारी कर रहा है और इस सपने को सच करने के लिए देश में खेल उत्कृष्टता को सुधारना और खेल प्रशासन को विश्व स्तरीय बनाना सबसे पहली शर्त है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए ये नए नियम हमारे देश में एक पारदर्शी, जवाबदेह और खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाली खेल शासन व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। ये पूरी प्रणाली न केवल हमारी खेल संस्थाओं की कार्यकुशलता को मजबूत करेगी, बल्कि खेल के मैदान पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके नतीजों को भी बेहतर बनाएगी। ये सारे प्रयास आने वाले समय में भारत को दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभारने के हमारे दीर्घकालिक सपने को पूरा आधार देंगे। फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज। हाल ही में नीति आयोग ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट की ओर बढ़ना, मिलियन प्लस शहरों के लिए एक रूपरेखा। इस रिपोर्ट में हमारे बड़े शहरों को बेहतर तरीके से चलाने और वहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सी जरूरी बातें कही गई हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में ऐसे 47 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। ये 47 शहर हमारे देश की कुल शहरी आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा संभालते हैं और भारत की कुल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में पूरे 60% का योगदान देते हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद इन शहरों को आज बुनियादी ढांचे की कमी, बुनियादी सेवाओं की खराब सप्लाई रहने के लिए, मकानों के किल्लताने जाने की असुविधा, पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने जैसी बेहद गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब दिक्कतों की वजह से इन बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और वहां रहने का अनुभव बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। आइए अब समझते हैं कि इन बड़े शहरों के प्रशासन और शासन में क्या क्या बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। पहली बड़ी चुनौती ये है कि इन शहरों की सरकारों को काम करने की आजादी और अधिकार बहुत कम मिले हैं। हमारे संविधान के 74वें संशोधन कानून में शहरों को चलाने के लिए कुल 18 काम तय किए गए थे, लेकिन अगर औसतन देखा जाए तो आज हमारे बड़े शहरों की सरकारों के पास इन 18 कामों में से केवल 4 कामों पर ही पूरा नियंत्रण है। बाकी सारे कामों के लिए उन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी चुनौती ये है कि इन शहरों की संस्थाओं का ढांचा बहुत बिखरा हुआ है और वहां कोई एक मजबूत नेता नहीं है। हमारे शहरों में जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो नगर निगम का प्रशासन संभालने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके बीच कौन क्या काम करेगा इसकी कोई साफ सीमा तय नहीं है। इस वजह से शहर के मेयर को कभी भी शहर का असली मुखिया या प्रधान नहीं माना जाता, जिससे फैसले लेने में बहुत दिक्कत आती है। तीसरी बड़ी समस्या इन शहरों की कमाई का कमजोर होना और पैसों का सही ट्रांसफर न होना है। इन शहरों की नगर निगमों के पास खुद की कमाई के साधन बहुत कमजोर हैं और वे पैसों के लिए पूरी तरह से सरकारी अनुदान या उन पैसों पर निर्भर रहते हैं जो किसी खास काम के लिए बंधे होते हैं। इसके साथ ही राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन समय पर नहीं होता, उन्हें पर्याप्त संस्थागत मदद नहीं मिलती और वे जो सिफारिशें करते हैं राज्य सरकारें उन्हें या तो लागू करने में देरी करती हैं या अपनी मर्जी से केवल कुछ ही सिफारिशों को चुनकर लागू करती हैं। चौथी चुनौती ये है कि जनता तक पहुंचने वाली सार्वजनिक सेवाएं बहुत कमजोर हैं। शहर की सरकारें आज भी जनता से जुड़ी मुख्य सेवाओं जैसे कि सरकारी बसें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शहर की प्लानिंग, पीने का पानी और साफ सफाई जैसे बेहद जरूरी कामों में बहुत ही छोटी या ना के बराबर भूमिका निभा पा रही हैं। पांचवी बड़ी चुनौती योग्य कर्मचारियों और क्षमता की कमी है। इन नगर निगमों में नई भर्तियों में भारी कमी है। वे दूसरे सरकारी विभागों से ट्रांसफर होकर आने वाले अधिकारियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अधिकारियों के तबादले बहुत जल्दी कर दिए जाते हैं और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर बहुत ही कम पैसा खर्च किया जाता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बहुत ही शानदार सिफारिशें की हैं। पहली सिफारिश नेतृत्व को लेकर है। रिपोर्ट कहती है कि हमें शहरों में सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले मेयर की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए, जिनका कार्यकाल पूरी तरह से तय हो और उनके पास अपनी एक मजबूत परिषद हो, जिसे मेयर इन काउंसिल कहा जाता है, ताकि वे बिना किसी डर के शहर के विकास के फैसले ले सकें। दूसरी सिफारिश एकीकृत सेवा वितरण को लेकर है। इसका मतलब है कि शहर की सभी मुख्य सेवाओं जैसे कि पानी, साफ सफाई और आने जाने के साधनों को सीधे शहर की सरकार के अधीन कर देना चाहिए, ताकि इन सभी कामों के बीच बेहतर तालमेल बैठ सके।
तीसरी सिफारिश म्यूनिसिपल फाइनेंस यानी नगर निगमों की तिजोरी को मजबूत करने की है। इसके लिए शहरों को अपनी कमाई के साधन बढ़ाने होंगे मजबूत। राज्य वित्त आयोगों के जरिए राज्यों से समय पर पैसा ट्रांसफर करना होगा। शहरों को बाजार से पैसा जुटाने के आधुनिक तौर तरीकों जैसे कि म्यूनिसिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करने की मंजूरी देनी होगी। चौथी सिफारिश संस्थागत पुनर्गठन की है। इसके तहत शहर में काम करने वाली अन्य बाहरी सरकारी एजेंसियों को पूरी तरह से शहर की सरकार की निगरानी में लाना होगा ताकि सभी के बीच भूमिकाएं साफ हों और मिलकर काम किया जा सके। आखिरी सिफारिश कानूनी और नीतिगत सुधारों को लेकर है। इसके लिए सभी राज्यों को अपने नगर निगम कानूनों में बदलाव करने होंगे और देश के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को अपने मॉडल म्यूनिसिपल कानून को नए जमाने के हिसाब से अपडेट करना होगा ताकि देश के राज्यों को इन सुधारों को लागू करने में पूरी मदद मिल सके। उम्मीद है कि इन सुधारों के बाद हमारे देश के ये बड़े शहर रहने के लिए और भी बेहतर और सुंदर बन सकेंगे। सिटीजनशिप रूल्स 2026। हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित यानी आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस नए नियम का असली मकसद भारत के विदेशी नागरिक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान और व्यवस्थित बनाना है। इसके साथ ही इस बार के नियमों में छोटे बच्चों यानी नाबालिगों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों को पहले से काफी सख्त कर दिया गया है। आइए इस पूरे बदलाव के मुख्य बिंदुओं को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA के तहत भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। अब ऐसे सभी आवेदकों को कोर्ट के एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट के जरिए ये साफ साफ बताना होगा कि क्या उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का कोई वैध पासपोर्ट है या फिर उनके पास वहां का कोई एक्सपायर्ड यानी पुराना और समय सीमा खत्म हो चुका पासपोर्ट मौजूद है। दूसरा बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण नियम नाबालिग बच्चों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने से जुड़ा है। एक नया प्रावधान ये अनिवार्य करता है कि कोई भी नाबालिग बच्चा भारतीय पासपोर्ट रखने के साथ साथ किसी भी दूसरे देश का पासपोर्ट अपने पास बिल्कुल नहीं रख सकता। अगर हम साल 2009 के पुराने नियमों को देखें तो उस समय भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों के माता पिता जब भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी काउंसलेट में बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराते थे तो उन्हें बस एक साधारण घोषणा या डिक्लेरेशन देना होता था कि बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। लेकिन अब इस नियम को बहुत ही कड़ा कर दिया गया है। तकनीक के इस जमाने में अब विदेशी नागरिकों के लिए EOCI की शुरुआत की गई है। इसका मतलब ये है कि OCI का जो स्टेटस है वह अब पारंपरिक रूप से मिलने वाले प्लास्टिक या कागज के फिजिकल कार्ड के साथ साथ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी डिजिटल रूप में भी जारी किया जा सकेगा। इसी के साथ अब OCI से जुड़े सभी आवेदनों को पूरी तरह से ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब OCI के रजिस्ट्रेशन से लेकर इससे जुड़ी हर एक प्रक्रिया को सरकार द्वारा तय किए गए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ही पूरा करना होगा जिसका नाम OCIservices.gov.in है। डिजिटल दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए अब OCI का दर्जा स्वेच्छा से छोड़ने यानी नागरिकता के त्याग और उसे रद्द करने की प्रक्रियाओं को भी पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। इसके तहत अगर कोई अपनी मर्जी से इस दर्जे को छोड़ता है तो उसे अपने फिजिकल कार्ड को अनिवार्य रूप से सरकार को सरेंडर यानी वापस जमा करना होगा और उसकी पूरी पावती या रिसीप्ट डिजिटल तरीके से तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बेहतरीन सुविधा जोड़ी गई है जिसे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सहमति कहा जाता है। अब OCI के लिए अप्लाई करने वाले लोग अपनी मर्जी से अपने बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग की जानकारी साझा करने की सहमति दे सकते हैं ताकि एयरपोर्ट पर होने वाले फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो सके और उन्हें यात्रा के दौरान लंबी लाइनों में न खड़ा होना पड़े। इन नियमों में एक बहुत ही पारदर्शी अपीलीय व्यवस्था भी बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि अगर OCI से जुड़े किसी सरकारी आदेश या फैसले के खिलाफ किसी को कोई आपत्ति है या वो उसमें संशोधन चाहता है तो उसकी सुनवाई अब उस अधिकारी से ठीक एक रैंक ऊपर के उच्च अधिकारी द्वारा की जाए जिसने वो मूल फैसला सुनाया था ताकि आम लोगों को सही न्याय मिल सके। इस पूरी बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI योजना क्या होती है। इस योजना की शुरुआत पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के जरिए की गई थी। आगे चलकर साल 2015 में एक और पुराना कार्ड सिस्टम चलता था जिसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO कार्ड कहते थे, उसे भी इसी OCI योजना के साथ पूरी तरह मिला दिया गया। अब सवाल उठता है कि इस OCI कार्ड को पाने के लिए कौन कौन पात्र यानी एलिजिबल होता है। इसके नियम बहुत साफ हैं। कोई भी ऐसा विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा हो या फिर वो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की पूरी योग्यता रखता होगा इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इस नियम में कुछ बहुत ही जरूरी अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी शामिल हैं।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा है या फिर किसी ऐसे देश का नागरिक रहा है जिसे भारत सरकार समय समय पर प्रतिबंधित सूची में शामिल करे, वह इस ओसीआई योजना का लाभ कभी नहीं उठा सकता। जो लोग इस ओसीआई कार्ड को हासिल कर लेते हैं उन्हें भारत सरकार की तरफ से कई शानदार फायदे यानी बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला फायदा यह है कि उन्हें भारत आने जाने के लिए जीवन भर का मल्टीपल एंट्री और मल्टीपर्पज वीजा मिल जाता है, यानी वे बिना किसी रुकावट के जितनी बार चाहें और जिस काम के लिए चाहें भारत आ सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि वे भारत में चाहे जितने भी लंबे समय तक रुके ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास जाकर अपनी हाजिरी लगाने या रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही उन्हें वित्तीय, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल वही बराबरी के अधिकार मिलते हैं जो हमारे देश के अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई को मिलते हैं। बस एक ही पाबंदी होती है कि वे भारत में खेती की जमीन या बागान वाली संपत्तियां नहीं खरीद सकते। यहाँ एक बात जानना बहुत ही जरूरी है जो अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देती है। ये ओसीआई कार्ड धारक भले ही भारत से जुड़े होते हैं, लेकिन ये कार्ड उन्हें भारत के राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं देता। इसका मतलब यह है कि ओसीआई कार्ड धारक न तो हमारे देश के चुनावों में वोट डाल सकते हैं और न ही वे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जज जैसे किसी भी संवैधानिक पद को संभाल सकते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओसीआई का ये दर्जा भारत सरकार की तरफ से दिया गया एक विशेषाधिकार है। ये कोई कानूनी हक या जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। इसलिए अगर कोई भी ओसीआई कार्ड धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है या कोई गलत काम करता है तो सरकार के पास ये पूरी शक्ति है कि वो उसके इस दर्जे को किसी भी समय तुरंत प्रभाव से रद्द कर सकती है। उम्मीद है कि नागरिकता के नियमों में आए इस नए बदलाव की पूरी कहानी अब आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझ आ गई होगी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़ दी और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने के लिए यानी उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए एक अयोग्यता याचिका दायर की गई है। अब हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में एक नियम दिया गया है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता का यह नियम किसी पार्टी के विलय यानी दूसरी पार्टी में मिल जाने के मामले में लागू नहीं होता है। हमारा कानून ये व्यवस्था देता है कि अगर किसी सदन के सदस्य अपनी मूल राजनीतिक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय कर देते हैं और उस विलय में कम से कम 2/3 सदस्य शामिल होते हैं तो उन सदस्यों की सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन इस मामले में जो अयोग्यता याचिका दायर की गई है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि 10वीं अनुसूची के तहत केवल विधायकों या सांसदों का पाला बदल लेना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए मूल राजनीतिक पार्टी का वास्तविक और कानूनी रूप से विलय होना जरूरी है, न कि सिर्फ कुछ नेताओं का एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाना। इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे संविधान की इस 10वीं अनुसूची को आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून को हमारे देश के संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था ताकि नेता बार बार अपनी पार्टियां ना बदल सकें। आगे चलकर 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इस दल बदल विरोधी कानून को और भी ज्यादा मजबूत और कड़ा बना दिया गया। इस संशोधन के तहत पहले से चली आ रही 1/3 सदस्यों के विभाजन यानी स्प्लिट वाली छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ये नियम बना दिया गया कि अब पार्टी बदलने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए, तभी उन्हें राहत मिलेगी। इस पूरे कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल बदल की इस बीमारी से लड़ना था जो सरकारों को अस्थिर करती थी और इसके साथ ही हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करना था। अब आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर वे कौन से आधार हैं जिनके तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसका पहला आधार यह है कि अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है। इसका दूसरा आधार यह है कि अगर कोई सदस्य सदन में वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के व्हिप यानी पार्टी के आधिकारिक निर्देश का उल्लंघन करता है या उसके खिलाफ जाकर वोट देता है। इसका तीसरा आधार यह है कि अगर कोई स्वतंत्र रूप से यानी निर्दलीय चुनाव जीतकर आया हुआ विधायक या सांसद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसका चौथा आधार यह है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया कोई सदस्य यानी नामांकित सदस्य अपने शपथ लेने के दिन से 6 महीने बीत जाने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। अंत में इस कानून के तहत ये फैसला कौन करेगा कि किसी को अयोग्य ठहराया जाए या नहीं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सदन के अध्यक्ष या सभापति को सौंपी गई है। संविधान ने उन्हें न्याय निर्णय का ये पूरा अधिकार इसलिए दिया है ताकि वे बिना किसी डर के और बहुत ही तेजी से यानी त्वरित निर्णय ले सकें, जिससे अदालतों में होने वाली लंबी देरी से पूरी तरह बचा जा सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो।
हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, जिसे प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे देश की जेलों के आंकड़ों से जुड़ी साल 2024 की एक आधिकारिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में आगे जानने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि ये एनसीआरबी असल में क्या काम करती है। एनसीआरबी हमारे देश में अपराध और अपराधियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करके रखने वाले एक खजाने या भंडार की तरह काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पुलिस और जांच करने वाले अधिकारियों की मदद करना है, ताकि वे देश में अपराधों को बेहतर तरीके से रोक सकें और जांच कर सकें। आइए अब इस साल 2024 की रिपोर्ट की कुछ सबसे मुख्य और दिलचस्प बातों पर नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में जेलों की कुल संख्या में 0.1% की बहुत मामूली सी बढ़ोतरी हुई है और अब हमारे देश में कुल मिलाकर 1333 जेलें मौजूद हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव ये देखने को मिला है कि हमारी जेलों में कैदियों को रखने की जो वास्तविक क्षमता है उसमें तो 3.3% का सुधार हुआ है, यानी जगह बढ़ी है, जबकि दूसरी तरफ जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या में 3.5% की कमी दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत अच्छी राहत की बात है। इस रिपोर्ट की दूसरी सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि जेलों में कैदियों की अत्यधिक भीड़ होने की दर यानी प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट में काफी गिरावट आई है। साल 2023 में हमारी जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट 120.8% था, जिसका मतलब ये था कि जेलों में क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी ठूस ठूस कर भरे हुए थे। लेकिन साल 2024 में ये घटकर 112.7% पर आ गया, यानी अब जेलों में पहले के मुकाबले भीड़ थोड़ी कम हुई है। अगर हम जेल में बंद आबादी को महिला और पुरुष के हिसाब से देखें, यानी जेंडर वाइज प्रिजन पॉपुलेशन का आकलन करें, तो पता चलता है कि हमारी जेलों में बंद कुल कैदियों में से 95.8% कैदी पुरुष हैं, जबकि महिलाएं केवल 4.14% हैं। इनके अलावा हमारी जेलों में 122 ट्रांसजेंडर कैदी भी बंद हैं। महिलाओं के मामले में एक बड़ी चुनौती ये भी सामने आई है कि पूरे देश में महिलाओं के लिए विशेष रूप से केवल 34 महिला जेलें ही बनी हुई हैं। हमारे देश के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए एक भी अलग या सेपरेट महिला जेल मौजूद नहीं है, जो कि महिला कैदियों के प्रबंधन के लिहाज से एक बड़ी समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए और क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में हमेशा मानवीय अधिकारों की रक्षा करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साल 2024 के सुहास चकमा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक बात कही थी कि हमें देश में ओपन प्रिजन्स यानी खुली जेलों की स्थापना करनी चाहिए, जहां कैदी बिना सलाखों के थोड़े आजाद माहौल में रह सकें ताकि वे सुधर सकें। इसके साथ ही अदालत ने एक डेटा ड्रिवन रिहैबिलिटेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाने की वकालत की है, जिसका मतलब एक ऐसा आधुनिक डिजिटल सिस्टम है जो आंकड़ों की मदद से ये नजर रखेगा कि जेल से छूटने के बाद कैदी वापस मुख्यधारा में कैसे लौट रहे हैं और उनका पुनर्वास कैसे हो रहा है। जेलों में सुधार के लिए समय समय पर कई कमेटियां भी बनाई गई हैं। जैसे जस्टिस एएन मुल्ला कमेटी ने एक बहुत ही शानदार सुझाव दिया था कि पूरे देश के स्तर पर जैसे आईएएस या आईपीएस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑल इंडिया सर्विस के तहत इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस नाम की एक नई सेवा शुरू की जानी चाहिए। इस कमेटी का यह भी कहना था कि जेलों में बंद ऐसे कैदियों की संख्या को कम किया जाना चाहिए जिन पर अभी सिर्फ मुकदमा चल रहा है और उनका अपराध साबित नहीं हुआ है, जिन्हें हम विचाराधीन कैदी या अंडर ट्रायल्स कहते हैं। इसी तरह जेल सुधारों के लिए बनी जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी ने भी कुछ बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। इस कमेटी का कहना है कि जेल से जुड़े मामलों को जल्दी निपटाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही कैदियों की अदालतों में बार बार पेशी के चक्कर को खत्म करने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे देश में जेलों की स्थिति को बदलने और जेल सुधारों के लिए सरकार की तरफ से भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल प्रिजन्स मैनुअल 2016 के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और साथ ही मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 को लागू किया है। इन नए और आधुनिक कानूनों को बनाने का सबसे बड़ा मकसद पूरे देश की जेलों के भीतर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से खत्म करना है, ताकि हर कैदी को बराबरी का सम्मान मिल सके। जेलों के कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसे ई प्रिजन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस पूरे डिजिटल सिस्टम को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने मिलकर विकसित किया है। यह एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीय प्लेटफॉर्म है जो जेल के भीतर बंद सभी कैदियों की हर एक जानकारी को कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करने, उसे मैनेज करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है। अंत में कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद क्रांतिकारी सिस्टम की शुरुआत की है, जिसे फास्टर सिस्टम कहा जाता है।
इसका पूरा नाम फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। अक्सर ये देखा जाता था कि जब किसी कैदी को कोर्ट से जमानत या बेल मिल जाती थी तो जेल तक कागजी आदेश पहुंचने में कई दिन लग जाते थे और कैदी को बेवजह जेल में ही रहना पड़ता था। इस फास्टर सिस्टम को इसी देरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए बनाया गया है ताकि अदालत के जमानत के आदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुरक्षित और तुरंत सीधे जेल अधिकारियों तक पहुंच सके और कैदी की समय पर रिहाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026। हाल ही में हमारी केंद्रीय कैबिनेट ने एक बेहद महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है जिसे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026 कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में काम करने वाले जजों की संख्या को बढ़ाने से जुड़ा एक नया सरकारी प्रस्ताव है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य एक पुराने कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 कहते हैं उसमें बदलाव करना है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 किया जा सके। और ध्यान रहे कि इस संख्या में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं है, जिन्हें मिलाकर कुल संख्या और बढ़ जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे जजों की संख्या बदल सकती है? तो आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान करता है। यही अनुच्छेद हमारी संसद को ये कानूनी ताकत देता है कि वो समय के साथ देश की जरूरत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को तय कर सके। संसद ने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पहली बार साल 1956 में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम बनाया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की कुल संख्या केवल 10 तय की गई थी। इसके बाद जैसे जैसे देश की आबादी और मुकदमे बढ़ते गए वैसे वैसे संसद द्वारा इस कानून में संशोधन यानी बदलाव किए गए। जजों की संख्या को क्रमशः साल 1960 में, फिर साल 1977 में, उसके बाद साल 1986 में, फिर साल 2008 में और आखिरी बार साल 2019 में बढ़ाया गया था। जब संसद द्वारा पास किया गया ये नया संशोधित कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सरकार को नए जजों के नामों की सिफारिश भेजेगा। कोलेजियम असल में सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजों का एक समूह या पैनल होता है जिसके मुखिया हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। वही कोलेजियम के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव सबसे पहले तैयार करते हैं। कोलेजियम द्वारा तय की गई इन सिफारिशों को सबसे पहले देश के केंद्रीय कानून मंत्री के पास भेजा जाता है जो इन्हें आगे देश के प्रधानमंत्री के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर देश के राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर इन जजों को उनके पद पर नियुक्त करते हैं। इस पूरे बदलाव और नए जजों की संख्या बढ़ाने का महत्व हमारे देश के आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि अतिरिक्त जजों के आने से अदालती मामलों का निपटारा बहुत तेजी से हो सकेगा जिससे लोगों को सही समय पर न्याय मिल पाएगा और अदालतों में सालों से लटके रहने वाले मुकदमों की संख्या को कम किया जा सकेगा। जजों की संख्या बढ़ाना आज के समय में इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अगर हम वर्तमान आंकड़ों को देखें तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 92,926 मामले लंबित पड़े हुए हैं, यानी इन मुकदमों पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है और नए जजों के आने से इस भारी बोझ को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ई कोर्ट मिशन। हाल ही में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने सिक्किम को हमारे देश का पहला पूरी तरह से कागज रहित राज्य न्यायपालिका यानी पेपरलेस स्टेट जुडिशरी घोषित किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिक्किम की सभी अदालतें अब अपने काम के लिए कागज का इस्तेमाल बंद कर चुकी हैं। दरअसल ये एक ऐसी आधुनिक व्यवस्था या सिस्टम है जिसमें अदालत से जुड़े सारे कानूनी काम और प्रक्रियाएं भौतिक कागज यानी फिजिकल पेपर के बजाय पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं। इसे आसान बनाने के लिए कई तरह के डिजिटल उपाय किए जाते हैं जैसे कि मुकदमों की सभी फाइलों को कंप्यूटर में डिजिटल फाइलों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अगर किसी वकील या आम नागरिक को कोर्ट में नया केस दर्ज करना हो तो उसे कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती बल्कि वो इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन ही अपनी अर्जी जमा कर सकता है जिसे ई फाइलिंग कहा जाता है। इतना ही नहीं, गवाहों और वकीलों को कोर्ट रूम में खुद हाजिर होने की भी मजबूरी नहीं होती और वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाइयों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से डिजिटल केस ट्रैकिंग के जरिए घर बैठे ये देख सकते हैं कि उनके मुकदमे में आगे क्या होने वाला है। अदालतों के भीतर हो रहे इस क्रांतिकारी और डिजिटल बदलाव को ऐसे ही अचानक शुरू नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे सरकार और न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा अभियान काम कर रहा है। अदालतों के इस पूरे डिजिटल कायाकल्प को ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिया जा रहा है। आइए अब इस ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को भी थोड़ा और गहराई से और आसान शब्दों में समझ लेते हैं।
ये असल में एक अखिल भारतीय पहल यानी पूरे देश के स्तर पर चलाया जाने वाला पैन इंडिया इनिशिएटिव है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश की पूरी न्यायपालिका को कंप्यूटर से जोड़ना और उसका डिजिटलीकरण करना है, ताकि देश के आम नागरिकों को बहुत ही कुशल, तेज और आसानी से मिलने वाली न्याय सेवाएं दी जा सकें। अगर हम इस बड़े अभियान की शुरुआत या इतिहास को देखें तो इस ई कोर्ट मिशन को साल 2007 में लॉन्च किया गया था। उस समय सरकार ने देश में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना बनाई थी और इसी योजना के तहत इस खेल को बदलने वाले प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। अंत में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इस विशाल प्रोजेक्ट को देश में चला कौन रहा है और इसकी जिम्मेदारी किसके पास है। इस पूरे अभियान को लागू करने वाली मुख्य अथॉरिटी या संस्था हमारे देश का न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत आता है। लेकिन चूंकि मामला अदालतों से जुड़ा है, इसलिए ये विभाग अपनी मर्जी से काम नहीं करता, बल्कि ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष ई कमेटी की देखरेख और उसके मार्गदर्शन में इस पूरे काम को आगे बढ़ाता है, ताकि देश के हर नागरिक तक डिजिटल माध्यम से समय पर और पारदर्शी तरीके से न्याय पहुंच सके। नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी रेगुलेशन इनिशिएटिव। हाल ही में इस मुहिम से जुड़ी एक बहुत बड़ी और गर्व की बात सामने आई है कि त्रिपुरा हमारे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और ढील पहल के तहत ढील चरण 2 के सभी प्राथमिक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक और पूरी तरह से पूरा कर लिया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये ढील या नियंत्रण कम करना क्या होता है। इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो जब सरकार किसी उद्योग या बिजनेस पर से अपनी कड़ी निगरानी, बहुत ज्यादा नियमों और पाबंदियों को कम कर देती है या पूरी तरह से खत्म कर देती है, तो उसे ही ढील या नियंत्रण कम करना कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बिजनेस चलाने वाले लोगों को बेमतलब के सरकारी नियमों और कागजी कार्रवाई से आजादी मिल जाती है, ताकि वे अपना पूरा ध्यान अपने काम को बढ़ाने में लगा सकें। आइए अब हम इस राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और ढील पहल के इतिहास और इसकी शुरुआत को गहराई से समझते हैं। इस पूरे अभियान की शुरुआत तब हुई जब देश में साल 2025 में हमारे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल यानी टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस कार्यबल का मुख्य उद्देश्य यही तय किया गया था कि हमारे देश में ऐसे कौन से सरकारी नियम या कानून हैं जो आज के जमाने में बेकार हो चुके हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, या जो बहुत पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी पहचान की जा सके। इसके बाद उन नियमों को युक्ति संगत यानी रैशनलाइज करने की सिफारिश की जा सके, जिससे वे बिल्कुल आसान और कम हो जाए। ये कार्यबल हमारे देश के सभी राज्यों को अपने पुराने कानूनों और सरकारी प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव करने के लिए गाइड भी करता है, ताकि वे न्यूनतम विनियमन यानी कम से कम सरकारी नियंत्रण के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खा सकें। इस महत्वपूर्ण काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कार्यबल ने पूरे देश में 5 बड़े क्षेत्रों को चुना। उनके भीतर कुल मिलाकर 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की, जहां सुधार करना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस अभियान के दूसरे चरण यानी चरण 2 को इसी साल जनवरी 2026 में देश भर में लागू किया गया था। इस दूसरे चरण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे कि जमीन यानी लैंड, भवन और निर्माण यानी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं और सरकारी मंजूरियां यानी यूटिलिटीज एंड परमिशंस, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम। इसके साथ ही पूरे सिस्टम को सुधारने वाले व्यापक सुधार शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में नियमों को बेहद आसान बनाया जा रहा है, ताकि देश का हर नागरिक और बिजनेसमैन बिना किसी रुकावट के तरक्की कर सके। त्रिपुरा ने इसी दूसरे चरण के सभी प्राथमिक कामों को सबसे पहले पूरा करके देश के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री, जिन्हें वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, मार्को रूबियो, भारत के दौरे पर आए। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इन रिश्तों में थोड़ा तनाव या खिंचाव देखा जा रहा था। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते एक ढलान या नीचे की तरफ जाने वाले रास्ते पर दिखाई दिए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिए गए कुछ कड़े नीतिगत फैसले रहे हैं, जिनमें भारत से आने वाले सामानों पर भारी सीमा शुल्क या टैरिफ लगाना शामिल है। इन आर्थिक फैसलों की वजह से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, और इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री का ये भारत दौरा इस बिखराव को ठीक करने के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तनाव के बावजूद कुछ ऐसे खास क्षेत्र हैं जहां दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे हैं, जिन्हें हम आपसी तालमेल या सहयोग के क्षेत्र कहते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र और क्षेत्रीय सुरक्षा का है। असल में इस पूरे इलाके में चीन का प्रभाव और उसकी सैन्य ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही एक बड़ी चिंता का विषय है।
चीन के इसी बढ़ते कदमों को रोकने और समुद्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने मिलकर एक खास चौगुनी सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड नाम का मंच बनाया है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं और इसके जरिए ये आपस में गहरा तालमेल बिठाते हैं। सुरक्षा के बाद जो दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ है वह है रक्षा सहयोग और हथियारों का मिलकर उत्पादन करना। अमेरिका ने भारत को एक बेहद खास दर्जा दिया है जिसे प्रमुख रक्षा भागीदार कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका भारत को अपने सबसे करीबी देशों की तरह देखता है। अब दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दोनों मिलकर नए रक्षा उपकरण विकसित कर रहे हैं, उनका उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि इस काम के लिए बनाई गई खास पहल इंडस एक्स। इसके साथ ही दोनों देशों ने आपस में सेनाओं के तालमेल को बेहतर बनाने के लिए लेमो-ओ-कॉम कासा और बेका जैसे बेहद महत्वपूर्ण बुनियादी सैन्य समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। आज का दौर तकनीक का दौर है, इसलिए तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण तकनीक और नवाचार का बन चुका है। दोनों देशों ने रणनीतिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ढांचा तैयार किया है, जिसे ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके तहत दोनों देश मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, कंप्यूटर चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और दूरसंचार यानी टेलीकॉम जैसी भविष्य की सबसे आधुनिक तकनीकों पर एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। असल में कोरोना महामारी के बाद से दुनिया ने महसूस किया कि किसी एक देश जैसे कि चीन पर व्यापार के लिए पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए भारत और अमेरिका मिलकर ऐसी व्यापारिक कड़ियों या सप्लाई चेन्स को दोबारा व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसके लिए वे क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के माध्यम से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पांचवा महत्वपूर्ण क्षेत्र साफ सुथरी ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा रोड मैप या योजना भी तैयार की है, जिसके जरिए साफ सुथरी ऊर्जा की सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं से करीब $1 बिलियन यानी $1 अरब का फंड या कर्ज आसानी से जुटाया जा सके। तकनीक की बात हो और अंतरिक्ष की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अगला क्षेत्र अंतरिक्ष अनुसंधान का है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की नासा के बीच बेहद मजबूत और ऐतिहासिक नागरिक सहयोग चल रहा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण निसार मिशन है, जो कि नासा और इसरो द्वारा मिलकर बनाया जा रहा एक बेहद आधुनिक सिंथेटिक अपर्चर रडार है और ये पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे से छोटे बदलावों पर भी नजर रखेगा। आखिर में बात आती है पैसे और व्यापार की, यानी आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी की। आज के समय में अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, यानी दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का सामान हर साल खरीदा और बेचा जाता है। इसके साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अमेरिका बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका भारत को लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG सप्लाई करने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है। अब हम उन रुकावटों या बड़ी अड़चनों के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों देशों के संबंधों के बीच में बार बार आ जाती हैं। अगर हम सबसे पहली और बड़ी अड़चन को देखें तो वो है दंडात्मक शुल्क और व्यापारिक दबाव। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर बहुत भारी टैक्स लगा देता है ताकि उसका आना कम हो जाए, तो उसे ऐसा शुल्क कहते हैं। साल 2025 में अमेरिका ने कुछ भारतीय निर्यात यानी भारत से वहां जाने वाले सामानों पर 50% का भारी शुल्क लगा दिया था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ, जिसके बाद इस टैक्स को थोड़ा कम किया गया। लेकिन इस पूरे विवाद की वजह से अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में काफी गिरावट आ गई है और ये दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह बन गया है। दूसरी बड़ी समस्या हमारी ऊर्जा सुरक्षा और रूस के तेल को लेकर है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहा है और यही बात दोनों देशों के बीच टकराव का मुख्य बिंदु बन गई है। अमेरिका का मानना है कि भारत द्वारा रूस से की जा रही ये खरीदारी सीधे तौर पर यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के प्रयासों को पैसा पहुंचाने जैसा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर भारी आर्थिक दबाव डाला है ताकि भारत रूस से अपने इन व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ दे, यानी खुद को उससे अलग कर ले। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक और पुरानी उलझन फिर से खड़ी हो गई है, जिसे हम पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी कह सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक और सैन्य संपर्क को एक बार फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए हमेशा से एक संवेदनशील और चिंता का विषय रहा है। एक और बहुत बुनियादी अंतर दोनों देशों की सोच में है, जिसे हम रणनीतिक स्वायत्तता बनाम गठबंधन की उम्मीदें कह सकते हैं। वॉशिंगटन यानी अमेरिकी सरकार अक्सर भारत से ये उम्मीद करती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से उसके भू राजनीतिक खेमे या गुट में शामिल हो जाए।
इसके बिल्कुल विपरीत भारत अपनी बहुसंरेखण की नीति पर अड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय सबके साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते रखता है। यही कारण है कि भारत एक तरफ तो अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड जैसे पश्चिमी देशों के समूहों में सक्रिय रूप से शामिल रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे गैर पश्चिमी मंचों में भी पूरी मजबूती से भाग लेता है, ताकि अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सके। इन सब के बीच एक नया बदलाव चीन को लेकर अमेरिकी नीति में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच निष्पक्षता और पारस्परिकता के आधार पर एक रणनीतिक स्थिरता का रचनात्मक संबंध बनाने पर सहमति बनी है, जो भारत के लिए एक नया समीकरण पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है वह है आव्रजन और वीजा नीतियां। अमेरिका लगातार अपने वीजा नियमों को कड़ा कर रहा है, जिससे उन भारतीय पेशेवरों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है जो वहां H-1B वीजा के सहारे काम कर रहे हैं। अंत में प्रतिबंधों को लागू करने की अमेरिकी नीति भी एक बड़ा रोड़ा है। भारत द्वारा रूस से S-400 हवाई रक्षा प्रणाली जैसे आधुनिक हथियार खरीदने पर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई है। इसके लिए वो अपने एक विशेष कानून कैट्सा, जिसका पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात उठाता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर और एक दिशा में लाने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि दोनों देश मिलकर एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता तैयार करें। इस समझौते से व्यापार के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद ढांचा मिलेगा, जिससे टैक्स की बाधाओं और बाजार तक पहुंच जैसी समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा। इसके साथ ही अमेरिका को भारतीय IT पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए H-1B वीजा की पाबंदियों को कम करना चाहिए और इस प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। रक्षा संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में रहने वाले प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों की मदद ली जा सकती है, ताकि भारत को कैट्सा कानून के तहत हमेशा के लिए छूट मिल सके। एक बहुत ही दिलचस्प विचार यह है कि भारत एक सेतु शक्ति यानी ब्रिज पावर के रूप में काम कर सकता है। अमेरिका और चीन की तरह भारत किसी बहुत गहरी औद्योगिक निर्भरता के जाल में नहीं फंसा है और न ही वो किसी को अपने नीचे दबाकर दुनिया में नंबर 1 बनने की इच्छा रखता है। इसलिए नई दिल्ली खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है जो पश्चिमी देशों के रंग में रंगी हुई तो नहीं है, लेकिन वो पश्चिम विरोधी भी नहीं है। इसके अलावा दोनों देशों को आपस में संस्थागत बातचीत और व्यावहारिक सहयोग को लगातार बनाए रखना होगा। जब भी दोनों के विचारों में अंतर आए तो उसे 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जैसे बड़े मंचों के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। ये बातचीत अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकी या मध्य पूर्व के बदलते हालातों जैसे अलग अलग भू राजनीतिक हितों को संभालने में बहुत मदद करेगी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक ऐसे सिक्के की तरह हैं जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ जहां रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के बीच गजब का तालमेल है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार, वीजा प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लेकर दोनों के बीच गंभीर मतभेद भी है, जो कभी कभी तनाव पैदा कर देते हैं। आगे का रास्ता यही है कि इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए लगातार बातचीत की जाए, एक संतुलित व्यापारिक ढांचा बनाया जाए और एक दूसरे की रणनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। साथ ही नई तकनीकों और मजबूत सप्लाई चेन में सहयोग को और गहरा करके ही इस रिश्ते को लंबे समय के लिए स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। इंडिया नॉर्डिक रिलेशंस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 2 नॉर्डिक देशों यानी नॉर्वे और स्वीडन का एक आधिकारिक दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर तीसरी भारत नॉर्डिक शिखर वार्ता में भी हिस्सा लिया, जो दोनों पक्षों के मजबूत होते रिश्तों को साफ दर्शाती है। आइए सबसे पहले हम इस महत्वपूर्ण दौरे से निकले शानदार नतीजों को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं और शुरुआत करते हैं भारत और नॉर्वे के रिश्तों से। इस यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के आपसी संबंधों को और ऊंचा उठाते हुए इसे एक हरित रणनीतिक साझेदारी का रूप दे दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना है। इस साझेदारी के तहत दोनों देश मिलकर साफ सुथरी ऊर्जा से लेकर जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंगे। इसके साथ ही समुद्र और उसके संसाधनों के सही इस्तेमाल से जुड़ी नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी और पर्यावरण के अनुकूल जहाजरानी यानी ग्रीन शिपिंग के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसी कड़ी में नॉर्वे ने भारत द्वारा शुरू की गई हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने का एक बड़ा ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हिंद प्रशांत महासागर पहल को भारत ने साल 2019 में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में दुनिया के सामने रखा था। ये पूरी पहल भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण दूरदृष्टि पर आधारित है, जिसे सागर यानी इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास की नीति कहा जाता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच भारत नॉर्वे डिजिटल विकास साझेदारी की भी शुरुआत की गई है, जो डिजिटल सार्वजनिक संपत्तियों जैसी आधुनिक तकनीकों पर साथ काम करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करती है।
भारत के लिए गर्व की बात यह भी रही कि इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को नॉर्वे के राजा महामहिम राजा हैरल्ड पंचम द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। नॉर्वे के बाद अब बात करते हैं भारत और स्वीडन के बीच बने नए समीकरणों की, जो इस यात्रा का एक और बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू रहा। भारत और स्वीडन ने आधिकारिक तौर पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए इसे एक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया है। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दोनों देशों ने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों के भीतर आपस में होने वाले द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने की साझा महत्वाकांक्षा जताई गई है। अंतरिक्ष की दुनिया में भी दोनों देश एक बहुत ही दिलचस्प कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत भारत के आने वाले शुक्र ऑर्बिटर मिशन में स्वीडन के एक वैज्ञानिक उपकरण यानी स्वीडिश पेलोड को शामिल करने के प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ी है। इसके साथ ही दुनिया के सामने खड़े आतंकवाद के खतरे पर दोनों देशों ने एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की है और हर तरह के आतंकवाद और उसके मददगारों के खिलाफ अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखने का साझा संकल्प दोहराया है। इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण रही तीसरी भारत नॉर्डिक शिखर वार्ता, जिसमें से पूरे क्षेत्र के लिए कई बड़े और दूरगामी नतीजे निकलकर सामने आए हैं। इस शिखर वार्ता में भारत और सभी नॉर्डिक देशों के बीच के रिश्तों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीक और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। इस नई साझेदारी के तहत आने वाले समय में नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, डिजिटल नवाचार और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले टिकाऊ विनिर्माण पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। व्यापार को और आसान बनाने के लिए दोनों पक्ष भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते और भारत एवं एफ्टा देशों के बीच हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते का पूरा फायदा उठाने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक देशों की कंपनियों को भारत के गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और निवेश करने का एक खुला न्योता भी दिया है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों पक्षों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें भारत के मिशन लाइफ को शामिल किया गया है, जो आम लोगों के व्यवहार में पर्यावरण के अनुकूल बदलाव लाने पर जोर देता है। इसी के साथ उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए काम करने वाले समूह लीड आईटी में अब आधिकारिक तौर पर आइसलैंड भी शामिल हो गया है। समुद्री मोर्चे पर सहयोग को और मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत महासागर पहल और भारत के समुद्री विजन महासागर का सहारा लिया जा रहा है। सभी देशों ने सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से जहाजों की रिसाइकलिंग यानी उनका दोबारा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए हांगकांग कन्वेंशन का पूरा समर्थन करने का वादा किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नॉर्वे और डेनमार्क के साथ नई समुद्री सुरक्षा वार्ता की शुरुआत भी की गई है। अंतरिक्ष और दुनिया के सबसे उत्तरी बर्फीले इलाके यानी आर्कटिक की खोज को लेकर भी नेताओं ने आर्कटिक काउंसिल के ढांचे के भीतर संयुक्त ध्रुवीय अनुसंधान, वहां के स्थानीय ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जहां भारत एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है। अब ये जान लेते हैं कि नॉर्डिक क्षेत्र आखिर है क्या और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ये उत्तरी यूरोप का एक ऐसा भौगोलिक और सांस्कृतिक इलाका है जिसमें मुख्य रूप से 5 स्वतंत्र देश शामिल हैं, जिनके नाम हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इन 5 देशों के अलावा इस क्षेत्र में 3 स्वायत्त क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनमें फरो द्वीप समूह ग्रीनलैंड जो डेनमार्क से जुड़ा है और आलैंड जो फिनलैंड से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग नॉर्डिक शब्द की जगह स्कैंडिनेविया शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्कैंडिनेविया में सिर्फ 3 देश डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ही आते हैं, जबकि नॉर्डिक शब्द बहुत बड़ा है जो इन सभी देशों के आपसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सरकारी जुड़ाव को एक साथ दिखाता है। अगर हम नक्शे पर इस पूरे क्षेत्र की पानी की सीमाओं को देखें तो ये चारों तरफ से विशाल समंदर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वेजियन सागर बहता है, जबकि इसके दक्षिण और पूर्व में बाल्टिक सागर और बोथोनिया की खाड़ी स्थित है। इन देशों ने आपस में मिलकर कानून बनाने वाले नेताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साल 1952 में हेलसिंकी संधि के ढांचे के तहत नॉर्डिक परिषद नाम की एक आधिकारिक संस्था भी बनाई थी। अब बात करते हैं कि भारत की इस क्षेत्र को लेकर क्या नीति है। भारत की नीति पूरी तरह से उसकी आर्कटिक नीति पर टिकी हुई है, जिसका नाम है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। ये नीति मुख्य रूप से 6 स्तंभों पर टिकी हुई है, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना, जलवायु और पर्यावरण की सुरक्षा करना, आर्थिक और मानव विकास को बढ़ावा देना, परिवहन और कनेक्टिविटी को बेहतर करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शासन को संभालना। इस क्षेत्र में भारत की अपनी राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना शामिल है। आइए अब समझते हैं कि भारत और इन नॉर्डिक देशों के बीच तालमेल के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। पहला क्षेत्र है आर्थिक और व्यापारिक संबंध। ये पूरा नॉर्डिक ब्लॉक आर्थिक रूप से बेहद उन्नत है, जिसकी कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन की है।
साल 2024 में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $19 बिलियन तक पहुंच गया था। इसके अलावा भारत ने एफ्टा समूह के साथ, जिसमें नॉर्वे और आइसलैंड भी शामिल है, एक ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता यानी टेपा साइन किया है। इस समझौते का बड़ा लक्ष्य भारत में $100 बिलियन का निवेश लाना और देश में 1 मिलियन सीधे रोजगार पैदा करना है। दूसरा बड़ा फायदा है आर्कटिक क्षेत्र तक रणनीतिक पहुंच। चूंकि सभी 5 नॉर्डिक देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं, इसलिए वे भारत के लिए इस क्षेत्र में जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। ये पहुंच इस इलाके में चीन की पोलर सिल्क रोड नाम की चालाकी भरी पहल का मुकाबला करने के लिए भारत के लिए एक बड़ा संतुलनकारी काम करती है। भारत ने जुलाई 2008 में नॉर्वे के न्यू एलेसैंड में हिमाद्री नाम का अपना पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था और साल 2013 से भारत के पास आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस यानी पर्यवेक्षक का दर्जा भी है। तीसरा क्षेत्र तकनीकी और हरित विशेषज्ञता का है। इन देशों के पास कमाल की टेक्नोलॉजी है। जैसे आइसलैंड के पास जमीन के अंदर की गर्मी से बिजली बनाने यानी भूतापीय ऊर्जा का बड़ा अनुभव है। स्वीडन आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मजबूत है और फिनलैंड टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार के क्षेत्र का विशेषज्ञ है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भी हमारा गहरा नाता है, जहां भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सैटेलाइट का डेटा हासिल करने के लिए नॉर्वे के स्वालबार्ड ग्राउंड स्टेशन का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही वैश्विक शासन और सुरक्षा के मामले में भी ये देश भारत का पूरा साथ देते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत के शामिल होने का खुलकर समर्थन करते हैं। लेकिन इस दोस्ती के बीच कुछ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। पहली चुनौती है खतरों को लेकर दोनों की अलग अलग सोच, जिसे हम रूस चीन का मैट्रिक्स कह सकते हैं। नॉर्डिक देशों के लिए रूस उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खासकर तब से जब फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गए हैं। इसके ठीक उलट भारत के लिए चीन उसका सबसे बड़ा और प्राथमिक विरोधी है और रूस के साथ भारत के रिश्ते पुराने और मजबूत हैं। दूसरी चुनौती है बेहद सीमित व्यापार। भारत का इन देशों के साथ कुल माल व्यापार साल 2024 में सिर्फ $19 बिलियन रहा, जो भारत के पूरी दुनिया के साथ होने वाले कुल व्यापार का महज 1% के आसपास ही है। इसके अलावा नियमों का तालमेल न होना और व्यापारिक असमानता भी एक बड़ी रुकावट है। भले ही हमारे बीच व्यापारिक समझौते हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ के पेचीदा नियमों के अंतर, गैर टैरिफ बाधाओं और सामान भेजने के नियमों की वजह से व्यापार रफ्तार नहीं पकड़ पाता। अंत में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की भी बड़ी कमी है। लंबी दूरी होने और सीधी उड़ानों या सीधे समुद्री रास्तों की कमी की वजह से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और नॉर्डिक देशों को पर्यावरण की सुरक्षा ने आविष्कारों और मजबूत सप्लाई चेन को लेकर अपनी साझा प्रतिबद्धता को एक बड़े रणनीतिक समझौते में बदल देना चाहिए। जब दोनों पक्ष मिलकर साफ सुथरी तकनीक, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, बेहतर कनेक्टिविटी और आपसी जन सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करेंगे, तभी वे आने वाले समय में दुनिया को एक सुरक्षित, हरा भरा और नियमों से चलने वाला नया वैश्विक ढांचा देने में सच्चे और भरोसेमंद साथी बनकर उभर पाएंगे। इंडिया UAE रिलेशंस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की एक आधिकारिक यात्रा की है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। ये रक्षा के क्षेत्र में नए आविष्कारों और उन्नत तकनीक को भी साझा करने में मदद करेगा। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास को गति मिलेगी। इसके साथ ही दोनों देशों के सैन्य सिद्धांतों और आपस में मिलकर काम करने की क्षमता में सुधार होगा। इस यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक तेल भंडार को लेकर भी बड़े फैसले हुए हैं। भारत में किसी भी आपात स्थिति के लिए जमीन के नीचे कच्चा तेल सुरक्षित रखा जाता है, जिसे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहते हैं। UAE ने भारत के इस रणनीतिक तेल भंडार में अपनी भागीदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भागीदारी पहले के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक बड़ी वृद्धि है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनी तेल भंडारण सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही ओडिशा के चांदीखोल में नए रणनीतिक तेल भंडार विकसित किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच एक और समझौता हुआ है, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह पर भारत के लिए रणनीतिक कच्चा तेल भंडारण स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। इसके साथ ही दोनों देश मिलकर भारत के भीतर रणनीतिक गैस भंडार विकसित करने पर भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में होर्मुज जलद मरुमध्य से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर भारत का रुख साफ किया है। होर्मुज जलद मरुमध्य समुद्र का एक ऐसा संकरा रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी रास्तों में से एक माना जाता है।
भारत ने समुद्री रास्ते से जहाजों के सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आने जाने का पुरजोर समर्थन किया है। इस यात्रा के दौरान निवेश के मोर्चे पर भी भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों की तरफ से भारत में $5 बिलियन के भारी भरकम निवेश की घोषणा का स्वागत किया है। इसके अलावा गुजरात के वाडिनार में जहाजों की मरम्मत के लिए एक बड़ा केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है। इसे वाडिनार शिप रिपेयर क्लस्टर का नाम दिया गया है। इसके लिए भारत की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दुबई की ड्राइडॉक्स वर्ल्ड के बीच एक समझौता हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के समुद्री विकास कोष योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भारत की संस्था सीडैक और यूएई की कंपनी G42 ने मिलकर एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने का फैसला किया है। इसकी क्षमता 8 एक्सफ्लॉप होगी, जो बहुत ही तेज गति से गणना करने की क्षमता को दर्शाता है। यह सुपर कंप्यूटर भारत के राष्ट्रीय एआई मिशन को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को डिजिटल माध्यम से आसान बनाने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को भी शुरू कर दिया गया है। यह पूरा डिजिटल सिस्टम मैत्री नाम के एक विशेष डिजिटल ढांचे पर काम करता है। मैत्री का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन है। अब थोड़ा सा भौगोलिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बारे में भी जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित 7 छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है। इन राज्यों को अमीरात कहा जाता है। अबू धाबी इस पूरे संघ का सबसे बड़ा अमीरात है, जो इसकी राजधानी भी है। वहीं दुबई नाम का अमीरात पूरे विश्व में व्यापार, वित्त और यात्रा के एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप भी जाना जाता है। इस संघ में 5 अन्य छोटे अमीरात भी शामिल हैं, जिनके नाम शारजाह, अजमान, अल कुवैन और रस अल खैमा हैं। ये पूरा इलाका उत्तर की तरफ ईरान की ओर बढ़ा हुआ है, जिससे समुद्र में होर्मुज जल्द मरुमध्य का निर्माण होता है। यही जलद मरुमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस संघ का 7वां सदस्य फुजैरा है, जो सीधे ओमान की खाड़ी के सामने पड़ता है। फुजैरा इस पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सीमा फारस की खाड़ी से बिल्कुल नहीं लगती है। भौगोलिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्क रेखा भी यूएई के अबू धाबी अमीरात से होकर गुजरती है। भारत के लिए यूएई अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामले में बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है। साल 2022 में दोनों देशों ने मिलकर सिर्फ 90 दिनों के रिकॉर्ड समय में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता तैयार किया था। इस समझौते को छोटे नाम में सेपा भी कहा जाता है। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। इसके साथ ही भारतीय सामानों को खरीदने के मामले में यूएई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच का आपसी व्यापार $101.25 बिलियन तक पहुंच गया है। यूएई भारत के लिए विदेशी निवेश का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। पूरे अरब जगत से भारत में आने वाले कुल निवेश का लगभग 81% हिस्सा अकेले यूएई से आता है। पूरी दुनिया में भारत के भीतर निवेश करने वाले देशों में यूएई का स्थान 7वां है। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने में वहां रहने वाले भारतीय लोग सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज यूएई में लगभग 3.5 से 4 मिलियन भारतीय लोग रहते हैं और काम करते हैं। भारतीय लोग यूएई में रहने वाला सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। यूएई की कुल आबादी का लगभग 35% हिस्सा भारतीय लोगों का ही है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी यूएई एक बेहद महत्वपूर्ण देश माना जाता है। भारत को कच्चा तेल देने के मामले में यूएई दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के मामले में यूएई तीसरे स्थान पर आता है। रसोई गैस यानी एलपीजी की सबसे ज्यादा सप्लाई भारत को यूएई से ही मिलती है। भारत अपने जो रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद बाहर भेजता है, उसके लिए यूएई दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत के आपातकालीन तेल भंडार कार्यक्रम में शामिल होने वाला यूएई एकमात्र विदेशी देश है। दोनों देश अब भारतीय मुद्रा यानी रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत अब दोनों देश अपने व्यापार का लेन देन सीधे भारतीय रुपए और यूएई के दिरहम में कर सकते हैं। वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा सहयोग शुरू हुआ है। भारत के तुरंत भुगतान वाले प्लेटफॉर्म यूपीआई को यूएई के प्लेटफॉर्म आनी से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही भारत के रुपए कार्ड को यूएई के जेवान कार्ड सिस्टम से जोड़ने का समझौता भी हुआ है। भारत के लिए यूएई पश्चिमी एशिया के देशों में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक प्रवेश द्वार है। भारत और यूएई मिलकर I2U2 नाम के एक नए वैश्विक समूह में भी साथ काम कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं।
ये गलियारा सुरक्षा की बजाय आर्थिक प्रगति और आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। अब हम ये समझेंगे कि यूएई के लिए भारत का क्या महत्व है। दोनों देश रक्षा सहयोग के क्षेत्र में मिलकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। दोनों देश नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी में भी शामिल होते हैं। दोनों देशों की सेनाएं मिलकर डेजर्ट फ्लैग और डेजर्ट साइक्लोन जैसे बड़े सैन्य अभ्यास करती हैं। अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में भी दोनों देश बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा के मामले में भी यूएई पूरी तरह से भारत पर भरोसा करता है। भारत यूएई को अनाज, चावल, चीनी, फल, सब्जियां और डिब्बाबंद भोजन की लगातार सप्लाई करता है। ये आपूर्ति यूएई की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति 2051 को बहुत बड़ा सहारा देती है। यूएई भारत को एक बहुत ही स्थिर और मजबूत भू राजनीतिक भागीदार के रूप में देखता है। भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की नीति पर काम नहीं करता है। हर मजबूत रिश्ते की तरह भारत और यूएई के संबंधों में भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। इस क्षेत्र में लगातार बनी रहने वाली क्षेत्रीय अस्थिरता दोनों देशों के लिए एक बड़ी चिंता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का तनाव इस पूरे क्षेत्र की शांति को नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष भी आर्थिक गलियारे के काम को प्रभावित कर सकता है। इस तनाव के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा और यूएई की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। हाल ही में फुजैरा तेल उद्योग क्षेत्र पर एक ड्रोन हमला हुआ था। इस ड्रोन हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। यूएई में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के अधिकार भी एक बड़ी समस्या है। वहां पर कफाला प्रणाली लागू है जो नियोक्ताओं को मजदूरों पर बहुत ज्यादा अधिकार देती है। इस प्रणाली के कारण कई बार विदेशी मजदूरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है। भारतीय व्यापारियों को यूएई में कुछ गैर शुल्क बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। डिब्बाबंद भोजन बेचने वाले भारतीय निर्यातकों के लिए यूएई में हलाल प्रमाणन को अनिवार्य किया गया है। समुद्री सुरक्षा भी व्यापार के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। होर्मुज जलद मरु मध्य और लाल सागर में समुद्री डकैती और ड्रोन हमले लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ व्यापार घाटा भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूएई के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $26.8 बिलियन तक पहुंच गया है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और यूएई का रिश्ता व्यापार, तकनीक और सुरक्षा का एक मजबूत संगम है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस रिश्ते की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत और यूएई के संबंध 21वीं सदी में खाड़ी देशों के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन मॉडल है। इंडिया इटली रिलेशंस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान भारत और इटली ने अपने आपसी संबंधों को एक बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर विशेष रणनीतिक साझेदारी बना दिया है। इसका मतलब ये है कि अब दोनों देश एक दूसरे के बहुत खास और भरोसेमंद दोस्त बन गए हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर बहुत बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। भारत और इटली ने साल 2029 तक अपने आपसी व्यापार को बढ़ाकर 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा है। इससे दोनों देशों के बाजारों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोड मैप को पूरी तरह से स्वीकार किया है। इसके साथ ही तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता रक्षा से जुड़े हथियारों और उपकरणों को मिलकर डिजाइन करने में मदद करेगा। इसके तहत दोनों देश मिलकर नई रक्षा तकनीकों का विकास और उनका भारी मात्रा में उत्पादन करेंगे। सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इटली की गार्दिया दी फिनांसा और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच एक समझौता हुआ है। गार्दिया दी फिनांसा इटली की एक विशेष वित्तीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों को रोकने का काम करती है। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत ही शानदार घोषणा की है। दोनों देशों ने मिलकर इनोवेट इंडिया नाम के एक विशेष केंद्र की स्थापना करने का ऐलान किया है। ये केंद्र दोनों देशों के नए स्टार्टअप को बहुत तेजी से आगे बढ़ने में पूरी मदद करेगा। ये केंद्र दोनों देशों के वैज्ञानिकों को मिलकर नए अनुसंधान करने का एक बड़ा मंच देगा। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मिलकर काम किया जाएगा। ये केंद्र कंप्यूटर को बहुत ज्यादा तेज बनाने वाली तकनीक क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी काम करेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए सबसे जरूरी पुर्जे यानी सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर सहयोग करेंगे। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर भी दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। दोनों देशों ने भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने का पक्का संकल्प लिया है।
इस गलियारे को छोटे नाम में आईमैक भी कहा जाता है। इस आर्थिक गलियारे की घोषणा साल 2023 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे और समुद्री रास्तों के जरिए भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से सीधे जोड़ना है। इसके साथ ही दोनों देशों ने समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रवासन और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी एक बहुत ही मानवीय समझौता हुआ है। दोनों देशों ने भारत से इटली जाने वाली नर्सों की गतिशीलता को आसान बनाने के लिए एक आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय नर्सों को इटली जाकर काम करने के बहुत ही सुरक्षित और बेहतरीन अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों ने ICI इटली कॉल्स इंडिया नाम के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम इटली के विश्वविद्यालयों और वहां के उद्योगों के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करेगा। ये कार्यक्रम इटली के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की प्रतिभा को निखारने का काम करेगा। ये भारतीय छात्रों को इटली की कंपनियों और उद्योगों में नौकरी पाने के सीधे और ठोस रास्ते देगा। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के लोगों को करीब लाने के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है। दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर घोषणा की है कि साल 2027 को भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ और दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होगी। इटली ने गुजरात के लोथल में बनने वाले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक बंदरगाह रहा है। कृषि और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। खेती किसानी को उन्नत बनाने और पुरानी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और मिलान शहर के आयुर्वेदिक पॉइंट के बीच एक विशेष समझौता हुआ है। अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने रोम में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय का दौरा भी किया है। इस संगठन को छोटे नाम में FAO कहा जाता है। वहां भारतीय प्रधानमंत्री को बहुत ही प्रतिष्ठित एग्रीकोला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें दुनिया में खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में उनके बेहतरीन नेतृत्व के लिए दिया गया है। दोनों नेताओं ने अपने आपसी रिश्तों को भविष्य में आगे ले जाने के लिए एक मजबूत रोड मैप पर भी बात की है। दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 के तहत हुई प्रगति की बहुत तारीफ की है। इस कार्य योजना को दोनों नेताओं ने नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया था। दोनों देशों के बीच सहयोग का पहला सबसे बड़ा क्षेत्र आर्थिक यानी व्यापार से जुड़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन के भीतर इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2025 में भारत और इटली के बीच का आपसी व्यापार 14.25 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। इस व्यापार में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का व्यापार संतुलन फायदे में बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत इटली को सामान बेचता ज्यादा है और वहां से खरीदता कम है। दोनों देशों के बीच सहयोग का दूसरा बड़ा क्षेत्र रक्षा और सुरक्षा का है। दोनों देशों ने साल 2023 में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता दोनों देशों को रक्षा अनुसंधान उद्योगों के तालमेल और समुद्री क्षेत्र की निगरानी में मदद करता है। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भी दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। दोनों देशों ने नवंबर 2025 में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त पहल को लागू किया है। ये पहल आतंकवादियों तक पहुंचने वाले पैसे और उनकी आर्थिक मदद को पूरी तरह से रोकने का काम करती है। भारत और इटली के बीच एक बहुत बड़ा रणनीतिक तालमेल भी देखने को मिला है। इटली साल 2019 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम की योजना में शामिल हुआ था। ये पूरी दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों के समूह यानी G7 का एकमात्र ऐसा सदस्य था जो इस चीनी योजना में गया था। लेकिन इटली ने साल 2023 में चीन की इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना से खुद को पूरी तरह बाहर कर लिया है। इटली का यह कदम यूरोप में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के भारत के प्रयासों के बिल्कुल अनुकूल है। पर्यावरण और जलवायु के मामले में भी दोनों देश एक साथ मिलकर दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। भारत के नेतृत्व में शुरू की गई कई बड़ी वैश्विक पर्यावरण पहलों में इटली बहुत ही गर्व के साथ शामिल हुआ है। इटली अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक बेहद सक्रिय सदस्य बन चुका है। वो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में भी शामिल है। इसके साथ ही इटली वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का हिस्सा बनकर प्रदूषण को कम करने में मदद कर रहा है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध यानी लोगों का आपसी जुड़ाव भी बहुत गहरा है। पूरे यूरोपियन यूनियन में भारतीय मूल के प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या इटली में ही रहती है। छात्रों की सहूलियत के लिए दोनों देशों ने साल 2023 में एक प्रवासन और गतिशीलता समझौता किया था। ये समझौता इटली में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद 12 महीनों तक वहां रहने की इजाजत देता है। इस समय के दौरान भारतीय छात्र वहां रहकर नौकरी ढूंढ सकते हैं या अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं।
सहयोग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में सुधार की मांग शामिल है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को पूरी तरह से स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के बीच विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक विशेष कार्यकारी कार्यक्रम भी चल रहा है। ये वैज्ञानिक कार्यक्रम साल 2025 से साल 2027 तक के लिए दोनों देशों के वैज्ञानिकों को मिलकर रिसर्च करने का मौका देता है। अब हम ये समझेंगे कि इटली का ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र पर क्यों बढ़ रहा है और भारत के साथ उसका तालमेल कैसा है। इटली ने साल 2021 से साल 2024 के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक भागीदारी को बहुत तेजी से बढ़ाया है। ये इटली की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इटली हमेशा से केवल यूरोप और भूमध्य सागर के इलाके पर ध्यान देता था। इटली अब हिंद प्रशांत क्षेत्र को अपने विस्तृत भूमध्य सागर या वैश्विक भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा मानता है। इटली की इस नई हिंद प्रशांत रणनीति के पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण काम कर रहे हैं। इसका पहला बड़ा कारण अमेरिका की तरफ से मिलने वाला द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दबाव है। इसके साथ ही इटली दुनिया में अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है। इटली का रक्षा उद्योग भी इस क्षेत्र के देशों को अपने हथियार बेचकर अपने व्यावसायिक हितों को साधना चाहता है। रणनीतिक सोच के मामले में भारत और इटली दोनों का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समुद्र के नियमों पर बने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का सम्मान करते हैं। इसी कानून के आधार पर दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए रखना चाहते हैं। इटली अब भारत के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय पहल इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में भी शामिल हो गया है। वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। यह आर्थिक गलियारा इटली के वैश्विक भूमध्य सागर के विजन को सीधे भारत के साथ जोड़ने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जमीनी और समुद्री कड़ी है। अब हम उन मुद्दों और चुनौतियों की बात करेंगे जो भारत और इटली के रिश्तों के बीच में आती हैं। इसमें पहली बड़ी समस्या इटली के कृषि क्षेत्र में भारतीय मजदूरों का गंभीर शोषण होना है। वहां जाने वाले कई गरीब प्रवासी मजदूर कफाला की तरह ही कैपोलाटो प्रणाली का शिकार हो जाते हैं। इस शोषणकारी व्यवस्था में कुछ बिचौलिए या गैंगमास्टर बहुत ही कम पैसों पर इन मजदूरों से जबरन काम करवाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि इटली इतिहास में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। इटली ने अतीत में पाकिस्तान को कई तरह की मिसाइलें और सैन्य हेलीकॉप्टर बेचे हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। तीसरा मुद्दा चीन पर इटली की आर्थिक निर्भरता से जुड़ा हुआ है। चीन की बेल्ट एंड रोड योजना से बाहर निकलने के बाद भी इटली कपड़ों और कपड़ा निर्माण की सप्लाई चेन के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इटली की यह चीनी निर्भरता कहीं न कहीं भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करती है। दोनों देशों के बीच कुछ पुरानी घटनाओं के कारण भरोसे की कमी भी देखने को मिलती है। इटली की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी लियोनार्डो को भारत के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के बाद लगभग 10 साल तक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय ने अब इस कंपनी से प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन दोनों के बीच पुराना भरोसा अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और इटली अपनी इस रणनीतिक साझेदारी को बहुत ही शानदार परिणामों में बदल सकते हैं। इसके लिए दोनों देशों को अपने आर्थिक संपर्कों, रक्षा सहयोग और लोगों के आपसी जुड़ाव को और ज्यादा तेज करना होगा। दोनों देश G20, G7 और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े वैश्विक मंचों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। दोनों देश मिलकर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और अपनी संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। न्यूक्लियर गवर्नेंस। हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि की 11 समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को हम अंग्रेजी में रिव्यू कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, लेकिन ये पूरी बैठक बिना किसी अंतिम समझौते या आम सहमति के समाप्त हो गई। इस बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच गहरा विवाद देखने को मिला है। ये दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आपस में उलझ गए। लगातार ये तीसरी बार हुआ है जब इस संधि की समीक्षा बैठक में कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस असफलता के कारण इस पूरी संधि की साख और प्रामाणिकता पर असर पड़ रहा है। हालांकि ये संधि आज भी पूरी दुनिया में कानूनी रूप से लागू है। इस संधि को दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। इससे पहले साल 2022 में भी इस संधि की एक समीक्षा बैठक हुई थी। उस समय रूस ने इस अंतिम समझौते के दस्तावेज पर अपनी तरफ से रोक लगा दी थी। रूस ने यूक्रेन पर किए गए अपने हमले के कारण ऐसा किया था। उस दस्तावेज में यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जिक्र था। रूस द्वारा इस परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की बात उस दस्तावेज में लिखी गई थी। अब हम दुनिया में परमाणु हथियारों को संभालने वाले पूरे ढांचे को समझेंगे। इसके लिए दुनिया में कई तरह की संस्थाएं और संधियां बनाई गई हैं। इसमें सबसे पहली और मुख्य संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इसे छोटे नाम में हम IAEA भी कहते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना साल 1957 में की गई थी।
ये संस्था दुनिया में परमाणु तकनीक के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। ये संस्था ये भी देखती है कि परमाणु तकनीक का उपयोग सेना या हथियारों के लिए न हो। भारत ने साल 2009 में इस संस्था के एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद साल 2014 में भारत ने इस अतिरिक्त प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मंजूरी दे दी थी। इस मंजूरी के बाद भारत के सभी नागरिक परमाणु संयंत्र इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की निगरानी में आ गए हैं। इसके बाद साल 1967 में एक और बड़ी संधि हुई थी। इस संधि का नाम बाहरी अंतरिक्ष संधि है। ये संधि पृथ्वी की कक्षा या अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने पर पूरी तरह रोक लगाती है। ये संधि किसी भी खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा पर भी परमाणु हथियार ले जाने से मना करती है। हमारा देश भारत भी इस बाहरी अंतरिक्ष संधि का एक सक्रिय सदस्य है। इसके बाद साल 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी। इसे छोटे नाम में हम एनपीटी कहते हैं। ये संधि पूरी दुनिया में साल 1970 से लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। ये संधि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है, लेकिन भारत इस संधि को पूरी तरह से एक भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण ढांचा मानता है। भारत का मानना है कि इस संधि ने दुनिया को परमाणु संपन्न और परमाणु विहीन देशों में बांट दिया है। इसके बाद साल 1971 में एक सीबेट संधि की गई थी। ये संधि समुद्र की सतह पर परमाणु हथियार रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है। ये नियम तट से 12 मील की दूरी के बाद वाले पूरे महासागर के फर्श पर लागू होता है। ये संधि परमाणु हथियारों के साथ साथ अन्य विनाशकारी हथियारों पर भी रोक लगाती है। इसके बाद साल 1979 में निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसे छोटे नाम में सीडी कहा जाता है। भारत इस मंच का बहुत मजबूती से समर्थन करता है। ये दुनिया में हथियारों को खत्म करने के लिए बातचीत करने का एकमात्र बहुपक्षीय मंच है। इस समय इस खास मंच में भारत सहित कुल 65 देश शामिल हैं। इसके बाद साल 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लाई गई। इसे छोटे नाम में हम सीटीबीटी कहते हैं। ये संधि सैन्य या नागरिक किसी भी उद्देश्य के लिए परमाणु विस्फोट करने पर पूरी तरह रोक लगाती है, लेकिन भारत ने आज तक इस सीटीबीटी संधि पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका कारण ये है कि परमाणु संपन्न देशों ने समय सीमा के भीतर अपने हथियार खत्म करने की कोई गारंटी नहीं दी। इसके बाद साल 2017 में परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि लाई गई। इसे छोटे नाम में TPNW कहते हैं। ये संधि साल 2021 से पूरी दुनिया में लागू हो चुकी है। ये परमाणु हथियारों को पूरी तरह अवैध घोषित करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इस समय दुनिया के 95 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 74 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। भारत ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया है। भारत का मानना है कि ये संधि किसी नए अंतर्राष्ट्रीय नियम या मानक को स्थापित नहीं करती है। अब हम दुनिया के 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण शासनों के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे समूह हैं जो संवेदनशील तकनीकों और हथियारों के व्यापार पर नजर रखते हैं। इसमें पहला समूह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, जिसे हम NSG कहते हैं। इसकी स्थापना साल 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद की गई थी। भारत के उस पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। इस समूह का मकसद ये देखना है कि परमाणु सामग्री का निर्यात हथियारों को बनाने के लिए न हो। भारत इस NSG समूह का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन अभी तक इसका सदस्य नहीं है। इसकी सदस्यता मिलने से भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा। दूसरा समूह मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। इसे छोटे नाम में MTCR कहा जाता है। ये समूह सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल तकनीक के प्रसार को रोकता है। इस समय इस समूह में कुल 35 सदस्य देश शामिल हैं। भारत साल 2016 में इस महत्वपूर्ण समूह का एक पूर्ण सदस्य बन चुका है। तीसरा समूह वासेनार व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के संघर्ष वाले इलाकों में हथियारों के अनुचित निर्माण को रोकना है। ये समूह ये भी देखता है कि आधुनिक हथियार आतंकवादियों के हाथों में न चले जाएं। भारत साल 2017 में इस वासेनार व्यवस्था समूह में शामिल हुआ था। चौथा समूह ऑस्ट्रेलिया समूह कहलाता है। यह समूह रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने का काम करता है। यह समूह इन खतरनाक रसायनों के निर्यात और व्यापार पर कड़ी निगरानी रखता है। भारत साल 2018 में इस ऑस्ट्रेलिया समूह का भी एक आधिकारिक सदस्य बन चुका है। परमाणु शासन की सफलता का पहला बड़ा प्रमाण परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। 20वीं सदी के मध्य में दुनिया के बड़े विचारकों ने एक डरावनी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि दुनिया के कम से कम 20 से 30 देश बहुत जल्द परमाणु हथियार हासिल कर लेंगे। वैश्विक नियमों और परमाणु अप्रसार संधि ने इस खतरनाक भविष्यवाणी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। आज पूरी दुनिया में केवल 9 देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। यह संख्या बताती है कि परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के वैश्विक प्रयास काफी हद तक सफल रहे हैं।
परमाणु शासन की दूसरी बड़ी सफलता दुनिया में परमाणु हथियारों के कुल भंडार में कमी आना है। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया में हथियारों की होड़ को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए। इसके लिए विशेष रूप से अमेरिका और रूस के बीच कई रणनीतिक बातचीत और हथियार नियंत्रण समझौते हुए। इन समझौतों की वजह से दोनों महाशक्तियों के परमाणु हथियारों के भंडार में एक बहुत बड़ी कटौती देखी गई है। उदाहरण के लिए दोनों देशों के बीच सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि और न्यू स्टार्ट नाम के समझौते हुए। इस नए समझौते ने प्रत्येक देश के लिए तैनात किए जाने वाले परमाणु हथियारों की अधिकतम संख्या 1550 तय कर दी। ये संख्या शीत युद्ध के दौर में मौजूद हथियारों के मुकाबले एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक गिरावट है। परमाणु शासन की तीसरी सफलता इसकी मजबूत निगरानी और सुरक्षा प्रणाली है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक बहुत ही मजबूत संस्थागत तंत्र का निर्माण किया है। यह संस्था दुनिया के देशों में चल रहे शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रमों की लगातार निगरानी करती है। ये प्रणाली इस बात का पता लगाती है कि कोई देश बिजली बनाने वाले परमाणु मटेरियल का इस्तेमाल हथियार बनाने में तो नहीं कर रहा है। साल 2024 में इस संस्था ने दुनिया के 190 देशों में अपनी सुरक्षा और निगरानी के नियमों को लागू किया है। इस संस्था ने केवल एक साल में 1300 से अधिक परमाणु केंद्रों पर जाकर 3000 से ज्यादा बार औचक निरीक्षण किए हैं। ये पूरी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी और व्यापक निगरानी प्रणालियों में से एक है। परमाणु शासन की चौथी बड़ी सफलता परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का बनना है। साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु अप्रसार संधि की धारा 7 के तहत इन क्षेत्रों को बनाने के विचार को दोबारा मजबूत किया था। इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों का निर्माण करना था जहां परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से पाबंदी हो। इन क्षेत्रों के बनने से क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत हुई और परमाणु हथियारों के खिलाफ एक कड़ा वैश्विक नियम बन गया। आज दुनिया के कई बड़े क्षेत्रों ने कानूनी रूप से खुद को परमाणु हथियारों से पूरी तरह दूर रखने का संकल्प लिया है। लैटिन अमेरिका ने tlatelolco की संधि के जरिए खुद को परमाणु मुक्त देश घोषित किया है। अफ्रीका महाद्वीप ने पेलिंडबा की संधि के जरिए परमाणु हथियारों को अपने से दूर रखा है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने बैंकॉक की संधि अपनाकर इस नियम को स्वीकार किया है। इसके साथ ही दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देशों ने रारोटोंगा की संधि के जरिए परमाणु हथियारों पर बैन लगाया है। ये पूरा ढांचा बहुपक्षीय परमाणु शासन के बेहतरीन उदाहरण के रूप में काम करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्थाएं और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जैसे मंच मौजूद हैं। ये सभी मंच मिलकर दुनिया में परमाणु सामग्री के व्यापार की निगरानी, नियमन और आपसी सहयोग का एक मजबूत जरिया बनते हैं। अब हम परमाणु शासन से जुड़ी कुछ गंभीर चुनौतियों और समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इसमें पहली बड़ी चुनौती परमाणु हथियारों के प्रसार का लगातार बना रहने वाला खतरा है। उत्तर कोरिया का लगातार आगे बढ़ता परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विवाद वर्तमान व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि परमाणु हथियारों को रोकने के लिए बनाए गए मौजूदा नियम पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय मंचों का बेअसर होना है। विभिन्न देशों के बीच बढ़ती भू राजनीतिक दूरियां और उनके अपने राष्ट्रीय हित इस रास्ते में बड़ी बाधा बनते हैं। इन आपसी मतभेदों के कारण परमाणु सुरक्षा के वैश्विक मंचों पर किसी एक आम सहमति तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा के लिए 4 हफ्ते तक चला था, वो बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया। तीसरी बड़ी चुनौती महत्वपूर्ण समझौतों में सभी देशों की भागीदारी का न होना है। दुनिया के कई बड़े और जरूरी परमाणु समझौते आज भी सभी देशों की मंजूरी न मिलने के कारण अधूरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि आज तक पूरी दुनिया में कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकी है। इसका मुख्य कारण यह है कि दुनिया के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण देशों ने अभी तक इस संधि को अपनी मंजूरी नहीं दी है। चौथी बड़ी चुनौती परमाणु निरस्त्रीकरण की बेहद धीमी रफ्तार है। निरस्त्रीकरण का सीधा सा मतलब दुनिया से परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया से है। दुनिया के परमाणु संपन्न देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार की जाने वाली अपीलों के बाद भी अपने हथियार कम करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। एक प्रतिष्ठित रक्षा संस्था सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 की शुरुआत में पूरी दुनिया में लगभग 12,241 परमाणु हथियार मौजूद थे। ये विशाल संख्या बताती है कि दुनिया को परमाणु मुक्त बनाने का वादा अभी भी बहुत दूर की कौड़ी नजर आता है। पांचवी चुनौती इस पूरे परमाणु शासन के ढांचे का भेदभावपूर्ण होना है। इस पूरी व्यवस्था की अक्सर आलोचना की जाती है क्योंकि ये मान्यता प्राप्त परमाणु देशों और गैर परमाणु देशों के बीच असमान अधिकार तय करती है। ये व्यवस्था कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने की कानूनी छूट देती है और बाकी देशों पर इस पर पूरी तरह रोक लगाती है। उदाहरण के लिए परमाणु अप्रसार संधि केवल 5 देशों को ही परमाणु संपन्न देश के रूप में मान्यता देती है।
यह मान्यता भी केवल एक पुरानी ऐतिहासिक तारीख के आधार पर तय की गई है, जो बाकी दुनिया के साथ एक बड़ा भेदभाव है। अब हम बात करेंगे कि इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए आगे का क्या रास्ता होना चाहिए। सबसे पहले हमें हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों को दोबारा जीवित करना होगा। दुनिया के देशों को मिलकर नए हथियार नियंत्रण समझौतों पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही परमाणु हथियारों को चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से कम करने का एक भरोसेमंद रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा उपाय परमाणु अप्रसार और उसकी जांच के तरीकों को और ज्यादा मजबूत करना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की शक्तियों और उसकी तकनीकी क्षमताओं को काफी बढ़ाना होगा। इससे ये संस्था किसी भी देश में गुपचुप तरीके से चलने वाली परमाणु गतिविधियों को आसानी से पकड़ सकेगी। तीसरा उपाय पुरानी पड़ रही वैश्विक संस्थाओं में जरूरी सुधार करना है। हमें परमाणु अप्रसार समीक्षा सम्मेलन और निरस्त्रीकरण सम्मेलन जैसे मंचों को ज्यादा प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाना होगा। इन मंचों को ऐसा रूप देना होगा जिससे सभी देश मिलकर किसी एक फैसले पर आसानी से अपनी सहमति बना सकें। चौथा उपाय दुनिया में आ रही नई और आधुनिक तकनीकों के लिए नियम बनाना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर होने वाले हमलों की तकनीक बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलें और खुद से चलने वाले स्वायत्त हथियार दुनिया की परमाणु स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इन सभी आधुनिक तकनीकों के सैन्य इस्तेमाल को रोकने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक विकसित करने होंगे। पांचवां उपाय परमाणु सुरक्षा को बढ़ाना और आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करना है। दुनिया के सभी परमाणु केंद्रों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करके वहां की संवेदनशील सामग्रियों की सुरक्षा बढ़ानी होगी। इसके लिए देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था और परमाणु सामग्री की अवैध तस्करी को रोकने के कड़े नियम बनाने होंगे। आखिरी उपाय परमाणु संपन्न देशों के बीच रणनीतिक बातचीत और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है। किसी भी संकट के समय देशों के बीच बातचीत के सीधे रास्ते और सेनाओं के आपसी संपर्क को हमेशा खुला रखना होगा। तभी किसी गलतफहमी या गलती से शुरू होने वाले परमाणु युद्ध के बड़े खतरे से पूरी मानवता को सुरक्षित रखा जा सकेगा। यूएई लीव्स ओपेक एंड ओपेक जोड़। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने खनिज तेल उत्पादक देशों के सबसे बड़े संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से पूरी तरह बाहर निकलने का आधिकारिक फैसला किया है। यूएई का ये कदम पूरी दुनिया के तेल बाजार और ऊर्जा राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला माना जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यूएई ने इतने पुराने और शक्तिशाली संगठन को छोड़ने का फैसला क्यों किया। इसका पहला और बहुत बड़ा कारण क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब यूएई पर ईरानी मिसाइलों के हमले हुए थे तब अरब जगत और खाड़ी क्षेत्र के साथी देशों से उसे उम्मीद के मुताबिक सहयोग और एकजुटता देखने को नहीं मिली थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण तेल उत्पादन के कोटे को लेकर होने वाले आपसी विवाद है। ओपेक संगठन अपने सभी सदस्य देशों के लिए तेल उत्पादन की एक अधिकतम सीमा यानी कोटा तय करता है ताकि बाजार में तेल की कीमतें बनी रहें। लेकिन पिछले कुछ समय में यूएई ने तेल उत्पादन करने की अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। ओपेक के कड़े नियमों के कारण यूएई अपनी इस बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा था। तीसरा कारण ऊर्जा परिवर्तन और आर्थिक विविधीकरण की नई सोच है। पूरी दुनिया अब धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल को छोड़कर पर्यावरण के अनुकूल साफ सुथरी ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रही है। यूएई का मानना है कि दुनिया में तेल की मांग पूरी तरह खत्म होने से पहले उसे अपने सारे तेल भंडारों को जल्द से जल्द बेचकर मुनाफा कमा लेना चाहिए। यूएई इस तेल की कमाई का इस्तेमाल एक ऐसी आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाने में करना चाहता है जो भविष्य में तेल पर बिल्कुल निर्भर न हो। इसके साथ ही यूएई अपनी ऊर्जा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों में किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता था, बल्कि पूरी तरह रणनीतिक स्वायत्तता चाहता था। भू राजनीतिक स्तर पर देखें तो यमन, सूडान और पूरे खाड़ी क्षेत्र के कई मुद्दों पर यूएई के विचार इस संगठन के सबसे बड़े नेता सऊदी अरब से काफी अलग हो चुके थे। चलिए अब इस ओपेक संगठन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि ये क्या है। ओपेक तेल का निर्यात करने वाले 11 विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इस शक्तिशाली संगठन की शुरुआत साल 1960 में आयोजित हुए बगदाद सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसे बनाने वाले शुरुआती देशों में मुख्य रूप से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। इस संगठन का मुख्य मुख्यालय ऑस्ट्रिया देश की खूबसूरत राजधानी वियना में स्थित है। ओपेक का मुख्य उद्देश्य अपने सभी सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के बीच तालमेल बैठाना और उनमें एकता लाना है। ये संगठन बाजार में तेल की कीमतों को उचित और पूरी तरह स्थिर रखने का काम करता है ताकि तेल उत्पादकों को नुकसान न हो। पूरी दुनिया में होने वाले कच्चे तेल के उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले ओपेक देशों के पास मौजूद है। इसी ताकत के दम पर यह संगठन जब चाहे बाजार में तेल की सप्लाई को घटा या बढ़ा देता है। सप्लाई में किए जाने वाले इसी बदलाव के जरिए ओपेक पूरी दुनिया में तेल की मानक कीमतों को सीधे प्रभावित करता है। अब समझते हैं कि आखिर ये मानक कीमतें क्या होती हैं।
मानक कीमतें कच्चे तेल की वे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ कीमतें होती हैं जो पूरी दुनिया में तेल को खरीदने और बेचने के लिए एक तय पैमाने का काम करती हैं। पूरी दुनिया के तेल बाजार में मुख्य रूप से 3 बड़े ऑयल बेंचमार्क काम करते हैं। इसमें पहला नाम ब्रेंट क्रूड का है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल का मानक माना जाता है। ये उत्तरी सागर से निकलने वाले 4 अलग अलग हल्के और मीठे कच्चे तेल की धाराओं पर आधारित होता है। दूसरा बड़ा मानक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, जिसे छोटे नाम में WTI भी कहते हैं। ये अमेरिका का एक बहुत ही हल्का और मीठा कच्चा तेल माना जाता है, जिसकी कीमत ओक्लाहोमा के कुशिंग शहर से तय होती है। तीसरा प्रमुख मानक दुबई और ओमान का तेल क्षेत्र है। ये एक मध्यम और खट्टा कच्चा तेल होता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से एशियाई देशों को भेजे जाने वाले मध्य पूर्व के तेल की कीमतें तय करने में होता है। UAE के इस संगठन से बाहर निकलने के बाद अब ओपेक में केवल 11 सदस्य देश ही बचे हैं। इन बचे हुए देशों के नाम अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, भूमध्य रेखीय गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला हैं। हमारा देश भारत इस ओपेक संगठन का सदस्य देश बिल्कुल नहीं है। इतिहास में इक्वाडोर, इंडोनेशिया, तरंगोला और अब खुद UAE जैसे बड़े देश इस संगठन के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन अब ये सभी इससे बाहर हो चुके हैं। अब आखिरी में ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये ओपेक प्लस क्या बला है। कुछ साल पहले जब अमेरिका ने शेल ऑयल यानी चट्टानों से निकलने वाले तेल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया, तो दुनिया में तेल की कीमतें बहुत नीचे गिर गईं। इस संकट से निपटने के लिए ओपेक ने साल 2016 में दुनिया के 10 अन्य बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर एक नया समझौता किया था। ओपेक और इन बाहरी देशों के इसी बड़े गठबंधन को ओपेक प्लस का नाम दिया गया है। इतिहास गवाह है कि इस पूरे ओपेक प्लस ढांचे का दुनिया के कुल तेल की सप्लाई पर लगभग 41% हिस्से का सीधा नियंत्रण रहा है। इस ओपेक प्लस गठबंधन में शामिल होने वाले बाहरी देशों में मुख्य रूप से रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान और सूडान जैसे देश शामिल हैं। ग्रोइंग रशिया चाइना रिलेशंस। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरा किया है। इस दौरे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि इसने रूस की चीन पर लगातार बढ़ती निर्भरता को साफ तौर पर दिखा दिया है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच 40 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। दोनों महाशक्तियों ने पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का खुलकर समर्थन किया है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब एक ऐसी दुनिया से है जहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलती है और शक्ति कई देशों के पास बंटी होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन दोनों देशों की इस गहरी दोस्ती का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला बड़ा असर ये होगा कि एक रणनीतिक संतुलन बनाने वाले देश के रूप में रूस की भूमिका अब कमजोर पड़ सकती है। पहले जब भी भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव होता था, तब रूस हमेशा बीच में एक निष्पक्ष दोस्त की तरह संतुलन बनाने का काम करता था। लेकिन अब चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता के कारण भारत और चीन के विवादों में रूस के लिए पूरी तरह निष्पक्ष बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा बड़ा असर भारत की सैन्य सुरक्षा और तैयारियों पर पड़ सकता है। भारत अपनी सेना के लिए हथियारों और सैन्य सामानों के मामले में बहुत बड़े स्तर पर रूस पर ही निर्भर रहता है। रूस और चीन की इस नजदीकी के कारण भारत को मिलने वाले जरूरी हथियारों जैसे S-400 मिसाइल प्रणाली और जंगी जहाजों की सप्लाई में लगातार देरी हो रही है। इसके साथ ही रूस अब अपने बहुत ही आधुनिक और खतरनाक सैन्य प्लेटफॉर्म चीन को सौंप रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। तीसरा बड़ा असर ये हो रहा है कि अब दुनिया के नक्शे पर रूस, चीन और पाकिस्तान का एक नया गुट उभरकर सामने आ रहा है। रूस अब भारत के पारंपरिक विरोधी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लगातार बढ़ा रहा है। रूस अब पाकिस्तान को आधुनिक हथियार बेच रहा है और इसके साथ ही उसे बहुत ही सस्ते दामों पर कच्चे तेल का निर्यात भी कर रहा है। इसके अलावा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए शंघाई सहयोग संगठन जैसे बड़े मंचों पर रूस और चीन अब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। इन दोनों देशों की इस जुगलबंदी के कारण भारत के लिए इन बड़े वैश्विक मंचों पर अपनी बात मनवाना पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इन सब बदलावों के कारण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब होता है किसी भी देश की बिना किसी बाहरी दबाव के अपने राष्ट्रीय हित में स्वतंत्र फैसले लेने की आजादी। एक तरफ रूस और चीन की ये खतरनाक नजदीकी बढ़ रही है और दूसरी तरफ अमेरिका की नीतियां भी बहुत ज्यादा अनिश्चित बनी हुई हैं। इस दौरे संकट के कारण भारत की सभी प्रमुख देशों के साथ एक साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की बहुसंरेखण रणनीति के सामने बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो गई है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड। भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते को छोटे नाम में FTA भी कहा जाता है। ये नया व्यापार समझौता भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है।
विकसित भारत 2047 का उद्देश्य साल 2047 तक भारत को एक पूरी तरह समृद्ध और विकसित देश बनाना है। यह समझौता भारत को दुनिया भर के बड़े व्यापारिक नेटवर्कों से सीधे जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही ये देश के छोटे उद्योगों और किसानों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। ये नई व्यवस्था हमारे देश की महिलाओं और युवाओं के लिए भी तरक्की के कई नए रास्ते खोलेगी। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत से आने वाले सभी सामानों पर से टैक्स को पूरी तरह हटा देगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इस टैक्स छूट से भारत के उन क्षेत्रों को बहुत बड़ा फायदा होगा जहां बहुत ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलता है। इनमें हमारे देश के छोटे उद्योग और कपड़ों का व्यापार मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा चमड़े का सामान और जूते चप्पल बनाने वाले उद्योगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। भारत से बाहर भेजे जाने वाले कीमती रत्नों और आभूषणों का निर्यात भी इसके बाद बहुत तेजी से बढ़ेगा। निवेश के मामले में भी न्यूजीलैंड ने भारत के साथ एक बहुत ही बड़ा और लिखित वादा किया है। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों के दौरान भारत के भीतर $20 बिलियन का भारी भरकम निवेश करेगा। इस बड़े विदेशी निवेश से भारत में नए कारखाने लगेंगे और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ भारत ने अपने देश के संवेदनशील और कमजोर उद्योगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामानों के लिए अपनी केवल 70% टैरिफ लाइनों पर ही बाजार तक पहुंच दी है। टैरिफ लाइनों का आसान शब्दों में मतलब उन सामानों की सूची से है जिन पर टैक्स लगाया या घटाया जाता है। भारत की ये 70% सूची न्यूजीलैंड के कुल आपसी व्यापार के लगभग 95% हिस्से को पूरी तरह कवर कर लेती है। भारत ने अपनी लगभग 30% टैरिफ लाइनों को इस टैक्स छूट के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारे देश के किसानों और घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान से पूरी तरह बचाया जा सके। इन सुरक्षित रखे गए सामानों में दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद और चीनी शामिल हैं। इसके साथ ही खेती से जुड़ी चीजें जैसे प्याज और एल्यूमीनियम को भी इस टैक्स छूट से बाहर रखा गया है। इस समझौते में व्यापारिक फायदों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उत्पत्ति के नियम का एक बहुत ही कड़ा ढांचा बनाया गया है। इसके तहत प्रत्येक उत्पाद के लिए विशेष नियम तय किए गए हैं। ये नियम ये पक्का करेंगे कि कोई तीसरा देश न्यूजीलैंड के रास्ते अपना घटिया सामान बिना टैक्स दिए भारत में न भेज सके। दोनों देशों ने मिलकर छात्रों और कामकाजी लोगों की सहूलियत के लिए भी शानदार नियम बनाए हैं। भारतीय छात्रों को वहां पढ़ाई करने और पढ़ाई पूरी होने के बाद काम करने का वीजा आसानी से मिलेगा। ये विशेष सुविधा मुख्य रूप से विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के ग्रेजुएट छात्रों को दी जाएगी। इसके साथ ही कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए हर साल 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा का एक विशेष कोटा तय किया गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के जरिए भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड ने भारत की आयुष प्रणालियों के व्यापार को कानूनी मंजूरी दी है। अब न्यूजीलैंड के लोग भी भारत के आयुर्वेद और योग से जुड़े उत्पादों का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। दोनों देशों ने खेती को और आधुनिक बनाने के लिए कृषि उत्पादकता साझेदारी की शुरुआत भी की है। भारत को न्यूजीलैंड के कुल 118 सेवा क्षेत्रों के बाजारों में सीधे काम करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही भारत को 139 विशेष क्षेत्रों में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा भी दिया गया है। सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का मतलब ये होता है कि न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत को अपने सबसे अच्छे दोस्तों की तरह सभी सुविधाएं देगा। अब हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच के मौजूदा मजबूत रिश्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम पूरे ओशिनिया क्षेत्र की बात करें तो न्यूजीलैंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ओशिनिया का मतलब प्रशांत महासागर के उस इलाके से है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। साल 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच का आपसी व्यापार 49% की शानदार रफ्तार से बढ़कर $1.3 बिलियन तक पहुंच गया है। इस पूरे आपसी व्यापार में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का व्यापार संतुलन पूरी तरह सकारात्मक बना हुआ है। सकारात्मक व्यापार संतुलन का सीधा सा मतलब है कि भारत न्यूजीलैंड को सामान बेचता ज्यादा है और वहां से चीजें खरीदता कम है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड में रहने वाले लगभग 3 लाख भारतीय लोग दोनों देशों के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम कर रहे हैं। ये भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड की कुल आबादी का लगभग 5% हिस्सा है, जो वहां की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बना रहा है। इंडिया वियतनाम। हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने आपसी संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने मिलकर अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत बनाया है। अब इन रिश्तों को संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया है। ये नया नाम दोनों देशों के बीच बहुत ही गहरे और अटूट भरोसे को दिखाता है। ये नई साझेदारी साल 2016 में बने पुराने रिश्तों से एक कदम आगे की बात है। साल 2016 में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी। रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये बड़ा फैसला हाल ही में लिया गया है।
वियतनाम के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा की है। इसी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इस बड़े समझौते पर अपनी सहमति जताई है। इस यात्रा के दौरान व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर बहुत बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को $25 बिलियन तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो दोनों देशों के बीच का व्यापार लगभग $16 बिलियन के आसपास है। व्यापार को और ज्यादा आसान बनाने के लिए दोनों देशों ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देश आसियान भारत माल व्यापार समझौते की समीक्षा जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं। इस व्यापार समझौते को छोटे नाम में AITIGA भी कहा जाता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच बिकने वाले सामानों पर लगने वाले टैक्स को कम करने में मदद करता है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 13 रणनीतिक समझौते भी किए गए हैं। ये समझौते दोनों देशों को महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उनके सही इस्तेमाल में मदद करेंगे। महत्वपूर्ण खनिज वे विशेष मटेरियल होते हैं जिनका उपयोग मोबाइल फोन और EV बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही दोनों देश डिजिटल कनेक्टिविटी और फिनटेक के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। फिनटेक का आसान मतलब इंटरनेट और मोबाइल के जरिए पैसों का लेन देन करने वाली आधुनिक तकनीक से होता है। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा और पुरानी संस्कृतियों को बचाने के लिए भी समझौते हुए हैं। इसके तहत वियतनाम में मौजूद प्राचीन चाम पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। चाम पांडुलिपियां वियतनाम के एक बहुत ही पुराने समुदाय के प्राचीन इतिहास और उनकी संस्कृति को दर्शाती हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों देश मिलकर बहुत जल्द रणनीतिक कूटनीति रक्षा संवाद की शुरुआत करेंगे। इस विशेष बातचीत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2+2 संवाद भी कहा जाता है। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ बैठकर सुरक्षा के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों देशों ने एक नया कदम उठाया है। वियतनाम अब आधिकारिक रूप से भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। इस समुद्री पहल को छोटे नाम में IPOI भी कहा जाता है। ये किसी समझौते से बंधी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये देशों की अपनी मर्जी पर चलने वाली एक स्वैच्छिक पहल है। भारत ने इस बेहतरीन पहल की शुरुआत साल 2019 में थाईलैंड में आयोजित हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को पूरी तरह से स्वतंत्र, खुला और नियमों पर चलने वाला बनाना है। अब हम ये समझेंगे कि भारत के लिए आखिर वियतनाम देश का क्या महत्व है। भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध विदेश नीति है जिसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्व में स्थित एशियाई देशों के साथ व्यापार और दोस्ती को बहुत मजबूत बनाना है। वियतनाम इस नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान में भारत का सबसे प्रमुख और भरोसेमंद साझेदार है। इसके साथ ही वियतनाम भारत के महासागर विजन और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का भी एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। भू रणनीतिक स्थान के मामले में भी वियतनाम की स्थिति समुद्र में बहुत ही खास जगह पर है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और पूरी तरह स्थिर व्यापारिक रास्तों को बनाए रखने के लिए वियतनाम का साथ होना बहुत जरूरी है। ये देश दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक रास्तों के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने के मामले में भी दोनों देशों के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में जहाजों के स्वतंत्र रूप से आने जाने का पुरजोर समर्थन करते हैं। दोनों देश इस समुद्री क्षेत्र में साल 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के नियमों का पालन करने की बात कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून समुद्र का उपयोग करने और उसके संसाधनों को साझा करने के सही नियम तय करता है। अपनी फैक्ट्रियों और उद्योगों को लगातार चलाने के लिए भी भारत को वियतनाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। वियतनाम के साथ व्यापार बढ़ने से भारत को अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने में मदद मिलेगी। वियतनाम से मिलने वाले दुर्लभ खनिज भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत मजबूत बनाएंगे। इससे भारत की कच्चे माल के लिए चीन के बाजारों पर बनी हुई निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी वियतनाम एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के समुद्री इलाकों में बहुत बड़ा निवेश किया है। भारतीय कंपनियां वहां वियतनाम के साथ मिलकर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का काम कर रही हैं। ये पूरा समुद्री इलाका हाइड्रोकार्बन मटेरियल यानी पेट्रोल और गैस के मामले में बहुत ज्यादा अमीर माना जाता है। इंडिया EU ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ी की पुरानी बैटरी को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत दोनों ने मिलकर 15.2 मिलियन यूरो का एक साझा कार्यक्रम शुरू किया है। ये भारी भरकम रकम भारतीय रुपयों में लगभग 169 करोड़ रुपए के बराबर बैठती है। इस साझा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पुरानी हो चुकी बैटरियों की रीसाइक्लिंग को बहुत मजबूत बनाना है। रीसाइक्लिंग का आसान शब्दों में मतलब किसी खराब या बेकार हो चुकी चीज से दोबारा नई और काम की चीज बनाने की प्रक्रिया से होता है।
ये पूरा कार्यक्रम भारत और यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत शुरू किया गया है। इस परिषद को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में छोटे नाम से टीटीसी भी कहा जाता है। इस टीटीसी परिषद के भीतर भी कई छोटे छोटे समूह बने हैं, जिनमें से दूसरे कार्य समूह ने इस जिम्मेदारी को संभाला है। इस अभियान को पूरा करने के लिए पैसे 2 अलग अलग जगहों से मिलकर जुटाए जा रहे हैं। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय संघ के अपने विशेष हॉराइजन यूरोप कार्यक्रम से दिया जा रहा है। इसके साथ ही भारत की तरफ से इसमें हमारा भारी उद्योग मंत्रालय अपना पूरा आर्थिक सहयोग दे रहा है। चलिए अब हम इस भारत और यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी टीटीसी के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इस बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक परिषद की आधिकारिक शुरुआत साल 2023 के फरवरी महीने में की गई थी। ये परिषद मुख्य रूप से दोनों ही क्षेत्रों को अपनी नीतियों में रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने में मदद करती है। रणनीतिक स्वायत्तता का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी देश बिना किसी बाहरी दबाव के अपने फैसले खुद ले सके। ये परिषद बहुत ही चतुराई से काम करते हुए यूरोपीय संघ की चीन के ऊपर बनी हर तरह की निर्भरता को लगातार कम करना चाहती है। इसके साथ ही ये परिषद हमारे देश भारत की भी रूस के ऊपर बनी हुई हथियारों और दूसरी निर्भरता को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। इस पूरे बड़े काम को सही तरीके से चलाने के लिए इस परिषद के भीतर 3 मुख्य कार्य समूह बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला कार्य समूह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकों पर अपना पूरा ध्यान लगाता है। ये पहला समूह इसके अलावा डिजिटल क्षेत्र में सही तरीके से शासन चलाने और इंटरनेट के जरिए देशों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। इसके बाद इस परिषद के भीतर दूसरा कार्य समूह पूरी तरह से हरित और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा का मतलब एक ऐसी बिजली या तकनीक से होता है जिससे हमारे पर्यावरण को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी परिषद के भीतर तीसरा कार्य समूह दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत व्यापारिक रास्तों को बनाने की जिम्मेदारी संभालता है। ये तीसरा समूह इसके साथ ही आपस में होने वाले व्यापार और भारी विदेशी निवेश को सुरक्षित रूप से बढ़ाने का काम भी करता है। थुसिडिडीज ट्रैप। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान इस शब्द का जिक्र किया है। चीन के राष्ट्रपति ने इस बातचीत में प्राचीन समय के पेलोपोनेशियन युद्ध की बात भी उठाई है। आइए अब हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप क्या होता है। इस विशेष शब्द को सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन ने बनाया था। ग्राहम एलिसन ने इस शब्द का नाम प्राचीन ग्रीस देश के एक बहुत बड़े इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स के नाम पर रखा था। इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स ने अपने समय में हुए प्रसिद्ध पेलोपोनेशियन युद्ध का पूरा इतिहास लिखा था। ये पेलोपोनेशियन युद्ध प्राचीन काल में एथेंस और स्पार्टा नाम के 2 शक्तिशाली राज्यों के बीच लड़ा गया था। एथेंस और स्पार्टा के बीच का ये भयंकर और लंबा युद्ध इतिहास में 4-3-1 बीसी में शुरू हुआ था। अब हम समझते हैं कि इस थ्यूसिडाइड्स ट्रैप शब्द का असली मतलब क्या होता है। ये शब्द दुनिया में पैदा होने वाले एक बहुत बड़े गंभीर खतरे और राजनीतिक परिस्थिति को दर्शाता है। जब भी दुनिया में कोई नई उभरती हुई महाशक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, तब ये स्थिति पैदा होती है। ये उभरती हुई शक्ति पहले से मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर महाशक्ति की जगह लेने की कोशिश करती है। इस कोशिश की वजह से पहले से स्थापित महाशक्ति खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगती है। दोनों महाशक्तियों के बीच का यही गहरा डर और आपसी तनाव अंत में एक बड़े युद्ध या सीधे टकराव का रूप ले लेता है। अगर हम आज के आधुनिक समय की बात करें तो ये शब्द आज की वैश्विक राजनीति को समझने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। इस शब्द का उपयोग आज दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच के तनाव को समझने के लिए किया जाता है। इसमें पहली महाशक्ति अमेरिका है, जो दुनिया में पहले से ही एक स्थापित ताकत के रूप में मौजूद है। इसमें दूसरी महाशक्ति चीन है, जो दुनिया के नक्शे पर एक नई और तेजी से उभरती हुई वैश्विक ताकत है। इन दोनों शक्तिशाली देशों के बीच का यही मौजूदा तनावपूर्ण रिश्ता आज के समय में थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। रूल्स गवर्निंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। हाल ही में ईरान ने उन जहाजों पर हमला कर दिया है जो होर्मुज जलमरू मध्य के विवाद में अमेरिकी कार्रवाई का जवाब दे रहे थे। दरअसल अमेरिका ने पहले ईरान के कुछ जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था और ये ताजा हमला उसी विवाद का नतीजा है। होर्मुज जलमरू मध्य अपने सबसे संकरे हिस्से में पूरी तरह से ईरान और ओमान के क्षेत्रीय समुद्र के भीतर आता है। ये पूरा समुद्री इलाका संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संधि के तहत पारगमन मार्ग के नियमों से चलता है। अब हम उस संस्थागत ढांचे को समझेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय पानी में जहाजों के आने जाने की आजादी को संभालता है। इसके लिए दुनिया में सबसे प्रमुख संस्थागत ढांचा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को माना जाता है। इस संधि के कुछ बहुत ही मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें वैश्विक साझा संपत्ति की सुरक्षा करना शामिल है। इसके अलावा जहाजों के आने जाने की आजादी और समुद्री संसाधनों पर देशों के अधिकार भी इसके मुख्य सिद्धांत हैं। ये संधि समुद्री विवादों को शांति से सुलझाने के लिए एक मजबूत मंच भी देती है।
ये संधि अलग अलग समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं और उनके अधिकारों को भी बहुत साफ तरीके से तय करती है। इसमें पहला क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्र होता है, जो किसी देश के तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है। इस क्षेत्रीय समुद्र वाले इलाके में जहाजों के लिए पारगमन मार्ग के नियम पूरी तरह लागू होते हैं। यह नियम विदेशी जहाजों को बिना किसी रोक टोक के बिल्कुल मुफ्त में वहां से गुजरने का अधिकार देता है। हालांकि इस अधिकार के साथ कुछ छोटी पाबंदियां भी जुड़ी होती हैं, जो जहाज के आने के मकसद और रास्ते से जुड़ी होती हैं। ये पाबंदियां जहाज के वहां रुकने और उस पर सामान की लोडिंग करने से भी जुड़ी हो सकती हैं। इसी क्षेत्र में विदेशी जहाजों को निर्दोष पारगमन का एक बहुत ही विशेष अधिकार भी मिलता है। ये निर्दोष पारगमन का अधिकार व्यापारिक जहाजों के साथ साथ दूसरे देशों के युद्धपोतों को भी दिया जाता है। यहाँ निर्दोष शब्द का सीधा सा मतलब यह है कि वो जहाज उस तटीय देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं पैदा कर रहा है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, जो तट से 200 समुद्री मील तक होता है। इस विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में जहाजों के आने जाने की आजादी पूरी तरह से असीमित नहीं होती है। इस क्षेत्र में तटीय देशों को वहां मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा संप्रभु अधिकार होता है। वे देश इस इलाके में बिजली और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इसके साथ ही तटीय देशों को वहां कृत्रिम ढांचे बनाने और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान करने का भी कानूनी अधिकार होता है। वे देश इस इलाके में पर्यावरण की सुरक्षा करने और इस संधि में तय अपनी दूसरी सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जवाबदेह होते हैं। तीसरा क्षेत्र उच्च समुद्र कहलाता है, जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की 200 मील की सीमा के बिल्कुल बाहर शुरू होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में सभी के लिए खुला क्षेत्र माना जाता है, जिस पर किसी एक देश का कोई अधिकार नहीं होता। ये इलाका दुनिया के सभी देशों के जहाजों के आने जाने और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह खुला रहता है। लेकिन इस इलाके में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में जहाजों को रोकने के अपवाद तय किए गए हैं। अगर किसी जहाज ने किसी देश के क्षेत्रीय समुद्र में कोई अपराध किया है, तो वो देश उच्च समुद्र में भी उसका पीछा कर सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से विशेष मंजूरी मिलने पर भी जहाज को बीच समुद्र में रोका जा सकता है। अगर कोई जहाज बिना किसी देश की राष्ट्रीयता या बिना किसी झंडे के तैर रहा है, तो भी उसे रोका जा सकता है। अगर जहाज पर लगे झंडे वाला देश किसी दूसरी नौसेना को जांच करने की मंजूरी दे दे, तब भी उसे रोका जा सकता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय पानी में जहाजों की इस आजादी के सामने आने वाली कुछ बहुत बड़ी चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। पहली चुनौती भू राजनीतिक और रणनीतिक दिक्कतों से जुड़ी हुई है, जो देशों की आपसी दुश्मनी से पैदा होती हैं। कई ताकतवर देश अपने फायदे के लिए मुख्य समुद्री रास्तों और संकरे समुद्री मोड़ों को जबरदस्ती बंद कर देते हैं। वे इन रास्तों का इस्तेमाल दूसरे देशों पर दबाव बनाने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक हथियार की तरह करते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती इस संधि से जुड़े नियमों की कानूनी अस्पष्टता और उनकी कमजोर पकड़ है। दुनिया के अलग अलग देश इस संधि के नियमों का अपनी सुविधा के हिसाब से बिल्कुल अलग मतलब निकाल लेते हैं। इसके साथ ही इन नियमों को तोड़ने वाले देशों को सजा देने के लिए दुनिया में कोई बहुत मजबूत तंत्र मौजूद नहीं है। तीसरी चुनौती शक्तिशाली देशों द्वारा की जाने वाली एक तरफा कार्रवाइयां और आर्थिक प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अपने घरेलू कानूनों का हवाला देकर वेनेजुएला के तेल का व्यापार करने वाले जहाजों को रास्ते में रोक लिया था। अमेरिका ने क्यूबा देश में तेल ले जा रहे जहाजों को भी अंतर्राष्ट्रीय पानी में जबरन रोककर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। चौथी बड़ी चुनौती समुद्र में सुरक्षा को लेकर पैदा होने वाले नए और गंभीर खतरे हैं। इन खतरों में समुद्री डाकुओं द्वारा की जाने वाली जहाजों की लूटपाट और आतंकवाद जैसी खतरनाक गतिविधियां शामिल हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। हाल ही में ईरान ने एक नए नियामक निकाय को बनाने की आधिकारिक घोषणा की है। नियामक निकाय का आसान शब्दों में मतलब एक ऐसी सरकारी संस्था या अथॉरिटी से होता है, जो किसी खास क्षेत्र के कामों की देखरेख करने और उनके लिए कड़े नियम बनाने का काम करती है। ईरान द्वारा बनाए गए इस नए संगठन का नाम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी रखा गया है, जिसे छोटे नाम में PGSA भी कहा जाता है। इस नई अथॉरिटी को एक बहुत ही खास और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की देखरेख करने के लिए बनाया गया है। इस समुद्री रास्ते को हम सभी होर्मुज जलद मरुमध्य के नाम से जानते हैं। होर्मुज जलद मरुमध्य पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई और समुद्री व्यापार के लिए सबसे प्रमुख और संवेदनशील रास्ता माना जाता है। अब हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि ये नई बनी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी असल में क्या काम करेगी। इस अथॉरिटी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होर्मुज जलद मरुमध्य के बेहद महत्वपूर्ण शिपिंग कॉरिडोर की पूरी तरह निगरानी करना है। शिपिंग कॉरिडोर का मतलब समुद्र के भीतर बने उस तय रास्ते या गलियारे से होता है, जहां से होकर बड़े बड़े व्यापारिक जहाज और तेल के टैंकर गुजरते हैं। ये नई संस्था इस पूरे समुद्री रास्ते में होने वाले सभी बदलावों और गतिविधियों पर बहुत ही बारीकी से नजर रखेगी।
इसके साथ ही ये अथॉरिटी इस समुद्री क्षेत्र में होने वाले सभी जहाजों के ऑपरेशंस यानी उनके आने जाने के कामों के बीच आपसी तालमेल या समन्वय बिठाने का काम भी करेगी। ईरान द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था के तहत अब समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। अब इस इलाके से गुजरने वाले सभी पानी के जहाजों के लिए इस अथॉरिटी द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना पूरी तरह अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी भी जहाज को होर्मुज जलद मरुमध्य के भीतर प्रवेश करने से पहले इस अथॉरिटी से एक विशेष अनुमति पत्र लेना होगा। इस विशेष अनुमति पत्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा में पारगमन परमिट कहा जाता है। पारगमन परमिट का मतलब एक ऐसे कानूनी दस्तावेज या पास से होता है जो किसी जहाज को किसी देश के समुद्री क्षेत्र से सुरक्षित रूप से गुजरने की इजाजत देता है। इस नए नियम के आने के बाद अब कोई भी व्यापारिक जहाज बिना इस परमिट के इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को पार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही ये नई अथॉरिटी होर्मुज जलद मरुमध्य के लिए एक विशेष टैक्स या टोल वसूलने की व्यवस्था भी चलाएगी। इस टैक्स वसूलने की व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांजिट टोल मैकेनिज्म कहा जाता है। ट्रांजिट टोल मैकेनिज्म का आसान सा मतलब समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल करने के बदले में जहाजों से वसूले जाने वाले शुल्क या टोल टैक्स की प्रणाली से होता है। हालांकि ईरान ने टैक्स वसूलने की इस पूरी प्रणाली और इसके नियमों का खुलासा अभी तक पूरी दुनिया के सामने नहीं किया है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इस टोल टैक्स व्यवस्था के तहत किस तरह के नियम और कितनी फीस तय करता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। हाल ही में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक को 10th इंडियन ओशन डायलॉग का नाम दिया गया है। इस बैठक के लिए एक विशेष विषय या थीम को चुना गया था। ये विषय एक बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र रखा गया था। ये इंडियन ओशन डायलॉग इस पूरे संगठन का एक बहुत ही प्रमुख मंच माना जाता है। इस मंच को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ट्रैक 1.5 मंच कहा जाता है। ट्रैक 1.5 मंच का मतलब होता है जहां सरकारी अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। ये पूरा आयोजन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन नाम के संगठन के तहत किया जाता है। इस बड़े संगठन को छोटे नाम में आयोरा भी कहा जाता है। अब हम बहुत ही आसान भाषा में इस आयोरा संगठन के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह संगठन मुख्य रूप से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में काम करता है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब होता है जहां अलग अलग देशों की सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। इस विशेष संगठन की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इस संगठन को बनाने का एक बहुत ही मुख्य और बड़ा उद्देश्य तय किया गया है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के आसपास के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को लगातार बढ़ाना है। इसके साथ ही ये संगठन इस पूरे समुद्री क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है। टिकाऊ विकास का मतलब होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्रगति करना। इस संगठन के रोजमर्रा के कामों को संभालने के लिए एक मुख्य कार्यालय या सचिवालय बनाया गया है। यह सचिवालय मॉरिशस देश के एबेने नामक खूबसूरत शहर में स्थित है। इस समय इस बड़े संगठन में कुल 23 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही इस संगठन के साथ काम करने वाले 12 डायलॉग पार्टनर्स भी मौजूद हैं। डायलॉग पार्टनर्स का मतलब उन बाहरी देशों से होता है जो इस क्षेत्र के विकास में अपना विशेष सहयोग देते हैं। इस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ संस्थागत तंत्र बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी संस्था आयोरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाती है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस पूरे संगठन की सबसे ऊंची निर्णय लेने वाली संस्था है। इस संस्था में सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इस संगठन के नेतृत्व को संभालने के लिए एक अध्यक्ष या आयोरा चेयर को चुना जाता है। इस अध्यक्ष का चुनाव सदस्य देशों की मर्जी और उनकी स्वैच्छिक पेशकश के आधार पर किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर इस अध्यक्ष का चुनाव पूरे 2 वर्ष के समय के लिए करती है। हमारे देश भारत के लिए इस समय एक बहुत ही गर्व और सम्मान की बात सामने आई है। भारत ने इस संगठन की अध्यक्षता या चेयरशिप को पूरी तरह से संभाल लिया है। भारत को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी साल 2025 से साल 2027 तक के समय के लिए दी गई है। इस समय के दौरान भारत इस पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और प्रगति का नेतृत्व करेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक ने अभी हाल ही में एक विशेष नई सुविधा की आधिकारिक शुरुआत की है। इस नई सुविधा को ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन सुविधा का नाम दिया गया है। यह अनूठी सुविधा मुख्य रूप से इस बैंक के उन सदस्य देशों की मदद के लिए बनाई गई है जिनका विकास इस समय किसी संकट से प्रभावित हो सकता है। वर्तमान समय में मध्य पूर्व के इलाके में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के कारण कई देशों के आर्थिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ये नई सुविधा प्रभावित देशों को इस मुश्किल समय से बाहर निकलने में पूरा सहारा देगी। इस विशेष सुविधा के तहत बैंक ने एक निश्चित समय सीमा के लिए वित्तीय मदद की घोषणा की है। इसे हम समयबद्ध वित्तीय लिफाफा भी कह सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत आने वाले 2 वर्षों के समय में एक बहुत ही बड़ी राशि दी जाएगी। ये बैंक देशों की मदद करने के लिए कुल $10 बिलियन तक की भारी भरकम आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।
ये वित्तीय मदद संकटग्रस्त देशों के बाजारों को दोबारा पूरी मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करेगी। चलिए अब हम इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। ये बैंक मूल रूप से एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में काम करता है। बहुपक्षीय विकास बैंक का आसान मतलब एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक से होता है जिसे कई सारे देश मिलकर बनाते हैं। ये बैंक अपने सदस्य देशों को उनके विकास कार्यों के लिए आर्थिक लोन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस बेहद शक्तिशाली और बड़े बैंक की स्थापना आधिकारिक तौर पर साल 2016 में की गई थी। इस बैंक के रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों को संभालने के लिए एक मुख्य कार्यालय या मुख्यालय बनाया गया है। ये मुख्यालय चीन देश की राजधानी बीजिंग में स्थित है। इस बैंक को स्थापित करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा और दूरदर्शी उद्देश्य तय किया गया है। इसका पहला मुख्य उद्देश्य एशिया महाद्वीप में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास को बहुत तेजी से बढ़ावा देना है। टिकाऊ बुनियादी ढांचे का सीधा सा मतलब पर्यावरण के अनुकूल पक्की सड़कें, बिजली घर और बंदरगाह बनाने से होता है। इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य एशिया के विभिन्न देशों के बीच आपसी क्षेत्रीय संपर्क को लगातार मजबूत करना है। इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य इस पूरे एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाना है। अगर हम इस बैंक की सदस्यता की बात करें तो आज पूरी दुनिया में इसके कुल स्वीकृत सदस्य देशों की संख्या 111 से भी ज्यादा हो चुकी है। हमारे प्यारे देश भारत के लिए इस बैंक के भीतर एक बहुत ही विशेष और बड़ी भूमिका तय की गई है। भारत इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को बनाने वाले शुरुआती संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके साथ ही भारत इस पूरे बैंक के भीतर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक देश भी है। शेयरधारक का आसान शब्दों में मतलब बैंक की पूंजी में अपना बड़ा हिस्सा या पैसा लगाने वाले देश से होता है। भारत के संदर्भ में इस बैंक से जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा देश भारत इस बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज या लोन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उधारकर्ता देश भी है। भारत इस बैंक से मिलने वाले इस पैसे का इस्तेमाल अपने देश के बड़े बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में बहुत ही समझदारी से कर रहा है। डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन मल्टीलैटरल पीस ऑपरेशंस 2025 फैक्ट शीट। हाल ही में सिप्री नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक नया फैक्ट शीट यानी जरूरी आंकड़ों की सूची जारी की है। इस संस्था का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस नई रिपोर्ट में बहुपक्षीय शांति अभियानों के सामने आ रही सबसे बड़ी और गंभीर चुनौतियों को पूरी दुनिया के सामने खुलकर दिखाया गया है। बहुपक्षीय शांति अभियान का आसान मतलब ये होता है जब दुनिया के कई देश मिलकर किसी अशांत देश में शांति बहाल करने के लिए अपनी फौजें भेजते हैं। इन शांति अभियानों के सामने सबसे पहली और बहुत बड़ी चुनौती पैसों की भारी कमी के रूप में सामने आई है। दुनिया के कई बड़े और अमीर दाता देश इस काम के लिए अपने हिस्से का तय पैसा समय पर नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे बड़े देश द्वारा अपना योगदान न देने के कारण संयुक्त राष्ट्र के पास $2 बिलियन की भारी कमी हो गई है। पैसों की इस भारी किल्लत के कारण संयुक्त राष्ट्र को मजबूर होकर शांति सैनिकों की संख्या में बहुत बड़ी कटौती करनी पड़ी है। दूसरी बड़ी चुनौती महाशक्तियों के आपसी टकराव और भू राजनीतिक गतिरोध की वजह से पैदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर बड़े देश अक्सर एक दूसरे के खिलाफ वीटो पावर की धमकी देते रहते हैं। वीटो एक ऐसी विशेष ताकत है जिससे कोई भी एक बड़ा देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले को अकेले दम पर रोक सकता है। इस आपसी खींचतान के कारण पुराने चल रहे शांति मिशनों की समय सीमा को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल और पेचीदा होता जा रहा है। आज के समय का एक बड़ा उदाहरण यह है कि अमेरिका इस समय लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम फोर्स जैसे महत्वपूर्ण शांति मिशनों को पूरी तरह से बंद करने का लगातार दबाव बना रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती क्षेत्रीय मिशनों को मिलने वाले फंड और पैसों का बंद होना है। यूरोपीय संघ ने इस काम के लिए यूरोपियन पीस फैसिलिटी नाम का एक बहुत ही बड़ा फंड बनाया हुआ था, लेकिन अब यूरोपीय संघ ने अफ्रीका के गरीब देशों में शांति स्थापित करने वाले इस फंड के पैसों का रुख मोड़ दिया है। यूरोपीय संघ अब इस शांति फंड के पैसों को अफ्रीका की बजाय यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्रों की तरफ तेजी से भेज रहा है। चौथी बड़ी चुनौती के रूप में दुनिया में तदर्थ हस्तक्षेपों का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तदर्थ हस्तक्षेप का मतलब होता है जब कोई देश संयुक्त राष्ट्र के नियमों से हटकर अपनी मर्जी से किसी खास मकसद के लिए अचानक कोई सैन्य कदम उठा लेता है। आज के समय में संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई मध्य देश अपने स्तर पर द्विपक्षीय सैन्य समझौते कर रहे हैं। ये देश केवल अपने छोटे और शॉर्ट टर्म के सुरक्षा फायदों को देखते हैं और लंबे समय तक चलने वाले शांति समाधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। पांचवी बड़ी चुनौती ये है कि आज शांति बनाए रखने का पूरा बोझ ग्लोबल साउथ के गरीब और विकासशील देशों पर बहुत ही असमान रूप से पड़ रहा है। ग्लोबल साउथ का आसान शब्दों में मतलब दुनिया के उन विकासशील और कम अमीर देशों से है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। पूरी दुनिया में शांति सेना के लिए सबसे ज्यादा सैनिक और पुलिस भेजने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल सभी देश इसी ग्लोबल साउथ क्षेत्र से आते हैं।
हमारा प्यारा देश भारत भी इसी ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है, जो दुनिया में शांति के लिए हमेशा अपने सबसे ज्यादा सैनिक भेजता है। इस रिपोर्ट में एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आज शांति सैनिकों की तैनाती अपने सबसे निचले ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर हम साल 2025 के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया के 34 देशों में केवल 58 शांति अभियान ही पूरी तरह से सक्रिय थे। साल 2016 के बाद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सक्रिय शांति अभियानों की कुल संख्या 60 के आंकड़े से भी नीचे गिर गई है। अगर हम पूरी दुनिया में इन शांति अभियानों को वास्तव में दोबारा मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक पूर्वानुमानित फंडिंग की व्यवस्था करनी होगी। पूर्वानुमानित फंडिंग का मतलब एक ऐसी पक्की व्यवस्था से है जिससे शांति सेना को हर महीने मिलने वाले पैसों का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके साथ ही दुनिया के अमीर और विकसित देशों को भी इस जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा अपने कंधों पर उठाना होगा। बदलती दुनिया की नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर अपना तालमेल और ज्यादा मजबूत करना होगा। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस नाम की संस्था ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस नई रिपोर्ट को ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 का 10th संस्करण कहा गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में भूखे रहने वाले लोगों के कुछ बहुत ही डरावने आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान दुनिया के 47 देशों में 266 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने भयंकर भोजन के संकट का सामना किया है। यहाँ तीव्र खाद्य असुरक्षा का सीधा मतलब एक ऐसी गंभीर स्थिति से होता है जहाँ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इस मामले में युद्ध के इन गंभीर हालातों ने खराब और चरम मौसम जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब हम इस रिपोर्ट को जारी करने वाले संगठन ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत साल 2016 में बहुत ही सोच समझकर की गई थी। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने कुछ अन्य बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर बनाया था। खाद्य एवं कृषि संगठन को छोटे नाम में हम सभी FAO के नाम से भी जानते हैं। इस काम में FAO को यूरोपीय संघ और विश्व खाद्य कार्यक्रम का पूरा साथ मिला था। इन सभी बड़ी ताकतों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना विश्व मानवतावादी शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। ये संगठन असल में एक बहुहितधारक पहल के रूप में पूरी दुनिया में काम करता है। बहुहितधारक पहल का आसान मतलब ये होता है जहां दुनिया के कई अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी संगठन एक साथ मिलकर किसी बड़े काम को पूरा करते हैं। इस संगठन को बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य दुनिया में बार बार पैदा होने वाले भोजन के संकट के बुनियादी कारणों को पूरी तरह से खत्म करना है। ये संगठन दुनिया से भुखमरी को मिटाने के लिए कई तरह के टिकाऊ समाधानों को बढ़ावा देने का काम भी बहुत तेजी से कर रहा है। इसी विषय से जुड़ी हुई एक और बहुत ही बड़ी और आधुनिक तकनीक की खबर भी सामने आई है जिसे हम हंगर मैप के नाम से जानते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने दुनिया से भूख को मिटाने के लिए इस नए हंगर मैप नाम के प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ये हंगर मैप असल में एक बहुत ही आधुनिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से चलने वाला डिजिटल अलर्ट प्लेटफॉर्म है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब कंप्यूटर की उस आधुनिक तकनीक से होता है जो इंसानों की तरह सोचकर बहुत ही मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में हल कर देती है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के किसी भी कोने में पैदा होने वाले भूख के संकट की वास्तविक समय में निगरानी करने की क्षमता रखता है। आइए अब हम इस कमाल की संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के बारे में भी कुछ बहुत ही जरूरी बातें जान लेते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी संस्था का मुख्यालय इटली देश की खूबसूरत राजधानी रोम में स्थित है। ये WFP संस्था पूरी दुनिया में आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाने वाली सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी मानी जाती है। यह संस्था केवल लोगों को मुफ्त में भोजन ही नहीं बांटती है, बल्कि ये संकट में फंसे समुदायों को अपने पैरों पर खड़ा होने में भी पूरा सहारा देती है। ये संस्था गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है ताकि वे भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े आर्थिक झटके का मजबूती से सामना कर सके। इस शक्तिशाली संस्था WFP की स्थापना इतिहास में साल 1961 के दौरान बहुत ही बड़े स्तर पर की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन ने मिलकर एक साझा प्रयास के तहत स्थापित किया था। अगर हम इस संस्था की आज की वैश्विक पहुंच की बात करें तो ये दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों में पूरी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए पैसा और फंड कहां से आता है। इस संस्था को चलाने के लिए मिलने वाला पूरा पैसा पूरी तरह से स्वैच्छिक दान के जरिए ही इकट्ठा किया जाता है। दुनिया भर की विभिन्न सरकारें और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अपनी मर्जी से इस संस्था को बहुत बड़ा आर्थिक दान देते हैं। इसके साथ ही दुनिया के कई अमीर और निजी दानदाता भी इस नेक काम के लिए अपनी जेब से बहुत बड़ा पैसा दान करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम 2026
हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच कहा जाता है। इस बड़े मंच को छोटे नाम में हम सभी IMRF 2026 के नाम से भी जानते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रवासन से जुड़े एक बहुत बड़े वैश्विक समझौते की प्रगति की समीक्षा करना है। इस वैश्विक समझौते को आसान भाषा में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता कहा जाता है। ये मंच इस बात की जांच करता है कि दुनिया में प्रवासन को सुरक्षित बनाने के काम में कहां-कहां कमियां रह गई हैं। इसके साथ ही दुनिया के देश इस मंच पर अपने यहाँ के सबसे अच्छे तरीकों और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये मंच भविष्य में दुनिया भर के प्रवासन प्रबंधन और शासन को सही दिशा दिखाने का काम भी करता है। इस बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा मंच का आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है। इस साल की बैठक में दुनिया भर के प्रवासन को लेकर कई गंभीर और बड़ी चिंताएं खुलकर सामने रखी गई हैं। पहली बड़ी चिंता यह है कि आज भी दुनिया भर के प्रवासियों को सुरक्षित रास्तों और अधिकारों तक बराबर पहुंच नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही दुनिया में लोगों का अपने घरों से जबरन विस्थापन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस विस्थापन के पीछे मुख्य रूप से विभिन्न देशों में होने वाले आपसी युद्ध और संघर्ष जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा खराब मौसम और पर्यावरण का भारी दबाव भी लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर करता है। समाज और देश की अपनी कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी इस विस्थापन को बहुत तेजी से बढ़ावा देती हैं। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि सुरक्षित रास्ते न मिलने के कारण हर साल बहुत से प्रवासियों की रास्ते में ही दर्दनाक मौत हो जाती है। बहुत से देशों में इन प्रवासियों को जबरन जेल जैसी जगहों पर बंद करके रखा जाता है। इसके अलावा काम के बदले प्रवासियों का बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक और शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। तीसरी बड़ी चिंता यह है कि पूरी दुनिया में इन प्रवासियों के खिलाफ भेदभाव की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के कई हिस्सों में प्रवासियों के खिलाफ एक बहुत ही गलत और नकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। इन सभी गंभीर समस्याओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 6 मुख्य प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखा है। महासचिव ने पहली प्राथमिकता के रूप में प्रवासियों के अधिकारों पर आधारित प्रवासन शासन को चलाने की बात कही है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रवासन से जुड़े नियम बनाते समय प्रवासियों के इंसानी अधिकारों का सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। महासचिव ने दूसरी प्राथमिकता ये बताई है कि रास्ते में संकट और मुसीबत में फंसे प्रवासियों की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। अगर किसी प्रवासी को उसके देश वापस भी भेजा जा रहा है तो वो तरीका पूरी तरह सुरक्षित और गरिमापूर्ण होना चाहिए। महासचिव ने तीसरी प्राथमिकता के तहत मानव तस्करी करने वाले अपराधियों पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई करने पर जोर दिया है। ये अपराधी भोले भले लोगों को धोखे से और अवैध रास्तों से दूसरे देशों में भेजने का बहुत ही खतरनाक धंधा करते हैं। महासचिव ने चौथी प्राथमिकता ये रखी है कि वैध और नियमित प्रवासन के रास्तों को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए। ये वैध रास्ते पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों और नौकरी के लिए जाने वाले कामगारों के लिए आसान होने चाहिए। इसके साथ ही अपने परिवारों से मिलने वाले लोगों और सुरक्षा चाहने वाले प्रवासियों के लिए भी ये कानूनी रास्ते पूरी तरह खुले होने चाहिए। महासचिव ने 5वीं प्राथमिकता के रूप में प्रवासन के मूल कारणों को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है। मूल कारणों को खत्म करने के लिए गरीब देशों में विकास के बड़े काम करने होंगे। इसके साथ ही उन देशों में युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरियां पैदा करनी होंगी ताकि उन्हें अपना घर न छोड़ना पड़े। महासचिव ने 6ठी और आखिरी प्राथमिकता के तहत सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने की अपील की है। अब हम उस मूल समझौते के बारे में बात करेंगे जिसे सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता कहा जाता है। इस ऐतिहासिक वैश्विक समझौते को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2018 को आधिकारिक रूप से अपनाया था। ये पूरी दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा अंतर सरकारी समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी आयामों को एक साथ कवर करता है। अंतर सरकारी समझौता का मतलब एक ऐसे समझौते से है जिसे दुनिया की विभिन्न सरकारें मिलकर तय करती हैं। ये समझौता पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि ये देशों की आपसी सहमति पर चलने वाला एक सहयोगी ढांचा है। ये समझौता दुनिया के सभी देशों की अपनी संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। इसके साथ ही ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों की अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को भी पूरी तरह याद रखता है। ये वैश्विक समझौता दुनिया भर में प्रवासन प्रबंधन को बहुत मजबूत बनाने का एक बहुत ही शानदार और अभूतपूर्व अवसर देता है। यह समझौता आज की आधुनिक दुनिया में प्रवासन से जुड़ी हर तरह की नई चुनौतियों का सामना करने की पूरी ताकत रखता है। ये समझौता इस बात पर भी जोर देता है कि प्रवासन के अच्छे फायदों का इस्तेमाल दुनिया के सतत विकास के लिए कैसे किया जाए। ये पूरा वैश्विक समझौता मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर ही आधारित है। इस 2030 एजेंडा के तहत दुनिया के सभी सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का पूरा सहयोग करने का एक बहुत ही बड़ा लिखित वादा किया है। सभी देश मिलकर दुनिया में प्रवासन की इस पूरी प्रक्रिया को हर हाल में सुरक्षित, व्यवस्थित और पूरी तरह नियमित बनाएंगे। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026
हाल ही में प्रवासन के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में अपना घर छोड़ने वाले लोगों के कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। अगर हम साल 2024 के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 304 मिलियन लोग अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे थे। ये विशाल संख्या पूरी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 3.7% हिस्सा है। अगर हम साल 1990 के समय की बात करें तो उस समय ये आंकड़ा केवल 2.9% हुआ करता था। ये बढ़त बताती है कि आज की आधुनिक दुनिया में लोग काम और सुरक्षा के लिए बहुत तेजी से दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। अब हम उन मुख्य रास्तों या गलियारों की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल लोग प्रवासन के लिए सबसे ज्यादा करते हैं। इन रास्तों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीर्ष गलियारे कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रवासन का गलियारा मेक्सिको और अमेरिका के बीच का रास्ता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रास्ता अफगानिस्तान और ईरान के बीच बना हुआ है। तीसरे स्थान पर सीरिया और तुर्की के बीच का प्रवासन गलियारा आता है। चौथे स्थान पर रूस और यूक्रेन के बीच का रास्ता है जहां से लोग प्रवासन करते हैं। हमारे प्यारे देश भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का रास्ता दुनिया में 5वें स्थान पर आता है। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच का गलियारा दुनिया में 6ठे स्थान पर मौजूद है। ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि प्रवासन किस तरह से दुनिया के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जब लोग दूसरे देश में जाकर कमाते हैं तो वे अपने पीछे छूटे परिवार को वापस पैसा भेजते हैं। प्रवासियों द्वारा अपने घर भेजे जाने वाले इसी पैसे को अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में प्रेषित धन या रेमिटेंस कहा जाता है। साल 2024 के दौरान पूरी दुनिया में ये प्रेषित धन लगभग $905 बिलियन तक पहुंच चुका था। इस भारी भरकम रकम में से करीब $685 बिलियन का पैसा कम और मध्यम आय वाले गरीब देशों को मिला है। ये पैसा इन विकासशील देशों के परिवारों की गरीबी दूर करने और उनके बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम विशेष रूप से अपने देश भारत से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या 3 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 3.2 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। अमेरिका के भीतर मेक्सिको देश के लोगों के बाद भारतीय प्रवासी ही दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय माने जाते हैं। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने निकल कर आई है। भारत में बाहर से आकर बसने वाले लोगों में पुरुष प्रवासियों के मुकाबले महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा देखी गई है। इसके विपरीत जब भारत से पुरुषों के बाहर जाने की बात आती है तो उसके पीछे एक बिल्कुल अलग कारण दिखाई देता है। भारतीय पुरुषों का ये प्रवासन मुख्य रूप से खाड़ी देशों में मजदूरी और रोजगार के अवसरों की तलाश के कारण होता है। ये श्रमिक पुरुष वहां के निर्माण कार्यों और उद्योगों में काम करके भारत में मौजूद अपने परिवारों का सहारा बनते हैं। रीजन्स इन न्यूज। हाल ही में बेलगोरोड क्षेत्र पर बहुत ही खतरनाक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हवाई हमलों के कारण वहां कई आम नागरिकों की जान चली गई है। इसके साथ ही वहां बिजली और ऊर्जा सप्लाई करने वाले बहुत से महत्वपूर्ण पावर स्टेशनों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो बेलगोरोड क्षेत्र रूस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ये क्षेत्र सीधे तौर पर पड़ोसी देश यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये पूरा इलाका रूस का एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता है। पूरी दुनिया को हैरान करने वाली बात यह है कि अकेले इस क्षेत्र से पूरे रूस का 1/3 लोहा यानी आयरन ओर निकाला जाता है। लोहा पैदा करने के साथ साथ ये क्षेत्र खेती और कृषि के मामले में भी पूरे रूस में सबसे आगे रहता है। अब हम बात करेंगे फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में, जो आजकल एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। ब्रिटेन ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो फॉकलैंड द्वीप समूह पर अपने मालिकाना हक को किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा। ब्रिटेन का ये कड़ा बयान तब आया है जब अमेरिका अपनी फॉकलैंड द्वीप समूह से जुड़ी नीतियों की दोबारा समीक्षा कर रहा है। अगर हम फॉकलैंड द्वीप समूह की प्रशासनिक व्यवस्था को समझें तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का एक आंतरिक रूप से स्वशासित समुद्र पार क्षेत्र है। समुद्र पार क्षेत्र का आसान शब्दों में मतलब एक ऐसे इलाके से होता है जो मुख्य देश से बहुत दूर समंदर के पार स्थित होता है, लेकिन उस पर उसी देश का शासन चलता है। ये फॉकलैंड द्वीप समूह दुनिया के नक्शे पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये फॉकलैंड द्वीप समूह असल में एक बहुत ही बड़ा द्वीप समूह या आर्किपेलागो है। द्वीप समूह या आर्किपेलागो का सीधा सा मतलब समंदर में मौजूद बहुत सारे द्वीपों के एक बड़े ग्रुप या समूह से होता है। इस पूरे द्वीप समूह में मुख्य रूप से 2 बहुत बड़े द्वीप शामिल हैं, जिन्हें पूर्वी फॉकलैंड और पश्चिमी फॉकलैंड कहा जाता है। इन 2 बड़े टापुओं के अलावा इस समूह में कई सौ छोटे छोटे अन्य द्वीप भी शामिल हैं। ये सुंदर द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी कोने से लगभग 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ समंदर में स्थित है। ये इलाका समंदर के एक बहुत ही प्रसिद्ध पतले रास्ते यानी मैगलन जल मरुमध्य से भी लगभग 480 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है।
जलड मरुमध्य का आसान मतलब समंदर के उस बहुत ही संकरे और पतले पानी के रास्ते से होता है जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है। इस फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना देश भी अपना ऐतिहासिक दावा पेश करता है। मालिकाना हक के इसी गहरे विवाद के कारण साल 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध भी लड़ा जा चुका है। अब हम बात करेंगे प्रातस द्वीप समूह के बारे में, जो दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक रूप से बहुत ही खास जगह पर स्थित है। हाल ही में चीन के कोस्ट गार्ड का एक बहुत बड़ा जहाज ताइवान के इस प्रातस द्वीप समूह के बिल्कुल पास मंडराता हुआ देखा गया है। ये प्रातस द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर बना हुआ है। इस प्रातस द्वीप समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोंगशा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये असल में 3 छोटे द्वीपों का एक समूह है जो समंदर में एक गोल कोरल एटोल का निर्माण करते हैं। कोरल एटोल का आसान शब्दों में मतलब मूंगे की चट्टानों से बनी एक ऐसी गोल रिंग या चक्र जैसी आकृति से होता है जो समंदर के बीच में उभर आती है। इस पूरे द्वीप समूह पर प्रशासनिक और कानूनी रूप से ताइवान देश का ही शासन चलता है। इसकी भौगोलिक बनावट पूरी तरह से एक गोलाकार एटोल जैसी दिखाई देती है। इस पूरे समूह में केवल डोंगशा द्वीप ही एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो समंदर के पानी के स्तर से ऊपर दिखाई देता है। इसके बाकी 2 अन्य हिस्से, जिन्हें उत्तरी वेरेकर बैंक और दक्षिणी वेरेकर बैंक कहा जाता है, वे पूरी तरह समंदर के पानी के भीतर डूबे हुए हैं। इस प्रातस द्वीप समूह के मालिकाना हक को लेकर चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से एक बड़ा विवाद चल रहा है। अगर हम दक्षिण चीन सागर के कुछ अन्य विवादित द्वीपों की बात करें तो उनमें स्प्रैटली द्वीप समूह का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। इसके अलावा इसी समुद्री क्षेत्र में पैरासेल द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल भी मौजूद हैं, जिन पर अक्सर अलग अलग देशों के बीच गंभीर विवाद होते रहते हैं। बेनी मिनाशे कम्युनिटी, हाल ही में इस समुदाय के 240 से ज्यादा लोगों को इजरायल सरकार द्वारा सुरक्षित रूप से तेल अवीव पहुंचाया गया है। ये सभी लोग हमारे देश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और मिजोरम के रहने वाले हैं। इस विशेष समुदाय का नाम बेनी मिनाशे समुदाय है। ये समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम में रहने वाले लोगों का एक समूह है जो खुद को यहूदी मानते हैं। यहूदी एक बहुत ही प्राचीन वैश्विक धर्म और संस्कृति के मानने वाले लोग होते हैं। ये बेनी मिनाशे समुदाय मुख्य रूप से हमारे पूर्वोत्तर की मिजोकुकी जनजातियों से पूरी तरह ताल्लुक रखता है। इस जनजाति के लोग ये दावा करते हैं कि वे इजराइल की प्राचीन 10 खोई हुई जनजातियों में से एक के वंशज हैं। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इजराइल देश में ऐसी 10 जनजातियां थीं जो बहुत समय पहले कहीं गायब या खो गई थीं। ये लोग खुद को उन्हीं खोई हुई जनजातियों में से एक विशेष मिनाशे जनजाति का हिस्सा मानते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस जनजाति को साल 722 बीसी में उनके मूल देश से जबरन बाहर निकाल दिया गया था। 722 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 722 साल पहले का बहुत पुराना समय होता है। उस प्राचीन समय में असीरियाई विजेताओं ने इस क्षेत्र पर हमला करके इन लोगों को देश से पूरी तरह निर्वासित कर दिया था। वहां से निकलने के बाद ये भटकता हुआ समुदाय धीरे धीरे सदियों बाद भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में आकर पूरी तरह बस गया था। इस समुदाय का नाम बेनी मिनाशे असल में हिब्रू भाषा का एक बहुत ही पवित्र शब्द है। हिब्रू भाषा इजराइल देश की मुख्य और प्राचीन आधिकारिक भाषा को कहा जाता है। हिब्रू भाषा में बेनी मिनाशे शब्द का असली और सीधा सा मतलब मनुष्य की संतान होता है। ये मनुष्य प्राचीन इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष जोसेफ के सबसे बड़े और पहले बेटे का नाम था। इसी वजह से ये पूरा समुदाय आज भी खुद को मनुष्य की ही पवित्र संतान मानता है और अपनी प्राचीन संस्कृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। फॉर सिक्योरिटी, इंडियन नेवी मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2026, इसे हाल ही में जारी किया गया है और इसीलिए ये खबरों में बना हुआ है। पिछले 2 दशकों में ये तीसरा मौका है जब भारत ने अपनी नौसेना की रणनीति को खुले तौर पर दुनिया के सामने रखा है। इससे पहले साल 2007 में फ्रीडम टू यूज द सीज नाम से रणनीति आई थी। उसके बाद साल 2015 में एंश्योरिंग सिक्योर सीज नाम से दूसरी रणनीति जारी की गई थी। साल 2007 की रणनीति का मुख्य उद्देश्य समुद्र तक भारत की पहुंच को सुरक्षित बनाना था। इस रणनीति ने यह साफ किया कि देश के विकास और रणनीतिक स्वायत्तता यानी बिना किसी बाहरी दबाव के फैसले लेने के लिए समुद्री ताकत बहुत जरूरी है। इसका पूरा ध्यान केवल तटों की रक्षा करने के बजाय समुद्र पर नियंत्रण बनाने और दुश्मनों को डराने पर था। इस रणनीति का भौगोलिक ध्यान मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र पर था। इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, समुद्री रास्ते के संकरे मोड़ और द्वीप क्षेत्र शामिल थे। उस समय नौसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत का रक्षा तंत्र केवल जमीन की सुरक्षा पर ध्यान देता था और समुद्र की सुरक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। इसके बाद साल 2015 की रणनीति आई जिसने समुद्री सुरक्षा के दायरे को काफी बड़ा कर दिया। इस नई सोच के पीछे मुंबई का 26/11 आतंकी हमला, हिंद प्रशांत क्षेत्र का उभरना और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी थी।
अब नौसेना की जिम्मेदारी केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा को भी जोड़ दिया गया। इसी समय भारत ने खुद को अपने समुद्री पड़ोस में एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित किया, जिसका मतलब दूसरों को सुरक्षा की गारंटी देना है। इसके साथ ही भारत की नजरें अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैल गईं। अब सवाल ये उठता है कि साल 2026 में इस रणनीति की समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका पहला बड़ा कारण बदलता हुआ भू राजनीतिक परिदृश्य है। आज के समय में अमेरिका और चीन की आपसी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक व्यापार के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत भी लगातार बढ़ रही है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत हुई है और महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों पर उसका प्रभाव बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ दुश्मन देशों की आपसी साठगांठ और कमजोर पड़ोसी देशों के कारण क्षेत्रीय खतरे भी लगातार बने हुए हैं। दूसरा कारण युद्ध लड़ने के नए तौर तरीकों का सामने आना है। आजकल नो वॉर नो पीस का दौर चल रहा है, जहां पारंपरिक तौर पर न तो पूरी तरह युद्ध होता है और न ही पूरी तरह शांति रहती है। दुश्मन देश अब ग्रे जोन हरकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बिना सीधे युद्ध के ही देश को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अब युद्ध केवल जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष, साइबर और कॉग्निटिव डोमेन यानी इंसानी दिमाग को प्रभावित करने के स्तर तक पहुंच चुका है। समीक्षा का तीसरा कारण विनाशकारी प्रौद्योगिकियां हैं। अब युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियारों, सटीक निशाना लगाने वाले गोला बारूद और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। चौथा कारण भारत के उच्च रक्षा संगठन और समुद्री सुरक्षा ढांचे में बदलाव आना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के बनने से सेना की संरचना बदल गई है। हमारी तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और थिएटराइजेशन यानी एकीकृत कमान बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए नौसेना को अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक भी बनाए गए हैं, जो पूरे सरकारी तंत्र को एक साथ लाकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। अब हम भारत की समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बात करेंगे। भारत की समुद्री भूगोल इस सुरक्षा व्यवस्था को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल बीच में यानी केंद्रीय स्थान पर है। इस केंद्रीय स्थिति के कारण भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर सीधा नियंत्रण और प्रभाव रखता है। भारत की समुद्री सीमा बहुत विशाल है और हमारी तटरेखा कुल 11,098.81 किलोमीटर लंबी है। इस विशाल समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पास 1389 द्वीप मौजूद हैं। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र वो समुद्री इलाका होता है जहां किसी देश को संसाधनों की खोज और इस्तेमाल का कानूनी अधिकार होता है। भविष्य में भारत के महाद्वीपीय शेल्फ में लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र जुड़ने की उम्मीद है। महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र के भीतर जमीन का वो हिस्सा होता है जो तट से लगा होता है और कम गहरा होता है। भारत का समुद्री दृष्टिकोण भी हमारी समुद्री सुरक्षा और नीतियों को एक नई दिशा दे रहा है। भारत सरकार ने समुद्री विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महासागर और सागर जैसी नीतियां शुरू की हैं। इसके साथ ही मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और सागरमाला जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। समुद्री सुरक्षा भारत के लगभग 34 मिलियन प्रवासी नागरिकों के हितों की रक्षा करने में मदद करती है। भारत के लगभग 3 लाख नाविक समुद्र में काम करते हैं, जो पूरी दुनिया के कुल नाविकों का लगभग 12% है। भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था का आकार साल 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नीली अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब समुद्र से मिलने वाले आर्थिक संसाधनों के सही और सतत उपयोग से होता है। भारत का 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 68% व्यापार मूल्य के हिसाब से समुद्री रास्तों से ही होता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए समुद्री रास्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि 88% कच्चा तेल समुद्र से आता है। इसके अलावा भारत अपनी जरूरत की 50% प्राकृतिक गैस और 20% कोयले का आयात भी समुद्री मार्गों से करता है। भारत कृषि के लिए जरूरी खाद्यान्न जैसे उर्वरक और खाने वाले तेल का आयात भी बड़े पैमाने पर समुद्र के रास्ते ही करता है। भारत ने अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए चेन्नई से व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा विकसित किया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भी बनाए गए हैं। ये रणनीतिक गलियारे भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं और किसी भी खतरनाक समुद्री मोड़ पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। भारत का समुद्री बुनियादी ढांचा हमारी व्यापारिक और सुरक्षा क्षमताओं का मुख्य आधार है। भारत का पूरा व्यापार और साजो सामान का प्रबंधन 12 मुख्य बंदरगाहों और 217 छोटे बंदरगाहों पर निर्भर है।
इन बंदरगाहों के साथ ही भारत के पास जहाजों के निर्माण और मरम्मत के लिए 79 शिपयार्ड भी मौजूद हैं। समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन केबल पूरी दुनिया के अंतर महाद्वीपीय इंटरनेट और वॉइस ट्रैफिक का 95% से अधिक हिस्सा संभालती हैं। भारत ने वैज्ञानिक और रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए अंटार्कटिका में भारती और मैत्री नाम के अनुसंधान स्टेशन बनाए हैं। इसके साथ ही आर्कटिक क्षेत्र में भी भारत का हिमाद्री नाम का एक विदेशी अनुसंधान स्टेशन काम कर रहा है। अब हम उन समुद्री खतरों और चुनौतियों के बारे में बात करेंगे जो भारत के सामने आ रहे हैं। पहला बड़ा खतरा देशों पर आधारित और हाइब्रिड खतरे हैं। इसके तहत विरोधी देश भारत के खिलाफ सीधे अपनी सैन्य और नौसैनिक ताकतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये विरोधी देश नियम आधारित व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का उल्लंघन करते हैं। वे भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवैध गतिविधियां करते हैं और दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। विरोधी देश हमारे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। वे सीधे युद्ध से बचने के लिए छद्म संगठनों और समुद्री मिलिशिया का इस्तेमाल करके हाइब्रिड खतरे पैदा करते हैं। इसके साथ ही वे रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत के खिलाफ साइबर हमले और गुप्त अभियान भी चलाते हैं। समुद्री आतंकवाद भारत के लिए एक और बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती बना हुआ है। आतंकवादी समूह हमलों को अंजाम देने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते हैं या सीधे समुद्र में मौजूद संपत्तियों पर हमला करते हैं। ये आतंकवादी बाजार में आसानी से मिलने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इन आतंकवादियों को कुछ देशों की सरकारों और कट्टरपंथी संगठनों से विशेष विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता भी मिल रही है। समुद्री अपराध और अवैध गतिविधियां भी समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। खुले समुद्र और क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर समुद्री डकैती और हथियारों के बल पर लूटपाट की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों, छोटे हथियारों, इंसानों की तस्करी और प्रतिबंधित वन्य जीवों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसके साथ ही सामूहिक विनाश के हथियारों से जुड़ी सामग्रियों की तस्करी भी एक बड़ा खतरा है। अवैध, असूचित और अनियंत्रित मछली पकड़ने की गतिविधियां हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। इस अवैध गतिविधि के कारण समुद्री जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और तटीय इलाकों के लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। समुद्र में बड़े पैमाने पर फैलने वाला प्रदूषण और विशेष रूप से प्लास्टिक कचरा हमारे समुद्री पर्यावरण को लगातार खराब कर रहा है। आजकल समुद्र में डार्क वेसल्स और शैडो फ्लीट्स का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये ऐसे संदिग्ध जहाज होते हैं जो नियमों और प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने ट्रैकिंग सिस्टम को जानबूझकर बंद रखते हैं। समुद्र में होने वाली अन्य दुर्घटनाएं और उभरते खतरे भी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र में या तटों पर जहाजों में आग लगना, पानी भरना, जहाजों का आपस में टकराना या जमीन पर फंस जाना जैसी घटनाएं सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हैं। इस रणनीति के तहत भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई खास रणनीतियां अपनाई हैं। हमारी पहली रणनीति एक अनुकूल समुद्री माहौल तैयार करना है। इसके लिए भारतीय नौसेना समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा समुद्र में तैनात रहती है। नौसेना किसी भी आपदा या संकट के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले के रूप में काम करती है। भारत खुद को दुनिया के सामने एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है। हम मित्र देशों को सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और जरूरी सामान देकर उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत वैश्विक समुद्री नियमों को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहा है। हमारी सरकार देश के आम नागरिकों के बीच समुद्र के प्रति जागरूकता और चेतना को भी बढ़ावा दे रही है। हमारी दूसरी रणनीति अपने तटीय और अपतटीय हितों की सुरक्षा करना है। तटीय हित का मतलब हमारे किनारे के इलाके हैं और अपतटीय हित का मतलब समुद्र के बीच में मौजूद हमारी संपत्तियां हैं। इस सुरक्षा के लिए नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस मिलकर संयुक्त संचालन केंद्रों के माध्यम से काम करते हैं। ये सभी एजेंसियां मिलकर समुद्र में अलग अलग स्तर पर गश्त करती हैं और आपातकालीन योजनाएं बनाती हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था में हम तटीय और मछली पकड़ने वाले समुदायों को भी शामिल कर रहे हैं। ये मछुआरे समुद्र में हमारी सुरक्षा के लिए आंख और कान की तरह काम करते हैं। हमारी तीसरी रणनीति संभावित दुश्मनों को डराकर रोकना है। इसके लिए भारत परमाणु पनडुब्बियों पर आधारित एक सुरक्षित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता रखता है। परमाणु प्रतिरोधक का मतलब दुश्मन को परमाणु हमले की हिम्मत न करने देना है। इसके साथ ही हमारी नौसेना के पास आधुनिक और संतुलित पारंपरिक सैन्य बल भी मौजूद है। हम समुद्र में अपनी अग्रिम तैनाती और रणनीतिक बातचीत से दुश्मनों को अपनी तैयारी का संकेत देते हैं। ये मजबूत रुख दुश्मनों को भारत के खिलाफ किसी भी तरह के हमले की हिम्मत करने से रोकता है। हमारी चौथी रणनीति बिना सीधे युद्ध के भी दुश्मनों पर हावी होना है। आजकल दुनिया में नो वॉर नो पीस, यानी न पूरी तरह युद्ध और न पूरी तरह शांति का माहौल रहता है। इस माहौल से निपटने के लिए हमारी नौसेना लगातार खुफिया जानकारी जुटाती है और खतरों का मूल्यांकन करती है।
इससे हमें दुश्मन की हरकतों का बहुत पहले ही पता चल जाता है और हम उसे समय पर रोक पाते हैं। हम परिस्थितियों के हिसाब से नपे तुले कदमों और स्वायत्त प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। स्वायत्त प्रणालियों का मतलब बिना इंसानों के चलने वाले आधुनिक ड्रोन और रोबोटिक उपकरण होते हैं। इन आधुनिक उपकरणों की मदद से हम बिना किसी बड़े युद्ध को भड़काए दुश्मन को तुरंत कड़ा जवाब दे सकते हैं। हमारी 5वीं रणनीति युद्ध की स्थिति में देश के लक्ष्यों को हासिल करना है। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारी नौसेना बहुत तेजी से और पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार रहती है। इसके लिए नौसेना भौतिक हथियारों और साइबर जैसे गैर भौतिक माध्यमों से एक साथ कई क्षेत्रों में अभियान चलाती है। युद्ध के समय आर्थिक मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नौसेना भारत के व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों की पूरी तरह से रक्षा करती है। इसके साथ ही हमारी नौसेना दुश्मन के समुद्री व्यापार और उसकी जरूरी चीजों की सप्लाई को पूरी तरह ठप कर देती है। हम अपने तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं और सटीक समुद्री हमलों से दुश्मन की जमीन तक अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए नौसेना उभयचर अभियानों का भी इस्तेमाल करती है। उभयचर अभियान का मतलब पानी और जमीन दोनों पर एक साथ मिलकर की जाने वाली सैन्य कार्रवाई होती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को भविष्य की सोच के साथ जोड़ रही है। नौसेना सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है और नए खतरों के हिसाब से खुद को ढाल रही है। इन्हीं सब प्रयासों के कारण भारतीय नौसेना आने वाले दशकों में भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आने के कारण ही ये विषय इस समय खबरों में बना हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जब्त की गई संपत्तियों में 23 गुना की भारी बढ़ोतरी हुई है। साल 2005 से 2014 के बीच सिर्फ 5,171 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। साल 2014 से 2024 के बीच ये राशि बढ़कर 1.19 लाख रुपए करोड़ हो गई है। यह रिपोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के कड़े कार्यान्वयन को दिखाती है। प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 657 मुख्य अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। यह संख्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज की गई 333 शिकायतों से लगभग दोगुनी है। अब तक दर्ज की गई सभी पीएमएलए शिकायतों में से 41% से अधिक शिकायतें पिछले 2 वर्षों में दर्ज की गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अदालतों द्वारा दोषियों को सजा देने की दर लगभग 94% रही है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA के तहत 2178.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आइए अब हम प्रवर्तन निदेशालय के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 को लागू करने के लिए की गई थी। शुरुआत में इसका नाम आर्थिक मामलों के विभाग के तहत प्रवर्तन इकाई रखा गया था। वर्तमान समय में ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। ये एक बहुविषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार है। यह संगठन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को लागू करने का काम करता है। इसके साथ ही ये पीएमएलए 2002 और FEOA 2018 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को भी लागू करता है। आइए अब हम सीधे और सरल शब्दों में समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में होती क्या है। संयुक्त राष्ट्र के वियना 1988 कन्वेंशन में मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए धन या संपत्ति को बदलने या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अपराधी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे इस पैसे के अवैध स्रोत को छिपा सकें। इस प्रक्रिया की मदद से अपराधी कानून की नजरों और कानूनी सजा से बचने का प्रयास करते हैं। अब हम समाज और देश पर मनी लॉन्ड्रिंग के पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम इसके आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे चोट पहुंचाता है। ये प्रक्रिया अवैध धन को रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भेजकर पूरे बाजार के संतुलन को बिगाड़ देती है। बाजार का संतुलन बिगड़ने से इन क्षेत्रों में संपत्तियों की कीमतें कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके कारण लोग टैक्स चोरी करते हैं और अपनी वास्तविक आय को सरकार से छिपाने लगते हैं। अपनी संपत्ति छिपाने से सरकार को मिलने वाले राजस्व यानी टैक्स की कमाई में भारी कमी आती है। मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ने से देश की वित्तीय पारदर्शिता यानी पैसों के लेन देन की स्पष्टता खत्म हो जाती है। पारदर्शिता खत्म होने से देश के अंदर आने वाला घरेलू और विदेशी निवेश पूरी तरह से हतोत्साहित होता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में देश की प्रतिष्ठा और साख को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अवैध रूप से कमाए गए पैसे को वैध बनाने से देश में समानांतर अर्थव्यवस्था यानी ब्लैक इकोनॉमी मजबूत होती है।
ब्लैक इकोनॉमी मजबूत होने से बाजार में नकदी आधारित और अनियंत्रित लेन देन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अब हम मनी लॉन्ड्रिंग के राजनीतिक प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। यह अवैध धन हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। आपराधिक नेटवर्क इस पैसे के दम पर चुनावों, राजनीतिक अभियानों और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने लगते हैं। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव कमजोर होने लगती है और जनता का भरोसा उठ जाता है। इसके बाद हम इसके प्रशासनिक और शासन संबंधी प्रभाव पर नजर डालते हैं। रिश्वतखोरी और सार्वजनिक पदों के दुरुपयोग से कमाए गए काले धन को छिपाकर ये व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इससे जवाबदेही तय करने वाले तंत्र कमजोर हो जाते हैं और सरकारी संस्थाओं की ईमानदारी खत्म होने लगती है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा निगरानी, जांच और अदालती कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। इन सब कामों के कारण सरकार पर प्रशासनिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसके सुरक्षा संबंधी प्रभाव की बात करते हैं, जो देश की अखंडता से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग से मिलने वाला पैसा संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों को धन मुहैया कराने में इस्तेमाल होता है। इससे अपराधियों के नेटवर्क मजबूत होते हैं, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। हम इसके सामाजिक प्रभाव को समझते हैं, जो आम इंसान के जीवन को प्रभावित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अवैध काम करने वाले लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर बहुत बड़ी संपत्ति जमा कर लेते हैं। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है, जिससे समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कि काले धन को वैध बनाने के खेल को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं। इनमें एक प्रमुख कानून बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 है। ये कानून बिना हिसाब किताब वाले काले धन को बैंकिंग प्रणाली में आने से रोकता है। इस कानून के तहत सरकार दूसरों के नाम पर खरीदी गई बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। इसके साथ ही बेनामी संपत्ति के खेल में शामिल लोगों को कड़ी सजा भी दी जाती है। काले धन को रोकने के लिए एक और बड़ा कानून काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति अधिनियम 2015 बनाया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशों में छिपाकर रखे गए काले धन को वापस भारत लाना है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई भारत का गठन किया है, जिसे संक्षेप में FIU इंड कहते हैं। ये हमारे देश की एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है, जो संदिग्ध पैसों के लेन देन पर पैनी नजर रखती है। ये एजेंसी देश की वित्तीय प्रणाली को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाले पैसे से सुरक्षित रखने के लिए खुफिया जानकारी जुटाती है। हाल ही में जनवरी 2026 में इस एजेंसी ने एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए नियमों के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति का व्यापार कराने वाली कंपनियों को भी सख्त दायरे में लाया गया है। अब इन कंपनियों को भी बैंक की तरह ही अपने ग्राहकों की पूरी जांच करनी होगी और संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नो योर कस्टमर यानी KYC के सख्त निर्देश दिए हैं। सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को समय समय पर यह जांचना होता है कि उनके ग्राहकों से मनी लॉन्ड्रिंग का कितना खतरा है। बैंकों को ग्राहकों के साथ साथ उनके देशों और भौगोलिक क्षेत्रों के जोखिम का भी लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ दोहरे कराधान से बचने का समझौता करता है। इस समझौते का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों की कमियों का फायदा उठाकर टैक्स चोरी न कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग एक वैश्विक समस्या है, इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बहुत ध्यान देता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र का वियना कन्वेंशन 1988 एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये समझौता नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने की बात करता है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है, जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल या FATF कहा जाता है। यह संस्था लगातार शोध करती है कि दुनिया में किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और आतंकवाद को पैसा कैसे भेजा जा रहा है। ये संस्था पूरी दुनिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के वैश्विक नियम और मानक तय करती है। भारत इस बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था का एक सक्रिय सदस्य है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का पलेर्मो कन्वेंशन 2000 आता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता किसी आपराधिक गिरोह का हिस्सा बनने, मनी लॉन्ड्रिंग करने, भ्रष्टाचार करने और न्याय के काम में बाधा डालने को गंभीर अपराध घोषित करता है। इतने सारे प्रयासों के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां आज भी खड़ी हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती अदालती देरी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच बहुत लंबी चलती है और अदालतों में भी मुकदमे बरसों तक खिंचते रहते हैं। मुकदमों में देरी के कारण दोषियों को सजा मिलने की दर बहुत कम हो जाती है। इसके कारण सरकार द्वारा शुरुआती जांच में जब्त की गई संपत्ति और अंत में पूरी तरह कुर्क की गई संपत्ति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि समय के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका बहुत जटिल होता जा रहा है।
आज के अपराधी आधुनिक तकनीक, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल संपत्ति और पैसों को कई खातों में घुमाने की कला का इस्तेमाल करते हैं। पैसों को इस तरह घुमाने के कारण जांच एजेंसियों के लिए अवैध धन के असली मालिक तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी चुनौती जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल की कमी होना है। हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और वित्तीय खुफिया इकाई जैसी कई एजेंसियां काम कर रही हैं। कई बार इन अलग अलग एजेंसियों के बीच जरूरी सूचनाएं समय पर साझा नहीं हो पाती हैं। आपसी तालमेल की इस कमी के कारण जांच के टुकड़े हो जाते हैं और मामलों को सुलझाने में बहुत समय बर्बाद होता है। चौथी चुनौती कुछ क्षेत्रों में कड़े नियमों का न होना है। हमारे देश में रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद के बाजार और आभूषण यानी सोने चांदी के व्यापार में अब भी कड़े नियमों की कमी है। इन क्षेत्रों में आज भी बहुत सारा लेन देन सीधे नकद पैसों में किया जाता है, जिससे काले धन को खपाना आसान हो जाता है। पांचवी चुनौती ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के कानून बहुत अलग हैं। जो कंपनियां पूरी दुनिया में अपना व्यापार करती हैं, उनके लिए हर देश के अलग अलग नियमों का पालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के नियम और भारत का धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एक दूसरे से काफी अलग हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को मिलने वाले पैसे को पूरी तरह रोकने के लिए हमें एक साझा दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके लिए हमें अदालतों में मुकदमों को तेज करना होगा, जोखिम के आधार पर नियम बनाने होंगे और जांच एजेंसियों की निगरानी को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी और सूचनाओं को तेजी से साझा करना होगा, तभी हम इस पर पूरी तरह लगाम लगा पाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। इस पद को संक्षेप में CDS कहा जाता है। इस पद की शुरुआत के पीछे एक महत्वपूर्ण इतिहास है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद सेनाओं के बीच तालमेल की कमियों को देखने के लिए सुब्रमण्यम समिति बनाई गई थी। इस समिति को कारगिल समीक्षा समिति भी कहा जाता है। इस समिति ने साल 2001 में मंत्रियों के एक समूह को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। इन्हीं पुरानी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने साल 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये नया पद बनाया था। आइए अब हम इस पद की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आसान भाषा में समझते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। वो रक्षा मंत्री को थल सेना, नौसेना और वायु सेना यानी तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों पर सीधे सलाह देते हैं। इसके अलावा वो सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी होते हैं। वो इस विभाग में पदेन सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। इस जिम्मेदारी के तहत वो हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रशासनिक और परिचालन से जुड़े मामलों की पूरी देखरेख करते हैं। वो सेना के लिए होने वाली जरूरी खरीद फरोख्त के मामलों को भी संभालते हैं। हालांकि इसमें बड़े पूंजीगत हथियारों की खरीद शामिल नहीं होती है। वो तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को बढ़ावा देने का सबसे जरूरी काम करते हैं। इसका मतलब है कि वो तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग और साजो सामान के प्रबंधन में आपसी तालमेल यानी संयुक्तता को मजबूत करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष भी होते हैं। वह तीनों सेना प्रमुखों के बीच समन्वय बनाने के लिए बराबरी के लोगों में प्रथम के रूप में काम करते हैं। उनके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक अधिकार भी होते हैं। वो देश में नए थिएटर कमांड बनाने के काम को आगे बढ़ाते हैं। थिएटर कमांड का मतलब एक ऐसा एकीकृत ढांचा है जहां तीनों सेनाएं किसी खास इलाके में एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करती हैं। इसके साथ ही वो हमारी परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। ये प्राधिकरण हमारे देश के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े सभी बड़े फैसले लेता है। अंत में वो देश की रक्षा नीतियों और भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। गृह मंत्रालय ने एक नए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की सीमाओं पर ड्रोन रडार और आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। इन आधुनिक तकनीकों की मदद से पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। अब हम ये समझेंगे कि भारत को इस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। भारत 7 देशों के साथ कुल 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करता है। इन देशों में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। इस विशाल सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सीमा पार से होने वाले संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा मवेशियों, हथियारों और नकली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट आवश्यक है। आजकल सीमाओं पर साइबर खतरों और हाइब्रिड युद्ध जैसे नए सुरक्षा खतरे उभर रहे हैं। दुश्मन देश अब सीमाओं पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सीमाओं पर रेगिस्तान, ग्लेशियर, नदियां, दलदल और घने जंगल मौजूद हैं। इन कठिन रास्तों और खराब मौसम में 24 घंटे सैनिकों को तैनात रखना बहुत मुश्किल होता है। इस समस्या से निपटने के लिए तकनीक आधारित सीमा प्रबंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये प्रोजेक्ट वास्तविक समय में हर हलचल की जानकारी सीधे सुरक्षा बलों को देगा। भारत सरकार ने स्मार्ट बॉर्डर को हकीकत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। हवाई खतरों से निपटने के लिए सीमाओं पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर उनके सिग्नल को जाम कर देता है। सुरक्षा बल इसके लिए IG त्रिशूल पल्स एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है। इस प्रणाली को संक्षेप में CIBMS कहा जाता है। इसके तहत सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर, रडार और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये पूरा सिस्टम एक कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़कर 24 घंटे सीमा की निगरानी करता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक और विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसे बोल्ट QIT कहते हैं। इसका पूरा नाम बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक है। ये सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की एक हाईटेक स्मार्ट फेंसिंग योजना है। ये तकनीक मानवीय निगरानी के बिना भी सीमा पर होने वाली किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लेती है। SIPRI ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक सैन्य खर्च के रुझानों पर अपनी वर्ष 2025 की रिपोर्ट जारी की है। इस संस्थान को संक्षेप में SIPRI कहा जाता है। SIPRI दुनिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संस्थान मुख्य रूप से दुनिया भर के युद्धों और सैन्य संघर्षों पर गहराई से शोध करता है। इसके साथ ही यह हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण यानी हथियारों को कम करने की दिशा में भी काम करता है। इस महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना वर्ष 1966 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी। अब हम इस नई रिपोर्ट के सबसे मुख्य और बड़े आंकड़ों को आसान भाषा में समझते हैं। वर्ष 2025 में दुनिया के 5 देशों ने सेना और हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। इन सबसे बड़े देशों में अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और हमारा भारत शामिल है। इन 5 देशों का कुल सैन्य खर्च पूरी दुनिया के कुल खर्च का अकेले 58% बैठता है। इस सूची में भारत पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बनकर उभरा है। पूरी दुनिया में सेनाओं पर जितना भी कुल पैसा खर्च होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी अकेले 3.2% है। भारत ने वर्ष 2025 में अपनी रक्षा व्यवस्था और सेना पर कुल $92.1 बिलियन का भारी खर्च किया है। $बिलियन विदेशी मुद्रा को नापने का एक बड़ा पैमाना होता है। अगर हम भारत के पिछले साल के खर्च से इसकी तुलना करें तो इसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। भारत के कुल सैन्य खर्च में पिछले साल के मुकाबले इस बार 8.9% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने आंध्र प्रदेश में एक विशेष सुविधा केंद्र की आधारशिला रखी है। ये केंद्र हमारे देश के नए लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे संक्षेप में AMCA भी कहा जाता है। यह भारत का अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान होने वाला है। स्वदेशी का मतलब होता है कि इसे पूरी तरह से हमारे अपने देश में ही डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। ये विमान 5वीं पीढ़ी की श्रेणी का होगा। 5वीं पीढ़ी के विमान दुनिया में सबसे आधुनिक और शक्तिशाली माने जाते हैं। ये एक मध्यम वजन का लड़ाकू विमान होगा। इसके साथ ही ये एक स्टील्थ विमान भी है। स्टील्थ एक ऐसी विशेष तकनीक होती है जो विमान को दुश्मन के रडार की नजरों से छिपाकर रखती है। रडार दुश्मन के आसमान में किसी भी बाहरी चीज का पता लगाने वाला एक यंत्र होता है। स्टील्थ तकनीक के कारण दुश्मन का रडार इस विमान को आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी होने वाला है। मल्टी रोल का मतलब होता है कि ये विमान एक साथ कई तरह के काम कर सकता है। यह हवा में दुश्मन के जहाजों से भी लड़ सकता है। ये जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर भी सटीक हमला कर सकता है। इस बेहतरीन विमान को वैमानिकी विकास एजेंसी ने तैयार किया है। इस काम में हमारे देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भी पूरा सहयोग दिया है। DRDO हमारे देश में सेना के लिए आधुनिक हथियार बनाने वाली मुख्य सरकारी संस्था है। इस विमान के 2 अलग अलग संस्करण यानी मॉडल बनाए जाएंगे। इसके पहले मॉडल को AMCAM के एक नाम दिया गया है। इस पहले मॉडल में अमेरिका का बनाया हुआ GEF 414 इंजन लगाया जाएगा। इसके बाद इसके दूसरे मॉडल को AMCAM के 2 नाम से विकसित किया जाएगा। इस दूसरे मॉडल की योजना में भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। इस विमान का पहला प्रोटोटाइप वर्ष 2028-29 तक आने की उम्मीद है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी बड़े उत्पादन से पहले जांच के लिए बनाया गया शुरुआती असली मॉडल। इसके बाद इस विमान को पूरी तरह तैयार करके सेना में शामिल करने का लक्ष्य वर्ष 2034-35 तक रखा गया है। दुनिया में इस समय बहुत कम देशों के पास 5वीं पीढ़ी के ऐसे परिचालन यानी काम करने वाले विमान हैं। अमेरिका के पास इस तकनीक के F-22 और F-35 नाम के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। रूस के पास सुखोई Su-57 नाम का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चीन ने भी इस श्रेणी में चेंगडू J-20 नाम का अपना विमान बनाया है।
अब हम ये समझेंगे कि इस 5वीं पीढ़ी के विमान का भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है। ये विमान हमारी भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए बहुत जरूरी है। हमारी वायुसेना के पुराने हो चुके MiG-29 और मिराज विमान धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। पुराने विमानों के हटने से वायुसेना में लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन यानी दस्तों की संख्या कम हो रही है। AMCA विमान वायुसेना में शामिल होकर विमानों की इस कमी को पूरी तरह से दूर कर देगा। ये विमान हमें तकनीकी संप्रभुता प्रदान करेगा। तकनीकी संप्रभुता का मतलब होता है कि हमें तकनीक के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे हमारी विदेशी रक्षा प्रणालियों और दूसरे देशों के विमानों पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। ये कदम मेक इन इंडिया अभियान के तहत हमारे देश की दीर्घकालिक रक्षा स्वायत्तता को मजबूत करेगा। ये विमान भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इससे हमारे देश के भीतर ही एरोस्पेस उद्योग का एक बहुत बड़ा और मजबूत ढांचा तैयार होगा। इस तरह भारत अपने देश में ही दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। दिव्यास्त्र मिसाइल। भारत ने हाल ही में दिव्यास्त्र मिसाइल का दूसरा सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये महत्वपूर्ण परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पूरा किया गया है। दिव्यास्त्र मिसाइल हमारे देश की एक बहुत ही आधुनिक अग्नि मिसाइल है। ये मिसाइल एक विशेष प्रणाली से लैस है जिसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। इस विशेष प्रणाली को संक्षेप में MIRV प्रणाली कहते हैं। इस तकनीक को मूल रूप से वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था। ये तकनीक एक ही मिसाइल को कई परमाणु हथियार ले जाने की अनुमति देती है। परमाणु हथियार को तकनीकी भाषा में न्यूक्लियर वॉरहेड कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल के सभी परमाणु हथियार अलग अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक मिसाइल हवा में जाकर कई दुश्मनों को एक साथ निशाना बना सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस दुनिया में MIRV तकनीक को विकसित करने वाला पहला देश था। अमेरिका के अलावा रूस के पास भी ये आधुनिक तकनीक बहुत पहले से मौजूद है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन भी इस शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करता है। फ्रांस के पास भी अपने रक्षा तंत्र में ये MIRV तकनीक शामिल है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस विशेष तकनीक से लैस मिसाइलें रखता है। अब भारत भी इस तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाकर इन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो गया है। वायु अस्त्र 1। भारत ने अपने एक नए और स्वदेशी हथियार का सफल परीक्षण किया है। इस हथियार का नाम वायु अस्त्र 1 रखा गया है। इस नए हथियार ने बहुत ही ऊंचाई वाले इलाकों में अपने सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आइए अब हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि वायु अस्त्र एक वास्तव में क्या है। ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन श्रेणी का आधुनिक हथियार है। लॉइटरिंग म्यूनिशन को आम बोलचाल में आत्मघाती ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे कॉमिकेज ड्रोन के नाम से भी बुलाते हैं। ये एक ऐसा मानव रहित हवाई हथियार होता है जिसे चलाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती है। ये ड्रोन हवा में एक जगह पर काफी देर तक मंडरा सकता है। हवा में मंडराने की इस खूबी को हॉवरिंग कहा जाता है। हवा में रहते हुए ये ड्रोन दुश्मन के इलाके की निगरानी भी आसानी से कर सकता है। निगरानी करने के बाद ये ड्रोन दुश्मन पर बहुत ही सटीक हमला करने में सक्षम है। ये सुसाइड ड्रोन दुश्मन के ठिकाने के ऊपर तब तक उड़ता रहता है जब तक इसे सही लक्ष्य नहीं मिल जाता। जैसे ही इसे अपना सही लक्ष्य दिखाई देता है, ये सीधे उस लक्ष्य से जाकर टकरा जाता है। इस ड्रोन के अंदर पहले से ही विस्फोटक सामग्री भरी होती है। दुश्मन के ठिकाने से टकराते ही ये खुद को ब्लास्ट करके उस पूरे लक्ष्य को पूरी तरह तबाह कर देता है। परीक्षण के दौरान इस ड्रोन की मारक क्षमता यानी रेंज 100 किलोमीटर मापी गई है। ये ड्रोन अपने साथ 10 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इस ले जाने वाले हथियार या बारूद को तकनीकी भाषा में वॉरहेड कहा जाता है। वायु अस्त्र 1 में कई और भी बेहतरीन और आधुनिक विशेषताएं शामिल की गई हैं। यह ड्रोन रात के अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देखने और सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखता है। बहुत ऊंचे पहाड़ों और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में भी ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में टिक सकता है। लंबे समय तक हवा में टिके रहने की इस क्षमता को हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस कहते हैं। इसके भीतर कई तरह के समझदार युद्ध फीचर्स भी जोड़े गए हैं। ये फीचर्स इसे खुद से फैसले लेने और मुश्किल हालातों में भी दुश्मन को खोजकर खत्म करने की ताकत देते हैं। नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दोनों ने मिलकर नौसैनिक जहाज रोधी मिसाइल कम दूरी का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को तकनीकी भाषा में साल्वो लॉन्च कहा जाता है। साल्वो लॉन्च का आसान मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक मिसाइलों को एक साथ बहुत कम समय के अंतराल पर दागा जाता है। ये इस विशेष मिसाइल का पहला ऐसा सामूहिक परीक्षण था जो पूरी तरह सफल रहा है। इस मिसाइल को संक्षेप में NASMSR भी कहा जाता है। आइए अब हम इस मिसाइल के बारे में बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझते हैं। इस मिसाइल को हमारे देश के संगठन DRDO ने खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है।
जहाज रोधी मिसाइल का मतलब होता है जो समुद्र में चल रहे दुश्मन के बड़े लड़ाकू जहाजों को ढूंढकर नष्ट कर देती है। कम दूरी का मतलब है कि ये मिसाइल पास के समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। अब हम इस मिसाइल को आगे बढ़ाने वाली प्रणाली यानी इसकी प्रणोदन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ये मिसाइल हवा में आगे बढ़ने के लिए एक सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर का इस्तेमाल करती है। बूस्टर मिसाइल को लॉन्च होते ही शुरुआती समय में बहुत तेज रफ्तार से आसमान की तरफ धकेलता है। इसके साथ ही इसमें एक लॉन्ग बर्न सस्टेनर भी लगाया गया है। सस्टेनर का काम मिसाइल को अपनी उड़ान के दौरान बहुत लंबे समय तक एक समान रफ्तार से आगे बनाए रखना होता है। इस मिसाइल के भीतर कुछ बहुत ही आधुनिक और खास तकनीकी विशेषताएं जोड़ी गई हैं। इसमें अंतिम मार्गदर्शन के लिए एक अमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाया गया है। ये सीकर मिसाइल को अपने आखिरी रास्ते पर दुश्मन के जहाज से निकलने वाली गर्मी को देखकर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप पर आधारित एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली भी मौजूद है। ये प्रणाली मिसाइल को बिना किसी बाहरी जीपीएस के भी हवा में अपना रास्ता खुद ढूंढने की ताकत देती है। मिसाइल को रास्ते के बीच में सही दिशा दिखाने के लिए इसमें एक रेडियो अल्टीमीटर भी फिट किया गया है। रेडियो अल्टीमीटर मिसाइल को समुद्र की लहरों के ठीक ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने में मदद करता है ताकि दुश्मन का रडार इसे पकड़ न सके। ये मिसाइल आने वाले समय में भारतीय नौसेना की समुद्री मारक क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाली है। प्रोजेक्ट 17 अशिप्स हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का छठा युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इस बेहद आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत का नाम महेंद्रगिरी रखा गया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में किया है। इस विशेष कंपनी ने इस श्रेणी के तहत अब तक कुल 4 युद्धपोतों को तैयार करके देश को सौंपा है। इस प्रोजेक्ट के तहत महेंद्रगिरी के अलावा कई अन्य शक्तिशाली जहाजों का निर्माण भी किया गया है। इन अन्य शानदार युद्धपोतों के नाम दूनागिरी और तारागिरी रखे गए हैं। इनके साथ ही उदयगिरी, हिमगिरी और नीलगिरी नाम के जहाज भी इस प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा हैं। आइए अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट 17A वास्तव में क्या है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे जहाज वास्तव में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी मध्यम आकार के बहुत ही फुर्तीले युद्धपोत होते हैं। ये फ्रिगेट जहाज एक साथ कई तरह के सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं। इन्हें तकनीकी भाषा में बहु मिशन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इन बेहतरीन जहाजों का पूरा डिजाइन नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इस पूरे निर्माण कार्य की बारीकी से देखरेख युद्धपोत निरीक्षण टीम मुंबई ने की है। ये नए जहाज हमारे पुराने प्रोजेक्ट 17 यानी शिवालिक श्रेणी के जहाजों का एक बेहद आधुनिक रूप है। इन नए जहाजों में पुराने जहाजों के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत और आधुनिक हथियार लगाए गए हैं। हथियारों के साथ साथ इनमें बहुत ही शक्तिशाली और सटीक सेंसर सूट भी फिट किए गए हैं। सेंसर सूट का मतलब ऐसी खोजी प्रणालियों से होता है जो दूर से ही दुश्मन की हर हलचल को आसानी से पकड़ लेती हैं। ये जहाज सतह विरोधी युद्ध प्रणाली से पूरी तरह से लैस है। इसका मतलब है कि ये जहाज समुद्र की सतह पर चल रहे दुश्मन के किसी भी लड़ाकू जहाज को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इन जहाजों के भीतर वायु रक्षा युद्ध प्रणाली को भी शामिल किया गया है। इस प्रणाली की मदद से ये जहाज आसमान से आने वाली दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा इन जहाजों में पनडुब्बी विरोधी युद्ध प्रणाली भी लगाई गई है। ये प्रणाली समुद्र के गहरे पानी के भीतर छिपी दुश्मन की खतरनाक पनडुब्बियों को खोजकर उन पर सटीक हमला करती है। इन जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही विशेष प्रणोदन संयंत्र का इस्तेमाल किया गया है। इस विशेष व्यवस्था को कंबाइंड डीजल और गैस प्रणाली कहा जाता है। इसे तकनीकी दुनिया में संक्षेप में कोडोग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस बेहतरीन प्रणाली के भीतर एक शक्तिशाली डीजल इंजन लगाया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक बहुत ही तेज रफ्तार वाली गैस टरबाइन को भी जोड़ा जाता है। ये अनूठी प्रणाली जरूरत के हिसाब से जहाज को समुद्र में सामान्य गति और अत्यधिक तेज रफ्तार दोनों प्रदान करती है। टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन वेपन हमारे देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर ओडिशा के तट पर टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। इस नए आधुनिक हथियार को संक्षेप में तारा हथियार भी कहा जाता है। ये तारा हमारे देश भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम है। स्वदेशी का सीधा मतलब ये होता है कि इसे पूरी तरह से हमारे अपने देश के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया है। ये बेहतरीन सिस्टम सामान्य और बिना दिशा वाले बमों को बिल्कुल सटीक निशाना लगाने वाले आधुनिक हथियारों में बदल देता है। बिना दिशा वाले बमों को तकनीकी भाषा में अनगाइडेड वॉरहेड्स कहा जाता है। सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों को वैज्ञानिक भाषा में प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स कहा जाता है। इस आधुनिक और शक्तिशाली तकनीक को हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया है। इस महत्वपूर्ण काम में डीआरडीओ की कई अन्य प्रयोगशालाओं ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है।
इस तारा हथियार का सबसे बड़ा फायदा इसकी स्टैंड ऑफ क्षमता का होना है। स्टैंड ऑफ क्षमता का आसान मतलब होता है कि दुश्मन के पास पहुंचे बिना ही उसे दूर से मार गिराना। इस खास क्षमता की वजह से हमारे लड़ाकू विमानों के पायलटों को दुश्मन के खतरनाक इलाके के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पायलट दुश्मन के हवाई रक्षा घेरे यानी एयर डिफेंस की पहुंच से बहुत दूर सुरक्षित रहकर ही इन बमों को गिरा सकते हैं। हवा में छोड़े जाने के बाद ये बम बहुत ही तेज गति से आगे की तरफ तैरते हुए जाते हैं। बमों के हवा में इस तरह तैरते हुए आगे बढ़ने की कला को ही ग्लाइड करना कहा जाता है। ये बम हवा में 650 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की अत्यधिक तेज गति से आगे बढ़ते हैं। इस अत्यधिक तेज रफ्तार को विज्ञान की दुनिया में हाई सबसोनिक स्पीड कहा जाता है। ये आधुनिक बम हवा में तैरते हुए 80 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक जाकर दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इसकी इतनी तेज रफ्तार और लंबी दूरी के कारण दुश्मन के रक्षा तंत्र के लिए इसे बीच रास्ते में रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे देश भारत के पास इस तारा हथियार के अलावा कुछ अन्य बेहतरीन ग्लाइड बम भी पहले से मौजूद हैं। इनमें से एक प्रमुख स्वदेशी हथियार का नाम गौरव रखा गया है। इस गौरव हथियार को लंबी दूरी का ग्लाइड बम भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत के पास एक और बहुत ही समझदार और आधुनिक हथियार मौजूद है जिसे 100 कहा जाता है। इस 100 का पूरा नाम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन होता है। ये सभी आधुनिक स्वदेशी हथियार आने वाले समय में हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी ऑफ अंडरसी केबल्स। हाल ही में ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले अंडरसी केबल ऑपरेटरों पर शुल्क लगाने का एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव ने पूरी दुनिया का ध्यान समुद्र के नीचे बिछी केबलों की बढ़ती संवेदनशीलता की तरफ खींचा है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अंडरसी केबल या सबमरीन केबल वास्तव में क्या होती हैं। ये असल में फाइबर ऑप्टिक लाइनें होती हैं जिन्हें समुद्र के तल पर बिछाया जाता है। ये केबल दुनिया भर के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। यही केबल आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। इन्हें इंटरनेट की अदृश्य राजमार्ग भी कहा जाता है। ये अदृश्य राजमार्ग दुनिया के कुल अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का 95% से 99% हिस्सा ट्रांसफर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010 में सबमरीन केबल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा घोषित किया था। ये समुद्र के नीचे की केबलें उपग्रहों यानी सैटेलाइट की तुलना में बहुत अधिक डेटा ले जाने की क्षमता रखती हैं। ये केबल सैटेलाइट के मुकाबले बहुत अधिक कुशल और लागत प्रभावी होती हैं। इसके साथ ही ये केबल संचार के लिए सैटेलाइट से कहीं ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती हैं। समुद्र के कुछ रास्ते बहुत संकरे होते हैं, जैसे लाल सागर और होर्मुज जलडमरु मध्य। इन संकरे रास्तों से होकर बहुत सारी अंडरसी केबलें एक साथ गुजरती हैं। इसी वजह से इन संकरे समुद्री क्षेत्रों को डिजिटल चॉक पॉइंट कहा जाता है। अगर इन डिजिटल चॉक पॉइंट्स पर केबलों को कोई नुकसान होता है तो इसका भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहला और बड़ा असर भारत के वित्तीय क्षेत्र पर दिखाई देगा। हमारा शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बहुत तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं। यदि ये केबलें कट जाती हैं तो हमारा पूरा बैंकिंग और ट्रेडिंग सिस्टम कुछ ही मिनटों के भीतर पूरी तरह ठप हो सकता है। इसका दूसरा बड़ा असर हमारे आईटी और आउटसोर्सिंग क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत का आईटी बीपीएम उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए लगातार चलने वाली वैश्विक कनेक्टिविटी पर निर्भर है। केबलों के रुकने से विदेशी ग्राहकों का काम बंद हो जाएगा और भारत के इस बड़े बिजनेस को भारी नुकसान होगा। इसका तीसरा सबसे गंभीर असर हमारे रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के रूप में सामने आएगा। हमारी सेनाओं के बीच होने वाले सैन्य संचार के लिए भी इन्हीं सुरक्षित माध्यमों का उपयोग होता है। इसके साथ ही खुफिया जानकारी साझा करने का काम भी इन केबलों के बाधित होने से पूरी तरह खतरे में पड़ सकता है। तब हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने वर्ष 2025 में हुए लाल किला ब्लास्ट की जांच में एक खास विस्फोटक का जिक्र किया है। इस धमाके में आतंकवादियों ने एक बहुत ही दुर्लभ विस्फोटक मिश्रण का इस्तेमाल किया था। इस खतरनाक रासायनिक विस्फोटक का नाम टीपी यानी ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड है। विज्ञान की भाषा में टीपी का रासायनिक सूत्र C9H18O6 होता है। इस खतरनाक रासायनिक पदार्थ को आतंकी दुनिया में मदर ऑफ सैटर्न यानी शैतान की मां भी कहा जाता है। इसे आम भाषा में एसीटोन पेरोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में एक अर्ध स्थिर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये सफेद रंग के नमक या पाउडर की तरह दिखाई देता है। ये विस्फोटक आतंकवादी संगठनों के बीच एक पसंदीदा हथियार बन चुका है। इसको पसंद करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसे बनाना काफी आसान होता है। ये विस्फोटक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एक्सप्लोसिव की श्रेणी में आता है। ये रासायनिक पदार्थ स्वभाव से बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। ये किसी भी तरह के झटके या टकराव से तुरंत सक्रिय हो जाता है। हल्की सी रगड़ या घर्षण से भी इसमें तुरंत ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ तक कि स्थिर बिजली की एक छोटी सी चिंगारी भी इसे भड़का सकती है। सामान्य तापमान से थोड़ी सी भी ज्यादा गर्मी या हीट मिलते ही ये फट जाता है।
यही कारण है कि इसे संभालना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी मारक क्षमता इतनी घातक है कि केवल 1 ग्राम जितनी छोटी मात्रा भी किसी इंसान को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो इसका वैश्विक आतंकवाद से गहरा संबंध रहा है। दुनिया के कई बड़े और कुख्यात आतंकवादी हमलों में इसी का इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2015 में हुए पेरिस हमलों में आतंकियों ने इसी बारूद का प्रयोग किया था। इसके बाद वर्ष 2016 में ब्रुसेल्स में हुए बम धमाकों में भी यही रसायन पाया गया था। वर्ष 2017 में मैनचेस्टर एरिना में हुए आत्मघाती हमले में भी इसी TATP का इस्तेमाल हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस चुनौती को समझना और इसके नेटवर्क को तोड़ना देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कैप्टागन। हमारे देश की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। NCB ने ऑपरेशन रिजपिल के तहत एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट कैप्टागन नाम की एक खतरनाक दवा की तस्करी में शामिल था। हमारे देश के इतिहास में पहली बार कैप्टागन ड्रग से जुड़े किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अब हम समझते हैं कि आखिर यह कैप्टागन क्या बला है। कैप्टागन मुख्य रूप से 2 रसायनों को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें पहला रसायन फेनेटिलाइन होता है। शुरुआती दिनों में फेनेटिलाइन का इस्तेमाल कुछ बीमारियों के इलाज में किया जाता था। इसका उपयोग बच्चों में ध्यान न लगने की बीमारी यानी ADHD के इलाज में होता था। इसका इस्तेमाल गहरी मानसिक उदासी यानी डिप्रेशन को ठीक करने में भी किया जाता था। इसके साथ ही अचानक नींद आने की बीमारी यानी नार्कोलेप्सी के इलाज में भी ये दवा काम आती थी। कैप्टागन के अंदर मिलाया जाने वाला दूसरा मुख्य रसायन एम्फेटामाइन होता है। चिकित्सा विज्ञान में इन दोनों रसायनों को साइकोट्रोपिक पदार्थ कहा जाता है। साइकोट्रोपिक पदार्थ वे चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली को सीधे प्रभावित करती हैं। हमारे देश के कानून के मुताबिक ये दोनों रसायन NDPS अधिनियम 1985 के तहत आते हैं। NDPS का पूरा नाम स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम है। इस NDPS कानून को देश में नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए बनाया गया था। ये कानून किसी भी तरह की नशीली दवाओं के उत्पादन और फैक्ट्री में बनाने पर पूरी तरह रोक लगाता है। ये कानून इन नशीले पदार्थों को अपने पास रखने या स्टॉक करने को भी पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इस कानून के तहत इन खतरनाक दवाओं की तस्करी या अवैध व्यापार करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके साथ ही किसी भी आम नागरिक द्वारा इन नशीली चीजों का सेवन या उपभोग करना पूरी तरह गैरकानूनी है। ये NDPS कानून इन सभी नशीले और दिमाग को प्रभावित करने वाले पदार्थों को नियंत्रित भी करता है। कैप्टागन दवा का एक और बहुत ही डरावना और बदनाम नाम भी है। इस दवा को दुनिया भर में जिहादी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिहादी ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि ISIS जैसे हिंसक उग्रवादी संगठन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ISIS के लड़ाके इस दवा को खाकर डर और थकान भूल जाते हैं और क्रूर वारदातों को अंजाम देते हैं। कैप्टागन के लगातार इस्तेमाल से लोगों को इसकी बहुत बुरी लत लग जाती है। इस दवा के अत्यधिक दुरुपयोग और सेहत को होने वाले नुकसान को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ने लगी थीं। इन्हीं गंभीर चिंताओं के कारण 1980 के दशक में इस दवा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर अपनी नजरें टेढ़ी कर लीं। बाद में इस दवा को संयुक्त राष्ट्र के मना प्रभावी पदार्थों के कन्वेंशन में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कैप्टागन को इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अनुसूची 2 के तहत रख दिया। अनुसूची 2 में आने का मतलब है कि इस दवा पर बहुत ही कड़ा नियंत्रण लागू होता है और बिना मंजूरी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। NCB की इस नई कार्रवाई से हमारे देश में पैर पसार रहे इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की कमर पूरी तरह टूट गई है। एक्सरसाइजेस इन न्यूज। अब हम दुनिया के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। सैन्य अभ्यास का सीधा मतलब 2 या 2 से अधिक देशों की सेनाओं का एक साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास करना होता है। सबसे पहले हम सिनबैक्स अभ्यास के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन आर्मी एक साथ मिलकर भाग लेती हैं। रॉयल कंबोडियन आर्मी कंबोडिया देश की शाही सेना का आधिकारिक नाम है। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। अब हम एक और बहुत बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की चर्चा करते हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का मतलब ऐसा अभ्यास होता है जिसमें 2 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। इस बड़े आयोजन का नाम अभ्यास प्रगति 2026 रखा गया है। इस विशाल सैन्य अभ्यास का नेतृत्व हमारी भारतीय सेना कर रही है। ये गौरवशाली अभ्यास मेघालय राज्य में स्थित उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। उमरोई हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही आधुनिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। इस अभ्यास प्रगति 2026 में कुल मिलाकर 12 देशों की सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। इन 12 भाग लेने वाले देशों के नाम आपकी परीक्षा और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें हमारा पड़ोसी देश भूटान शामिल है।
इसके साथ ही कंबोडिया भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। एशिया का एक और महत्वपूर्ण देश इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा बना है। लाओस देश की सेना भी इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिला रही है। मलेशिया भी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ इस आयोजन में शामिल हुआ है। हिंद महासागर का एक बेहद खूबसूरत और रणनीतिक द्वीप देश मालदीव भी इसमें भाग ले रहा है। म्यांमार देश की सेना भी इस अभ्यास में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही है। हमारा एक और बेहद करीबी सांस्कृतिक पड़ोसी देश नेपाल भी इसमें मौजूद है। फिलीपींस देश भी इस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के पास हिंद महासागर में स्थित सेशल्स देश भी इसमें आया है। हमारा दक्षिणी समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका भी इस अभ्यास का एक मुख्य हिस्सा है। इस सूची का आखिरी देश वियतनाम है, जो अपनी मजबूत सेना के साथ यहां अभ्यास कर रहा है। अब हम इस अभ्यास के नाम यानी प्रगति के पूरे नाम और उसके गहरे मतलब को समझते हैं। इसमें प्रगति का पूरा नाम पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन है। इसका हिंदी में सीधा मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और बड़े सकारात्मक बदलाव के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की आपसी साझेदारी है। ये पूरा प्रयास हिंद महासागर के आसपास के देशों में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से ये सभी अभ्यास भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को दिखाते हैं। 5 एनवायरमेंट सर्कुलर इकोनॉमी। सामग्री पुनर्चक्रण संघ ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग उठाई है। इस संघ ने देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी या एक समर्पित मंत्रालय बनाने की वकालत की है। सरल शब्दों में समझें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग का एक ऐसा अनूठा मॉडल है जो हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इस व्यवस्था में हम पुरानी या मौजूद सामग्रियों और उत्पादों को जितना हो सके उतने लंबे समय तक आपस में साझा करते हैं। इसके साथ ही हम चीजों को पट्टे पर देते हैं यानी किराए पर चलाते हैं, जिसे लीजिंग कहा जाता है। हम पुरानी चीजों का बार बार पुनरुपयोग करते हैं और खराब होने पर उनकी मरम्मत यानी रिपेयरिंग करते हैं। इतना ही नहीं, हम पुरानी चीजों को नया जैसा बनाने के लिए उनका नवीनीकरण करते हैं, जिसे रिफर्बिशिंग कहते हैं। आखिर में हम बेकार हो चुकी चीजों से नया सामान बनाने के लिए उनका पुनर्चक्रण करते हैं, जिसे रीसाइक्लिंग कहा जाता है। ये पूरी रणनीति हमारे पारंपरिक रैखिक मॉडल से बिल्कुल अलग है, जिसे हम अंग्रेजी में टेक मेक डिस्पोज मॉडल कहते हैं। इस पारंपरिक मॉडल में इंसान सबसे पहले प्रकृति से कच्चा माल निकालता है और फिर उससे नया उत्पाद तैयार करता है। इसके बाद उस उत्पाद का उपयोग करने के बाद हम उसे सीधे कचरे के रूप में फेंक देते हैं। इस नुकसानदेह तरीके को बदलने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल काम करता है। उदाहरण के लिए, जब इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होते हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय उनका नवीनीकरण करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। इसी तरह पशुओं के मलमूत्र और गोबर जैसे कचरे को प्रसंस्कृत करके उससे खाना पकाने और रोशनी के लिए बायोगैस बनाई जाती है। भारत के लिए इस नई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। इसका पहला बड़ा कारण यह है कि भारत इस समय कचरा प्रबंधन के एक बहुत ही गंभीर संकट से जूझ रहा है। भारत में हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है, जिसमें प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसी खतरनाक चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा करने के मामले में सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट पैदा करने वाला देश है, जो वैश्विक स्तर का 7% है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस कचरे में छिपा हुआ बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य है, जिसे हम कचरे से कंचन या वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं। अनुमान है कि अगर भारत इस मॉडल को अपनाता है तो वर्ष 2050 तक देश में $2 ट्रिलियन से अधिक का एक नया बाजार तैयार हो जाएगा। ये नया बाजार भारत के युवाओं के लिए लगभग 10 मिलियन नए रोजगार के शानदार अवसर भी पैदा करेगा। तीसरा बड़ा कारण यह है कि ये मॉडल हमारे पर्यावरण और जलवायु को होने वाले भारी नुकसान को रोकने में मदद करेगा। आंकड़े बताते हैं कि हमारे शहरों के ठोस कचरे से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें वर्ष 2030 तक 41.09 मिलियन टन तक पहुंच सकती हैं। चौथा कारण हमारी कृषि की स्थिरता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में हर साल लगभग 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होता है। किसान इस कृषि कचरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतों में ही जला देते हैं, जिससे मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। कृषि कचरे को जलाने से हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पांचवा और आखिरी कारण हमारी जमीनों का ब्लॉक होना है, क्योंकि कचरे के बड़े बड़े ढेरों ने हमारी बहुत सी जमीनों को घेर रखा है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे शहरों की 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा की कीमती जमीन आज सिर्फ इन कचरे के पहाड़ों के नीचे दबी पड़ी है। अब हम भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों और सरकार के प्रयासों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती खंडित शासन और संस्थागत बाधाएं हैं।
हमारे देश में रिसाइकलिंग और कचरा प्रबंधन का काम कई अलग अलग मंत्रालयों और नियामक संस्थाओं के तहत आता है। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र की निगरानी ठीक से नहीं हो पाती है और काम में बहुत देरी होती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण मंत्रालय कचरा प्रबंधन के लिए कड़े नियम और कानून बनाने का काम करता है। दूसरी तरफ शहरी विकास मंत्रालय शहरों की योजना बनाता है और नगर निगम के स्तर पर इन नियमों को लागू करवाता है। इन दोनों मंत्रालयों के बीच सही तालमेल न होने से जमीन पर काम बहुत धीमा हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमी से जुड़ी हुई है। हमारे पास आज भी कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी आधुनिक गाड़ियों और बड़ी मशीनों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए घरों से निकलने वाले गीले कचरे को अलग करके प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। तीसरी बड़ी चुनौती अनौपचारिक क्षेत्र का अलग थलग होना है। हमारे देश में कचरा बीनने वाले और कबाड़ वाले ही सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करके उसे रिसाइकल होने के लिए भेजते हैं। इसके बावजूद इस अनौपचारिक क्षेत्र को सरकार की तरफ से आज तक कोई कानूनी पहचान या सम्मान नहीं मिला है। चौथी बड़ी समस्या भारत में रिसाइकलिंग की बहुत कम दर होना है। उदाहरण के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट की रिसाइकलिंग दर केवल 10% है। इसके विपरीत पूरी दुनिया में ई वेस्ट रिसाइकलिंग का औसत लगभग 22% है। अमेरिका जैसे विकसित देश में तो ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग दर 56% तक पहुंच चुकी है। पांचवी चुनौती नीतिगत सीमाएं और अनुपालन के मुद्दे हैं। हमारी नीतियां केवल सोना तांबा और एल्यूमीनियम जैसी महंगी धातुओं को कचरे से निकालने पर ही ज्यादा ध्यान देती हैं। इन नीतियों में भविष्य के लिए जरूरी कई महत्वपूर्ण खनिजों को रिसाइकल करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कचरे के स्रोत का पता लगाने की कमजोर व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कचरा रिसाइकलिंग का पूरा उद्योग आज भी असंगठित तरीके से चल रहा है। सरकार के पास देश में पैदा होने वाले कुल कचरे का कोई सटीक आंकड़ा या डेटा उपलब्ध नहीं है। हमारे कामगारों के पास कचरा प्रबंधन की नई तकनीकों को लेकर कौशल की भारी कमी है। भारत में कचरे को आधुनिक तरीकों से रिसाइकल करने वाले बड़े प्लांट बहुत ही कम संख्या में मौजूद हैं। आम जनता और उपभोक्ताओं में भी कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखने को लेकर जागरूकता बहुत कम है। इन सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार सबसे पहले नियामक ढांचे और नियमों को लागू करने की व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके तहत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी ईपीआर के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कंपनियों की जिम्मेदारी केवल कचरा इकट्ठा करने तक नहीं है, बल्कि उन्हें उस कचरे को रिसाइकल भी करना होगा। सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को लागू किया है। यह नया नियम घर या दफ्तर के स्तर पर ही कचरे को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटना अनिवार्य बनाता है। इस नियम के तहत बहुत ज्यादा कचरा पैदा करने वाले बड़े संस्थानों को अपने कचरे का निपटारा खुद ही करना होगा। इसी तरह ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर सख्त जिम्मेदारी तय की गई है। सरकार ने बैटरी कचरा प्रबंधन नियम 2022 भी बनाया है। ये नियम पुरानी बैटरियों को जमीन में दबाने या उन्हें आग में जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। वर्ष 2025 में सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे से जरूरी खनिजों को दोबारा निकालना है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय एक साझा डिजिटल पोर्टल तैयार कर रहा है। इस नए डिजिटल पोर्टल पर कचरा प्रबंधन से जुड़े लगभग 50 लाख यूजर्स को एक साथ जोड़ा जाएगा। खेती के कचरे से कमाई करने के लिए सरकार ने गोवर्धन योजना शुरू की है। खेतों में पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना भी चलाई जा रही है। नीति आयोग में एक समर्पित सर्कुलर इकोनॉमी सेल का गठन किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। देश को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार काम किया जा रहा है। सरकार अब राइट टू रिपेयर यानी सामान की मरम्मत कराने के अधिकार को भी बढ़ावा दे रही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमें हर सामग्री के लिए अलग नियम बनाने होंगे। सभी तरह के कचरे के लिए एक ही नियम लागू करने की नीति पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। हमें दूर दराज के इलाकों से कचरा इकट्ठा करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत है। देश में छोटे छोटे स्तर पर कचरा रिसाइकलिंग के क्लस्टर बनाए जाने चाहिए। हमें कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचार को अपनाना होगा। आज प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस करके उससे गाड़ियों के लिए ईंधन तेल बनाया जा रहा है। भारत में अब प्लास्टिक कचरे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में भी किया जा रहा है। कंपनियों को अपने उत्पाद की डिजाइनिंग के समय ही सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। उत्पाद ऐसे बनने चाहिए जो लंबे समय तक चलें और जिनकी मरम्मत तथा रिसाइकलिंग आसानी से हो सके। सरकार को कंस्ट्रक्शन के काम में एक निश्चित मात्रा में रिसाइकल सामग्री का उपयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। हमें भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह अपने लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय करने होंगे। उदाहरण के लिए नीदरलैंड देश ने वर्ष 2050 तक अपने देश को 100% सर्कुलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है।
निष्कर्ष के तौर पर भारत को सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए मजबूत आपसी तालमेल और नई तकनीक की जरूरत है। सही नीतियों और जनता के व्यवहार में बदलाव से हम कचरे की समस्या को खत्म करके जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट से यूपीएससी आईएएस 2017 के PYQ की वीडियो शॉर्ट्स में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। सरकार ने देश में छोटी पन बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम छोटी पन बिजली विकास योजना रखा गया है। जब हम पानी के बहाव से बिजली बनाते हैं तो उसे पन बिजली यानी हाइड्रो पावर कहते हैं। हमारे देश में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली पन बिजली परियोजनाओं को छोटी पन बिजली परियोजना माना जाता है। इन छोटी पन बिजली परियोजनाओं की देखरेख का काम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है। अगर किसी पन बिजली परियोजना की क्षमता 25 मेगावाट से ज्यादा होती है तो उसे बड़ी पन बिजली परियोजना कहा जाता है। इन बड़ी पन बिजली परियोजनाओं को संभालने की जिम्मेदारी हमारे देश का बिजली मंत्रालय निभाता है। ये छोटी पन बिजली परियोजनाएं मुख्य रूप से नदी के प्राकृतिक बहाव वाले मॉडल पर काम करती हैं। इस मॉडल का मतलब है कि इसमें बिजली बनाने के लिए नदी के प्राकृतिक बहाव का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बिजली पैदा करने के लिए बहुत बड़े बांध या पानी को भारी मात्रा में रोकने वाले जलाशयों की जरूरत नहीं होती है। वर्ष 2026 की शुरुआत तक हमारे देश में ऐसी परियोजनाओं से लगभग 5171 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता तैयार हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार भारत में ऐसी छोटी पन बिजली परियोजनाओं से कुल 21,133.61 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता मौजूद है। विशेषज्ञों ने हमारे देश में इस तरह की बिजली बनाने के लिए कुल 7,133 जगहों की पहचान की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी क्षमता में से अब तक केवल 24.5% हिस्से का ही इस्तेमाल किया जा सका है। हमारे देश के उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की बिजली पैदा करने की क्षमता सबसे ज्यादा यानी करीब 7,978 मेगावाट आंकी गई है। ये संख्या देश की कुल छोटी पन बिजली क्षमता का लगभग 38% हिस्सा अकेले संभालती है। इस उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य सबसे आगे है, जिसके पास अकेले 3,460 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता मौजूद है। इस नई छोटी पन बिजली विकास योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय चला रहा है। सरकार ने इस पूरी योजना को लागू करने के लिए 5 साल का समय तय किया है। ये योजना वर्ष 2026-27 से शुरू होकर वर्ष 2030-31 तक पूरे देश में चलाई जाएगी। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने 2584.60 करोड़ रुपीस का एक बड़ा बजट तय किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में छोटी पन बिजली परियोजनाओं के काम में तेजी लाना है। सरकार इस योजना के जरिए पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में छिपी हुई पन बिजली क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। सरकार ने इस योजना के तहत देश में लगभग 1500 मेगावाट की नई बिजली क्षमता जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। इस योजना के दायरे में केवल वही पन बिजली परियोजनाएं आएंगी जिनकी क्षमता 1 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच होगी। इस योजना का मुख्य ध्यान हमारे देश के पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों पर सबसे ज्यादा रहेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों और देश के बहुत दूर दराज के इलाकों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार परियोजनाओं को लगाने के लिए एक मजबूत वित्तीय सहायता ढांचा दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में सरकार 3.6 करोड़ रुपीस प्रति मेगावाट के हिसाब से आर्थिक मदद देगी, या फिर सरकार वहां परियोजना की कुल लागत का 30% हिस्सा खुद वहन करेगी, बशर्ते ये दोनों मदद 30 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। देश के बाकी दूसरे इलाकों के लिए सरकार 2.4 करोड़ रुपीस प्रति मेगावाट के हिसाब से वित्तीय सहायता देगी, या फिर वहां परियोजना की कुल लागत का 20% हिस्सा सरकार देगी, बशर्ते ये मदद 20 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में भी पूरी मदद करेगी। सरकार ने इस योजना के तहत कम से कम 200 परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में सहायता देने का वादा किया है। भविष्य में नई परियोजनाओं की एक मजबूत कतार तैयार करने के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का एक अलग बजट रखा है। ये अलग बजट केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों को नई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिया जाएगा। इस योजना की मदद से इस पूरे बिजली क्षेत्र में लगभग 15,000 रुपए करोड़ का भारी निवेश आने की उम्मीद है। ये योजना देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को भी बहुत मजबूती देगी। इसमें भारत में ही बने हुए उपकरणों और मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे घरेलू विनिर्माण को फायदा होगा। इस योजना के आने से देश के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान देश के मजदूरों और इंजीनियरों के लिए लगभग 51 लाख श्रम दिवस का रोजगार पैदा होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इन प्लांटों के संचालन और रखरखाव के काम में लोगों को लंबे समय तक आजीविका मिलती रहेगी। ये लंबे समय का रोजगार विशेष रूप से हमारे ग्रामीण और देश के बेहद दूर दराज के इलाकों के लोगों को मिलेगा।
इस छोटी पनबिजली परियोजना का एक बड़ा महत्व ये है कि ये विकेंद्रीकृत बिजली की व्यवस्था देती है। इससे बिजली को दूर भेजने में होने वाला नुकसान कम होता है और सीमावर्ती इलाकों में बिजली की सप्लाई बहुत भरोसेमंद बनती है। ये बिजली पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा का रूप है क्योंकि इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई गैस नहीं निकलती। इस तकनीक से बिजली बनाने के लिए किसी भी तरह के कोयले या डीजल जैसे ईंधन को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये योजना बिजली की कमी को दूर करके हमारे ग्रामीण इलाकों के विकास को एक नई गति देगी। इस पूरी व्यवस्था से हमारे पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है क्योंकि इसमें बहुत कम जमीन की जरूरत होती है। कम जमीन की जरूरत होने के कारण स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़कर कहीं और विस्थापित भी नहीं होना पड़ता है। यह परियोजनाएं हमारे देश को 24 घंटे बिना रुके पर्यावरण के अनुकूल बिजली देने में सक्षम है। ये सतत बिजली हमारे देश के मुख्य बिजली ग्रिड को भी स्थिरता और मजबूती प्रदान करने में बहुत मदद करती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में ये छोटी पनबिजली योजना पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ समाज के विकास का एक बेहतरीन संतुलन पेश करती है। ये योजना देश के पिछड़े इलाकों को रोशनी से जगमगाएगी और हमारे भारत को स्वच्छ तथा मजबूत बनाने में बड़ा योगदान देगी। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। हमारी केंद्र सरकार ने देश में कोयले के सही इस्तेमाल के लिए एक बेहद शानदार योजना को मंजूरी दी है। इस नई योजना का नाम सतह कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना रखा गया है। इस बड़ी योजना को चलाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे देश के कोयला मंत्रालय को सौंपी गई है। सरकार ने इस पूरी योजना को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट तय किया है। अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर ये कोयला गैसीकरण तकनीक क्या होती है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी विशेष रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम कोयले को सीधे आग में नहीं जलाते हैं। इस प्रक्रिया में कोयले को बिना जलाए ही एक बेहद काम की गैस में बदल दिया जाता है। इस तकनीक से जो नई गैस बनकर तैयार होती है उसे हम सिंथेटिक गैस या शॉर्ट में सिनगैस कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जमीन की सतह के ऊपर कारखानों में बहुत ही सुरक्षित तरीके से पूरा किया जाता है। इस तकनीक को काम में लाने के लिए सबसे पहले कोयले के बड़े टुकड़ों को पीसकर बारीक कर लिया जाता है। इसके बाद इस पिसे हुए कोयले को एक बंद जगह पर ऑक्सीजन और भाप के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण को बहुत ही ज्यादा ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है, जो तापमान 1000 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापमान के साथ साथ वहां दबाव को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, जो दबाव 20 से 70 बार तक रहता है। इतने भारी तापमान और दबाव के कारण वो कोयला पिघलने के बजाय सीधे गैस के रूप में बदलने लगता है। इस रासायनिक प्रक्रिया से जो सिनगैस बनती है उसमें मुख्य रूप से 2 तरह की गैसें मौजूद होती हैं। इस गैस में पहली मुख्य गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके साथ ही इसमें दूसरी बेहद महत्वपूर्ण गैस हाइड्रोजन मिली होती है। हमारे भारत देश में मिलने वाले कोयले में राख की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो मात्रा 30-45% तक देखी जाती है। इस ज्यादा राख वाले कोयले को इस्तेमाल करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में ही बनी मशीनों को तैयार किया है। इन विशेष स्वदेशी मशीनों को तकनीकी भाषा में फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर कहा जाता है। ये भारतीय मशीनें हमारी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कोयले को बहुत ही आसानी से गैस में बदल देती हैं। इस सिन गैस को अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारकर कई तरह के जरूरी सामान बनाए जाते हैं। इन रासायनिक प्रक्रियाओं को हम मेथनॉल संश्लेषण और मेथनेशन जैसी तकनीकों के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें फिशर ट्रॉप संश्लेषण नाम की एक और आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। इन सभी प्रक्रियाओं की मदद से हम सिनगैस से बहुत ही आसानी से मेथनॉल तैयार कर सकते हैं। इस गैस की मदद से कारखानों के लिए अमोनिया और खेतों के लिए यूरिया खाद भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा इससे रासायनिक ईंधनों के रूप में डाइमिथाइल ईथर और हाइड्रोजन भी प्राप्त होता है। इस गैस से हम घरों और उद्योगों में काम आने वाली सिंथेटिक प्राकृतिक गैस भी बना सकते हैं। ये पूरी तकनीक कोयले को सीधे भट्टी में जलाने के मुकाबले पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित और साफ मानी जाती है। कोयले को सीधे जलाने की तुलना में यह गैसीकरण का तरीका काम करने में बहुत अधिक कुशल और फायदेमंद होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल अलग और गाढ़े रूप में बाहर निकलती है। गैस के इस रूप में होने के कारण इसे हवा में फैलने से रोकना और इसे संभाल कर रखना बहुत आसान हो जाता है। इस पूरी योजना को जमीन पर सही से लागू करने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम और सीमाएं भी तय की हैं। सरकार ने किसी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली वित्तीय मदद की सीमा को 5,000 रुपए करोड़ तक तय किया है। अगर कोई कंपनी किसी एक खास तरह का उत्पाद बनाती है तो उसके लिए मदद की सीमा 9,000 रुपए करोड़ रखी गई है। इस 9,000 रुपए करोड़ की सीमा वाले नियम से यूरिया और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस को बिल्कुल बाहर रखा गया है। अगर कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप कई सारे प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे कुल मिलाकर अधिकतम 12,000 रुपए करोड़ की मदद मिलेगी। इस योजना के तहत फायदा पाने वाली कंपनियों का चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और खुली बोली के जरिए किया जाएगा।
ये योजना किसी एक खास तरह की तकनीक को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि ये पूरी तरह से तकनीक मुक्त है। इसका मतलब है कि कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन ये योजना भारत में ही विकसित की गई स्वदेशी गैसीकरण तकनीकों को अपनाने के लिए कंपनियों को बहुत बढ़ावा देती है। अब हम समझते हैं कि इस नई योजना को देश में लागू करना हमारे भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। आज हमारा भारत देश अपनी जरूरतों के लिए बहुत सी चीजों को दूसरे देशों से खरीदने पर मजबूर है। हम अपनी जरूरत की आधी से ज्यादा एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस दूसरे देशों से आयात करते हैं। इसके साथ ही हमें अपनी जरूरत का 100% अमोनिया और लगभग 20% यूरिया खाद भी बाहर से ही मंगाना पड़ता है। हमारी कंपनियों को अपनी जरूरत का लगभग 80-90% मेथनॉल भी दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है। ये योजना इन सभी जरूरी चीजों को विदेशों से मंगाने के बजाय हमारे अपने कोयले से देश में ही बनाने का रास्ता साफ करेगी। चीजों को बाहर से मंगाने के कारण भारत को FY25 में 2.77 लाख रुपीस करोड़ का एक बहुत भारी बिल चुकाना पड़ा था। ये योजना हमारे देश में मौजूद कोयले और लिग्नाइट के विशाल भंडारों का सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। अपने देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके भारत खुद को दुनिया की बाजार व्यवस्था के खतरों से बहुत आसानी से बचा पाएगा। इससे हमारा देश दुनिया की राजनीति में होने वाले बदलावों और डॉलर की कीमतों के उतार चढ़ाव से भी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। ये सिनगैस हमारे देश के लोहा और इस्पात उद्योग यानी स्टील सेक्टर के लिए भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। स्टील बनाने के कारखानों में इस गैस का इस्तेमाल लोहे को पिघलाने और शुद्ध करने के काम में एक एजेंट के रूप में किया जाता है। इस गैस के आने से हम बाहर से मंगाए जाने वाले कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस पर अपनी निर्भरता को बहुत कम कर लेंगे। ये नई योजना हमारे देश के लोगों के लिए तरक्की और कमाई के कई नए रास्ते भी खोलने जा रही है। इस पूरी योजना के तहत देश के कोयला उत्पादक राज्यों में लगभग 25 बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स की मदद से हमारे युवाओं के लिए लगभग 50,000 सीधे और परोक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन कारखानों के चालू होने से सरकार को हर साल टैक्स के रूप में लगभग 6,300 करोड़ रुपए की एक मोटी कमाई भी होगी। ये नई योजना हमारे देश को तकनीक के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। यह योजना वर्ष 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन को और आगे बढ़ाएगी। इस योजना के आने से भारत देश कोयला गैसीकरण के मामले में दुनिया की बड़ी विदेशी कंपनियों के भरोसे नहीं रहेगा। इससे हमारे देश के इंजीनियर और कंपनियां खुद अपने दम पर बड़े बड़े कारखाने लगाने और उन्हें चलाने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। इस तकनीक के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती भारी पूंजीगत लागत की है। कोयला गैसीकरण के कारखाने लगाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इन बड़े कारखानों को शुरू होकर मुनाफा कमाने की स्थिति में आने में एक लंबा समय लग जाता है। इसके साथ ही हमारे भारत देश के कोयले की गुणवत्ता भी एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। भारतीय कोयले में राख की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो मात्रा 30 से 45% तक देखी जाती है। दुनिया की जो बड़ी और आधुनिक तकनीकें हैं वे हमारे इस ज्यादा राख वाले कोयले के साथ काम नहीं कर पाती हैं। विदेशी तकनीकें हमारे इस कोयले के साथ काम करने में आर्थिक रूप से पूरी तरह नाकाम साबित होती हैं। इस वजह से इन कारखानों को लगाने का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हमें अपने देश के कोयले के हिसाब से भारत में ही नई और महंगी स्वदेशी तकनीकें विकसित करनी पड़ रही हैं। दूसरी बड़ी चुनौती कार्बन उत्सर्जन को कम करने यानी डीकार्बोनाइजेशन के विरोधाभास से जुड़ी हुई है। कोयले को सीधे भट्टी में जलाने के मुकाबले ये गैसीकरण का तरीका पर्यावरण के लिए थोड़ा साफ जरूर माना जाता है। इसके बावजूद सच ये है कि कोयला गैसीकरण की पूरी प्रक्रिया में आज भी बहुत भारी मात्रा में कार्बन निकलता है। उदाहरण के लिए जब हम इस गैस का इस्तेमाल करके लोहा बनाते हैं तो वहां एक बड़ी समस्या सामने आती है। इस सिनगैस की मदद से स्पंज आयरन बनाने में सामान्य भट्टियों के मुकाबले कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तीसरी बड़ी समस्या कार्बन को सोखने और उसे जमा करने वाली तकनीक की कार्यक्षमता को लेकर है। सरकार की ये नई योजना कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक के साथ मिलकर काम करने पर जोर देती है। लेकिन हकीकत ये है कि कार्बन को सोखने वाली ये तकनीक अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। आज के समय में दुनिया भर में और हमारे देश में भी इस तकनीक की अपनी कुछ तकनीकी सीमाएं हैं। इस तकनीक को कारखानों में लगाने का खर्च बहुत ज्यादा आता है और इसका प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक काफी कमजोर रहा है। चौथी चुनौती हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान से जुड़ी हुई है। कोयले से गैस बनाने के इस पूरे काम में बहुत ही भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इतने ज्यादा पानी के इस्तेमाल से हमारे उन इलाकों में पानी का भारी संकट पैदा हो जाता है जहां कोयले की खदानें मौजूद हैं। इस प्रक्रिया के बाद कारखानों से जहरीली भारी धातुओं वाला कचरा भी बाहर निकलता है, जिसे हम स्लैग कहते हैं। इस जहरीले कचरे को सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना आज के समय में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। अगर इस कचरे को खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे जमीन के नीचे का पानी भी पूरी तरह से जहरीला और प्रदूषित हो सकता है।
इन सभी गंभीर चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने देश की स्वदेशी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। हमें प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन नाम की तकनीक को और ज्यादा आधुनिक बनाना होगा। यह विशेष तकनीक इस तरह से बनाई गई है जो हमारे देश के 30 से 45% राख वाले कोयले को बहुत आसानी से संभाल सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से कारखानों की मशीनों में कचरा फंसने या उनके खराब होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा उपाय यह है कि हमें इन परियोजनाओं को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाना होगा। सरकार को इस योजना के साथ साथ कंपनियों को टैक्स में कुछ सालों की बड़ी छूट देनी चाहिए। कारखाने लगाने के लिए बाहर से मंगाई जाने वाली मशीनों पर लगने वाले आयात शुल्क को भी पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। इन सरकारी रियायतों से प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में बड़ा निवेश करने के लिए आगे आएंगी और उनका शुरुआती खर्च भी कम हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि हमें इन कारखानों के अंदर भी पर्यावरण को बचाने के प्रयास करने होंगे। इन गैस बनाने वाले प्लांटों को चलाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इन कारखानों से तुरंत निकलने वाले प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये तैयारी हमें भविष्य में पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने में मदद करेगी। चौथा कदम ये होना चाहिए कि हम कार्बन को सोखने वाली तकनीक को इन कारखानों के साथ मजबूती से जोड़ें। हमें इस कार्बन सोखने वाली तकनीक को व्यापारिक रूप से सफल और सस्ता बनाना होगा ताकि हर कारखाना इसे अपना सके। ये कदम भारत के वर्ष 2070 तक प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करने यानी नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा उपाय यह है कि हमें मिलकर काम करने वाले आपसी ढांचे को बढ़ावा देना चाहिए। इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए हमें बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल को अपनाना चाहिए, जिसमें प्राइवेट कंपनियां ही कारखाने बनाकर उन्हें चलाती हैं। इसके साथ ही देश में एक नियम कानून के तहत चलने वाला कोयला एक्सचेंज भी बनाया जाना चाहिए। इस कोयला एक्सचेंज की मदद से कोयले की सही और पारदर्शी कीमत का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इससे देश में नई तकनीकों को बहुत तेजी से लागू करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत की ये कोयला गैसीकरण योजना हमारे देश के कोयला भंडारों का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इस योजना की मदद से हम विदेशों से मंगाए जाने वाले महंगे सामान पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन कोयले में मिलने वाली ज्यादा राख और इससे निकलने वाला कार्बन आज भी हमारे सामने दो सबसे बड़े खतरे बनकर खड़े हैं। इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि कोयले से गैस बनाने का ये तरीका हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। ये तकनीक केवल कुछ समय के लिए हमारे देश के विकास को सहारा देने वाला एक अस्थायी जरिया मात्र है। इस तकनीक से होने वाली कमाई का इस्तेमाल हमें पूरी तरह से सुरक्षित विकल्पों को विकसित करने में करना चाहिए। हमें आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन और कचरा पुनर्चक्रण जैसी बिल्कुल साफ तकनीकों पर ही पूरी तरह निर्भर होना होगा। मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल आजकल पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक बहुत ही खास तकनीक चर्चा में बनी हुई है, जिसे मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल या शार्ट में MCDR कहा जाता है। ये हमारे महासागरों से जुड़ी एक बेहद आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक है। अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे समुद्र और महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने का एक अनूठा तरीका है। हम सभी जानते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस तकनीक की मदद से हम महासागरों की ताकत को इस तरह बढ़ाते हैं ताकि वे हवा से इस हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और ज्यादा मात्रा में सोख कर अपने भीतर लंबे समय के लिए सुरक्षित जमा कर सकें। इस तकनीक को काम में लाने के लिए वैज्ञानिक कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तटीय इलाकों में मैंग्रोव के जंगलों और समुद्री घास को दोबारा से उगाया जाता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे कार्बन को बहुत तेजी से सोखते हैं। इसके अलावा समुद्र के पानी की क्षारीयता को बढ़ाना यानी ओशन अल्कैनिटी एनहांसमेंट भी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें पानी की रासायनिक क्षमता को बेहतर किया जाता है ताकि वो हवा से ज्यादा गैस खींच सके। एक और तरीका जैविक कचरे को समुद्र की अगाध गहराइयों में डुबाना यानी बायोमास सिंकिंग है, जिससे कार्बन सदियों के लिए नीचे जमा हो जाता है। इसके साथ ही कृत्रिम रूप से समुद्र की निचली सतह के पोषक तत्वों को ऊपर लाना यानी आर्टिफिशियल अपवेलिंग भी एक तरीका है, जिससे समुद्री पौधों की संख्या बढ़ती है और वे ज्यादा कार्बन सोखने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इस नई तकनीक की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका सबसे पहला और बड़ा कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार बढ़ता हुआ स्तर है। दुनिया भर में प्रदूषण और प्रदूषण फैलाने वाली गैसों को कम करने के तमाम प्रयासों के बाद भी आज वैश्विक स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में ये तकनीक हवा में पहले से ही मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सीधे बाहर निकालने में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। दूसरा कारण ये है कि हमारे महासागरों के पास कार्बन को जमा करके रखने की एक बहुत ही विशाल और अद्भुत क्षमता मौजूद है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे महासागर हमारी इस खुली हवा या वायुमंडल के मुकाबले 50 गुना से भी ज्यादा कार्बन को अपने भीतर समेट कर रख सकते हैं। यही विशाल क्षमता महासागरों को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक कार्बन सिंक यानी कार्बन सोखने वाला जरिया बनाती है। तीसरा कारण दुनिया के बड़े वैश्विक लक्ष्यों यानी पेरिस जलवायु लक्ष्यों को समय पर हासिल करना है। दुनिया के तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए जो 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के कड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, उन्हें सिर्फ फैक्ट्रियों का धुआं कम करके पाना अब मुमकिन नहीं लग रहा है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें हवा से बड़े पैमाने पर कार्बन को बाहर निकालने वाली ऐसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। चौथा फायदा ये है कि ये तकनीक हमारी नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को भी बहुत मजबूती देती है। इस तकनीक के आने से तटीय इलाकों में समुद्री घास की खेती यानी सीविड फार्मिंग जैसे नए काम शुरू होंगे। इससे पर्यावरण को सुधारने वाले और नई समुद्री तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार तथा कमाई के शानदार आर्थिक अवसर मिलेंगे। इतने सारे फायदों के बाद भी इस समुद्री तकनीक के सामने आज कई बड़ी और गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती सोखे गए कार्बन को सटीक तरीके से मापने, उसकी रिपोर्ट तैयार करने और उसकी जांच करने की है, जिसे तकनीकी भाषा में मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन कहा जाता है। समुद्र इतना विशाल है कि हमारी आज की शुरुआती तकनीकों के लिए ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि किस जगह पर कितनी सटीक मात्रा में कार्बन को सुरक्षित जमा किया गया है। दूसरी बड़ी चुनौती पर्यावरण और समुद्री जीवों को होने वाले अनजान खतरों से जुड़ी हुई है। अगर हम कार्बन सोखने के लिए समुद्र के पानी के रसायनों में कोई भी बदलाव करते हैं तो उससे वहां रहने वाले नाजुक समुद्री जीवों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तीसरी चुनौती इस तकनीक के पैमाने यानी स्केलेबिलिटी को लेकर है। इस काम को बहुत बड़े स्तर पर पूरी दुनिया के महासागरों में लागू करना, और वो भी कम बिजली या कम ऊर्जा खर्च करके करना, आज के समय में वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है। चौथी समस्या इस क्षेत्र में किसी भी तरह के कड़े मानकों और नियमों की कमी का होना है। कार्बन का सही हिसाब किताब रखने और पर्यावरण पर इसके असर को जांचने के लिए जो मजबूत नियम होने चाहिए वे अभी भी शुरुआती दौर में हैं और धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। पांचवी चुनौती शासन और नियंत्रण की कमियां हैं। समुद्र की सीमाओं पर किसका हक होगा और इन तकनीकों को इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए कौन से स्पष्ट कानून होंगे, इसकी आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी कमी है। छठी और आखिरी चिंता आम जनता और समाज की आशंकाओं को लेकर है। प्रकृति के साथ इंसानी छेड़छाड़ यानी जियो इंजीनियरिंग के डर से लोग अक्सर इन तकनीकों का विरोध करने लगते हैं, जिससे इसे सरकारी नीतियों का समर्थन मिलने में दिक्कत आती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जलवायु परिवर्तन की इस बड़ी लड़ाई में हमारा एक बहुत अच्छा मददगार तो बन सकता है, लेकिन ये प्रदूषण कम करने का मुख्य विकल्प कभी नहीं हो सकता। इस तकनीक का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित नियमों, बेहद मजबूत निगरानी प्रणाली और पर्यावरण सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की जरूरत होगी। इसके साथ ही दुनिया के सभी देशों को आपस में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा, ताकि समुद्र पर आधारित ये कार्बन सफाई पूरी तरह से सुरक्षित, असरदार और सबके लिए न्यायसंगत हो सके। तभी हम सब मिलकर पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त बनाने यानी नेट जीरो के सपने और पेरिस समझौते के महान लक्ष्यों को सच में हासिल कर पाएंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हाल ही में सऊदी अरब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 26वां सदस्य देश बन गया है। इस महत्वपूर्ण संगठन को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहा जाता है। ये असल में कई देशों और अलग अलग संस्थाओं का एक बहुत बड़ा वैश्विक गठबंधन है। इस बड़े वैश्विक गठबंधन के दायरे में दुनिया भर के कुल 95 बिग कैट रेंज देश आते हैं। बिग कैट रेंज देश उन देशों को कहा जाता है जहां जंगली बिल्लियों की ये बड़ी प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इस संगठन में उन देशों को भी शामिल किया गया है जहां ये बड़ी बिल्लियां भले ही न पाई जाती हों, लेकिन वे इनके संरक्षण में गहरी रुचि रखते हैं। इस बेहतरीन वैश्विक पहल की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी। इस संगठन की शुरुआत भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के सफल 50 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हुई थी। इस संगठन का पहला बड़ा उद्देश्य दुनिया भर के देशों के बीच आपसी सहयोग को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। इस सहयोग के जरिए सभी देश वन्यजीव संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों और तकनीकी ज्ञान को आपस में साझा करेंगे। इसके साथ ही जंगली जानवरों से जुड़े वैज्ञानिक शोध और आर्थिक संसाधनों को भी आपस में मिलकर बांटा जाएगा। इस साझा कोशिश का मुख्य लक्ष्य बड़ी बिल्लियों के रहने वाले प्राकृतिक आवासों और उनकी आबादी को सुरक्षित बनाना है। इस संगठन का दूसरा बड़ा उद्देश्य दुनिया भर में इन बड़ी बिल्लियों को तुरंत सुरक्षा प्रदान करना है। ये गठबंधन जंगली जीवों के जीवन पर मंडराने वाले खतरों को कम करने के लिए तेजी से काम करता है। इस प्रयास से बिग कैट्स के उजड़ते हुए जंगलों को फिर से हरा भरा बनाया जाएगा। इसके जरिए पूरी दुनिया में लगातार कम हो रही इन शानदार प्रजातियों की आबादी को फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पूरा संगठन मुख्य रूप से दुनिया की 7 सबसे बड़ी जंगली बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करता है।
इन 7 मुख्य प्रजातियों में शेर और बाघ जैसी सबसे ताकतवर प्रजातियां शामिल हैं। इनके साथ ही इस सूची में बर्फीला तेंदुआ और सामान्य तेंदुआ भी आते हैं। इस विशेष संरक्षण के दायरे में चीता और अमेरिका में पाए जाने वाले जगुआर तथा पूमा को भी रखा गया है। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय हमारे अपने देश भारत में बनाया गया है। इस संगठन में अब तक कुल 26 सदस्य देश औपचारिक रूप से शामिल हो चुके हैं। इस सूची में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य देश सऊदी अरब है। इस नेक काम की शुरुआत के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से 150 करोड़ रुपए की शुरुआती आर्थिक मदद दी है। भारत द्वारा दी गई ये बड़ी धनराशि 5 वर्षों यानी 2023-24 से लेकर 2028-29 तक के समय के लिए दी गई है। भविष्य में इस काम को बड़े स्तर पर चलाने के लिए दुनिया के अन्य बड़े देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी वित्तीय मदद ली जाएगी। अब हम ये समझते हैं कि इन बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। इसका पहला बड़ा कारण ये है कि ये जीव हमारे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। ये जानवर हमारे जंगलों के सबसे शीर्ष शिकारी होते हैं, जो शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। अगर शाकाहारी जीवों की संख्या सीमित रहेगी तो हमारे जंगल और पूरी प्रकृति हमेशा सेहतमंद और सुरक्षित बनी रहेगी। दूसरा बड़ा कारण ये है कि ये जीव हमारी जैविक विविधता की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी हैं। विज्ञान की भाषा में इन जानवरों को कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इन पर पूरा जंगल निर्भर करता है। अगर हम इन बड़ी बिल्लियों को बचाते हैं तो उस जंगल के सैकड़ों अन्य पेड़ पौधे और छोटे जीव जंतु अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि इनके संरक्षण से कई अन्य महत्वपूर्ण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास भी पूरी तरह बच जाते हैं। इन जंगलों और मैदानों में एशियाई हाथी और तिब्बती चिकारा जैसे कई शानदार जीव रहते हैं। इन्हीं इलाकों में अरगाली नाम की बड़ी जंगली भेड़ें और चीरू नाम के दुर्लभ तिब्बती हिरण भी शान से रहते हैं। चौथा बड़ा फायदा यह है कि बिग कैट्स को बचाने से हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इन जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए जिन जंगलों और घास के मैदानों को बचाया जाता है, वे कार्बन सोखने वाले प्राकृतिक सिंक बन जाते हैं। ये घने जंगल हवा में मौजूद हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखकर हमारे पूरे वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। पांचवा कारण, इन जीवों का हमारे समाज में बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व होना है। विशेष रूप से बाघ और शेर जैसे राजसी जीव सदियों से हमारी लोक कथाओं और पुरानी परंपराओं का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। छठा और आखिरी फायदा यह है कि इस संरक्षण से देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी मिलता है। जंगलों के बचे रहने से पर्यावरण पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है, जिससे सफारी देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। इस पर्यटन उद्योग के जरिए जंगलों के आसपास रहने वाले स्थानीय गरीब लोगों को रोजगार और कमाई के बेहतरीन नए साधन मिलते हैं। डैम सेफ्टी इन इंडिया। भारत इस समय अपने पुराने हो रहे पानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक चला रहा है। इस बड़े और खास कार्यक्रम का नाम बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना रखा गया है। इसे छोटे रूप में ड्रिप भी कहा जाता है और इसका मुख्य ध्यान हमारे देश के पुराने बांधों को आधुनिक और सुरक्षित बनाना है। पूरी दुनिया के स्तर पर अगर हम बड़े बांधों की संख्या को देखें तो हमारा भारत देश तीसरे स्थान पर आता है। इस सूची में दुनिया में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन देश का नाम आता है। हमारे भारत देश में इस समय कुल मिलाकर 6,628 विशेष रूप से निर्दिष्ट बांध मौजूद हैं। इन सभी बांधों के मालिकाना हक यानी उनके स्वामित्व को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हमारे देश के कुल बांधों में से 98.5% बांधों पर राज्यों की सरकारों का पूरा नियंत्रण और मालिकाना हक है। इसके बाद हमारे देश के लगभग 0.7% बांध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास हैं। हमारे भारत देश के करीब 0.6% बांधों को निजी संस्थाएं यानी प्राइवेट कंपनियां संभालती हैं। बाकी बचे हुए बहुत ही कम यानी सिर्फ 0.2% बांध सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। अगर हम राज्यों के हिसाब से बांधों के बंटवारे को देखें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा निर्दिष्ट बांध महाराष्ट्र राज्य में बने हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य आता है और तीसरे स्थान पर गुजरात राज्य का नाम आता है। अब हम उन मुख्य चिंताओं और समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो भारत में बांधों की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। इसमें सबसे पहली और बहुत बड़ी चिंता हमारे बांधों के पुराने होते बुनियादी ढांचे को लेकर है। हमारे भारत देश के कुल बांधों में से लगभग 26% बांध बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इस प्रतिशत के हिसाब से देश के करीब 1681 बांध अपनी उम्र के 50 वर्ष से भी ज्यादा का समय पूरा कर चुके हैं। इन पुराने बांधों में से भी 291 बांध तो ऐसे हैं जो अपनी उम्र के 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। दूसरी बड़ी चिंता हमारे बांधों की पानी जमा करने की क्षमता में लगातार होने वाली कमी है। नदियों के पानी के साथ आने वाली मिट्टी और गाद जब बांध के नीचे जमा हो जाती है तो उसे वैज्ञानिक भाषा में अवसादन कहते हैं।
केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश के जलाशयों की पानी रखने की कुल क्षमता में औसतन 19% की भारी कमी आ चुकी है। क्षमता में ये कमी इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि हमारे इन जलाशयों की औसत उम्र इस समय 42 वर्ष हो चुकी है। तीसरी बड़ी चिंता हमारे बांधों की भूकंपीय संवेदनशीलता यानी भूकंप के खतरों से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए वर्ष 2001 में गुजरात के भुज इलाके में एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। इस भूकंप के तेज झटकों के कारण वहां बने चांग बांध की नींव के भीतर की मिट्टी पानी के दबाव से पूरी तरह पिघलने लगी थी। मिट्टी के इस तरह पिघलने की खतरनाक प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में द्रवीकरण कहा जाता है। चौथी बड़ी चिंता हमारे बांधों का ग्लेशियर की झीलों के फटने के खतरे के प्रति संवेदनशील होना है। पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से बनने वाली झीलें जब अचानक फट जाती हैं तो उसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में सिक्किम राज्य में अचानक एक बहुत ही भयानक और तेज बाढ़ आ गई थी। ये तेज बाढ़ पहाड़ों पर एक ग्लेशियर की झील के अचानक फटने के कारण ही पैदा हुई थी। इस अचानक आई भयानक बाढ़ के तेज बहाव के कारण वहां का चुंगथांग बांध पूरी तरह से टूटकर ढह गया था। पांचवी बड़ी समस्या बांधों के रखरखाव के लिए मिलने वाले बजट में भारी कमी होना है। हमारे देश में बांधों के संचालन और उनके दैनिक रखरखाव के लिए बहुत ही कम बजट मिलता है। इस कम बजट और पैसों की तंगी के कारण बांधों की सुरक्षा से जुड़े जरूरी काम समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा बदलते हुए जल विज्ञान पैटर्न के कारण भी बांधों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मौसम में बदलाव के कारण अब नदियों में पानी के आने और बहने का पुराना तरीका पूरी तरह बदल गया है। बांधों की दीवारों से पानी का रिसाव होना भी उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। बांधों के भीतर लगी लोहे की पाइपों में जंग लगना भी उनकी मजबूती को बहुत कमजोर कर देता है। बहुत से पुराने बांधों की नींव का कमजोर होना भी उनके अचानक टूटने का एक बड़ा कारण बन सकता है। हमारे वातावरण में लगातार बढ़ती जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता भी बांधों के लिए नई चुनौतियां ला रही है। इसके साथ ही राज्यों और देशों के बीच बहने वाली नदियों के प्रबंधन में आपसी तालमेल की भारी कमी दिखती है। नदियों के पूरे बेसिन क्षेत्र को संभालने के लिए विभिन्न सरकारों के बीच समन्वय के मुद्दे भी बांधों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। भारत सरकार ने हमारे देश के पुराने बांधों को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए कई बेहतरीन योजनाएं शुरू की हैं। इसमें सबसे पहली और बहुत बड़ी योजना का नाम बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम है। इस बड़े कार्यक्रम को हम सब छोटे रूप में ड्रिप के नाम से भी जानते हैं। इस योजना को कुल 3 चरणों में पूरे देश के भीतर लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के मौजूदा बांधों की सुरक्षा और उनके काम करने के तरीके को बहुत बेहतर बनाना है। इसके तहत बांधों की पुरानी हो चुकी दीवारों और ढांचों की मरम्मत की जाती है। इस योजना के जरिए पानी की निकासी करने वाले रास्तों और बड़े गेटों को पूरी तरह से आधुनिक बनाया जाता है। इसके साथ ही बांधों की हर हलचल पर नजर रखने के लिए बहुत ही आधुनिक निगरानी सिस्टम भी लगाए जाते हैं। इस योजना का पहला चरण यानी ड्रिप फेज 1 वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2021 तक चलाया गया था। इस पहले चरण की शुरुआत अप्रैल 2012 में विश्व बैंक की आर्थिक मदद के साथ की गई थी। इस पहले चरण के तहत हमारे देश के 7 राज्यों के कुल 223 बांधों को शामिल किया गया था। इसी पहले चरण के दौरान सरकार ने बांधों की सेहत पर नजर रखने के लिए एक विशेष डिजिटल एप्लीकेशन की शुरुआत की थी। इस विशेष डिजिटल एप्लीकेशन का नाम डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन रखा गया है। इस बड़े डिजिटल एप्लीकेशन को हम सब छोटे रूप में धर्मा के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस योजना के दूसरे और तीसरे चरण यानी ड्रिप फेज 2 और 3 को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इन दोनों चरणों के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर पैसा दे रहे हैं। इस दूसरे और तीसरे चरण के तहत देश के 19 राज्यों के कुल 736 बांधों को सुरक्षित बनाया जा रहा है। इन राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार की 3 बड़ी एजेंसियां भी इस काम में अपनी पूरी मदद दे रही हैं। बांधों की सुरक्षा को कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पास किया है। ये नया कानून देश के सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी और उनकी समय पर जांच करने की पूरी व्यवस्था करता है। ये कानून बांधों के दैनिक संचालन और उनके सही रख रखाव के लिए बहुत ही कड़े नियम बनाता है। इस नए कानून के तहत पूरे देश में बांधों की सुरक्षा को संभालने के लिए एक 4 स्तरीय संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। इस ढांचे में सबसे शीर्ष पर काम करने वाली संस्था का नाम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति रखा गया है। इस शीर्ष समिति को हम सब छोटे रूप में NCDS के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इस कानून को जमीन पर लागू करने वाली मुख्य नियामक संस्था का नाम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है। इस मुख्य लागू करने वाले प्राधिकरण को हम सब छोटे रूप में NDSA कहते हैं। राज्य के स्तर पर बांधों की देखभाल के लिए राज्य बांध सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही राज्यों में निगरानी करने के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन भी काम करते हैं। ये दोनों राज्य स्तरीय संस्थाएं अपने इलाके के बांधों की जांच करने और नियमों का पालन करवाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होती हैं।
ये नया कानून बांधों के मालिकों पर समय समय पर मरम्मत करने और उनके रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने की सख्त जिम्मेदारी डालता है। इसके अलावा ये कानून बांधों की नियमित रूप से तकनीकी जांच करने को पूरी तरह अनिवार्य बनाता है। इस नियम के तहत बांधों में आधुनिक उपकरण और विशेष प्रणालियां लगाना बहुत जरूरी कर दिया गया है। इसके जरिए बांधों की सुरक्षा का एक बहुत ही व्यापक और गहरा मूल्यांकन किया जाता है। इसके तहत बांधों के टूटने के खतरों को भांपने के लिए विशेष जोखिम मूल्यांकन अध्ययन भी किए जाते हैं। इसमें नदियों से बांध के भीतर आने वाले पानी की मात्रा का पहले से सटीक अनुमान लगाने की तकनीक काम करती है। इसके साथ ही बांध के आसपास रहने वाले लोगों को समय पर सचेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी लगाई जाती है। बांधों की सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में कई बड़े क्षमता निर्माण और अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। इसके तहत IIT रुड़की और IISc बेंगलुरु में बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन दोनों बड़े केंद्रों को हम सब तकनीकी भाषा में ICED के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही MNIT जयपुर में बांधों की भूकंप से सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र भी बनाया गया है। ये सभी बड़े संस्थान भूकंप के खतरों का नक्शा बनाने और मरम्मत की आधुनिक तकनीकों को विकसित करने पर पूरा ध्यान देते हैं। बांधों की डिजिटल निगरानी करने के लिए हमारी सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए बनाए गए धर्मा मोबाइल ऐप पर बांधों की जांच की सभी रिपोर्टों को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है। ये ऐप बांधों के रख रखाव के काम को ट्रैक करता है और सुरक्षा से जुड़े सभी आंकड़ों को एक जगह सुरक्षित रखता है। इसके अलावा सरकार ने ई-आभास नाम का एक बहुत ही आधुनिक और नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम करता है। यह नया प्लेटफॉर्म बांधों में पानी के स्तर की वास्तविक समय में निगरानी करता है और अचानक आने वाली बाढ़ का पहले से सटीक अनुमान लगाता है। अब हम उन मुख्य उपायों के बारे में बात करेंगे जो हमें भविष्य में बांधों को सुरक्षित रखने के लिए आगे करने होंगे। सबसे पहले हमें अपनी नीतियों में बदलाव करके बांधों के जीवन चक्र प्रबंधन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। इसका मतलब है कि सरकार को अब केवल नए बांध बनाने के बजाय पुराने बांधों की सुरक्षा और उनकी मजबूती को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि हमें अपने बांधों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए पूरी तरह लचीला और मजबूत बनाना होगा। जो बांध पहाड़ों के संवेदनशील इलाकों में बने हैं, उनके मालिकों को ग्लेशियर की झीलों के फटने के खतरों का गहरा अध्ययन करना चाहिए। इन संवेदनशील इलाकों में मानसून का मौसम शुरू होने से पहले ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को हर हाल में चालू कर देना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि बांधों के लंबे समय तक रखरखाव के लिए हमें टिकाऊ वित्तीय मॉडल को अपनाना होगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा किए जा रहे ये सभी बड़े और व्यापक सुधार बहुत ही सराहनीय हैं। ये सभी कदम न केवल बांधों के नीचे रहने वाली बड़ी आबादी की रक्षा करेंगे, बल्कि अचानक आने वाली आपदाओं के खतरों को भी बहुत कम कर देंगे। ये बेहतरीन नीतियां हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के इस बहुमूल्य पानी के बुनियादी ढांचे को हमेशा कुशल और सुरक्षित बनाए रखेंगी। सुपर एल नीनो। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2026 के अंत में एक बहुत ही ताकतवर अल नीनो आने की आशंका जताई है। ये अल नीनो पिछले 100 साल का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत अल नीनो हो सकता है। इस अनुमान ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और सरकारों की चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इस भयंकर अल नीनो के कारण दुनिया भर में मौसम की चरम घटनाएं बहुत ज्यादा बदतर हो सकती हैं। इंसानों की गलतियों के कारण हमारी धरती का वायुमंडल बहुत तेजी से गर्म होता जा रहा है। इंसानों द्वारा पैदा किए गए इस बदलाव को तकनीकी भाषा में मानव जनित जलवायु परिवर्तन कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस संबंध में कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 पूरी दुनिया में अब तक दर्ज किए गए 3 सबसे गर्म सालों में शामिल रहा है। इंसानी गतिविधियों के कारण हमारी धरती का तापमान पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब एक बहुत ही मजबूत अल नीनो के आने से ये बढ़ा हुआ तापमान और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये भयंकर अल नीनो वैश्विक तापमान को बढ़ा देता है और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं को तेज कर देता है। अब हम बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर ये अल नीनो क्या होता है। इस अल नीनो शब्द का स्पेनिश भाषा में असली मतलब छोटा लड़का होता है। इस अनोखे नामकरण के पीछे पेरू देश के मछुआरों की एक बहुत पुरानी कहानी जुड़ी हुई है। पेरू देश के मछुआरों ने देखा कि प्रशांत महासागर का पानी क्रिसमस के आसपास अचानक बहुत गर्म हो जाता था। क्रिसमस के समय दिखने के कारण उन्होंने इस गर्म पानी की घटना को बाल ईसा मसीह के नाम पर अल नीनो कह दिया। ये अल नीनो एक बड़ी प्राकृतिक जलवायु घटना का हिस्सा है जिसे अल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं। इस पूरी प्राकृतिक जलवायु घटना को हम सब छोटे रूप में एनसो के नाम से भी जानते हैं। इस एनसो चक्र के भीतर मुख्य रूप से 3 अलग अलग चरण या स्थितियां पाई जाती हैं। इसके पहले चरण को हम सब अल नीनो कहते हैं, जो कि इस पूरे चक्र का गर्म चरण होता है। इसके दूसरे चरण को हम सब ला नीना कहते हैं, जो कि इस पूरे चक्र का ठंडा चरण होता है। इसके तीसरे चरण को एनसो तटस्थ चरण कहा जाता है, जिसमें तापमान बिल्कुल सामान्य रहता है।
जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अल नीनो अत्यंत तीव्र हो जाता है। समुद्र के पानी के इस तरह असाधारण रूप से बहुत अधिक गर्म होने की घटना को ही अनौपचारिक रूप से सुपर अल नीनो कहा जाता है। ये सुपर अल नीनो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई आधिकारिक वैज्ञानिक श्रेणी नहीं है, लेकिन आमतौर पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पूरी दुनिया पर बड़ा असर डालने वाले अल नीनो के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी एंसो क्या बला है। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर में कई तरह के बदलावों से जुड़ी हुई है। इस घटना के दौरान समुद्र की सतह के तापमान में समय समय पर बड़े बदलाव होते हैं। इसके साथ ही हवा के दबाव यानी वायुमंडलीय दबाव में भी भारी उलटफेर देखा जाता है। इस प्रक्रिया में समुद्र के ऊपर बहने वाली व्यापारिक हवाओं की गति और दिशा भी पूरी तरह बदल जाती है। ये घटना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पानी के पूरे चक्र यानी महासागरीय परिसंचरण को भी बदल देती है। ये एंसो पूरी दुनिया के मौसम में आने वाले बदलावों को तय करने वाला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ये घटना हमारे देश के मानसून और दुनिया भर में बारिश के पैटर्न को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में भयानक सूखा पड़ता है और कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आती है। ये समुद्री बदलाव चक्रवातों के आने की गति और हमारी खेती को भी पूरी तरह प्रभावित करता है। ये घटना पूरी दुनिया के औसत तापमान को कम या ज्यादा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जैसा कि हमने पहले जाना, इस एंसो के 3 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण एंसो तटस्थ होता है। इस तटस्थ चरण में समुद्र का तापमान और हवाएं बिल्कुल सामान्य तरीके से काम करती हैं। इसका दूसरा चरण अल नीनो होता है, जो कि पूरे प्रशांत महासागर का गर्म चरण माना जाता है। इस अल नीनो चरण के आने से हमारे भारत देश में मानसून की बारिश बहुत कम हो जाती है। इसका तीसरा चरण ला नीना होता है, जो कि पूरे प्रशांत महासागर का ठंडा चरण कहलाता है। इस ला नीना चरण के आने से हमारे भारत देश में मानसून की बहुत अच्छी और ज्यादा बारिश होती है। अब हम मौसम विज्ञान से जुड़े कुछ और जरूरी और नए विचारों को भी बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसमें एक बहुत ही जरूरी शब्द अल नीनो मोडोकी आता है, जो सामान्य अल नीनो से थोड़ा अलग होता है। ये सामान्य अल नीनो घटना का ही एक बदला हुआ रूप या प्रकार माना जाता है। इस अल नीनो मोडोकी में समुद्र के पानी का गर्म होना दक्षिण अमेरिका के पास पूर्वी प्रशांत महासागर में नहीं होता है। इसमें पानी के गर्म होने की ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से मध्य प्रशांत महासागर में देखी जाती है। ये बदला हुआ अल नीनो मोडोकी भी हमारे भारतीय मानसून को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है। इसके आने से भारत में सूखे का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस अल नीनो मोडोकी का असर सामान्य अल नीनो के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग और पेचीदा होता है। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, जिसे हिंद महासागर द्विध्रुव कहा जाता है। इस हिंद महासागर द्विध्रुव को हम सब छोटे रूप में आईओडी के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे अपने हिंद महासागर के पानी के तापमान में होने वाले बदलावों से जुड़ी एक बड़ी घटना है। ये घटना हिंद महासागर के 2 अलग अलग हिस्सों के तापमान के अंतर के कारण पैदा होती है। इसमें पहला हिस्सा अफ्रीका के पास वाला पश्चिमी हिंद महासागर होता है। इसमें दूसरा हिस्सा इंडोनेशिया के पास वाला पूर्वी हिंद महासागर होता है। इस घटना के भी 2 रूप होते हैं, जिसमें पहले रूप को सकारात्मक आईओडी कहा जाता है। इस सकारात्मक चरण में अफ्रीका के पास वाला पश्चिमी हिंद महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये सकारात्मक आईओडी हमारे भारतीय मानसून को बहुत ज्यादा मजबूत और बेहतर बना देता है। इसके दूसरे रूप को नकारात्मक आईओडी के नाम से जाना जाता है। इस नकारात्मक चरण में इंडोनेशिया के पास वाला पूर्वी हिंद महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये नकारात्मक आईओडी हमारे भारतीय मानसून की हवाओं को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। मौसम विज्ञान के अनुसार एक सकारात्मक आईओडी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये सकारात्मक आईओडी अल नीनो के कारण भारतीय मानसून पर पड़ने वाले बुरे असर को बहुत कम कर सकता है। इसके विपरीत एक नकारात्मक आईओडी अल नीनो के सालों में सूखे की स्थिति को और भी ज्यादा भयानक बना सकता है। अल नीनो हमारे भारत देश के मौसम को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। ये समुद्री बदलाव भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को बहुत कमजोर बना देता है। ये मानसून हवाओं के साथ भारत की तरफ आने वाली नमी के बहाव को बहुत कम कर देता है। नमी की इस भारी कमी के कारण देश में सामान्य से बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इसके असर से देश के अलग अलग हिस्सों में पानी का बरसने का तरीका भी बहुत असमान हो जाता है। भारतीय कृषि पर इस अल नीनो का सबसे ज्यादा बुरा और खतरनाक असर दिखाई देता है। ये फसलों के विकास के लिए जरूरी सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। फसलों को सही समय पर पर्याप्त बारिश और उनके अनुकूल तापमान नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही खेतों की मिट्टी में पौधों के जीवित रहने के लिए जरूरी नमी भी खत्म हो जाती है। इन सभी बुनियादी चीजों के बिगड़ने के कारण हमारी फसलों की उत्पादकता बहुत घट जाती है। अल नीनो के सालों में खेतों में कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है,
गर्म मौसम और सूखे की स्थिति के कारण फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े बहुत तेजी से अंडे देते हैं। लाही और सफेद मक्खी जैसे खतरनाक कीट बहुत तेजी से पूरे खेतों में फैल जाते हैं। कम पानी और तनाव के कारण कमजोर हो चुकी फसलें इन नई बीमारियों की चपेट में बहुत आसानी से आ जाती हैं। शुष्क भूमि कृषि वाले क्षेत्रों को इस मौसम के बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इन सूखे और अर्ध शुष्क इलाकों में आमतौर पर सिंचाई के आधुनिक साधनों की बहुत भारी कमी होती है। अल नीनो मानसून को कमजोर करके इन वर्षा आधारित क्षेत्रों में अनियमित और बहुत कम बारिश कराता है। ये इलाके अपनी पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से वर्षा जल संचयन तकनीकों पर ही निर्भर होते हैं। बारिश न होने से इन क्षेत्रों की फसलें नमी के भारी तनाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। भारत में इस समुद्री बदलाव के कारण कई बार भयानक सूखे की स्थिति पैदा हो चुकी है। हमारे देश के इतिहास में आए 2002 और 2009 के बड़े सूखे सीधे तौर पर अल नीनो की घटनाओं से ही जुड़े थे। इस खराब मौसम का हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ता है। खेती की पैदावार घटने से बाजारों में अनाज और खाने पीने की चीजों की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है। फसलें बर्बाद होने से हमारे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों की आर्थिक परेशानी और संकट बहुत बढ़ जाता है। कृषि क्षेत्र का ये नुकसान सीधे तौर पर देश की कुल जीडीपी वृद्धि की रफ्तार को भी बहुत धीमा कर देता है। कम बारिश होने के कारण पूरे देश के भीतर पानी की भारी किल्लत महसूस होने लगती है। देश के बड़े बांधों और जलाशयों में पानी का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। जमीन के नीचे के पानी का दोबारा रिचार्ज होना भी बहुत कम हो जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए नहरों और ट्यूबवेलों में पानी की उपलब्धता बहुत तेजी से घटने लगती है। ये अल नीनो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रभाव से देश में जानलेवा लू यानी हीट वेव्स चलने की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। मौसम के इस असंतुलन से देश में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के मामले अचानक बढ़ने लगते हैं। जंगलों में सूखा बढ़ने से वहां अचानक आग लगने यानी फॉरेस्ट फायर्स का खतरा पैदा हो जाता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से हमारे सुंदर मूंगों का रंग सफेद होने लगता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इन सभी खतरों के असर को कम करने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण और बड़े प्रयास शुरू किए हैं। सरकार ने वर्षा आधारित क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मिशन बनाया है। इस विशेष मिशन को राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कहा जाता है। इसी मिशन के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास नाम का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जल संभर यानी वाटरशेड आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है। मौसम की चरम घटनाओं से हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। यह आधुनिक मिशन जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए हमारे समुदायों को बहुत मजबूत और लचीला बनाता है। सरकार किसानों को फसलों के नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं से बड़ा बीमा कवर देती है। इसके साथ ही सरकार ने देश में पानी के सही इस्तेमाल के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया है। ये सिंचाई योजना हमारी खेती को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढालने में बहुत मदद करती है। इसी सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल नाम का एक विशेष घटक काम कर रहा है। ये कार्यक्रम खेतों में पानी बचाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बहुत बढ़ावा देता है। आज के समय में ये सुपर अल नीनो प्रकृति के बदलावों और इंसानी गलतियों के आपसी जुड़ाव को साफ दिखाता है। ये बदलता मौसम हमारे सामने अत्यधिक गर्मी, पानी के संकट और खाद्य और सुरक्षा के बड़े खतरों को बहुत बढ़ा रहा है। भारत जैसे मानसून पर निर्भर देश के लिए इस खतरे से निपटने के लिए पर्यावरण के अनुकूल खेती को अपनाना बहुत जरूरी है। हमें मौसम की जानकारी देने वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को और ज्यादा आधुनिक और मजबूत बनाना होगा। इसके साथ ही पानी के कुशल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को बेहतर करके ही हम अपनी संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं। AI इनेबल्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने देश में 2 बहुत ही आधुनिक मौसम पूर्वानुमान उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन नए उत्पादों का मुख्य उद्देश्य देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की मदद से बिल्कुल सटीक मौसम सेवाएं देना है। इस नई तकनीक के जरिए अब किसी एक छोटे और खास इलाके के मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। इस खबर के तहत सरकार ने 2 विशेष मौसम संबंधी तकनीकों को देश के सामने पेश किया है। इसमें से पहली तकनीक देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान लगाने के लिए AI का इस्तेमाल करती है। इस पहली प्रणाली का पूरा नाम देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने का पूर्वानुमान रखा गया है। इसके साथ ही दूसरी तकनीक को उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक पायलट सेवा यानी शुरुआती प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है। इस दूसरी प्रणाली का पूरा नाम उत्तर प्रदेश के लिए उच्च स्थानिक संकल्प वर्षा पूर्वानुमान है। इन दोनों आधुनिक मौसम प्रणालियों को हमारे देश की 3 बड़ी संस्थाओं ने मिलकर बहुत मेहनत से तैयार किया है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
अब हम सबसे पहले मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान लगाने वाली इस पहली एआई आधारित प्रणाली को विस्तार से समझते हैं। यह हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी करने के लिए पूरी तरह से एआई पर आधारित प्रणाली विकसित की है। ये अनूठी प्रणाली हर बुधवार को आने वाले 4 हफ्तों तक का मानसून का संभावित पूर्वानुमान जारी करेगी। इस प्रणाली को विशेष रूप से हमारे देश के किसानों की मदद करने और कृषि को मजबूत सहायता देने के लिए बनाया गया है। ये प्रणाली देश के 16 राज्यों और 3000 से भी अधिक उप जिलों के किसानों को समय पर मौसम की जानकारी पहुंचाएगी। किसानों तक मौसम की ये जरूरी जानकारियां कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नेटवर्क के जरिए भेजी जाएंगी। यह आधुनिक प्रणाली खेती की सही योजना बनाने और तैयारी करने के लिए एआई मॉडल, विस्तारित रेंज, भविष्यवाणी प्रणाली और सांख्यिकीय तकनीकों को एक साथ मिलाती है। अब हम उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई दूसरी विशेष पायलट सेवा के बारे में पूरी बात अच्छी तरह से जान लेते हैं। ये पायलट सेवा उत्तर प्रदेश के भीतर केवल 1 किलोमीटर के छोटे से दायरे में होने वाली बारिश का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकती है। ये प्रणाली आने वाले 10 दिनों तक की बारिश का अनुमान बहुत पहले ही आसानी से बता सकती है। इतने छोटे स्तर पर सटीक अनुमान लगाने के लिए ये प्रणाली एआई आधारित डाउनस्केलिंग तकनीकों का उपयोग करती है। यह आधुनिक प्रणाली स्वचालित वर्षा गेज, स्वचालित मौसम स्टेशन, डॉपलर वेदर रडार और उपग्रह से मिलने वाले वर्षा के आंकड़ों को आपस में जोड़ती है। ये बारीक पूर्वानुमान कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब हम ये समझते हैं कि किसी एक छोटे और स्थानीय स्तर के मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाने का क्या महत्व है। इससे किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की नमी, तापमान और बारिश का बिल्कुल सटीक डेटा मिलेगा, जिससे वे अपनी फसलों का प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये तकनीक भारत के उष्णकटिबंधीय और बेहद अप्रत्याशित मानसून के बदलते रूपों को अधिक सटीकता से समझने में मदद करती है। इस तकनीक की मदद से भारी बारिश, चक्रवात, लू और सूखे जैसी आपदाओं का पहले से पता लगाकर बेहतर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है। ये प्रणाली हमारे ग्रामीण और जमीनी स्तर के प्रशासन को मजबूत बनाकर ग्रामीण समुदायों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए अधिक लचीला बनाती है। शहरी नियोजन के क्षेत्र में ये तकनीक हवा की गुणवत्ता, गर्मी के फैलाव और भारी बारिश की निगरानी करके शहरों को अचानक आने वाली आपदाओं से बचाती है। ये प्रणाली शहरों में कंक्रीट के कारण स्थानीय स्तर पर बढ़ने वाले तापमान यानी अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को पहले से भांपने में मदद करती है। इस बड़ी तकनीक के जरिए भारत संयुक्त राष्ट्र की सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल के तहत विकासशील देशों की मदद करके वैश्विक जलवायु लचीलापन में अपनी बड़ी भूमिका को मजबूत कर रहा है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि एआई आधारित स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की शुरुआत तकनीक और सुशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह आधुनिक कदम हमारी खेती की योजनाओं, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक निर्णयों को बेहतर बनाकर भारत को उन्नत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का एक अग्रणी देश बनाता है। सेहत, एन इनिशिएटिव लिंकिंग एग्रीकल्चर एंड हेल्थ लॉन्च्ड। इस सेहत शब्द का एक बहुत ही बड़ा और विशेष पूरा नाम भी तय किया गया है। इसे अंग्रेजी में साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इसका सीधा और सरल मतलब कृषि में बदलाव के जरिए स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की श्रेष्ठता को हासिल करना है। यह योजना हमारे देश की 2 बहुत बड़ी और प्रसिद्ध सरकारी संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है। इसमें हमारी पहली बड़ी संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, जिसे हम सब आईसीएमआर के नाम से जानते हैं। इसमें हमारी दूसरी बड़ी संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसे हम सब आईसीएआर के नाम से जानते हैं। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर देश के इतिहास में पहली बार खेती और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का ये बड़ा काम किया है। अब हम इस सेहत योजना के सबसे मुख्य उद्देश्य यानी इसके दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश की खेती को केवल अनाज पैदा करने वाली प्रणाली से बदलकर पोषण का एक बहुत बड़ा जरिया बनाना है। सरकार चाहती है कि हमारी खेती देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने का एक सबसे ताकतवर जरिया बने। इस पूरे काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चुना गया है। इसका पहला प्राथमिकता वाला क्षेत्र बायोफोर्टिफाइड और पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की किस्मों का विकास और उनका मूल्यांकन करना है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य हमारे देश से कुपोषण की समस्या को पूरी तरह से खत्म करना है। इसके जरिए देश के गरीब से गरीब लोगों के पोषण स्तर में बहुत बड़ा सुधार लाया जाएगा। यहाँ पर बायोफोर्टिफिकेशन एक बहुत ही विशेष और आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत पारंपरिक पौधों के प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की मदद से फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इस वैज्ञानिक तरीके को अपनाते समय फसलों के अपने मूल और मुख्य गुणों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए इसके तहत फसलों के भीतर जिंक और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसका दूसरा प्राथमिकता वाला क्षेत्र एकीकृत कृषि प्रणालियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है।
ये प्रणाली हमारे किसानों को अपने खेतों में केवल एक फसल उगाने के बजाय अलग अलग प्रकार की खाद्य वस्तुएं उगाने के लिए प्रेरित करती है। इस तरीके से हमारे देश के आम लोगों के भोजन में विविधता आएगी और उन्हें हर तरह का पोषण मिलेगा। इसके साथ ही इस अनोखी तकनीक से हमारे गरीब किसानों की आमदनी में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। ये तरीका खेती को मौसम के बदलावों और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत और लचीला भी बनाता है। इसका तीसरा प्राथमिकता वाला क्षेत्र हमारे कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य के खतरों का समाधान करना है। खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों को कई तरह के शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। ये योजना इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए सबूतों पर आधारित विशेष हस्तक्षेपों और सुरक्षा उपायों को लागू करेगी। इसका चौथा प्राथमिकता वाला क्षेत्र गैर संचारी रोगों की रोकथाम और उनका सही प्रबंधन करना है। गैर संचारी रोग ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने से नहीं फैलती हैं। इसके तहत खेती पर आधारित विशेष रणनीतियों को आगे बढ़ाकर फंक्शनल फूड्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये फंक्शनल फूड्स ऐसे विशेष भोजन होते हैं जो पोषण देने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की दवा जैसा काम भी करते हैं। इसके लिए बाजारों में पोषक तत्वों के मामले में सबसे उत्तम और बेहतरीन फसलों की नई किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका पांचवां प्राथमिकता वाला क्षेत्र वन हेल्थ की तैयारियों को पूरी तरह से मजबूत बनाना है। यह वन हेल्थ एक बहुत ही आधुनिक और जरूरी विचार है जो इंसान, जानवर और पर्यावरण को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। इसके तहत इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण के बीच एकीकृत निगरानी, त्वरित निदान और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम इस पूरी सेहत योजना के सबसे बड़े महत्व के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये योजना स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक बहुत ही सक्रिय, निवारक और समग्र दृष्टिकोण को अपनाती है। ये पुराने जमाने के केवल बीमारी होने पर इलाज करने वाले मॉडल के बिल्कुल विपरीत काम करती है। ये योजना हमारे देश में मौजूद कुपोषण और अतिपोषण के दोहरे बोझ को एक साथ पूरी तरह से खत्म करेगी। आजकल हमारे देश में अतिपोषण के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये नई योजना इन सभी गंभीर और जानलेवा बीमारियों को हमारे सही खान पान की मदद से रोकने का बहुत बड़ा काम करेगी। ये पूरी योजना सरकार के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण प्रणाली के दृष्टिकोण पर काम करती है। इसका मतलब है कि ये योजना देश के विज्ञान, सरकारी नीतियों और उनको जमीन पर लागू करने की पूरी व्यवस्था को एक साथ जोड़ती है। मल्टीलैटरलिज्म इन क्लाइमेट एक्शन। हाल ही में दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच 17वां पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित किया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों पर दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करने के संकल्प को दोबारा मजबूत करना था। ये संवाद एक अनौपचारिक बैठक है जो हर साल पर्यावरण के बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। इस बैठक की शुरुआत साल 2010 में जर्मनी द्वारा की गई थी। यह साल 2026 की पहली ऐसी बड़ी मंत्रिस्तरीय बैठक थी जो संयुक्त राष्ट्र की आगामी बड़ी पर्यावरण बैठक यानी COP21 से ठीक पहले आयोजित की गई है। अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरण को बचाने में इस तरह की बहुपक्षीय व्यवस्था यानी जब बहुत सारे देश मिलकर काम करते हैं तो उसकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जलवायु पूरी दुनिया की एक साझी संपत्ति है। पर्यावरण का संकट किसी एक देश की सीमाओं के अंदर नहीं रहता है, बल्कि ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इस संकट से होने वाले नुकसान और इसके फायदे पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, इसलिए कोई भी एक देश अकेले अपनी क्षमता से इसे ठीक नहीं कर सकता है। इसी वजह से सभी देशों का एक साथ मिलकर सामूहिक शासन चलाना बेहद जरूरी हो जाता है। ये सामूहिक व्यवस्था एक ऐसा नियम आधारित ढांचा बनाती है जिससे पूरी दुनिया जिम्मेदारी साझा कर सके। इस तरह की व्यवस्था किसी भी एक देश को अपनी मनमानी करने यानी एक पक्षीय कार्रवाई करने से रोकती है। यह व्यवस्था दुनिया के सभी देशों के बीच आपसी तालमेल से पर्यावरण को बचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करती है। इसके बेहतरीन उदाहरण राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, जिसके तहत हर देश अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेता है। इसके अलावा ये व्यवस्था पूरी दुनिया को बातचीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र के कई बड़े संगठन जैसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऐसे ही मंच हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर पर्यावरण के बदलावों के अनुकूल खुद को ढालने और इसके खतरों को कम करने की रणनीतियां बनाने में मदद करते हैं। ये बहुपक्षीय व्यवस्था दुनिया में जलवायु न्याय को बनाए रखने का भी काम करती है। ये व्यवस्था सभी देशों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर काम करती है। इस सिद्धांत को सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां कहा जाता है। ये सिद्धांत ये स्वीकार करता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में ऐतिहासिक रूप से अमीर देशों का हाथ ज्यादा रहा है और हर देश की काम करने की क्षमता भी अलग अलग है। इसलिए इस नियम के तहत अमीर और सक्षम देशों को पर्यावरण सुधार के लिए ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।
इसके साथ ही ये व्यवस्था पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी धन जुटाने की वित्तीय प्रणालियों को भी सक्रिय करती है। इसके लिए दुनिया में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन इस बेहतरीन व्यवस्था के सामने आज कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन संस्थाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो जाती है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र की इन बैठकों में कोई भी फैसला तभी पास होता है जब सभी देशों की आम सहमति हो। अब इतने सारे देशों को एक ही बात पर सहमत करना बहुत मुश्किल होता है, जिससे फैसले अटक जाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती पैसों की कमी से जुड़ी हुई है। अमीर और विकसित देशों ने हर साल $100 बिलियन की मदद देने का वादा किया था, लेकिन वे इस वादे को पूरा करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। तीसरी बड़ी चुनौती दुनिया में बढ़ता राजनीतिक बिखराव है। आजकल कई देश अपनी मनमानी करने लगे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों की स्थिरता कमजोर हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका का समय समय पर दुनिया की प्रमुख पर्यावरण संस्थाओं से बाहर निकल जाना है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या ये है कि इन बैठकों का एजेंडा हमेशा अमीर और विकसित देशों के फायदे के हिसाब से तय होता है। साथ ही अमीर देश पर्यावरण को बचाने वाली नई तकनीकों को अपने पास ही सुरक्षित रखते हैं और इसे गरीब देशों को देने में आनाकानी करते हैं, जिसे तकनीक संरक्षणवाद कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में चल रहे हालिया तनाव ने भी पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ये सम्मेलन जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल के इस्तेमाल को बंद करने से जुड़ा हुआ है। कोलंबिया और नीदरलैंड मिलकर इस खास सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इस सम्मेलन का नाम जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर पहला सम्मेलन रखा गया है। ये ऐतिहासिक बैठक कोलंबिया के सांता मार्टा शहर में आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन की घोषणा साल 2025 में की गई थी। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र की जलवायु बैठक COP30 के दौरान की गई थी। ये सम्मेलन एक मजबूत राजनीतिक मंच के रूप में काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से और व्यवस्थित तरीके से बंद करना है। ये कोई बातचीत करने वाली संस्था नहीं है। ये सम्मेलन किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत का हिस्सा नहीं बनता है। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था की जगह लेना बिल्कुल नहीं है। ये केवल पर्यावरण को बचाने के प्रयासों को जमीन पर लागू करने में मदद करता है। अब हम इस सम्मेलन से जुड़ी कुछ सबसे प्रमुख बातों और उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। इस बैठक के दौरान वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के लिए विज्ञान पैनल की शुरुआत की गई है। विज्ञान पैनल का काम अलग अलग देशों और क्षेत्रों के लिए विशेष लक्ष्य तय करना है। ये लक्ष्य इस सदी के अंत तक दुनिया के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। पैनल का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, इस विषय का नाम मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है। इसे छोटे नाम मार्स से भी जाना जाता है। ये प्रणाली दुनिया में मीथेन गैस के उत्सर्जन पर नजर रखने का एक बहुत बड़ा आधुनिक मंच है। अब इस मार्स प्रणाली के दायरे को काफी बढ़ा दिया गया है। यह प्रणाली अब कोयले की खदानों और कचरा प्रबंधन सुविधाओं पर भी पूरी तरह नजर रखेगी। इस बड़े फैसले से पहले ये प्रणाली केवल तेल और गैस से जुड़े उद्योगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करती थी। शुरुआत में ये प्रणाली केवल उन देशों के तेल और गैस उद्योगों पर नजर रखती थी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 का हिस्सा थे। लेकिन अब कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस को रोकने के लिए इसके कार्य क्षेत्र को बड़ा कर दिया गया है। इसी प्रणाली की मदद से हमारे देश के मुंबई शहर में स्थित कांजूरमार्ग लैंडफिल की पहचान की गई है। कचरा इकट्ठा करने वाले इस कांजूरमार्ग स्थान को दुनिया में सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकालने वाले शीर्ष 3 स्थानों में शामिल पाया गया है। लैंडफिल उस बड़े मैदान या जगह को कहते हैं जहां पूरे शहर का कचरा लाकर डाल दिया जाता है। जब ये कचरा सड़ता है तो उसमें से बहुत भारी मात्रा में खतरनाक मीथेन गैस निकलती है। अब हम थोड़ा विस्तार से इस मार्स प्रणाली के बारे में आसान शब्दों में समझ लेते हैं। ये पूरी दुनिया की पहली ऐसी सार्वजनिक प्रणाली है जो अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों यानी सैटेलाइट की मदद से मीथेन गैस का पता लगाती है। ये प्रणाली न केवल मीथेन गैस का पता लगाती है, बल्कि इसके बहुत ज्यादा उत्सर्जन होने पर संबंधित देशों को तुरंत सूचना भी देती है। दुनिया में जहां भी मीथेन गैस बहुत भारी मात्रा में निकलती है, उन्हें सुपर एमिटर्स कहा जाता है। ये प्रणाली मुख्य रूप से इन्हीं सुपर एमिटर्स यानी मीथेन के बड़े स्रोतों का डेटा पूरी दुनिया के सामने लाती है। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक मुख्य नोडल एजेंसी काम करती है। इस नोडल एजेंसी का नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी है। इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की देखरेख में यह पूरा सैटेलाइट सिस्टम काम करता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसे साल 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में लॉन्च किया गया था। वहां आयोजित हुए COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान इस बेहतरीन तकनीक को दुनिया के सामने लाया गया था। यह आधुनिक प्रणाली दुनिया के एक बहुत बड़े संकल्प को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इस संकल्प का नाम ग्लोबल मीथेन प्लेज है, जिसके तहत दुनिया के देशों ने मीथेन कम करने का वादा किया है। इस ग्लोबल मीथेन प्लेज का मुख्य उद्देश्य दुनिया में मीथेन के कुल उत्सर्जन को कम से कम 30% तक घटाना है। इस बड़े लक्ष्य को साल 2020 के उत्सर्जन स्तर के मुकाबले साल 2030 तक पूरा करने का समय तय किया गया है। इस प्रकार मार्स प्रणाली उपग्रहों की मदद से मीथेन के छिपे हुए स्रोतों को सामने लाकर हमारी धरती को गर्म होने से बचाने में मदद कर रही है। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026। हाल ही में विश्व बैंक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 रखा गया है। इस नई रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया के एक बहुत बड़े कार्बन बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत को यह बड़ी सफलता अपने यहाँ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम शुरू करने के कारण मिली है। अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि इस रिपोर्ट में दुनिया के बारे में क्या मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि दुनिया की कार्बन मूल्य निर्धारण नीतियां अब वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के 29% हिस्से को कवर करती हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण नीति का सीधा मतलब प्रदूषण फैलाने पर कंपनियों से कीमत वसूलने के नियम से होता है। यह रिपोर्ट अनुमान लगाती है कि साल 2030 तक ये नीतियां दुनिया के लगभग 1/3 प्रदूषण उत्सर्जन को अपने दायरे में ले लेंगी। इसके अलावा प्रदूषण टैक्स और उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ने मिलकर साल 2025 में $107 बिलियन से भी अधिक की कमाई की है। उत्सर्जन व्यापार प्रणाली एक ऐसा बाजार ढांचा होता है जहां प्रदूषण करने के सरकारी अधिकारों या परमिट की खरीद और बिक्री की जाती है। अब हम भारत के इस नए और बड़े कार्बन बाजार के पूरे तंत्र को बहुत गहराई से समझते हैं। भारत ने साल 2026 में आधिकारिक तौर पर अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को लॉन्च कर दिया है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के आधार पर काम करने वाली एक व्यापार प्रणाली है। उत्सर्जन तीव्रता का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने उत्पादन की हर एक इकाई या यूनिट को बनाने में कितना प्रदूषण पैदा कर रही है। ये व्यवस्था मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहां प्रदूषण को कम करना बहुत ही कठिन माना जाता है। कठिन क्षेत्र वे भारी उद्योग होते हैं जैसे स्टील या सीमेंट कंपनियां, जिनमें कोयले और ईंधन का बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। इस योजना के तहत सरकार इन कंपनियों के लिए प्रदूषण कम करने का एक निश्चित लक्ष्य तय कर देती है। जो कंपनियां अपने तय किए गए लक्ष्य से भी ज्यादा प्रदूषण कम कर देती हैं, उन्हें इनाम के तौर पर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये कंपनियां इन कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट को बाजार में उन दूसरी कंपनियों को बेच सकती हैं जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई हैं। इस तरह से प्रदूषण कम करने वाली कंपनियों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा होता है। अगर हम पूरी दुनिया में भारत के इस कदम की स्थिति को देखें तो भारत का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। भारत की ये उत्सर्जन व्यापार प्रणाली अब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में शामिल हो गई है। दुनिया में इस मामले में भारत से आगे अब केवल चीन, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया जैसे देश ही बचे हैं। इस प्रकार भारत ने पर्यावरण को बचाने के साथ साथ अपने उद्योगों को भी आधुनिक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। डिसेंट्रलाइज्ड बायो एनर्जी सिस्टम्स। आज पूरी दुनिया में ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला बहुत अनिश्चित हो गई है। इसके साथ ही भारत में ईंधन की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। इन दोनों बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए ये प्रणाली एक बहुत बड़ा समाधान बनकर सामने आई है। अब हम बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि विकेंद्रीकृत जैव ऊर्जा प्रणाली आखिर होती क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम स्थानीय स्तर पर ही ऊर्जा का उत्पादन करें और वहीं उसका उपयोग भी कर लें। इस प्रणाली में जैविक कचरे और फसलों के बचे हुए हिस्सों से गर्मी बिजली या बायोगैस बनाई जाती है। जैविक कचरा का मतलब पेड़ पौधों, रसोई के कचरे और पशुओं के मलमूत्र से होता है। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए मुख्य रूप से 2 बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली तकनीक को बायोमास गैसीकरण कहा जाता है। ये तकनीक कृषि के सूखे कचरे जैसे धान की भूसी और पौधों के डंठल को एक विशेष गैस में बदल देती है। इस गैस को ज्वलनशील प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। इस गैस की मदद से छोटे इंजनों को चलाया जा सकता है। इसके साथ ही इस गैस का उपयोग उद्योगों में गर्मी या हीट पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरी तकनीक को बायोगैस और अवायवीय पाचक कहा जाता है। ये तकनीक गीले कचरे जैसे बचे हुए भोजन और पशुओं के गोबर को बायोगैस में बदल देती है। अवायवीय पाचक एक ऐसा बंद टैंक होता है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ही कचरे को गलाया जाता है। इस प्रक्रिया से जो बायोगैस बनती है उसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस बायोगैस से बिजली भी बनाई जा सकती है। अब हम इस प्रणाली के सबसे बड़े महत्व और फायदों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहला बड़ा फायदा कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये प्रणाली शहरों के ठोस कचरे और खेतों के बचे हुए अवशेषों को मूल्यवान संसाधनों में बदल देती है। दूसरा बड़ा फायदा देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये प्रणाली हमारे देश के दूर दराज और पिछड़े इलाकों को बिना मुख्य ग्रिड के बिजली देने का काम करती है। मुख्य ग्रिड का मतलब बिजली के उस बड़े सरकारी नेटवर्क से होता है जो बड़े पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाता है।
ये प्रणाली उन सुदूर क्षेत्रों के लिए ऑफ ग्रिड और माइक्रो ग्रिड के रूप में बिजली का समाधान देती है। माइक्रो ग्रिड छोटे स्तर पर बिजली बनाने और बांटने का एक स्थानीय नेटवर्क होता है। इसका तीसरा बड़ा फायदा आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में सामने आता है। ये प्रणाली स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। इसके साथ ही ये व्यवस्था छोटे पैमाने की खेती को बहुत मजबूत सहारा देती है। ये प्रणाली हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कामकाज को भी बहुत बढ़ावा देती है। स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लेंडेड फ्यूल्स अप टू E30। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने ईंधन को लेकर 2 बहुत बड़े मानक जारी किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश में हर चीज की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करने वाली एक सरकारी संस्था है। इस संस्था ने पेट्रोल और रसोई गैस की गुणवत्ता सुधारने के लिए नए नियम बनाए हैं। पहले मानक का नाम IS 19850/2026 रखा गया है। ये नया मानक मुख्य रूप से इथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए बनाया गया है। इस मानक के तहत सरकार ने E22, E25, E27 और E30 नाम के नए ईंधनों की खूबियां तय की हैं। ये सभी ईंधन पूरी तरह से पानी से रहित इथेनॉल और सामान्य पेट्रोल के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। पानी से रहित इथेनॉल को वैज्ञानिक भाषा में एनहाइड्रस इथेनॉल कहा जाता है। E22, E25, E27 और E30 ईंधन का मतलब पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में इथेनॉल मिलाना है। इन ईंधनों में क्रमशः 22%, 25%, 27% और 30% तक इथेनॉल मिलाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने की एक खास प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए E20 का मतलब ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेड़ पौधों और अनाज के कचरे से बनाया जाता है। अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे देश ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत तय किया गया 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब भारत सरकार का नया लक्ष्य साल 2030 तक इस मिश्रण को बढ़ाकर 30% तक ले जाना है। इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने एक दूसरा बड़ा मानक भी जारी किया है। इस दूसरे मानक का नाम IS 18698/2026 रखा गया है। ये मानक DME मिश्रित LPG के लिए तैयार किया गया है। यह नया मानक साल 2024 के पुराने मानक की जगह लेगा। यहाँ LPG का मतलब वही रसोई गैस है जिसका इस्तेमाल हम अपने घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं। इस रसोई गैस में अब DME यानी डाइमेथाइल ईथर नाम की गैस मिलाई जाएगी। DME पूरी तरह से साफ जलने वाला एक कृत्रिम ईंधन है। ये कृत्रिम ईंधन हमारे गैस सिलेंडर वाली LPG की तरह ही व्यवहार करता है। इस DME गैस को बनाने के मुख्य रूप से 2 रास्ते होते हैं। पहले रास्ते को अप्रत्यक्ष मार्ग कहा जाता है। इस रास्ते में सबसे पहले सिंथेटिक गैस से मेथनॉल बनाया जाता है और फिर मेथनॉल से DME तैयार होता है। सिंथेटिक गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण होती है। दूसरे रास्ते को प्रत्यक्ष मार्ग कहा जाता है। इस रास्ते में सिंथेटिक गैस से सीधे ही DME गैस का निर्माण कर लिया जाता है। अगर हम पूरी दुनिया में इस गैस के उत्पादन की बात करें तो एक देश का इस पर बहुत बड़ा कब्जा है। पूरी दुनिया की कुल DME उत्पादन क्षमता का लगभग 90% हिस्सा अकेले चीन के पास है। इस प्रकार भारत इन नए मानकों की मदद से अपने ईंधनों को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र एक ऐसा कारखाना होता है जो धरती के अंदर की गर्मी से बिजली बनाता है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने इस संयंत्र को लगाने के लिए एक समझौते को 5 साल का विस्तार दे दिया है। ये समझौता भारत की प्रसिद्ध सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ किया गया है। इस समझौते के तहत लद्दाख की पूगा घाटी में ये अनोखा संयंत्र लगाया जाएगा। ये संयंत्र समुद्र तल से 14,000 फीट की बहुत बड़ी ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस नए समझौते के तहत ONGC कंपनी वहां 1 मेगावाट क्षमता का एक शुरुआती संयंत्र स्थापित करेगी। इस शुरुआती संयंत्र को पायलट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसका मकसद तकनीक की जांच करना होता है। इसके साथ ही ये कंपनी वहां एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करेगी। इस रिपोर्ट की मदद से भविष्य में लद्दाख में बहुत बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से बिजली बनाई जाएगी। आइए अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि भूतापीय ऊर्जा आखिर होती क्या है। इस प्रणाली में हमारी धरती की ऊपरी परत के अंदर छिपी हुई प्राकृतिक गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। इस भूतापीय प्रणाली को चलाने के लिए कई तरह के उपकरणों और हिस्सों की जरूरत पड़ती है। इसमें धरती के अंदर से गर्मी निकालने के लिए उत्पादन कुएं और पंप लगाए जाते हैं। इस्तेमाल के बाद पानी को वापस भेजने के लिए पुनः इंजेक्शन कुएं बनाए जाते हैं। इस गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े पाइपलाइनों का सहारा लिया जाता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसमें हीट एक्सचेंजर नाम के वितरण उपकरण लगाए जाते हैं। आखिर में इस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने या अन्य कामों में अंतिम अनुप्रयोग के रूप में होता है। इस ऊर्जा को हासिल करने के मुख्य रूप से 2 अलग अलग स्रोत होते हैं।
पहले स्रोत को उच्च एंथैल्पी संसाधन कहा जाता है। उच्च एंथैल्पी का सीधा सा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद गर्मी और ऊंचे तापमान से होता है। ये तेज गर्मी मुख्य रूप से ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों, गीजर और गर्म पानी के झरनों में मिलती है। इस बहुत तेज गर्मी का उपयोग मुख्य रूप से बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। दूसरे स्रोत को निम्न से मध्यम एंथैल्पी संसाधन कहा जाता है। इसका मतलब ऐसी जगहें होती हैं जहां तापमान थोड़ा कम या सामान्य रूप से गर्म होता है। ये कम गर्मी हमें गर्म चट्टानों और जमीन की ऊपरी हल्की परतों के अंदर आसानी से मिल जाती है। ये स्रोत सीधे उपयोग वाले कामों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसका उपयोग घरों को गर्म या ठंडा करने, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। इसके साथ ही मछली पालन यानी एक्वाकल्चर के पानी को गर्म रखने में भी ये काम आता है। अब हम अपने प्यारे देश भारत में इस भूतापीय ऊर्जा की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हमारे देश में 381 गर्म पानी के झरनों की पहचान की है। इन झरनों की सतह का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 89 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया गया है। इस संस्था ने भारत में 10 भूतापीय प्रांतों की भी पहचान की है। भूतापीय प्रांत का मतलब ऐसे विशेष इलाके होते हैं जहां जमीन के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी मौजूद होती है। इन इलाकों में हिमालयी भूतापीय प्रांत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 10,600 मेगावाट भूतापीय बिजली बनाने की कुल क्षमता मौजूद है। इस पूरी क्षमता में से लद्दाख के पूगा और चुमाथांग क्षेत्र सबसे ज्यादा मददगार दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार ने इस ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 बनाई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भूतापीय ऊर्जा को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा का एक मुख्य स्तंभ बनाना है। ये अनोखी नीति साल 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। नेट जीरो का मतलब देश में प्रदूषण के स्तर को पूरी तरह से समाप्त करके पर्यावरण को संतुलित करना है। इसके साथ ही ये नई तकनीक हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी हमेशा के लिए मजबूत कर देगी। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 रिलीज्ड। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग और संयुक्त राष्ट्र वन फोरम सचिवालय ने मिलकर तैयार किया है। ये रिपोर्ट साल 2030 तक पूरे किए जाने वाले 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करती है। इसके साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र की वनों के लिए रणनीतिक योजना 2017-2030 के लक्ष्यों को भी जांचती है। वनों के लिए इस रणनीतिक योजना को संयुक्त राष्ट्र वन फोरम के 21वें सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र वन फोरम की स्थापना साल 2000 में एक अंतर सरकारी संस्था के रूप में की गई थी। इस फोरम में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और इसकी विशेष एजेंसियों के सदस्य शामिल होते हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, उनके संरक्षण और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना है। सतत विकास का मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इस तरह विकास करना है जिससे आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी हो सकें। अब हम इस नई रिपोर्ट की सबसे प्रमुख और चौंकाने वाली बातों को विस्तार से समझते हैं। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी बात यह है कि दुनिया में वनों के कुल क्षेत्रफल में बहुत भारी कमी आई है। साल 2015 से लेकर साल 2025 के बीच दुनिया के वन क्षेत्र में 40 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वन क्षेत्र घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण कृषि का विस्तार होना माना गया है। बढ़ती आबादी के लिए भोजन जुटाने के चक्कर में जंगलों को काटकर खेतों में बदला जा रहा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में जलाने वाली लकड़ी और कोयले की बढ़ती मांग भी वनों को नष्ट करने का दूसरा बड़ा कारण बनी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया में वनों के सतत प्रबंधन के रास्ते में कई बड़ी रुकावटें खड़ी हैं। वनों को सही तरीके से न बचा पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण कमजोर शासन व्यवस्था का होना है। इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक का सुरक्षित न होना भी एक बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। लकड़ियों और वन उत्पादों का अवैध व्यापार भी लगातार जंगलों को खोखला कर रहा है। पर्यावरण संस्थाओं के पास काम करने की सीमित क्षमता होने के कारण भी नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जा पाता है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से जुड़े दबावों के कारण वनों की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। लगातार पड़ने वाले सूखे और जंगलों में अचानक लगने वाली आग पेड़ों को तेजी से खत्म कर रही है। इसके साथ ही भीषण गर्मी की लहरों यानी हीट वेव्स, खतरनाक कीड़ों और नई बीमारियों के फैलने से भी जंगलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी यानी फाइनेंस गैप की वजह से आ रही है। साल 2023 में वनों को बचाने के लिए दिया जाने वाला फंड रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 84 बिलियन US तक जरूर पहुंच गया था, लेकिन ये फंड अभी भी उस राशि से बहुत कम है जिसकी मदद से वनों को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक वनों को पूरी तरह बचाने के लिए हर साल लगभग 300 बिलियन US की भारी रकम की जरूरत पड़ेगी। इस गंभीर संकट से बाहर निकलने के लिए रिपोर्ट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें दी गई हैं।
रिपोर्ट सबसे पहले विभिन्न विभागों और देशों के बीच बहुत मजबूत तालमेल और समन्वय बनाने पर जोर देती है। इसके साथ ही वनों को बचाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद यानी वन वित्त पोषण को भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की सलाह दी गई है। दुनिया के बाजारों में वनों की कटाई से मुक्त आपूर्ति श्रृंखला को लागू करना बेहद जरूरी बताया गया है। इसका मतलब यह है कि बाजारों में केवल वही सामान बिकने चाहिए जिनके उत्पादन के लिए किसी भी जंगल को न काटा गया हो। आखिर में रिपोर्ट कहती है कि गरीब और ग्रामीण इलाकों में साफ ऊर्जा की पहुंच को तेजी से बढ़ाना होगा। जब लोगों को एलपीजी या बिजली जैसी साफ ऊर्जा मिलने लगेगी तो जलाने वाली लकड़ी और कोयले पर उनकी निर्भरता अपने आप ही बहुत कम हो जाएगी। डिक्लाइन ऑफ अंटार्कटिका सी आइस। वैज्ञानिकों ने पाया है कि 1996 से लेकर 2025 के बीच अंटार्कटिका ने लगभग 12,800 वर्ग किलोमीटर की जमी हुई बर्फ खो दी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अंटार्कटिका के चारों ओर मौजूद दक्षिणी महासागर के अस्थिर होने के कारण ही 2015 के बाद से वहां बर्फ तेजी से पिघली है। यह अस्थिरता गहरे समुद्र की गर्मी और तेज हवाओं के एक साथ मिलने के कारण पैदा हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में एक आत्म सुदृढ़ीकरण फीडबैक लूप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले हम गहरे समुद्र की गर्मी के असर को समझते हैं। पहले दक्षिणी महासागर की बनावट एक परत की तरह थी। ऊपर की तरफ ठंडा और मीठा पानी होता था, जबकि नीचे की तरफ गर्म और खारा पानी रहता था। ये ठंडी परत एक दीवार की तरह काम करती थी जो नीचे वाली गर्मी को ऊपर नहीं आने देती थी। लेकिन 2015 तक आते आते ये सुरक्षा दीवार कमजोर हो गई है। अब हम तेज हवाओं के प्रभाव को देखते हैं। ओजोन परत में छेद और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पश्चिमी हवाएं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। ये तेज हवाएं एक पंप की तरह काम करती हैं। ये हवाएं धीरे धीरे गहरे समुद्र के गर्म और खारे पानी को सतह की तरफ खींच रही हैं। अब जानते हैं कि ये फीडबैक लूप कैसे काम करता है। जब नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है तो ये सतह पर मौजूद समुद्र की बर्फ को पिघला देता है। पानी में मौजूद एक्स्ट्रा नमक सतह के पानी को भारी बना देता है। ये भारी पानी नीचे के गर्म पानी के साथ आसानी से मिल जाता है। इसके कारण नीचे वाली और भी ज्यादा गर्मी ऊपर की ओर उठने लगती है। इस गर्मी की वजह से नई बर्फ का जमना और भी मुश्किल हो जाता है। ये चक्र बार बार चलता रहता है, जिससे अंटार्कटिका की बर्फ लगातार खत्म होती जा रही है। हीट डोम। हाल ही में यूरोप के ऊपर एक बहुत बड़ा हीट डोम बन गया है। इस घटना की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहां के लोग इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहे हैं। अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये हीट डोम आखिर होता क्या है। ये हमारे वायुमंडल में उच्च दबाव वाली एक प्रणाली होती है। ये प्रणाली अपने नीचे मौजूद गर्म हवा को धरती की सतह के पास बहुत लंबे समय के लिए कैद कर लेती है। इस हवा के फंसने की वजह से उस इलाके में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्थिति को हम चरम गर्मी की स्थिति कहते हैं। विज्ञान का एक सीधा नियम है कि जब भी हवा गर्म होती है तो वो फैलती है। जब ये गर्म हवा फैलती है तो ये आसमान में ऊपर की तरफ एक उभरा हुआ गुंबद बना देती है। ये गुंबद अपने अंदर सारी गर्मी को पूरी तरह से बंद कर लेता है। अब हम इसके काम करने के तरीके यानी इसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। इस प्रणाली में आसमान से नीचे की तरफ आने वाली हवा बहुत ज्यादा संकुचित हो जाती है। हवा के दबने की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है। इसके साथ ही हवा का ये उच्च दबाव आसमान में बादलों को बनने से पूरी तरह रोक देता है। बादल न होने की वजह से सूरज की सीधी और तेज किरणें धरती पर आती हैं। ये उच्च दबाव गर्म हवा को जमीन के पास ही दबाकर रखता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती है। इस प्राकृतिक घटना की वजह से हमारे जीवन और पर्यावरण पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसकी वजह से बहुत ही खतरनाक लू यानी हीट वेव्स चलने लगती हैं। लगातार तेज गर्मी पड़ने के कारण उस पूरे इलाके में सूखा पड़ जाता है। गर्मी की वजह से जंगलों के पेड़ पौधे सूख जाते हैं और वहां अचानक भयानक आग लग जाती है। ये स्थिति इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा करती है। इस प्रकार ये पूरी घटना प्रकृति में हवा के दबाव के बदलने से पैदा होती है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। आजकल हमारे देश भारत में जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत भयंकर लू यानी हीट वेव्स चल रही हैं। ये हीट वेव समय के साथ साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। इस भयंकर गर्मी और संकट से निपटने के लिए एक नया वित्तीय तरीका सामने आया है। इस नए वित्तीय तरीके को पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहा जाता है। ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस संकट के समय लोगों को तुरंत और स्वचालित वित्तीय राहत देने का काम करता है। अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। ये पारंपरिक बीमे से बिल्कुल अलग एक गैर पारंपरिक मॉडल है। सामान्य बीमे में नुकसान होने के बाद उसका सर्वे किया जाता है और फिर पैसा मिलता है। लेकिन पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में किसी वास्तविक शारीरिक या भौतिक नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है। इस बीमे के तहत पहले से ही एक निश्चित रकम तय कर ली जाती है। जब कोई विशेष और मापने योग्य घटना घटती है तो ये तय रकम तुरंत दे दी जाती है। इस मापने योग्य घटना का मतलब पर्यावरण से जुड़े कुछ खास मानकों से होता है। उदाहरण के लिए इसमें तापमान, बारिश या हवा की गति को आधार बनाया जाता है।
जैसे ही तापमान या बारिश तय सीमा को पार करती है, वैसे ही बीमा धारक को पैसे मिल जाते हैं। आइए अब हम इस खास बीमे के सबसे बड़े महत्व और फायदों को भी समझ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपदाओं के समय बहुत तेजी से वित्तीय राहत पहुंचाता है। ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मुख्य रूप से हीटवेव्स, बाढ़ और सूखे जैसी बड़ी आपदाओं में बहुत मददगार साबित होता है। ये तरीका हमारे पर्यावरण के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। इसके साथ ही ये बीमा उन कमजोर समुदायों के लिए बहुत उपयोगी है जो आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। चीता। हाल ही में बोत्सवाना देश से लाए गए 2 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। चीता पूरी दुनिया में जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है। ये भारत का एकमात्र ऐसा बड़ा मांसाहारी जीव था जो भारत से पूरी तरह विलुप्त हो गया था। भारत सरकार ने साल 1952 में चीते को देश से पूरी तरह विलुप्त घोषित कर दिया था। दुनिया में बिल्ली प्रजाति के अन्य बड़े जीवों जैसे शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर के पास दहाड़ने की क्षमता होती है। इन सभी बड़े जीवों के विपरीत चीते कभी भी दहाड़ नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया में चीतों की मुख्य रूप से 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी पहली प्रजाति को अफ्रीकी चीता कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में अफ्रीकी चीतों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। संवेदनशील श्रेणी का मतलब होता है कि इस जीव को भविष्य में लुप्त होने का खतरा है। इसकी दूसरी प्रजाति को एशियाई चीता कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में एशियाई चीतों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी का मतलब होता है कि ये जीव पूरी दुनिया से खत्म होने की कगार पर है। अगर हम इनके प्राकृतिक आवास की बात करें तो एशियाई चीते एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। एशिया में ये चीते अब केवल ईरान के पूर्वी शुष्क क्षेत्रों में ही बचे हुए हैं। अब भारत में इनको दोबारा बसाने के बाद ये भारत में भी दिखाई देने लगे हैं। चीतों की दूसरी प्रजाति अफ्रीकी महाद्वीप के घास के मैदानों में पाई जाती है। ये चीते अफ्रीका के झाड़ीदार मैदानों और खुले जंगलों में भी रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ये चीते मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। अब हम चीतों को भारत लाने के एक बहुत बड़े अभियान यानी प्रोजेक्ट चीता के बारे में समझते हैं। भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत साल 2022 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी चीतों को भारत लाकर यहाँ के जंगलों में दोबारा बसाना है। इस पूरे बड़े अभियान को जमीन पर लागू करने वाली मुख्य संस्था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ये पूरा अभियान बड़े मांसाहारी जीवों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाने का दुनिया का पहला अनोखा प्रयास है। इस तरह के प्रयास को विज्ञान की भाषा में अंतर महाद्वीपीय बड़े जंगली मांसाहारी जीव स्थानांतरण कहा जाता है। इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल। हमारे देश भारत में पहली बार सैटेलाइट टैग लगे एक विशेष कछुए को जंगल में छोड़ा गया है। इस खास कछुए का नाम इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल है। इस कछुए को असम के प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित रूप से मुक्त किया गया है। सैटेलाइट टैग एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो वैज्ञानिकों को कछुए की हर हरकत और उसके रहने के स्थान पर नजर रखने में मदद करता है। अब हम इस बेहद खास कछुए के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में विस्तार से समझते हैं। इस कछुए को एक और बहुत ही प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया गंगा सॉफ्टशेल टर्टल के नाम से भी बुलाती है। अब हम इस कछुए की कुछ अनोखी शारीरिक विशेषताओं और उसकी बनावट पर बात करते हैं। ये कछुआ मुख्य रूप से मीठे पानी के आवासों में निवास करता है। मीठे पानी के आवास का मतलब नदियों, झीलों और तालाबों के साफ पानी से होता है। इस कछुए की सबसे बड़ी पहचान इसकी उभरी हुई और नली जैसी दिखने वाली थूथन होती है। थूथन का मतलब कछुए के आगे निकले हुए नाक और मुंह वाले हिस्से से होता है। इसके साथ ही इस कछुए की ऊपरी पीठ या कवच पूरी तरह से चपटा होता है। ये कछुआ नदियों में रहने वाले अन्य आम कछुओं से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसके सिर के ठीक ऊपरी हिस्से पर तीर के अग्रभाग के आकार के निशान बने होते हैं। ये अनोखे निशान इस कछुए को बाकी सभी कछुओं से अलग और सुंदर पहचान देते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि ये कछुआ हमारे देश और दुनिया में कहां-कहां पाया जाता है। ये कछुआ भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तरी मैदानी इलाकों में फैला हुआ है। ये मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदानी भागों में बहुतायत से मिलता है। इसके साथ ही ये गंगा नदी के विशाल मैदानी क्षेत्रों में भी निवास करता है। ये सुंदर जीव नर्मदा नदी के पानी में भी अपना जीवन बिताता है। ये महानदी के नदी बेसिन वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र नदी के समृद्ध मैदानी इलाकों में भी बहुत देखा जाता है। नदी बेसिन उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। ये जीव हमारे प्यारे भारत देश के बाहर भी कुछ पड़ोसी देशों में पाया जाता है। ये कछुआ बांग्लादेश की नदियों में भी प्राकृतिक रूप से रहता है। ये नेपाल के मीठे पानी के स्रोतों में भी अपना निवास बनाता है। इसके साथ ही ये पाकिस्तान के नदी क्षेत्रों में भी आसानी से मिल जाता है। अब हम इस संकटग्रस्त जीव की सुरक्षा और उसकी संरक्षण स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने इस कछुए को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बहुत बड़ी सुरक्षा दी है।
इस कानून के तहत इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अनुसूची 1 में शामिल होने का मतलब है कि इस कछुए को भारत में सबसे ऊंचे स्तर की कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। इस कछुए को मारना या इसका शिकार करना एक बहुत ही गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत सुरक्षित किया गया है। पैंगोलिन्स। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पैंगोलिन की तस्करी को रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला है। वैज्ञानिक अब पैंगोलिन की तस्करी के केंद्रों का भंडाफोड़ करने के लिए डीएनए मैप्स का उपयोग कर रहे हैं। डीएनए मैप्स का मतलब एक ऐसा नक्शा होता है जो जीव के आनुवंशिक कोड की मदद से उसके असली इलाके की पहचान कराता है। यह तकनीक इसलिए जरूरी है क्योंकि पैंगोलिन दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक है। पैंगोलिन दुनिया का एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जिसका पूरा शरीर सुरक्षात्मक शल्कों से ढका होता है। इन शल्कों को वैज्ञानिक भाषा में केराटिन स्केल्स कहा जाता है। केराटिन वही पदार्थ होता है जिससे हमारे इंसानों के नाखून और बाल बनते हैं। ये जीव स्वभाव से बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है। अकेले रहने वाले जीवों को वैज्ञानिक भाषा में सॉलिटरी जीव कहा जाता है। ये एक पूरी तरह से निशाचर जीव है। निशाचर का मतलब होता है कि ये जीव दिन में सोता है और केवल रात के समय ही बाहर निकलता है। इस जीव के मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। इसके पास दांतों की जगह एक बहुत लंबी और चिपचिपी जीभ होती है। अपनी इसी जीभ की मदद से ये जीव चींटियों और दीमकों को आसानी से पकड़कर खा जाता है। चींटियों, दीमकों और उनके लार्वा को खाने के कारण ही इसे स्केली एंटीटर भी कहा जाता है। लार्वा का मतलब कीड़े मकोड़ों के अंडों से निकलने वाले छोटे बच्चे होते हैं। जब भी इस जीव को किसी शिकारी से कोई खतरा महसूस होता है तो ये खुद को एक सख्त गेंद की तरह गोल घुमा लेता है। ऐसा करने से इसका पेट और नीचे का नरम हिस्सा पूरी तरह छिप जाता है और ये शिकारियों से बच जाता है। पूरी दुनिया में पैंगोलिन की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 8 प्रजातियों में से 2 प्रजातियां हमारे प्यारे देश भारत में भी पाई जाती हैं। भारत में मिलने वाली पहली प्रजाति का नाम इंडियन पैंगोलिन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इंडियन पैंगोलिन को लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है। लुप्तप्राय का मतलब है कि इस जीव की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। भारत में मिलने वाली दूसरी प्रजाति का नाम चाइनीज पैंगोलिन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने चाइनीज पैंगोलिन को गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में डाला है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय का मतलब है कि ये जीव पूरी दुनिया से खत्म होने की कगार पर है। इन दोनों ही प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। इन दोनों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत पूरी सुरक्षा दी गई है। इसके साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्था साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी शामिल किया गया है। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो खतरे में पड़े जीवों के व्यापार को रोकता है। परिशिष्ट 1 का मतलब है कि दुनिया भर में इस जीव के किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों प्रजातियां भारत में कहां-कहां रहती हैं। इंडियन पैंगोलिन मुख्य रूप से हिमालय के दक्षिण में पूरे भारत के इलाकों में पाया जाता है। ये इंडियन पैंगोलिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों में नहीं मिलता है। चाइनीज पैंगोलिन मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में पाया जाता है। इसके साथ ही ये चाइनीज पैंगोलिन पूर्वी हिमालय के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में भी निवास करता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये पेड़ हमारे देश में एक बहुत बड़े और नए बदलाव का कारण बनने जा रहा है। भारत में समुद्र में चलने वाले बड़े जहाजों को चलाने के लिए पहला ग्रीन मिथनॉल उत्पादन संयंत्र बनाया जा रहा है। इस नए कारखाने में ईंधन बनाने के लिए कच्चे माल या फीडस्टॉक के रूप में इसी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन मिथनॉल एक ऐसा साफ और आधुनिक ईंधन होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। आइए अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पेड़ आखिर क्या है। ये एक फलीदार पेड़ होता है जिसके पौधों में फलियां लगती हैं। ये पेड़ सूखे और मिट्टी के खारेपन को बर्दाश्त करने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। आज इस पेड़ को पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक आक्रामक पौधों में से एक माना गया है। आक्रामक पौधे वे होते हैं जो किसी बाहरी जगह से आकर स्थानीय पेड़ पौधों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। ये पेड़ मूल रूप से मेक्सिको देश का रहने वाला है। भारत में इस पेड़ को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा साल 1920 के दशक में दिल्ली को हरा भरा करने के लिए लाया गया था। इसके बाद साल 1961 में गुजरात के वन विभाग ने भी इस पेड़ को अपने राज्य में लगाया था। अब हम इस पेड़ से हमारे पर्यावरण और प्रकृति पर पड़ने वाले बहुत ही बुरे असर को समझते हैं। विज्ञान की भाषा में इस पेड़ को एक फ्रीटोफाइट पौधा कहा जाता है। फ्रीटोफाइट का मतलब ऐसे गहरे जड़ वाले पौधों से होता है जो जमीन के बहुत नीचे से पानी खींचते हैं। ये पेड़ जमीन के जलस्तर के नीचे मौजूद फ्रीटिक जोन से पानी को सोख लेता है। फ्रीटिक जोन जमीन के नीचे का वो हिस्सा होता है जहां मिट्टी और चट्टानें पूरी तरह पानी से भरी होती हैं। जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा पानी सोखने के कारण ये पेड़ हमारे इलाकों में जल संकट या हाइड्रोलॉजिकल सूखे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है।
ये पेड़ अपने आसपास उगने वाले हमारे देश के स्थानीय पौधों की विविधता को भी लगातार कम कर देता है। स्थानीय पौधों के खत्म होने की वजह से ये हमारी पादप विविधता या फाइटोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। फाइटोडाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब किसी इलाके में पाए जाने वाले तरह तरह के पेड़ पौधों की संख्या से होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में इसकी स्थिति को देखें तो इसे सबसे कम चिंताजनक या लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। लीस्ट कंसर्न श्रेणी का मतलब होता है कि इस पेड़ की संख्या दुनिया में बहुत ज्यादा है और इसके खत्म होने का कोई खतरा नहीं है। 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया स्पेस सेक्टर। पिछले 5 वर्षों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बड़ा बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हमारी सरकार ने इस क्षेत्र को गैर सरकारी संस्थाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। अगर हम भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखें तो साल 2023 में इसका मूल्य 8.4 बिलियन US डॉलर आंका गया था। ये पूरी दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2% हिस्सा है। अब भारत ने आगे के लिए एक बहुत बड़ा दशक का विजन तैयार किया है। इन स्पेस की रणनीति के अनुसार साल 2033 तक हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 44 बिलियन US डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करके भारत पूरी दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में 8 से 10% हिस्सेदारी पर कब्जा करना चाहता है। अगर हम और आगे का दीर्घकालिक लक्ष्य देखें तो साल 2040 तक इसके 100 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस बड़े सपने को सच करने के लिए सरकार ने बजट में भी भारी बढ़ोतरी की है। हमारा अंतरिक्ष बजट पिछले एक दशक में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। केंद्रीय बजट 2025-26 में अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे सफर में निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसी चल रही है। पिछले 5 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश 600 मिलियन US डॉलर से भी अधिक हो गया है। आज 330 से अधिक बड़े उद्योग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इन स्पेस के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी निजी उद्योग हमारे देश की मुख्य अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की सुविधाओं और सेवाओं का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से हमारे देश में स्पेसटेक स्टार्टअप का एक बेहतरीन माहौल तैयार हो गया है। साल 2019 में इस क्षेत्र में गिने चुने स्टार्टअप थे, लेकिन साल 2026 के शुरुआती महीनों तक इनकी संख्या बढ़कर 400 से भी अधिक हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी कंपनियों को शामिल करने का क्या महत्व है। इसका पहला सबसे बड़ा फायदा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना है। इससे विदेशी तकनीक पर हमारी निर्भरता कम होगी और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ेगी। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि इसरो अब व्यावसायिक गतिविधियों के काम से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। निजी कंपनियां जब व्यापारिक काम संभाल लेंगी तब इसरो अपना पूरा ध्यान गहरे अंतरिक्ष मिशनों, विज्ञान और उन्नत अनुसंधान पर लगा सकेगा। हमारे नए स्टार्टअप बहुत फुर्तीले हैं और वे सेमी क्रायोजेनिक, 3D प्रिंटेड इंजन, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग और AI संचालित अंतरिक्ष विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों में नए आविष्कार कर रहे हैं। इस नए बदलाव से देश में उच्च कौशल वाले रोजगार के हजारों अवसर पैदा हो रहे हैं। नौजवानों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा एनालिटिक्स, उन्नत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन नौकरियां मिल रही हैं। ये बदलाव भारत की सबसे बड़ी समस्या यानी प्रतिभा पलायन को रोकने में भी मदद कर रहा है। सरकार ने इन कंपनियों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया है ताकि भारत की प्रतिभा और बौद्धिक संपदा हमारे अपने देश में ही सुरक्षित रहे। इन सब सैटेलाइटों से मिलने वाले डेटा का फायदा आम लोगों को भी सीधे मिल रहा है। सैटेलाइट डेटा की मदद से खेतों की सिंचाई, फसलों की निगरानी, मौसम का पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन बहुत आसान हो गया है। इसके साथ ही दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम सेवाएं पहुंचाकर डिजिटल समावेशन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आइए अब हम अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की कुछ हालिया उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। स्काईरूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने विक्रम S नामक भारत का पहला निजी रॉकेट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इस मिशन ने निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने का एक नया रास्ता खोल दिया। इसके बाद अग्निकुल कॉस्मोस नाम के स्टार्टअप ने भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट था जो पूरी तरह से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन से संचालित था। एक और शानदार स्टार्टअप पिक्सल ने फायरफ्लाई नाम के हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है और वो आज उन्हें सफलतापूर्वक संचालित भी कर रहा है। ये खास सैटेलाइट अंतरिक्ष से हमारी फसलों के स्वास्थ्य, प्रदूषण के स्तर, मीथेन उत्सर्जन और जलवायु परिस्थितियों पर लगातार नजर रखते हैं। इनके अलावा दिगंतरा तथ्य और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसे उभरते हुए स्टार्टअप भी भारत के इस निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ विशेष संस्थाएं बनाई हैं जो निजी कंपनियों की हर संभव मदद करती हैं। ऐसी ही एक मुख्य संस्था साल 2020 में बनाई गई थी जिसका नाम इनस्पेस है।
ये संस्था निजी कंपनियों के लिए एक ही जगह पर सारी मंजूरियां देने वाली एजेंसी के रूप में काम करती है। ये एजेंसी गैर सरकारी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने की अनुमति देती है और उनके कामों की निगरानी भी करती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संस्था आती है जिसका नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL है। ये असल में हमारी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक व्यापारिक शाखा है। यह संस्था इसरो की बनाई तकनीकों को बाजार में बेचती है और निजी उद्योगों को सौंपती है। जैसे इसने छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट की तकनीक यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को निजी क्षेत्र को ट्रांसफर किया है। निजी कंपनियों की मदद के लिए एक और संस्था बनाई गई है जिसे इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी आईस्पा कहते हैं। ये निजी अंतरिक्ष कंपनियों का एक संघ है जो सरकार के लिए नीतियों पर विचार करने वाले थिंक टैंक की तरह काम करता है। सरल संस्थागत ढांचे के साथ साथ सरकार ने कुछ बहुत मजबूत नीतियां और नियम भी बनाए हैं। इसके लिए सरकार साल 2023 में भारतीय अंतरिक्ष नीति लेकर आई थी। ये नीति अंतरिक्ष के काम में जुड़े सभी संगठनों की भूमिका को बहुत स्पष्ट तरीके से तय करती है। ये नीति निजी कंपनियों को रॉकेट बनाने से लेकर उन्हें लॉन्च करने तक के हर काम में पूरी तरह हिस्सा लेने की आजादी देती है। सरकार ने विदेशी निवेश के नियमों को भी बहुत आसान बना दिया है, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण कहते हैं। अब विदेशी कंपनियां सैटेलाइट के पुर्जे और सब सिस्टम बनाने के लिए भारत में बिना सरकारी मंजूरी के सीधे 100% निवेश कर सकती हैं। सैटेलाइट के संचालन और जमीन पर बने केंद्रों से जुड़े कामों में विदेशी कंपनियां 74% तक निवेश कर सकती हैं। रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल बनाने वाले कामों में विदेशी कंपनियां 49% तक निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ खास क्षेत्रों के लिए भी नीतियां बनाई गई हैं, जैसे स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग पॉलिसी 2020 बनाई गई है। इसी तरह संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए स्पेसकॉम पॉलिसी 2020 बनाई गई है, जो रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देती है। अंतरिक्ष के काम में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, इसलिए सरकार वित्तीय सहायता और फंड भी दे रही है। सरकार ने अंतरिक्ष के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक बड़ा वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। इस फंड की देखरेख भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडबी नाम की संस्था करती है। ये फंड नई कंपनियों को उनके जोखिम वाले कामों के लिए 10 करोड़ से लेकर 60 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद देता है। शुरुआती दौर की तकनीकों को बाजार में लाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड भी बनाया है। जो स्टार्टअप बिल्कुल नए आइडिया या शुरुआती मॉडल पर काम कर रहे हैं, उनके लिए इन स्पेस सीड फंड स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के तहत नए स्टार्टअप्स को अपने आइडिया पर काम शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। पैसों के साथ साथ निजी कंपनियों को बड़ी प्रयोगशालाओं और उपकरणों की भी जरूरत होती है। अब हमारे देश के स्टार्टअप्स इसरो की टेस्टिंग सुविधा लॉन्च पैड प्रयोगशालाओं और ट्रैकिंग केंद्रों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अहमदाबाद में एक इन स्पेस तकनीकी केंद्र भी बनाया गया है। ये केंद्र निजी कंपनियों को बहुत कम खर्च में सैटेलाइट के डिजाइन, उनके पुर्जों को जोड़ने, टेस्टिंग और कंप्यूटर पर उनका सिमुलेशन करने की सुविधा देता है। अंतरिक्ष में ही अपनी तकनीकों की जांच करने के लिए सरकार पोएम नाम के एक विशेष प्लेटफॉर्म के जरिए इन ऑर्बिट टेस्टिंग की सुविधा देती है। इसके साथ ही कंपनियों को सैटेलाइट बस एज अ सर्विस और ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिससे उन्हें खुद का महंगा ढांचा नहीं बनाना पड़ता। सरकार पूरे देश में अंतरिक्ष से जुड़ा एक बेहतरीन माहौल तैयार कर रही है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। इसके लिए स्पेस एप्लीकेशंस अडॉप्शन वर्कशॉप्स जैसी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन वर्कशॉप्स का मकसद खेती, रक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के साथ साथ अब अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने स्तर पर संस्थागत सहायता दे रही हैं। जैसे कर्नाटक सरकार ने अपनी एक ड्राफ्ट स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024-29 तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य भारत के कुल अंतरिक्ष बाजार के 50% हिस्से पर कब्जा करना और अपने राज्य में 500 से अधिक स्टार्टअप्स की मदद करना है। इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने भी अपनी एक विशेष स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। इस नीति के तहत इसरो की सुविधाओं के पास विशेष स्पेस बे बनाए जा रहे हैं, ताकि बड़े उद्योगों और स्टार्टअप्स को काम करने की जगह मिल सके। अब हम भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों और उनके समाधानों के बारे में बात करेंगे। इस क्षेत्र में पहली सबसे बड़ी चुनौती एक व्यापक अंतरिक्ष कानून की कमी होना है। जब तक देश में अंतरिक्ष के लिए कोई समर्पित कानून नहीं होगा, तब तक किसी दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही तय करने में बड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। इस कानून के न होने से कंपनियों के आपसी विवादों को सुलझाने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने में भी बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बड़ी समस्या बौद्धिक संपदा अधिकारों की अस्पष्टता से जुड़ी हुई है। जब सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर कोई नई तकनीक बनाती हैं, तो उसके मालिकाना हक को लेकर नियम साफ नहीं होते हैं। नियम साफ न होने की वजह से नई कंपनियों को नए आविष्कार करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती है।
इसके साथ ही दुनिया भर में नागरिक और सैन्य तकनीकों के आपस में जुड़ने से एक नया खतरा भी पैदा हो गया है। अब ये डर लगातार बढ़ रहा है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश के स्टार्टअप्स की बेहतरीन तकनीकों को चुपके से खरीद सकती हैं। तीसरी चुनौती ये है कि निजी निवेशक इस क्षेत्र में पैसा लगाने से बहुत कतराते हैं। अंतरिक्ष के काम में मुनाफा कमाने में बहुत लंबा समय लगता है और इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। इसी भारी जोखिम की वजह से पारंपरिक निवेशक और बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आसानी से पैसा नहीं लगाती हैं। चौथी समस्या सरकारी स्तर पर फंड मिलने में होने वाली देरी से जुड़ी हुई है। सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की मदद के लिए अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस फंड को पूरी तरह से चालू करने और कंपनियों तक पैसा पहुंचाने के काम में अभी काफी देरी हो रही है। पांचवी बड़ी चुनौती हमारे देश की बिखरी हुई आपूर्ति श्रृंखला है। रॉकेट और सैटेलाइट बनाने के लिए जरूरी बहुत से महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए हमें आज भी विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ ही दूसरे देशों के कड़े निर्यात नियमों के कारण हमें जरूरी सामान समय पर नहीं मिल पाता है। छठी चुनौती सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर की जाने वाली अधूरी खरीद है। हमारे देश में खेती, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन से जुड़े सरकारी विभाग अंतरिक्ष के डेटा को अलग अलग खरीदते हैं। सभी विभागों के अलग काम करने से डेटा की बर्बादी होती है और हमारे नए स्टार्टअप्स को बड़ा बिजनेस नहीं मिल पाता है। सातवीं समस्या देश में विशेष विशेषज्ञता की कमी होना है। हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े विशेष क्षेत्रों जैसे ऑप्टिक्स, थर्मल कंट्रोल और एडवांस पेलोड डिजाइन के विशेषज्ञों की बहुत कमी है। इसके साथ ही सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा का सही विश्लेषण करने वाले जानकारों की संख्या भी बहुत कम है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। सबसे पहले सरकार को एक व्यापक अंतरिक्ष कानून लागू करना चाहिए। इसके लिए सरकार को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष विधेयक को जल्द से जल्द कानून का रूप देना होगा। ये कानून बनते ही जवाबदेही, विवादों के निपटारे और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी के नियम पूरी तरह साफ हो जाएंगे। दूसरा कदम ये होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के नियमों को बहुत मजबूत और स्पष्ट बनाया जाए। सरकारी और निजी भागीदारी में बनने वाली तकनीकों के मालिकाना हक को साफ करके ही हम घरेलू आविष्कारों को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि हमें देश के निर्यात नियमों को व्यापार के अनुकूल बनाना होगा। भारत को क्वाड और ब्रिक्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों का फायदा उठाकर अपने अंतरिक्ष उपकरणों और डेटा को दुनिया भर में बेचना चाहिए। चौथा कदम एक मजबूत और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। इसके लिए हमें देश के भीतर ही विशेष अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क बनाने होंगे ताकि छोटे से छोटा पुर्जा भी भारत में ही बन सके। पांचवा समाधान ये है कि हमें अपने कॉलेजों में एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना होगा। हमारे विश्वविद्यालयों में स्पेस साइंस, ऑप्टिक्स, थर्मल कंट्रोल और डेटा एनालिसिस से जुड़े आधुनिक कोर्स पढ़ाए जाने चाहिए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यह है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को और अधिक मजबूत करना होगा। भारत को दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा के साथ मिलकर बड़े मिशनों पर काम करना चाहिए। एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम। चीन ने हाल ही में अपना नया एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम पेश किया है। इस वजह से ये तकनीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध प्रणाली है। इस उन्नत तकनीक को चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इस प्रणाली में मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी का उपयोग किया जाता है। एक यूएवी स्वॉर्म असल में स्वायत्त ड्रोनों का एक बड़ा समूह होता है। ये समूह आपस में तालमेल और संचार के माध्यम से मिलकर काम करता है। ये सभी ड्रोन वितरित निर्णय लेने की क्षमता से सामूहिक रूप से कार्य पूरे करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम असल में कैसे काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा इसका कंट्रोल यूनिट होता है। ये ग्राउंड स्टेशन या कमांड सेंटर होता है। ये कमांड सेंटर सभी ड्रोनों को उनके विशेष मिशन सौंपता है। इसके साथ ही ये सेंटर स्वॉर्म के सभी ऑपरेशंस पर पूरी नजर रखता है। इस प्रणाली का दूसरा मुख्य भाग इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क है। यह एक वायरलेस नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क सभी ड्रोनों के बीच वास्तविक समय में डेटा साझा करने की सुविधा देता है। ये नेटवर्क कंट्रोल यूनिट के साथ भी लगातार डेटा शेयर करता है। इसका तीसरा भाग स्वयं ड्रोन होते हैं। ये ड्रोन कंट्रोल यूनिट से लगातार निर्देश प्राप्त करते हैं। निर्देश मिलने के बाद ये ड्रोन निर्धारित मिशन को पूरा करने के लिए तय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। चौथा चरण सेंसर द्वारा डेटा एकत्र करना होता है। सभी ड्रोनों के ऊपर ऑनबोर्ड सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाते हैं। ये सेंसर लक्ष्यों और बाधाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करते हैं। पांचवा चरण एआई द्वारा सूचना का प्रसंस्करण करना है। ड्रोन के भीतर मौजूद एआई और स्वॉर्म एल्गोरिदम इस पूरे डेटा को प्रोसेस करते हैं। यह सिस्टम स्वायत्त रूप से निर्णय लेता है। यह अलग अलग ड्रोनों को उनके कार्य आवंटित करता है। ये प्रणाली मिशन को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन योजनाओं को तैयार करती है। छठा चरण नेविगेशन द्वारा गति का मार्गदर्शन करना है। नेविगेशन सिस्टम प्रत्येक ड्रोन को रास्ता दिखाता है।
ये सिस्टम हर ड्रोन को सबसे इष्टतम मार्ग पर आगे बढ़ाता है। ये मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से ड्रोनों को सुरक्षित बचाता है। 7वां और अंतिम चरण मिशन का निष्पादन होता है। सभी ड्रोन मिशन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये ड्रोन बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वातावरण से लगातार फीडबैक मिलता रहता है। ये निरंतर फीडबैक स्वॉर्म को वास्तविक समय में परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करता है। इस प्रकार कई ड्रोन एक एकल और बुद्धिमान प्रणाली के रूप में मिलकर काम करते हैं। ये समन्वित प्रणाली बहुत ही जटिल मिशनों को आसानी से पूरा कर लेती है। अब हम ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम की कुछ बहुत ही खास विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसकी पहली विशेषता इसकी विस्तार क्षमता होती है। ड्रोन स्वॉर्म अपनी जरूरत के हिसाब से ड्रोनों की संख्या को बहुत आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर समूह में ड्रोनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब भी काम करने की उनकी क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। इसकी दूसरी विशेषता इसकी मजबूती और बचे रहने की क्षमता है। अगर युद्ध के दौरान कुछ ड्रोन नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तब भी बाकी बचे हुए ड्रोन अपना काम करते रहते हैं। बाकी बचे हुए ड्रोन नुकसान की भरपाई अपने आप कर लेते हैं और इस तरह उनका अभियान कभी नहीं रुकता है। इसकी तीसरी विशेषता इसका अनुकूलन और लचीलापन है। ये ड्रोन बदलते हुए माहौल और अपने लक्ष्यों के हिसाब से अपने व्यवहार को तुरंत बदल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये ड्रोन वास्तविक समय में अपना रास्ता बदल सकते हैं और नए लक्ष्यों को चुन सकते हैं। इसकी चौथी विशेषता इसका समानांतर काम करना है। इस सिस्टम में बहुत सारे ड्रोन एक ही समय में अलग अलग कामों को पूरा कर सकते हैं। इससे किसी भी अभियान की रफ्तार और काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी पांचवी विशेषता इसका एक साथ कई काम करना है। एक ही समूह के अलग अलग ड्रोन एक साथ निगरानी करने और हमला करने जैसे कई काम कर सकते हैं। ये खूबी एक ही ड्रोन समूह को युद्ध के मैदान में एक साथ कई मोर्चों पर संभाल सकती है। इसकी छठी विशेषता इसका विकेंद्रीकृत नियंत्रण होना है। ये ड्रोन किसी एक मुख्य कमांडर पर निर्भर रहने के बजाय आपस में एक दूसरे से सीधे संपर्क बनाए रखते हैं। इस वजह से दुश्मन अगर इनके संचार तंत्र को जाम भी कर दे, तब भी ये ड्रोन बिना रुके काम करते रहते हैं। इसकी सातवीं विशेषता इसकी सामूहिक बुद्धिमत्ता है। सभी व्यक्तिगत ड्रोन आपस में जानकारियों को साझा करते हैं और एक समूह के रूप में मिलकर फैसले लेते हैं। ये पूरा समूह एक अकेली बुद्धिमान प्रणाली की तरह व्यवहार करता है, जो मुश्किल कामों को आसान बना देती है। इसकी आठवीं विशेषता इसका स्वायत्त निर्णय लेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से ये ड्रोन अपने रास्ते की बाधाओं को खुद पहचान लेते हैं। इससे इंसानों का काम बहुत कम हो जाता है और युद्ध के मैदान में फैसले बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं। दुनिया भर में इस तरह की कई सैन्य प्रणालियां काम कर रही हैं। हमारे देश भारत में चाणक्य और प्रोजेक्ट सामाध जैसी प्रणालियों पर काम हो रहा है। भारत के पास दुश्मन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए भार्गवास्त्र नाम का एक काउंटर स्वॉर्म सिस्टम भी है। अमेरिका के पास इस तकनीक के लिए पर्डिक्स और ऑफसेट नाम के प्रोग्राम मौजूद हैं। इजराइल देश के पास भी अपना एक खास ड्रोन स्वॉर्म डिफेंस सिस्टम है। तुर्की देश के पास कार्गो स्वॉर्म नाम की एक आधुनिक प्रणाली काम कर रही है। इतनी खूबियों के बाद भी इन ड्रोन स्वॉर्म के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनकी पहली बड़ी चुनौती आपस में संचार और तालमेल बनाए रखना है। बहुत बड़ी संख्या में ड्रोनों के बीच एक मजबूत संपर्क बनाए रखना तकनीकी रूप से काफी मुश्किल काम होता है। इनकी दूसरी चुनौती सही रास्ते का चुनाव और आपस में टकराने से बचना है। सभी ड्रोनों को आपस में टकराए बिना और रास्ते की रुकावटों से बचते हुए लगातार अपना सुरक्षित रास्ता खुद तय करना होता है। इनकी तीसरी चुनौती ऊर्जा की कमी होना है। ड्रोनों की बैटरी की क्षमता बहुत सीमित होती है, जिसकी वजह से वे बहुत लंबे समय तक या बहुत दूर तक उड़ान नहीं भर सकते हैं। इनकी चौथी चुनौती पर्यावरण की रुकावटें हैं। तेज हवाओं और खराब मौसम में सभी ड्रोनों का एक साथ मिलकर सही तालमेल में बने रहना बहुत कठिन हो जाता है। इनकी पांचवी चुनौती नैतिक चिंताएं हैं। इन स्वायत्त हथियारों की वजह से लोगों की निजता और हवाई क्षेत्र के नियमों को लेकर जवाबदेही के कई सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ड्रोन स्वॉर्म आने वाले समय में युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले हैं। इसलिए सभी देशों को अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना होगा और इन हमलों से बचने की तकनीक भी विकसित करनी होगी। इसके साथ ही पूरी दुनिया को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने होंगे ताकि इस तकनीक का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च और डेवलपमेंट इन इंडिया। हाल ही में नीति आयोग ने भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम भारत में अनुसंधान और विकास करने की सुगमता रखा गया है। ये रिपोर्ट हमारे देश के रिसर्च क्षेत्र की बड़ी कमियों को उजागर करती है। ये रिपोर्ट इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ जरूरी उपाय भी बताती है। आइए सबसे पहले हम भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मौजूदा माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला कुल खर्च यानी ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का केवल 0.65% है।
ये खर्च दुनिया के दूसरे बड़े देशों की तुलना में बहुत ही कम माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका अपने जीडीपी का लगभग 3.5% हिस्सा रिसर्च पर खर्च करता है। चीन जैसा देश अपने जीडीपी का लगभग 2.4% हिस्सा रिसर्च और नए आविष्कारों पर लगाता है। कोरिया गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा यानी लगभग 4.5% हिस्सा रिसर्च पर खर्च करता है। भारत में रिसर्च के खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी केवल हमारी सरकार ही उठाती है। हमारे देश में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों की इस खर्च में भागीदारी बहुत ही कम है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में हर 10 लाख की आबादी पर केवल 262 पूर्णकालिक शोधकर्ता मौजूद हैं। इसके विपरीत अमेरिका में हर 10 लाख की आबादी पर 4,821 शोधकर्ता काम कर रहे हैं। चीन में भी हर 10 लाख की आबादी पर 1585 शोधकर्ता नए आविष्कारों में जुटे हुए हैं। अब हम इस क्षेत्र की पहली बड़ी चुनौती यानी फंडिंग और उसके सही इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में रिसर्च के लिए मिलने वाला पैसा कुछ चुनिंदा बड़े संस्थानों में ही सिमट कर रह जाता है। उदाहरण के लिए हमारे देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग का 80% से अधिक हिस्सा मिल जाता है। इस वजह से देश के बाकी छोटे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रिसर्च के लिए जरूरी पैसा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा हमारे अलग अलग सरकारी विभागों के बीच आपस में कोई तालमेल या दृश्यता नहीं होती है। उदाहरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद दोनों ही हाइड्रोजन एनर्जी पर अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं। ये दोनों विभाग कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसे विषयों पर भी एक दूसरे से अलग होकर पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे सरकारी पैसे और संसाधनों की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि हमें अगले 4-5 साल में रिसर्च पर होने वाले राष्ट्रीय निवेश को बढ़ाकर अपनी जीडीपी का कम से कम 2% करना होगा। हमें इस कुल खर्च का आधा हिस्सा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों से निवेश के रूप में आकर्षित करना चाहिए। हमें कंपनी अधिनियम के तहत मिलने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर फंड का उपयोग भी रिसर्च के कामों में करना चाहिए। अब हम दूसरी बड़ी चुनौती यानी अच्छे शोधकर्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें देश में रोके रखने पर बात करते हैं। हमारे देश में छात्रों को मिलने वाली फेलोशिप यानी शोध वृत्ति का पैसा बहुत देरी से मिलता है। इसके साथ ही हमारे संस्थानों के पास अपने हिसाब से मानव संसाधन तय करने की आजादी भी बहुत कम होती है। प्रशासनिक और वित्तीय कमियों के कारण विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भर्ती में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हमारे देश के शिक्षकों पर पढ़ाने की जिम्मेदारी और प्रशासनिक कामों का बहुत ज्यादा बोझ होता है। इस वजह से इन शिक्षकों को नए रिसर्च और प्रयोग करने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि हमारे सभी प्रमुख विज्ञान विभागों को हर साल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की संख्या में 20% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। सरकार को विज्ञान निधि नाम का एक डिजिटल फेलोशिप प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सीधे बैंक खातों में पैसा भेजकर फेलोशिप मिलने में होने वाली देरी को पूरी तरह खत्म कर देगा। विश्वविद्यालयों को नए शिक्षकों को काम पर रखने के लिए पूरी स्वायत्तता और लचीले मॉडल दिए जाने चाहिए। कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अलग ट्रैक और रिसर्च करने के लिए अलग ट्रैक की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब हम तीसरी चुनौती यानी संस्थागत ढांचे और प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में रिसर्च के काम बिना किसी दीर्घकालिक योजना के बहुत सारे बिखरे हुए विषयों पर किए जा रहे हैं। इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स का सही मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास कोई रेटिंग व्यवस्था मौजूद नहीं है। हमारे संस्थानों में ऐसी नीतियों की कमी है जो शिक्षकों और शोधकर्ताओं को खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित कर सके। ज्यादातर संस्थानों में रिसर्च के कामों को संभालने के लिए कोई समर्पित कार्यालय या ऑफिस नहीं होता है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि सभी संस्थानों में सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में पेशेवर रिसर्च ऑफिस बनाए जाने चाहिए। हमें कागजी नियमों के बजाय शोधकर्ताओं पर भरोसा करने वाली प्रशासन प्रणाली को अपनाना होगा। ज्यादातर प्रशासनिक कामों के लिए शोधकर्ताओं के स्वप्रमाणन या सेल्फ डिक्लेरेशन को ही काफी माना जाना चाहिए। संस्थानों को अपनी ताकत के हिसाब से प्राथमिकता वाले रिसर्च क्षेत्रों की पहचान पहले से कर लेनी चाहिए। देश में रिसर्च के माहौल को नापने के लिए एक ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए। अब हम चौथी चुनौती यानी तकनीक के विकास और उसके व्यावसायीकरण को समझेंगे। प्रयोगशालाओं में खोजी गई नई तकनीकों को बाजार के इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए हमारे पास कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। हमारे उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच का आपसी जुड़ाव बहुत ही कमजोर है। हमारे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और कंपनियों के विशेषज्ञ एक दूसरे के संस्थानों में जाकर काम नहीं कर सकते हैं। गहरी तकनीकों यानी डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में नए प्रयोगों को बिना कानूनी अड़चन के परखने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की कोई व्यवस्था नहीं है। नीति आयोग ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस को मजबूत करने का सुझाव दिया है। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच विशेषज्ञों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक नया नियम बनाना होगा।
अलग अलग मंत्रालयों के तहत काम करने वाले स्टार्टअप इंक्यूबेटरों को आपस में एक साथ जोड़ना होगा। देश में ही जरूरी तकनीकों को विकसित करने के लिए एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी केंद्र यानी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन स्थापित किया जाना चाहिए। अब हम भारत में रिसर्च यानी शोध कार्य को और बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों को बड़े जर्नल्स यानी शोध पत्रिकाओं और डेटाबेस की जरूरत होती है। अभी हमारे देश में ज्ञान और संसाधनों तक पहुंच की कमी एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी सरकारी कॉलेज बहुत कम खर्च में दुनिया भर की शोध पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ अभी हमारे निजी विश्वविद्यालयों यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिल रहा है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इस योजना का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। इस योजना में निजी संस्थानों को भी खर्च साझा करने के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रीय पत्रिकाओं यानी नेशनल पब्लिकेशंस के सामने भी कई चुनौतियां हैं। इन पत्रिकाओं में लेखों की समीक्षा करने का तरीका बहुत कमजोर और अनियमित है। इन भारतीय पत्रिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल पाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारे भारतीय लेखों का संदर्भ यानी साइटेशन बहुत कम देते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा और एकीकृत राष्ट्रीय भंडार यानी नेशनल रिपोजिटरी बनाना होगा। ये नेशनल रिपोजिटरी इंटरनेट पर आसानी से खोजी जा सकने वाली होनी चाहिए। इससे भारत के सभी शोध कार्यों को पूरी दुनिया के सामने मुफ्त में साझा किया जा सकेगा। हमें अपने देश में ही उच्च गुणवत्ता वाली राष्ट्रीय पत्रिकाएं विकसित करनी होंगी। इसके लिए हमें एक पेशेवर प्रबंधन तंत्र बनाना होगा। इस काम में हम भारत की बड़ी विज्ञान अकादमियों के विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। अब हम राज्यों के स्तर पर बने संस्थानों में रिसर्च की स्थिति को समझेंगे। हमारे राज्यों के छोटे संस्थानों में जमीनी स्तर के आविष्कारों यानी ग्रासरूट इनोवेशन के लिए कोई संस्थागत मदद नहीं मिलती है। इन राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में दोहरे नियंत्रण का ढांचा काम करता है। उदाहरण के लिए कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार का प्रशासनिक पद राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के पास होता है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय का मुख्य काम संभालने की जिम्मेदारी कुलपति यानी वाइस चांसलर के पास होती है। इस दोहरे नियंत्रण के कारण प्रशासनिक फैसलों में बहुत देरी होती है। राज्यों में मौजूद केंद्र सरकार की प्रयोगशालाओं और राज्य के कॉलेजों के बीच मिलकर काम करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। इन कमियों को दूर करने के लिए राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इन परिषदों को ज्यादा संसाधन और क्षमताएं देनी होंगी। प्रत्येक राज्य की इस परिषद के भीतर एक समर्पित जमीनी नवाचार सेल बनाना होगा। केंद्र सरकार के रिसर्च लैब्स और राज्य के संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना होगा। अब हम देश में रिसर्च की निगरानी, मूल्यांकन और नीति प्रशासन पर बात करेंगे। अभी हमारे देश का विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रबंधन ढांचा एक सीधी रेखा में यानी लीनियर फ्लो में काम करता है। इस सीधे ढांचे में काम की कमियों को वापस सुधारने का कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान नीति और शासन संस्थान की स्थापना करनी होगी। ये संस्थान नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने के अंतर को पूरी तरह खत्म कर देगा। जापान जैसे विकसित देश में भी इसी तरह की नोडल संस्था काम करती है। आइए अब हम भारत में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए चल रही कुछ प्रमुख पहलों को देखते हैं। पहली योजना रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम है। ये योजना बहुत आधुनिक तकनीकों और स्टार्टअप्स को पैसा देकर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है। दूसरी योजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है। इस मिशन के तहत देश में 4 विशेष थीमेटिक हब्स बनाए गए हैं। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाया गया है। इसी तरह IIT बॉम्बे में क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी हब स्थापित किया गया है। तीसरी योजना अंतर विषयक साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन है। इसके तहत देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स बनाए गए हैं। चौथी बड़ी संस्था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। यह संस्था हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उद्योगों और कॉलेजों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करती है। पांचवी योजना नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, जिसे साल 2016 में शुरू किया गया था। ये मिशन पूरे देश में नए आविष्कारों और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा सरकार निधि यानी NIDHI नाम की एक योजना भी चला रही है। युवा उद्यमियों की मदद के लिए प्रयास यानी PRAYAS नाम का एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। संस्थानों में तकनीकों को बाजार के लायक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस को मजबूत किया जा रहा है। नीति आयोग ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए एक एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली का प्रस्ताव भी दिया है। हमारे देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR जैसी बड़ी संस्थाएं इस काम में जुटी हुई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR खेती के क्षेत्र में रिसर्च को संभालती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO रक्षा क्षेत्र में नए आविष्कार करता है।
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अड़चनों को दूर करके ही हम भारत के रिसर्च माहौल को मजबूत कर सकते हैं। इन सुधारों से हमारे देश के वैज्ञानिकों की काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इससे देश की बेहतरीन प्रतिभाएं बाहर जाने के बजाय भारत में ही रुकी रहेंगी। इन सभी प्रयासों से हमारी प्रयोगशालाओं के आविष्कार असल जिंदगी में आम लोगों के काम आ सकेंगे। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर। भारत अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट बनाने जा रहा है। इस बेहद खास सैटेलाइट का नाम पाथफाइंडर रखा गया है। इस उपग्रह को बनाने के लिए भारत की 2 बड़ी निजी कंपनियों ने आपस में हाथ मिलाया है। इसमें पहली कंपनी अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी पिक्सल है। दूसरी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाला स्टार्टअप सर्वम है। इस साझेदारी में पिक्सल कंपनी इस पाथफाइंडर सैटेलाइट को डिजाइन करेगी। वही कंपनी इस सैटेलाइट को पूरी तरह से बनाकर अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी और वहां से इसका संचालन भी संभालेगी। दूसरी तरफ सर्वम स्टार्टअप इस पूरे मिशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य ढांचा यानी AI बैकबोन प्रदान करेगा। ये ऑर्बिटल डेटा सेंटर हमारे देश की अंतरिक्ष कंप्यूटिंग क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसके साथ ही ये सैटेलाइट भारत की तकनीकी संप्रभुता को भी मजबूत करेगा। तकनीकी संप्रभुता का मतलब है कि अब भारत को अपने डेटा के लिए विदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अंतरिक्ष से ही काम करने में सक्षम होगा। आइए अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये ऑर्बिटल डेटा सेंटर असल में क्या होता है। ऑर्बिटल डेटा सेंटर का सीधा सा मतलब अंतरिक्ष में तैरने वाले डेटा सेंटर से है। यह एक ऐसा क्लाउड सक्षम डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सीधे अंतरिक्ष में रहकर काम करता है। यह जरूरत के हिसाब से अपनी क्षमता को घटा या बढ़ा सकता है। ये सिस्टम जमीन पर मौजूद कंप्यूटर नेटवर्क के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। ये सिस्टम बिना किसी जमीनी मदद के पूरी तरह से स्वतंत्र होकर भी अपना काम कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जमीन के बजाय अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने का क्या महत्व है। इसका पहला सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतरिक्ष में भरपूर और बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती है। इस सैटेलाइट को भोर और शाम वाली सूर्य समकालिक कक्षा यानी डॉन डस्क सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस विशेष कक्षा में रहने के कारण सैटेलाइट को लगातार और बहुत तेज सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। यहाँ पर बिजली उत्पादन में रात के अंधेरे या खराब मौसम जैसी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। यहाँ पर वायुमंडल की कमी के कारण सूरज की रोशनी कभी भी हल्की नहीं पड़ती है। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से मुफ्त कूलिंग की सुविधा मिलती है। अंतरिक्ष का गहरा शून्य वातावरण एक बहुत बड़े और ठंडे हीट सिंक की तरह काम करता है। वहां का प्रभावी तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। इतने ठंडे वातावरण के कारण कंप्यूटर सिस्टम को ठंडा रखने के लिए साफ पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर हम जमीन की बात करें तो वहां एक सिंगल 40 मेगावाट वाले डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए हर साल 10 लाख टन से ज्यादा पानी की खपत होती है। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने से पानी की ये बहुत बड़ी बर्बादी पूरी तरह रुक जाएगी। इसका तीसरा फायदा यह है कि अंतरिक्ष वाले डेटा सेंटर को बहुत तेजी से बड़ा किया जा सकता है और इसे स्थापित करना भी बहुत आसान है। इसके मॉड्यूल वाले डिजाइन के कारण हम इसकी क्षमता को अंतरिक्ष में ही लगभग असीमित तरीके से बढ़ा सकते हैं। जमीन पर एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने में कई साल लग जाते हैं, जबकि इसे रॉकेट की मदद से बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। ये तकनीक जमीन पर बने डेटा सेंटरों की कमियों को पूरी तरह से दूर कर देती है। जमीन पर बने बड़े डेटा सेंटर दुनिया की कुल बिजली का लगभग 1.5% हिस्सा अकेले ही खा जाते हैं। इसके अलावा जमीन पर डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत होती है। जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सरकार से कई तरह की मंजूरियां और पर्यावरण से जुड़े क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने से जमीन और मंजूरी की ये सारी अड़चनें पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। आइए अब हम इस विशेष पाथफाइंडर सैटेलाइट के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ये पाथफाइंडर सैटेलाइट लगभग 200 किलोग्राम की श्रेणी का एक उपग्रह है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सैटेलाइट साल 2026 की चौथी तिमाही तक अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच जाएगा। इस सैटेलाइट की पहली मुख्य विशेषता यह है कि इसमें डेटा सेंटर के स्तर KGPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं। पुराने जमाने के पारंपरिक सैटेलाइट बहुत ही कम क्षमता वाले प्रोसेसर पर काम करते हैं, लेकिन ये नया सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही बहुत ही उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग की सुविधा देगा। इस सैटेलाइट की दूसरी बड़ी विशेषता इसका हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा है। इस तरह के आधुनिक कैमरे को पहली बार किसी डेटा सेंटर सैटेलाइट पर लगाया जा रहा है। ये कैमरा अंतरिक्ष से ही बहुत तेजी से वास्तविक समय में सटीक फैसले लेने में मदद करेगा। व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन। हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने वाहन से हर चीज के संचार के नियामक ढांचे पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। इस परामर्श पत्र में ट्राई ने सेलुलर वाहन से हर चीज के संचार को सबसे पसंदीदा तकनीक के रूप में चुना है।
ये पसंदीदा तकनीक हमारे देश में पहले से मौजूद 4G और 5G नेटवर्क का पूरा फायदा उठाएगी। वाहन से हर चीज का संचार मुख्य रूप से दो बड़ी वायरलेस तकनीकों पर निर्भर करता है। इनमें से पहली तकनीक को समर्पित लघु श्रेणी संचार कहा जाता है। दूसरी तकनीक को सेलुलर वाहन से हर चीज के संचार के नाम से जाना जाता है। समर्पित लघु श्रेणी संचार तकनीक मुख्य रूप से वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करके काम करती है। इसके विपरीत सेलुलर वाहन से हर चीज के संचार वाली तकनीक एक बहुत ही व्यापक मानक है जो मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करती है। अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि वाहन से हर चीज का संचार असल में क्या होता है। यह एक ऐसी संचार प्रणाली है जहां एक वाहन अपने आसपास की हर चीज के साथ वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इस प्रणाली में एक वाहन अपनी स्थिति और गति जैसी जरूरी जानकारियां दूसरों के साथ साझा करता है। ये वाहन कम दूरी के नेटवर्क या सीधे संपर्क के जरिए दूसरे वाहनों, सड़क के बुनियादी ढांचे, पैदल चलने वालों और नेटवर्क के साथ बातचीत करता है। ये तकनीक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली का एक सबसे मुख्य हिस्सा मानी जाती है। ये तकनीक आपस में जुड़े वाहनों की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम हमारे जीवन में इस तकनीक के महत्व को अच्छे से समझेंगे। इसका पहला सबसे बड़ा महत्व सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। ये तकनीक वाहनों को आपस में टकराने से बचाने वाले सुरक्षा उपकरण को चलाने में मदद करती है। ये प्रणाली चौराहों के प्रबंधन और आपातकालीन वाहनों की चेतावनी प्रणाली को बहुत मजबूत बनाती है। इन सभी सुरक्षा उपायों से सड़कों पर होने वाले हादसों और मौतों में बहुत बड़ी कमी आएगी। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 3.6 साल 2030 तक दुनिया भर में सड़क हादसों से होने वाली मौतों को आधा करने का इरादा रखता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में लगाए गए अग्रिम टक्कर चेतावनी तंत्र ने सामने से होने वाली टक्करों में 9% की कमी दिखाई है। इसका दूसरा बड़ा महत्व यातायात की दक्षता को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। ये तकनीक स्मार्ट सिग्नल के तालमेल से ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाती है और सड़कों पर जाम को कम करती है। इसका तीसरा फायदा स्वायत्त वाहनों को सहायता देना है। ये तकनीक बाहर से मिलने वाले डेटा की मदद से बिना ड्राइवर के चलने वाली कारों को सही फैसले लेने में मदद करती है। इसका चौथा फायदा हमारे पर्यावरण को मिलने वाले लाभ हैं। सड़कों पर जाम कम होने से ईंधन की खपत कम होगी और प्रदूषण घटने से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसका पांचवा फायदा 5G और स्मार्ट सिटी का एकीकरण है। ये तकनीक बिना किसी देरी के संदेश भेजकर शहरों में आपस में जुड़ी हुई परिवहन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाती है। इतने फायदों के बाद भी इस तकनीक के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। इसकी पहली बड़ी चुनौती मानकीकरण की कमी होना है। पूरी दुनिया में एक समान संचार नियम न होने के कारण अलग अलग कंपनियों के उपकरणों को आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसकी दूसरी चुनौती सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी हुई है। इस प्रणाली पर साइबर हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसके लिए बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा की जरूरत होगी। इसकी तीसरी चुनौती बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की जरूरत होना है। सड़कों पर ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने और सड़क के किनारे विशेष यूनिट लगाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसकी चौथी चुनौती नियामक और कानूनी मुद्दे हैं। दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही तय करने, डेटा के मालिकाना हक और बीमा के नियमों को लेकर अभी तक कानून पूरी तरह से साफ नहीं है। स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम। हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। DRDO ने अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस नए परीक्षण में इस सिस्टम को पूरे 1200 सेकंड से अधिक समय तक लगातार चलाकर जांचा गया है। इससे पहले भारत ने इस सिस्टम को केवल 700 सेकंड तक चलाने में सफलता पाई थी। आइए अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम असल में क्या होता है। स्क्रैमजेट का पूरा नाम सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट होता है। ये हवा की मौजूदगी में काम करने वाला एक बहुत ही आधुनिक और उन्नत जेट इंजन है। ये विशेष इंजन हाइपरसोनिक गति यानी आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंजन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ईंधन के जलने की प्रक्रिया यानी कंबशन बहुत ही तेज हवा की गति में पूरी होती है। जब ये विमान अंतरिक्ष या हवा में आगे की तरफ बढ़ता है तो इसकी तेज रफ्तार की वजह से सामने की हवा बहुत तेजी से इंजन के अंदर आती है। ये विमान अपनी आगे की गति का उपयोग करके ही बाहर की हवा को इंजन के कंबस्टर में दबाकर भर देता है। हवा को दबाकर भरने की इस प्रक्रिया को रैम करना कहा जाता है। इस इंजन को चलने के लिए अलग से भारी ऑक्सीजन ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ये इंजन हवा में उड़ते समय हमारे वायुमंडल में मौजूद प्राकृतिक ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल करता है। इस आधुनिक इंजन में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें उन्नत तरल हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक ईंधन का उपयोग भी किया जा सकता है। ये इंजन वायुमंडल की हवा का उपयोग करता है, इसलिए विमान को भारी ऑक्सीजन टैंक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन टैंक न होने से पूरे वाहन का कुल वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
वजन कम होने की वजह से ये अंतरिक्ष में जाने के लिए एक बहुत ही किफायती और कुशल प्रोपल्शन सिस्टम बन जाता है। इस तकनीक की मदद से हम बार बार इस्तेमाल होने वाले बेहद सस्ते रॉकेट बना सकते हैं। इसके साथ ही ये आधुनिक तकनीक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और आदर्श आधार मानी जाती है। ऑप्टोसर सैटेलाइट मिशन दृष्टि। हाल ही में दुनिया का पहला ऑप्टोसर सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर बनाया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस उपग्रह को भारत के स्पेस स्टार्टअप गैलेक्साई ने विकसित किया है। इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये मिशन अपनी तरह की एक बहुत ही अनोखी और उन्नत ऑप्टोसौर तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक में पहली बार मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर राडार को एक साथ जोड़ा गया है। मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग का मतलब ऐसी तकनीक से है जो प्रकाश की अलग अलग तरंगों का उपयोग करके साफ तस्वीरें लेती है। सिंथेटिक अपर्चर राडार एक ऐसी राडार तकनीक है जो तरंगों की मदद से जमीन का एक नक्शा जैसा तैयार करती है। इन दोनों अलग तकनीकों को अंतरिक्ष में एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया गया है। ये उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर लगाएगा। इस कक्षा को सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा कहा जाता है। निम्न पृथ्वी कक्षा हमारी पृथ्वी के चारों ओर लगभग 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। इस ऊंचाई पर रहकर ये उपग्रह बहुत ही कम समय में पृथ्वी के चक्कर काट सकता है। इस उपग्रह के पास हर मौसम में और दिन रात दोनों समय बिल्कुल साफ तस्वीरें लेने की क्षमता है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो या आसमान में घने बादल हो, ये उपग्रह आसानी से तस्वीरें देख सकता है। ये अनोखी क्षमता हमारे देश की अंतरिक्ष आधारित निगरानी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी। इस उपग्रह की तस्वीरों की स्पष्टता यानी रेजोल्यूशन भारतीय निजी कंपनियों में सबसे ज्यादा है। यह ऑप्टोसौर तकनीक वास्तव में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संपूर्ण एंड टू एंड सिस्टम है। इस सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हैं। इस पूरी तकनीक को चलाने के लिए सिंक फ्यूजन स्टैक नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये नई तकनीक पुराने जमाने के सैटेलाइटों की बड़ी कमियों को पूरी तरह से दूर कर देती है। पुराने सैटेलाइटों में लगे ऑप्टिकल सेंसर बहुत ही साफ और समझने में आसान तस्वीरें तो देते हैं, लेकिन ये पुराने ऑप्टिकल सेंसर बादलों के छा जाने पर या रात के अंधेरे में काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सिंथेटिक अपर्चर राडार बादलों के पार भी देख सकता है और दिन रात दोनों समय काम कर सकता है। लेकिन इस राडार से मिलने वाली तस्वीरों को देखकर आम लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मिशन दृष्टि इन दोनों तकनीकों को मिलाकर अंधेरे और बादलों की समस्या को भी खत्म करता है और बहुत साफ तस्वीरें भी प्रदान करता है। वीनस ऑर्बिटर मिशन। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र की खोज करने के लिए एक बेहद बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत के इस महत्वपूर्ण शुक्रयान मिशन के साथ अब यूरोपीय देश स्वीडन भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित एक बेहद खास और रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्राचीन समय में शुक्र ग्रह का निर्माण भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी ही समान परिस्थितियों में हुआ था। इसी वजह से इस ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारत सरकार ने साल 2024 में वीनस ऑर्बिटर मिशन नाम के एक बड़े वैज्ञानिक अभियान को अपनी मंजूरी दी थी। यह अभियान पूरी तरह से शुक्र ग्रह के रहस्यों की खोज करने के लिए बनाया गया भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन है। इस पूरे मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह की ऊपरी सतह और उसके जमीन के नीचे की परतों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना है। इसके साथ ही ये मिशन वहां के बेहद घने वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं और उस वायुमंडल पर सूर्य की तेज किरणों के पड़ने वाले प्रभावों को भी गहराई से समझेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस पूरे वीनस ऑर्बिटर मिशन को मार्च 2028 में अंतरिक्ष में लॉन्च करने की एक बड़ी योजना बनाई है। इस पूरे मिशन को सफल बनाने के लिए अंतरिक्ष यान को पूरी तरह से विकसित करने और उसे अंतरिक्ष में भेजने की पूरी जिम्मेदारी हमारे इसरो को सौंपी गई है। इस यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए भारत के सबसे ताकतवर और भारी रॉकेट LVM-3 को मुख्य लॉन्च व्हीकल के रूप में चुना गया है। ये विशाल रॉकेट हमारे अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से उड़ाकर सबसे पहले अंतरिक्ष में एक अंडाकार पार्किंग कक्षा यानी एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में सुरक्षित रूप से स्थापित कर देगा। सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन। हाल ही में अंतरिक्ष में एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस नए मिशन का नाम सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर है। इस बड़े नाम को छोटे रूप में स्माइल मिशन भी कहा जाता है। इस खोजी उपग्रह को दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में बने यूरोप के स्पेसपोर्ट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने के लिए वेगा सी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ये अंतरिक्ष मिशन दुनिया की 2 बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं का एक साझा मिशन है। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मिलकर तैयार किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य से आने वाली तेज हवाओं और पृथ्वी के सुरक्षा कवच के बीच होने वाली टक्कर की पहली पैनोरमिक तस्वीर लेना है।
सूर्य से लगातार बहुत ही गर्म और आवेशित कणों की एक तेज आंधी निकलती रहती है, जिसे सौर पवन या सोलर विंड कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र का सुरक्षा कवच होता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यह सैटेलाइट वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मौसम और भू चुंबकीय तूफान यानी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जैसी घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। इस कठिन काम को पूरा करने के लिए इस अंतरिक्ष यान में 4 बहुत ही आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। इसका पहला उपकरण लाइट आयन एनालाइजर है, जो सूर्य से आने वाले कणों की जांच करेगा। इसका दूसरा उपकरण मैग्नेटोमीटर है, जो अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को नापेगा। इसके तीसरे उपकरण को सॉफ्ट एक्स-रे इमेजर कहा जाता है। इसका चौथा उपकरण अल्ट्रावायलेट ऑरोरा इमेजर है, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर बनने वाली रंगीन रोशनी की तस्वीरें लेगा। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दुनिया का पहला अंतरिक्ष में काम करने वाला सॉफ्ट एक्स-रे इमेजर लगाया गया है। यह आधुनिक इमेजर पृथ्वी के चुंबकीय कवच की उन सीमाओं को तस्वीरों में दिखाएगा जो अब तक पूरी तरह से अदृश्य या इनविजिबल थीं। स्वान वुल्फ इफेक्ट। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मेविन मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अनोखी खोज की है। इन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में इतिहास में पहली बार इस जॉन वॉल्फ प्रभाव को साक्षात घटित होते हुए देखा है। यह अद्भुत घटना किसी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के बजाय पहली बार उसके वास्तविक वायुमंडल में देखी गई है। इससे पहले तक वैज्ञानिक इस प्रभाव को केवल ग्रहों के सुरक्षा कवच यानी चुंबकीय क्षेत्र में ही देख पाते थे। आइए हम सबसे पहले इस महान खोज को करने वाले मेविन अंतरिक्ष यान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेविन का पूरा नाम मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष यान असल में एक इंसानी रहित रोबोटिक ऑर्बिटर है, जो मंगल ग्रह के चक्कर काट रहा है। इस रोबोटिक यान का मुख्य काम मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल का बहुत ही बारीकी से चक्कर लगाकर सर्वेक्षण करना है। अब हम उस क्षेत्र को भी समझ लेते हैं जिसे वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र का नाम देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसी भी ग्रह के चारों ओर का वो विशाल क्षेत्र होता है जहां उस ग्रह का चुंबकीय बल सबसे ज्यादा काम करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक सौर किरणों को रोकने के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आइए अब हम अपने मुख्य विषय यानी इस रहस्यमयी जॉन वॉल्फ प्रभाव को बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। ये अंतरिक्ष में घटने वाली एक ऐसी भौतिक घटना है जिसमें बिजली से चार्ज कणों पर बहुत तेज दबाव बनता है। ये बिजली से आवेशित कण अंतरिक्ष में मौजूद चुंबकीय संरचनाओं के बीच बहुत बुरी तरह भींचते या सिकुड़ते हैं। इन विशेष चुंबकीय संरचनाओं को अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में फ्लक्स ट्यूब कहा जाता है। आप इस दबाव की प्रक्रिया को समझने के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट ट्यूब का एक बहुत ही साधारण उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट की प्लास्टिक ट्यूब को हाथ से दबाते हैं तो उसके अंदर का पेस्ट दबाव के कारण आगे से बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक इसी तरह अंतरिक्ष में भी चुंबकीय दबाव के कारण ये बिजली से चार्ज कण इन फ्लक्स ट्यूब से बाहर की तरफ तेजी से दबाकर फेंक दिए जाते हैं। ये अनोखा प्रभाव सूर्य से आने वाली बेहद खतरनाक और तेज हवाओं को किसी ग्रह के चारों ओर मोड़ने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। इस प्रभाव के कारण सूर्य की विनाशकारी सौर पवनें किसी भी ग्रह के वायुमंडल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके बगल से सुरक्षित रास्ता बनाकर गुजर जाती हैं। एल्फवेनिक किंक वेव्स। वैज्ञानिकों ने सूर्य को लेकर एक बहुत ही अनोखा और बड़ा अध्ययन किया है। इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एल्फवेनिक या किंक तरंगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। ये अध्ययन बताता है कि इन तरंगों के कारण अंतरिक्ष में एक बहुत तेज लहरदार हलचल या अशांति पैदा होती है। ये लहरदार हलचल ही शायद हमें ये समझा सकती है कि सूर्य का कोरोना उसकी सतह की तुलना में इतना अधिक गर्म क्यों होता है। सौर कोरोना हमारे सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी और अंतिम परत होती है। ये बाहरी परत सूर्य की सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की गहराइयों तक फैली हुई होती है। इस कोरोना परत के साथ विज्ञान का एक बहुत बड़ा तापमान का विरोधाभास जुड़ा हुआ है। विरोधाभास का सीधा सा मतलब एक ऐसी उलझा देने वाली बात से है जो पूरी तरह से अजीब और तर्क के खिलाफ लगती है। अजीब बात यह है कि इस बाहरी कोरोना परत का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत अगर हम सूर्य की असली सतह या प्रकाश मंडल को देखें तो उसका तापमान केवल 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। ये बात वैज्ञानिकों को बहुत हैरान करती है कि आग के मुख्य गोले से दूर जाने पर तापमान घटने के बजाय इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है। अब हम इस रहस्य को सुलझाने वाली एल्फवेनिक या किंक तरंगों के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। ये असल में आड़ी तिरछी चलने वाली चुंबकीय जलीय गतिशील तरंगें होती हैं। चुंबकीय जलीय गतिशील तरंगों का आसान मतलब ऐसी तरंगों से है जो चुंबकीय क्षेत्र और गर्म गैसों के आपसी तालमेल से पैदा होती हैं। ये चुंबकीय तरंगें सूर्य के कोरोना में मौजूद अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के सहारे बहुत तेजी से आगे सफर करती हैं। जब ये तरंगें आगे बढ़ती हैं तो इनके कारण कोरोना के भीतर मौजूद गर्म प्लाज्मा की विशाल संरचनाओं में अगल बगल बहुत तेज कंपन या दोलन होने लगता है।
प्लाज्मा असल में बहुत ही ज्यादा गर्म और बिजली के आवेश से भरी हुई गैस का एक रूप होता है। ये अगल बगल होने वाला कंपन ठीक उसी तरह का होता है जैसे हम किसी रस्सी के एक सिरे को पकड़कर जोर से हिलाते हैं तो उसमें लहरें बनने लगती हैं। ये अद्भुत तरंगे सूर्य की इस बाहरी परत को गर्म करने की प्रक्रिया यानी कोरोनल हीटिंग के रहस्य को समझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वेला सुपर क्लस्टर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार वेला सुपर क्लस्टर के पूरे विस्तार का एक नक्शा तैयार किया है। ये वेला सुपर क्लस्टर असल में कम से कम 20 गैलेक्सी क्लस्टर्स का एक बहुत बड़ा समूह है। यहाँ गैलेक्सी क्लस्टर का मतलब आकाश गंगाओं के उस समूह से होता है जिसमें सैकड़ों या हजारों आकाश गंगाएं होती हैं। इस सुपर क्लस्टर के भीतर मौजूद ये सभी आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ये पूरा वेला सुपर क्लस्टर अंतरिक्ष में लगभग 300 मिलियन प्रकाश वर्ष की बहुत बड़ी दूरी तक फैला हुआ है। प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जिसे प्रकाश की किरण एक साल में तय करती है। इस विशालकाय सुपर क्लस्टर में मौजूद कुल पदार्थों का वजन हमारे 30 मिलियन बिलियन सूर्यों के बराबर आंका गया है। ये वेला सुपर क्लस्टर हमारी पृथ्वी से लगभग 800 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये पूरा का पूरा सुपर क्लस्टर अंतरिक्ष के एक ऐसे विशेष क्षेत्र में छिपा है जिसे अवॉइडेंस का क्षेत्र या जोन ऑफ अवॉइडेंस कहा जाता है। ये जोन ऑफ अवॉइडेंस हमारे रात के आसमान का लगभग 20% का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें सीधा दिखाई नहीं देता है। यह हिस्सा हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के घने तारों और अंतरिक्ष की धूल के पीछे पूरी तरह छिप जाता है। मिल्की वे की इस घनी धूल के कारण हम पीछे मौजूद दूसरी बाहरी आकाशगंगाओं को सामान्य दूरबीनों से नहीं देख पाते हैं। ये नया खोजा गया वेला सुपर क्लस्टर आकार और द्रव्यमान में लानियाकेया नाम के सुपर क्लस्टर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ये लानियाकेया वही सुपर क्लस्टर है जिसके भीतर हमारी अपनी पृथ्वी और हमारी पूरी मिल्की वे आकाशगंगा मौजूद है। गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। हमारे इस मिशन को साल 2026 के प्रतिष्ठित गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये गौरवशाली पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स संस्था द्वारा दिया गया है। इस प्रसिद्ध अमेरिकी संस्था को संक्षेप में AIAA भी कहा जाता है। ये पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अंतरिक्ष विज्ञान या एस्ट्रोनॉटिक्स का सीधा सा मतलब अंतरिक्ष यान बनाने और उन्हें अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक से होता है। इस बड़े पुरस्कार का नाम रॉबर्ट एच गॉडर्ड के नाम पर रखा गया है। रॉबर्ट एच गॉडर्ड दुनिया में तरल रॉकेट इंजन के विकास के सबसे मुख्य अग्रदूत माने जाते हैं। तरल रॉकेट इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसमें रॉकेट को उड़ाने के लिए लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस पुरस्कार को देने के नियमों और मानदंडों का दायरा साल 1975 में और अधिक व्यापक कर दिया गया था। आइए अब हम भारत के इस ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को इतिहास के पन्नों में भारत का नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया था। भारत का ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान बना था। इस यान ने चंद्रमा की सतह पर बहुत ही सुरक्षित और नियंत्रित लैंडिंग की थी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। इस पूरे मिशन का जीवन काल चंद्रमा के एक दिन के बराबर तय किया गया था। चंद्रमा का एक दिन हमारी पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर बड़ा होता है। इस ऐतिहासिक मिशन के मुख्य रूप से 2 सबसे जरूरी हिस्से या घटक थे। इसके पहले हिस्से का नाम विक्रम लैंडर था, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरा था। इसके दूसरे हिस्से का नाम प्रज्ञान रोवर था, जो एक छोटे रोबोटिक वाहन की तरह लैंडर से बाहर निकलकर चांद की जमीन पर चला था। ईगोसेंट्रिक डेटा। आजकल इस ईगोसेंट्रिक डेटा को इकट्ठा करने का काम पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके तेजी से बढ़ने के कारण अब समाज में निगरानी और लोगों की सहमति को लेकर कई नैतिक सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके साथ ही ये डर भी सता रहा है कि ये तकनीक भविष्य में इंसानी मजदूरों और नौकरियों को पूरी तरह से विस्थापित कर सकती है। आइए हम सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि ये ईगोसेंट्रिक डेटा आखिर होता क्या है। यह असल में वीडियो और सेंसर रिकॉर्डिंग का एक ऐसा रूप है जो काम करने वाले व्यक्ति के अपने नजरिए से रिकॉर्ड किया जाता है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए आमतौर पर किसी इंसान के सिर पर या उसकी छाती पर या उसकी कलाई पर कैमरे बांध दिए जाते हैं। ये कैमरा बिल्कुल वही सब कुछ रिकॉर्ड करता है जो वो इंसान काम करते समय अपनी आंखों से सीधे देख रहा होता है। इस वीडियो फुटेज में इंसान के हाथों की गतिविधियां और चीजों के साथ उसका तालमेल बहुत ही साफ दिखाई देता है। इसमें यह भी रिकॉर्ड हो जाता है कि वो इंसान किसी जगह पर काम करते समय कैसे आगे बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से वीडियो बनाने का असली महत्व क्या है। इस डेटा को बनाने का मुख्य मकसद एक ऐसी विजुअल व्यू पॉइंट या देखने की दृष्टि तैयार करना है जो बिल्कुल रोबोट के नजरिए जैसी हो। भविष्य में जब किसी रोबोट को काम पर लगाया जाएगा तो वो भी दुनिया को बिल्कुल इसी नजरिए से देखेगा। यह अनोखा डेटा विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती माना जाता है।
ये मॉडल एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो देखने की समझ और भाषा के निर्देशों को आपस में जोड़ता है। यह एआई सिस्टम इन सभी निर्देशों को समझकर रोबोट को शारीरिक गतिविधि करने की ताकत देता है। इतनी खूबियों के बाद भी इस तकनीक से जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा मुद्दा हर समय लोगों पर नजर रखने यानी सर्विलांस से जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा लोगों की प्राइवेसी या निजता के पूरी तरह से खत्म होने का है। तीसरा मुद्दा इस बात का है कि इस तरह रिकॉर्ड किए गए डेटा पर असली मालिकाना हक किसका होगा। चौथा और अंतिम मुद्दा इस डेटा को रिकॉर्ड करने वाले इंसानों को मिलने वाले सही मुआवजे या मुआवजे की राशि से जुड़ा हुआ है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। हाल ही में हमारे संचार मंत्रालय ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम नाम की एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। ये असल में हमारे दूर संचार तंत्र पर आधारित जनता को चेतावनी देने वाली एक आधुनिक प्रणाली है। यह प्रणाली हमारे देश के अधिकारियों को एक ही समय पर किसी निश्चित क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन पर चेतावनी भेजने की ताकत देती है। ये चेतावनियां बिल्कुल भौगोलिक रूप से लक्षित अलर्ट होती हैं, जो केवल प्रभावित इलाके के लोगों को ही मिलती हैं। ये पूरी आधुनिक प्रणाली हमारे देश के कैप आधारित सचेत प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। सचेत प्लेटफॉर्म असल में हमारे देश में आपदाओं की जानकारी देने वाला एक केंद्रीय डिजिटल नेटवर्क है। ये हमारे देश की एक पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। इस तकनीक को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C. ने विकसित किया है। C. हमारे दूर संचार विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इस तकनीक को बनाने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी अपना बड़ा सहयोग दिया है। इसके साथ ही हमारे गृह मंत्रालय ने भी इस पूरी व्यवस्था को तैयार करने में मिलकर काम किया है। ये नई तकनीक हमारे पुराने जमाने के पारंपरिक SMS आधारित सिस्टम की कमियों को पूरी तरह से दूर कर देती है। पुराने SMS सिस्टम में एक साथ लाखों लोगों को मैसेज भेजने पर नेटवर्क जाम हो जाता था और संदेश पहुंचने में बहुत देरी होती थी। ये नया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि संकट के समय जरूरी जानकारी बहुत ही तेजी से लोगों तक पहुंच जाए। इसके जरिए प्रभावित इलाकों की बहुत बड़ी आबादी तक चेतावनी के संदेश बिना किसी रुकावट के तुरंत भेजे जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा संपन्न हुई है। विश्व स्वास्थ्य सभा पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के नियम बनाने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी संस्था है। इस साल इस सभा का मुख्य विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना एक साझा जिम्मेदारी रखा गया था। इस बैठक में दुनिया भर के देशों ने मिलकर रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसी गंभीर बीमारियों पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं। इस बैठक में साल 2026 से 2030 के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक नई वैश्विक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। ये इस वैश्विक कार्य योजना का दूसरा संस्करण है जिसे अगले 10 सालों के काम के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले इसका पहला संस्करण साल 2015 में पूरे 10 सालों के लिए लागू किया गया था। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को समय पर हासिल करना है। इस योजना के तहत साल 2030 तक इंसानों में बैक्टीरिया जनित बीमारियों से होने वाली मौतों को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही खेती और भोजन बनाने के तरीकों में रोगाणुरोधी दवाओं के इस्तेमाल को भी बहुत कम किया जाएगा। यह योजना पर्यावरण में फैलने वाले खतरनाक प्रतिरोधी रोगाणुओं के प्रदूषण को भी पूरी तरह रोकने का प्रयास करेगी। इस पूरी योजना को जमीन पर लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदान करेगा। इस काम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ 4 बड़ी वैश्विक संस्थाओं के चतुर्पक्षीय भागीदार भी मिलकर काम करेंगे। इन भागीदारों में संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन शामिल है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी इस काम में पूरा सहयोग देगा। पशुओं की सेहत की देखभाल करने वाला विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन भी इस टीम का एक मुख्य हिस्सा है। आइए अब हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये रोगाणुरोधी प्रतिरोध आखिर क्या बीमारी होती है। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जब हमारे शरीर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी दवाओं के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। इसके बाद ये बीमार करने वाले कीटाणु डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली एंटीबायोटिक और एंटीवायरल जैसी दवाओं से भी नहीं मरते हैं। जब दवाएं इन कीटाणुओं पर बेअसर हो जाती हैं तो मामूली बीमारी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा बन जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इस समस्या को तुरंत नहीं रोका गया तो साल 2050 तक इस बीमारी से दुनिया में 39 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए हमारे देश भारत ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही भारत सरकार बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक दवाएं बेचने पर रोक लगाने के लिए रेड लाइन जागरूकता अभियान भी चला रही है। वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी की निगरानी के लिए एक विशेष ग्लास नाम का सिस्टम बनाया है। इस ग्लास सिस्टम का पूरा नाम वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली है। इस 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किए गए हैं।
इस बैठक में इतिहास में पहली बार विकिरण और स्वास्थ्य पर पहला प्रस्ताव अपनाया गया है। ये प्रस्ताव इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दोनों तरह के रेडिएशन को कवर करता है। यह नया नियम सभी देशों को मोबाइल टावर और एक्सरे जैसी मशीनों से निकलने वाले रेडिएशन से नागरिकों को बचाने के लिए मजबूत कानून बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा इस महासभा में सभी के लिए स्वास्थ्य के अर्थशास्त्र पर एक नई रणनीति भी बनाई गई है। ये रणनीति साल 2026 से 2030 तक के समय के लिए पूरी दुनिया में लागू की जाएगी। यह योजना इस बात को सुनिश्चित करेगी कि स्वास्थ्य सेवाओं को देश की आर्थिक, वित्तीय और औद्योगिक नीतियों के साथ पूरी तरह से जोड़ा जाए। हेपेटाइटिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में हेपेटाइटिस बीमारी की मौजूदा स्थिति के आंकड़े दिए गए हैं। इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस के कारण होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत में विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कारण सबसे ज्यादा मरीजों की जान जाती है। आइए हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये हेपेटाइटिस असल में क्या बीमारी होती है। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर यानी यकृत में होने वाली एक खतरनाक सूजन है। लीवर में होने वाली इस खतरनाक सूजन का सबसे बड़ा कारण हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण होता है। वायरस के संक्रमण के अलावा शरीर में दूसरी तरह के इन्फेक्शन होने से भी लीवर में ये सूजन आ सकती है। कई बार शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह और जहरीले पदार्थ भी लीवर की इस सूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रोजाना बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीने से इंसानी लीवर में हेपेटाइटिस की ये सूजन पैदा हो सकती है। बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ विशेष दवाएं भी लीवर को नुकसान पहुंचाकर ये सूजन बढ़ा देती हैं। इंसान की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी ऑटो इम्यून बीमारियां भी लीवर में हेपेटाइटिस की वजह बनती हैं। ऑटो इम्यून बीमारी का आसान मतलब ऐसी स्थिति से है जब हमारे शरीर का रक्षा तंत्र भूलवश अपने ही लीवर की कोशिकाओं पर हमला कर देता है। वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से 5 अलग अलग प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस की पहचान की है। इन 5 मुख्य प्रकार के वायरसों को टाइप ए, बी, सी, डी और ई का नाम दिया गया है। इन सभी वायरसों में से टाइप बी और टाइप सी के वायरस इंसान के शरीर में बहुत लंबे समय तक रहने वाली क्रोनिक बीमारी को जन्म देते हैं। क्रोनिक बीमारी का सीधा सा मतलब एक ऐसी गंभीर बीमारी से है जो इंसान के शरीर को बहुत लंबे समय तक या जीवन भर बीमार रखती है। ये टाइप बी और टाइप सी वाले वायरस ही इंसानी शरीर में लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा स्थिति का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। लीवर सिरोसिस एक ऐसी बेहद खराब मेडिकल स्थिति है जिसमें लीवर के अच्छे टिश्यू पूरी तरह खराब हो जाते हैं और लीवर काम करना बंद कर देता है। ये दोनों खतरनाक वायरस आगे चलकर इंसान के लीवर में होने वाले कैंसर का भी सबसे मुख्य और बड़ा कारण माने जाते हैं। आइए अब हम इन वायरसों के फैलने और इंसानी शरीर में प्रवेश करने के माध्यमों को भी अच्छे से समझ लेते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के वायरस आमतौर पर दूषित भोजन या अशुद्ध पानी के सेवन के कारण शरीर में पहुंचते हैं। जब कोई इंसान साफ सफाई की कमी की वजह से मल मूत्र की गंदगी से मिला हुआ भोजन या पानी लेता है तब वो इन वायरसों से संक्रमित हो जाता है। इसके विपरीत हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी के वायरस किसी संक्रमित मरीज के शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। ये संक्रमण मुख्य रूप से मरीज के खून या अन्य शारीरिक द्रवों के किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून से सीधे संपर्क में आने पर होता है। अस्पतालों में बिना उबाली गई या संक्रमित सुई के इस्तेमाल करने और दूषित खून चढ़ाने से ये वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। पॉली एंडोक्रिन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। हाल ही में डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही आम बीमारी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का नाम बदल दिया है। वैज्ञानिकों ने अब इस बीमारी का नया नाम पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम रख दिया है। इस नए नाम को छोटे रूप में पीमॉस भी कहा जाता है। पुराने नाम पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को छोटे रूप में पीसीओएस कहा जाता था। ये पीसीओएस महिलाओं के शरीर में होने वाली एक बहुत ही आम हार्मोनल समस्या है। यह हार्मोनल समस्या मुख्य रूप से उन महिलाओं को प्रभावित करती है जो बच्चे पैदा करने की उम्र की होती हैं। इस बीमारी में महिलाओं के अंडाशय में बहुत ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन नाम का हार्मोन बनने लगता है। एंड्रोजन असल में पुरुषों के लक्षणों को नियंत्रित करने वाला एक पुरुष हार्मोन होता है। महिलाओं के शरीर में इस पुरुष हार्मोन की मात्रा बढ़ने से उनका मासिक धर्म या पीरियड पूरी तरह से अनियमित हो जाता है। इस बीमारी के कारण महिलाओं के अंडाशय में छोटे छोटे पानी के बुलबुले जैसे सिस्ट बनने लगते हैं। इस समस्या की वजह से महिलाओं के चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे या एक्ने निकलने लगते हैं। इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसके साथ ही महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें या बांझपन का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस बीमारी का पुराना नाम पीसीओएस लोगों को पूरी तरह से गुमराह कर रहा था।
गुमराह करने की असली वजह यह थी कि इस बीमारी से पीड़ित बहुत सी महिलाओं के अंडाशय में असल में कोई सिस्ट या गांठ होती ही नहीं थी। इस गलत नाम के कारण डॉक्टरों के लिए इस बीमारी की सही पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही इस गलत नाम की वजह से मरीजों का सही इलाज करने का दायरा भी बहुत छोटा हो गया था। अब हम इस बीमारी के नए नाम पीमोस के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। ये नया नाम पीमोस शरीर के कई हार्मोन के रास्तों और मुख्य चयापचय की खराबी को सामने लाता है। यह नाम हमें यह भी बताता है कि इस बीमारी के कारण शरीर में कई बड़े प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकते हैं। इस नए नाम के पहले शब्द पॉलीएंडोक्राइन का मतलब है कि इसमें शरीर के कई हार्मोन बनाने वाले सिस्टम शामिल हैं। इसके दूसरे शब्द मेटाबॉलिक का मतलब है कि इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के चयापचय की खराबी से है। चयापचय का मतलब हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा बनाने और उसे इस्तेमाल करने की पूरी रासायनिक प्रक्रिया से होता है। इस बीमारी में इंसुलिन प्रतिरोध और दिल से जुड़ी चयापचय की बीमारियां सबसे मुख्य लक्षण होती हैं। इंसुलिन प्रतिरोध का मतलब है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन होने के बाद भी कोशिकाएं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसके तीसरे शब्द ओवेरियन का सीधा संबंध महिलाओं के अंडाशय से है, जो अनियमित पीरियड और बांझपन जैसी समस्याएं पैदा करता है। इसके आखिरी शब्द सिंड्रोम का मतलब है कि ये केवल किसी एक अंग की बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई अंगों की एक जटिल खराबी है। हंता वायरस। हाल ही में डच ध्वज वाले एक क्रूज जहाज MV होंडियस पर हंता वायरस का एक बहुत बड़ा प्रकोप देखा गया है। इस खतरनाक वायरस के फैलने की वजह से उस जहाज पर सवार लगभग 150 लोग पूरी तरह से फंस गए थे। इस गंभीर बीमारी की चपेट में आने के कारण जहाज पर मौजूद 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। कि ये हंता वायरस असल में क्या होता है? ये मुख्य रूप से एक जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक वायरस का सीधा सा मतलब एक ऐसे वायरस से होता है जो जानवरों से इंसानों के भीतर फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से कृंतक जीवों यानी चूहों और मूसों के शरीर में पाया जाता है। चूहों के शरीर में रहने वाला ये वायरस इंसानों को बहुत ज्यादा बीमार करने की क्षमता रखता है। अब हम इंसानों में इस वायरस के फैलने या ट्रांसमिशन के तरीके को अच्छे से समझ लेते हैं। आमतौर पर लोग इस वायरस से तब संक्रमित होते हैं जब वे किसी संक्रमित चूहे के सीधे संपर्क में आते हैं। ये वायरस चूहों के मूत्र और उनके मल या बीट में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। इसके साथ ही ये वायरस संक्रमित चूहों की लार के जरिए भी इंसानों तक पहुंच सकता है। जब ये चूहे किसी जगह पर गंदगी फैलाते हैं और इंसान उस जगह को छू लेता है, तो ये वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये खतरनाक वायरस इंसानी शरीर में मुख्य रूप से 2 अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम यानी बीमारियों के लक्षण पैदा करता है। सिंड्रोम का आसान मतलब ऐसी स्थिति से होता है जिसमें शरीर में एक साथ कई सारी बीमारियां या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके पहले प्रकार को हंता वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। इसे छोटे रूप में HCPS भी कहते हैं। ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली एक बेहद गंभीर मेडिकल स्थिति होती है। ये स्थिति मुख्य रूप से इंसान के फेफड़ों और उसके दिल को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। इस बीमारी के कारण इंसान को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसके दूसरे प्रकार को रीनल सिंड्रोम के साथ रक्तस्रावी बुखार कहा जाता है। इसे संक्षेप में HFRS का नाम दिया गया है। इस स्थिति में मरीज को बहुत तेज बुखार आता है और उसके शरीर के अंदरूनी अंगों से खून बहने लगता है। इसके साथ ही ये बीमारी इंसान के गुर्दों को पूरी तरह से खराब कर देती है। चिकित्सा विज्ञान में अभी तक इस खतरनाक हंता वायरस का कोई भी विशिष्ट इलाज या सटीक दवा उपलब्ध नहीं है। ब्रेन ईटिंग अमीबा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के लोगों को एक बहुत ही गंभीर खतरे के प्रति सावधान किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी धरती का तापमान लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए तापमान की वजह से पानी में कई तरह के खतरनाक और बीमारी फैलाने वाले अमीबा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अमीबा असल में पानी में रहने वाला एक बहुत ही छोटा और एक कोशिका वाला जीव होता है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन सभी जीवों में सबसे ज्यादा खतरनाक एक विशेष प्रकार का अमीबा है जिसे आम भाषा में दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है। इस दिमाग खाने वाले अमीबा का असली वैज्ञानिक नाम नेग्लेरिया फाउलरी है। आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यह खतरनाक जीव हमारी प्रकृति में आखिर कहां पर पाया जाता है। यह अनोखा जीव मुख्य रूप से गीली मिट्टी और दुनिया भर की गर्म मीठे पानी की झीलों में बहुत आराम से रहता है। इसके अलावा ये जीव गर्म पानी की नदियों, छोटे तालाबों और प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के झरनों के भीतर भी पाया जाता है। ये जीव समुद्र के खारे पानी में बिल्कुल नहीं रह सकता है और केवल साफ और गुनगुने पानी में ही अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये छोटा सा जीव किसी इंसान के शरीर के भीतर आखिर कैसे प्रवेश करता है। जब कोई इंसान ऐसी गर्म झीलों या तालाबों के पानी में नहाता है या तैरता है, तब ये जीव पानी के साथ इंसान की नाक के रास्ते शरीर में घुस जाता है। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जीव सामान्य रूप से पानी पीने से या मुंह के रास्ते शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है।
नाक के रास्ते भीतर घुसने के बाद ये जीव बहुत तेजी से इंसान के दिमाग के ऊतकों यानी ब्रेन टिश्यूज पर सीधा हमला कर देता है। दिमाग पर हमला करने के बाद ये जीव वहां मौजूद कोशिकाओं को बहुत बुरी तरह से नष्ट करने लगता है। इस खतरनाक हमले के कारण इंसान के शरीर में एक बहुत ही गंभीर और दुर्लभ संक्रमण हो जाता है। इस खतरनाक दिमागी संक्रमण को विज्ञान की भाषा में प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। इस बड़े और कठिन बीमारी के नाम को डॉक्टरों द्वारा छोटे रूप में पाम भी कहा जाता है। ये पाम नाम की बीमारी हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही दुर्लभ संक्रमण है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का वो मुख्य हिस्सा है जो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी को आपस में जोड़कर पूरे शरीर को चलाता है। ये दिमागी संक्रमण प्रकृति में एक बहुत ही तीव्र और तेजी से फैलने वाला घातक संक्रमण माना जाता है। तीव्र संक्रमण का सीधा सा मतलब एक ऐसी गंभीर बीमारी से है जो शरीर में घुसते ही कुछ ही दिनों में बहुत भयानक रूप ले लेती है। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है और यह हमेशा जानलेवा साबित होती है। आयुष ग्रिड इनिशिएटिव। हाल ही में इस योजना के अंतर्गत एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है। इस नए पोर्टल का नाम आयुष अनुदान पोर्टल रखा गया है। इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी अनुदान के प्रस्तावों को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। अनुदान का सीधा सा मतलब उस आर्थिक सहायता या पैसे से होता है जो सरकार किसी अच्छे काम के लिए देती है। अब इस पोर्टल के जरिए लोग अनुदान के लिए अपने प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। सरकार इन सभी प्रस्तावों की जांच और प्रोसेसिंग का काम भी कंप्यूटर के जरिए ही करेगी। प्रस्तावों को मंजूरी देने या अप्रूवल देने का काम भी अब इसी पोर्टल से ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही पैसों के सही इस्तेमाल की निगरानी या मॉनिटरिंग भी इसी डिजिटल सिस्टम से होगी। आइए अब हम इस पूरी आयुष ग्रिड पहल को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। ये हमारे आयुष क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई एक बहुत बड़ी डिजिटल योजना है। इस बेहतरीन योजना को आयुष मंत्रालय ने साल 2018 में लॉन्च किया था। आयुष शब्द हमारे देश की 5 पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मिलाकर बना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयुष क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल सिस्टम तैयार करना है। एकीकृत का आसान मतलब एक ऐसे सिस्टम से होता है जहां सभी अलग अलग विभागों को एक ही जगह आपस में जोड़ दिया जाता है। यह डिजिटल सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगा। पारदर्शी होने का मतलब है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा और सब कुछ साफ दिखाई देगा। ये पूरा सिस्टम नागरिकों को केंद्र में रखकर यानी सिटीजन सेंट्रिक बनाया गया है ताकि आम जनता को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिले। इस बड़ी पहल के अंतर्गत अब तक कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित किए जा चुके हैं। इसमें एक मुख्य प्लेटफॉर्म का नाम आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इस बड़े नाम को छोटे रूप में AHMIS भी कहा जाता है। यह सिस्टम आयुष अस्पतालों के कामकाज और मरीजों के रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर सुरक्षित रखने का काम करता है। इसी पहल के तहत ई-औषधि नाम का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। यह ई-औषधि प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से आयुष दवाओं की उपलब्धता और उनकी सप्लाई पर नजर रखता है। ये पूरी आयुष ग्रिड योजना हमारे देश के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नियमों का पूरी तरह पालन करती है। इस मिशन को छोटे रूप में ABDM कहा जाता है, जो पूरे देश के स्वास्थ्य सिस्टम को डिजिटल माध्यम से जोड़ रहा है। ये डिजिटल ग्रिड योजना केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये योजना आयुष से जुड़ी पढ़ाई यानी शिक्षा के क्षेत्र को भी पूरी तरह से कवर करती है। इसके साथ ही ये बीमारियों के नए इलाज ढूंढने वाले अनुसंधान या रिसर्च के क्षेत्र में भी काम करती है। ये प्रणाली औषधीय पौधों के प्रबंधन के काम को भी बहुत आसान बनाती है। औषधीय पौधों का मतलब उन जड़ी बूटियों से होता है जिनका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में किया जाता है। ये योजना आयुष क्षेत्र की दवाओं के कड़े नियमों यानी ड्रग रेगुलेशन के काम को भी पूरी तरह संभालती है। ड्रग रेगुलेशन का सीधा सा मतलब दवाओं की शुद्धता और उनकी क्वालिटी की जांच करने वाले सरकारी नियमों से होता है। 8 कल्चर भोजशाला टेम्पल। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने धार जिले में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। ये घोषणा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत की गई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि इस पूरे परिसर का मूल स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्ष 2003 के एक पुराने आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। साल 2003 के उस पुराने आदेश में हिंदुओं को केवल विशेष दिनों में पूजा करने की अनुमति थी। उसी आदेश के तहत मुस्लिम समुदाय को वहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। अब नए फैसले के बाद भी इस पूरी संपत्ति की देखरेख और संरक्षण का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही संभालता रहेगा। प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े सारे अधिकार इसी संस्था के पास सुरक्षित रहेंगे। अदालत ने ये फैसला हवा में नहीं बल्कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर सुनाया है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जांच के दौरान वहां से 94 मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ ही वहां पत्थरों पर खुदे हुए 150 से भी अधिक संस्कृत के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस स्थल का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज ने इसका निर्माण वर्ष 1034 ईस्वी में करवाया था। बाद के समय में इस मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार की बात कही है। अदालत ने कहा कि ये पूरा मामला नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के तहत मिलने वाला पूजा का अधिकार है। संविधान का ये हिस्सा हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसकी प्रथाओं का पालन करने की आजादी देता है। आइए अब हम इस ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर के इतिहास को और करीब से समझते हैं। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने की थी। यह स्थान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इतिहास के पन्नों को देखें तो बाद के मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को कमल मौला मस्जिद में बदल दिया था। ये मंदिर मुख्य रूप से ज्ञान की देवी वाग्देवी सरस्वती या अंबिका को समर्पित है। अदालत ने अब सरकार को एक बहुत ही विशेष निर्देश भी जारी किया है। सरकार से कहा गया है कि वो देवी सरस्वती की प्राचीन मूर्ति को वापस भारत लाने के लिए औपचारिक प्रयास शुरू करे। देवी की ये ऐतिहासिक मूर्ति वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। प्राचीन काल में ये परिसर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसे उस समय के एक उच्च शिक्षण संस्थान या कॉलेज के रूप में जाना जाता था। संस्कृत सीखने के लिए इसे सरस्वती सदन या भारती भवन कहा जाता था। यहाँ पत्थरों की परतों पर कई महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं उकेरी गई हैं। इन शिलाओं पर भगवान विष्णु के कूर्मावतार यानी कछुआ अवतार की प्रशंसा में 2 कविताएं लिखी गई हैं। ये कविताएं प्राकृत भाषा और शास्त्रीय काव्य शैली में लिखी गई हैं। यहाँ की दीवारों पर कर्पूर मंजरी नाटक का एक अंश भी खुदा हुआ है। इस नाटक की रचना शाही शिक्षक मदन ने कविता के रूप में की थी। मदन महान जैन विद्वान आशाधर के प्रिय शिष्य थे। इस नाटक की पंक्तियों से हमें उस दौर के इतिहास की बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। नाटक में परमार वंश और चालुक्य वंश के बीच हुए भीषण युद्धों का वर्णन मिलता है। इन दोनों राजवंशों के बीच के युद्धों का अंत बाद में एक वैवाहिक गठबंधन के साथ हुआ था। परिसर में सर्पबंध शैली के 2 स्तंभ शिलालेख भी मौजूद हैं। इन स्तंभों पर सांप के आकार के चित्रों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के नियम विस्तार से समझाए गए हैं। इसके अलावा पत्थरों पर अनुष्टुप छंद में लिखे गए संस्कृत के 2 श्लोक भी खुदे हुए हैं। इनमें से एक श्लोक में परमार वंश के राजा उदयादित्य और नरवर्मन की जमकर तारीफ की गई है। ये दोनों राजा इतिहास में प्रसिद्ध राजा भोज के उत्तराधिकारी यानी उनके बाद के शासक थे। दूसरे श्लोक से हमें यह साफ पता चलता है कि इस पूरे शिलालेख को राजा उदयादित्य ने ही यहाँ स्थापित करवाया था। अब हम बात कर रहे हैं राजा भोज के बारे में। राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था। राजा भोज दक्षिण भारत के चोल राजवंश के महान राजा राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। समकालीन होने का मतलब है कि ये दोनों राजा इतिहास में एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर राज कर रहे थे। राजा राजेंद्र प्रथम ने ही गंगैकोंडचोलपुरम में प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज एक बहुत ही शक्तिशाली और महान योद्धा थे। उन्होंने लाट क्षेत्र के चालुक्यों को युद्ध में बुरी तरह हराया था। ये लाट क्षेत्र वर्तमान समय के गुजरात राज्य में स्थित है। इसके साथ ही उन्होंने कोंकण के शिलाहारों और शाकंभरी के चाहमानों को भी पराजित किया था। उन्होंने दुबकुंड के कच्छप घातों और चंदेल सामंतों के बीच अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। सामंत वे छोटे राजा या जमींदार होते थे जो किसी बड़े राजा के अधीन रहकर काम करते थे। अपनी इन शानदार जीतों के बाद राजा भोज ने परमेश्वर परम भट्टारक की भव्य उपाधि धारण की थी। ये उपाधि उनकी असीम शक्ति और संप्रभुता को दर्शाती थी। राजा भोज केवल युद्ध लड़ने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि वे साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला पर सम्रांगण सूत्रधार नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। इस विशाल ग्रंथ में नगरों और गांवों के नियोजन यानी प्लानिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी सिखाया गया है कि घरों बड़े हॉलों महलों और भव्य मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण नाम के एक और बेहतरीन ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ मुख्य रूप से काव्य रचनाओं के लिए संस्कृत व्याकरण का एक बहुत बड़ा नियम संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कानूनों पर व्यवहार मंजरी नामक एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, जिसमें समाज को चलाने के नियम होते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन पर चारुचर्या नामक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में शरीर और स्वास्थ्य को साफ सुथरा रखने के तरीके बताए गए हैं। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी राजा भोज का योगदान बहुत ही अद्भुत रहा है। उन्होंने बेतवा नदी के खूबसूरत किनारे पर भोजपुर नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। इसी शहर में उन्होंने प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उन्होंने पानी के सही इस्तेमाल के लिए उस पूरे क्षेत्र में 3 बड़े बांधों का निर्माण करवाया था।
उन्होंने कोलांस नदी पर मिट्टी का एक बहुत मजबूत बांध बनाकर भोपाल में अपर लेक का निर्माण किया था। इस विशाल झील का नाम साल 2011 में बदलकर भोजताल कर दिया गया था। राजा भोज के समय में मंदिर बनाने की एक खास शैली का विकास हुआ, जिसे भूमिज मंदिर वास्तुकला कहते हैं। भूमिज शब्द का सीधा सा अर्थ होता है जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो या जो अपने ही देश में जन्मा हो। ये शैली उत्तर भारत की नागर शैली का ही एक बहुत विकसित और सुधरा हुआ रूप है। इस शैली के मंदिरों के मुख्य ऊंचे हिस्से यानी शिखर पर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का थोड़ा असर दिखाई देता है। इन मंदिरों की मुख्य विशेषता ये है कि इनके शिखर पर छोटे आकार के नकली मीनार जैसे शिखर बने होते हैं, जिन्हें कूट स्तंभ कहते हैं। इन मंदिरों में कोने की पट्टियां होती हैं, जिन्हें लता कहा जाता है। इनकी बनावट 5 उभारों वाली योजना पर आधारित होती है, जिसमें कूट स्तंभों की 5 परतें या लाइनें बनाई जाती हैं। इस दौर के अधिकांश मंदिर पंचायतन प्रकार के बनाए जाते थे। पंचायतन का मतलब होता है एक ऐसा मंदिर परिसर जिसमें कुल मिलाकर ठीक 5 मंदिर होते हैं। इसमें बीच में एक मुख्य और बड़ा मंदिर होता है, जिसे केंद्रीय गर्भगृह या मुख्य तीर्थ कहते हैं। इस मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे सहायक मंदिर बने होते हैं। आइए अब हम उस राजवंश के बारे में जानते हैं जिससे राजा भोज ताल्लुक रखते थे, जिसे परमार राजवंश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वंश की उत्पत्ति अग्निवंशी राजपूतों से हुई थी। अग्निवंशी राजपूत योद्धाओं का एक ऐसा वर्ग था जो खुद को देवताओं की संतान मानते थे। इस महान परमार राजवंश की स्थापना 9वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा उपेंद्र ने की थी, जिन्हें कृष्णराज भी कहा जाता है। इसके बाद सियाग द्वितीय नाम के राजा ने इस राजवंश को पूरी तरह से एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था। राजा सियाग द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजा खोटिग को युद्ध में हराकर मान्यखेट के राष्ट्रकूटों पर अपनी विजय पताका फहराई थी। परमार साम्राज्य की मुख्य राजधानियां उज्जैन और धार शहर हुआ करती थीं। धार शहर को इतिहास में धारा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर था, तब ये उत्तर में कोटा बूंदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी क्षेत्र और खानदेश तक फैला हुआ था। ये पूर्व में भिलसा होशंगाबाद और सागर से लेकर पश्चिम में माही नदी तक फैला हुआ था। इस तरह इस साम्राज्य ने वर्तमान समय के लगभग पूरे मालवा और उसके आसपास के इलाकों को अपने अंदर समेट रखा था। परमार राजाओं ने अपने पूरे क्षेत्र में भूमिज शैली की मंदिर वास्तुकला को बहुत बढ़ावा दिया था। इसी वजह से परमार काल के अधिकांश मंदिर पंचायतन शैली के ही देखने को मिलते हैं। पद्मा अवार्ड्स 2026। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। पद्म पुरस्कार हमारे देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की शुरुआत देश में वर्ष 1954 में की गई थी। शुरुआती समय में पद्म विभूषण पुरस्कार के भीतर 3 अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। वर्ष 1955 में इन वर्गों का नाम बदलकर क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया था। ये पद्म पुरस्कार हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत दी जाने वाली कोई राजकीय उपाधि नहीं है। इसी वजह से पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति इन सम्मानों को अपने नाम के आगे या पीछे जोड़कर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपनी कला या काम से कोई बहुत बड़ी विशिष्ट उपलब्धि हासिल की हो। इसके साथ ही समाज के लिए दी गई किसी भी असाधारण जनसेवा को सम्मानित करने के लिए भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक मामले शामिल होते हैं। ये सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार देश के राष्ट्रपति द्वारा 3 अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इसकी पहली श्रेणी पद्म विभूषण है, जो किसी भी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दी जाती है। इसकी दूसरी श्रेणी पद्म भूषण है, जो किसी उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान की जाती है। इसकी तीसरी श्रेणी पद्मश्री है, जो किसी भी क्षेत्र में केवल विशिष्ट सेवा के लिए दी जाती है। इन पुरस्कारों को पाने की पात्रता देश के सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह खुली रखी गई है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति की जाति, व्यवसाय, पद या लिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सभी सरकारी सेवक इस पुरस्कार के योग्य नहीं माने जाते हैं। इस कड़े नियम में केवल सरकारी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक विशेष छूट दी गई है। आमतौर पर ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद यानी मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। बहुत ही असाधारण और योग्य मामलों में सरकार मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दे सकती है। इस पुरस्कार को देने के लिए चयन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और जन केंद्रित बनाई गई है। देश का कोई भी आम नागरिक इसके लिए दूसरों का नाम भेज सकता है। कोई भी व्यक्ति खुद का नामांकन भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकता है। पद्म पुरस्कारों के विजेताओं का चुनाव करने के लिए हर साल देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेष पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है। इस पूरी समिति की अध्यक्षता देश के कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। इस समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और देश के 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
ये समिति जिन नामों की सिफारिश करती है उसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पद्म पुरस्कार असल में देश के भीतर उत्कृष्टता, निस्वार्थ सेवा और असाधारण योगदान को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है। समाज के हर वर्ग के लोगों को एक बहुत ही पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से सम्मानित करके ये पुरस्कार हमारी योग्यता और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बहुत मजबूत करते हैं। ये सम्मान हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। 75th एनिवर्सरी ऑफ रीओपनिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल। इस साल सोमनाथ मंदिर बहुत चर्चा में है। इसका कारण ये है कि इसके दोबारा खुलने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके साथ ही इस मंदिर का एक और इतिहास भी जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 1000 साल पहले इस मंदिर पर पहला हमला हुआ था। ये हमला 1026 AD में महमूद गजनी ने किया था। अब हम सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ खास बातें विस्तार से जानते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का सरल भाषा में मतलब प्रकाश का स्तंभ होता है। ये पावन मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित है। इस मंदिर का जिक्र हमारे कई पुराने ग्रंथों और साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में सोमनाथ को सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी इसका वर्णन है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और भागवत में भी इस मंदिर की महिमा गाई गई है। इस मंदिर के नाम और इसके बनने के पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने किया था। चंद्रदेव एक श्राप से पीड़ित थे। उन्होंने उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इस मंदिर के नाम मेनसोम शब्द का अर्थ चंद्रमा होता है, वहीं नाथ शब्द का अर्थ भगवान होता है। इसीलिए इसे सोमनाथ यानी चंद्रमा के भगवान का मंदिर कहा जाता है। यह स्थान केवल एक संप्रदाय तक सीमित नहीं रहा है। इस मंदिर से शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे कई धार्मिक संप्रदाय जुड़े रहे हैं। विदेशी यात्रियों ने भी भारत आकर इस मंदिर की भव्यता को देखा था। प्रसिद्ध अरब यात्री अल बिरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अब हम इस मंदिर की बनावट और इसकी वास्तुकला की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। इस निर्माण शैली को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली भी कहा जाता है। ये वास्तव में वेसर शैली का एक रूप है। वेसर शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण होती है। इस मंदिर की बनावट में कई मुख्य भाग शामिल हैं। मंदिर के ऊपर एक ऊंचा शिखर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग को गर्भगृह कहते हैं, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा यहां प्रार्थना के लिए सभा मंडप और नृत्य के लिए नृत्य मंडप भी बनाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर पारंपरिक नक्काशी की गई है। मंदिर के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा और साफ सुथरा आंगन बना हुआ है। यहाँ परिसर में एक प्रसिद्ध बाण स्तंभ भी लगा हुआ है। ये बाण स्तंभ बिना किसी रुकावट के सीधे दक्षिणी ध्रुव की तरफ इशारा करता है। इस पूरे विशाल मंदिर को बनाने में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर का इतिहास इसके बार बार टूटने और फिर से बनने यानी जीर्णोद्धार की एक बड़ी कहानी है। समय समय पर भारत के कई राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद 13वीं शताब्दी में जूनागढ़ के राजा ने भी इस मंदिर को दोबारा ठीक करवाया। फिर 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आधुनिक भारत में इस मंदिर को नया जीवन देने की शुरुआत साल 1947 में सरदार पटेल ने की थी। इसके बाद साल 1951 में इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्य पूरा हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हाथों से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। चोला कॉपर प्लेट्स। हाल ही में नीदरलैंड देश ने भारत की एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को वापस लौटा दिया है। यह प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर 11वीं शताब्दी की चोल तांबे की प्लेटें हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा के दौरान इन प्लेटों को भारत को सौंपा गया। ये पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं बहुत लंबे समय से नीदरलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षित रखी हुई थीं। लीडन यूनिवर्सिटी के पास होने के कारण ही इन्हें लोकप्रिय रूप से लीडन तांबे की प्लेटें कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान भारत और नीदरलैंड दोनों देशों ने अपने आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देकर ऊपर उठाया है। अब हम इन लीडन तांबे की प्लेटों के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें विस्तार से जानते हैं। इस ऐतिहासिक संग्रह के अंदर कुल 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटें शामिल हैं। ये सभी तांबे की प्लेटें आपस में एक बहुत ही मजबूत कांसे की अंगूठी की मदद से बंधी हुई हैं। इस कांसे की अंगूठी के ऊपर महान चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की शाही मुहर लगी हुई है।
इसके साथ ही इन प्लेटों के एक दूसरे सेट पर कुलोत्तुंग चोल प्रथम की भी शाही मुहर लगी हुई है। शाही मुहर को अंग्रेजी में सील कहा जाता है, जो राजा के आधिकारिक आदेश की प्रामाणिकता की पहचान होती है। इन तांबे की प्लेटों पर इतिहास की बातें लिखने के लिए मुख्य रूप से 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्राचीन बातें तमिल भाषा और संस्कृत भाषा में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत की ये ऐतिहासिक प्लेटें नीदरलैंड देश कैसे पहुंच गईं? दरअसल इन प्लेटों को साल 1712 में भारत के नागापट्टिनम शहर से नीदरलैंड ले जाया गया था। इन्हें ले जाने वाले व्यक्ति का नाम फ्लोरेंटियस कैम्पर था, जो एक डच ईसाई मिशनरी थे। फ्लोरेंटियस कैम्पर उस समय की मशहूर व्यापारिक कंपनी डच ईस्ट इंडीज कंपनी से जुड़े हुए थे। इतिहास को गहराई से समझने के लिए इन तांबे की प्लेटों का महत्व बहुत ही ज्यादा माना जाता है। ये प्लेटें हमें प्राचीन चोल साम्राज्य के प्रशासन के तौर तरीकों के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देती हैं। इसके साथ ही हमें उस दौर की टैक्स प्रणाली यानी कराधान के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। इन प्लेटों की मदद से हमें उस समय के भूमि सुधारों की भी एक साफ तस्वीर देखने को मिलती है। किसान अपने खेतों के लिए पानी का इंतजाम कैसे करते थे, ये हमें उस दौर के सिंचाई सिस्टम से पता चलता है। इसके अलावा ये प्लेटें चोल साम्राज्य के व्यापारिक तौर तरीकों यानी व्यापार प्रथाओं पर भी गहरा प्रकाश डालती हैं। इन प्लेटों के अंदर एक बहुत ही खास ऐतिहासिक घटना का पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। इनमें एनमंगलम नाम के पूरे गांव को दान में दिए जाने की बात लिखी हुई है। ये गांव एक बौद्ध विहार को चलाने के लिए दान में दिया गया था। बौद्ध विहार का सरल भाषा में मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने और पूजा करने का एक पवित्र स्थान होता है। इस प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय शासकों ने करवाया था। एक हिंदू राजा द्वारा बौद्ध विहार के लिए गांव दान देना उस दौर के धार्मिक सद्भाव को दिखाता है। इससे ये भी साफ पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बहुत गहरे संबंध थे। अब हम सामान्य रूप से तांबे की प्लेट के शिलालेखों के बारे में बात करते हैं। शिलालेख का मतलब होता है किसी भी कठोर सतह पर खोद कर लिखी गई बातें। तांबे की प्लेट के शिलालेख असल में तांबे की चादरों पर उकेरे गए राजाओं के आधिकारिक रिकॉर्ड होते थे। इन सभी अलग अलग तांबे की प्लेटों को आमतौर पर एक बड़ी अंगूठी की मदद से एक साथ बांधकर रखा जाता था। इस अंगूठी के ऊपर हमेशा शासक राजवंश की शाही मुहर लगाई जाती थी। इन प्लेटों पर आमतौर पर राजाओं द्वारा किसी को दी जाने वाली भूमि के अनुदान लिखे होते थे। इन पर राजाओं के पूरे वंश की सूचियां भी लिखी होती थीं, जो उनके खानदान के इतिहास को बताती थीं। इसके साथ ही इनमें विभिन्न धार्मिक अनुदानों और बड़े दानों का भी पूरा हिसाब किताब होता था। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो सबसे पुराना ज्ञात तांबे की प्लेट का शिलालेख मौर्य काल का है। इस सबसे पुराने शिलालेख को सोहगौरा तांबा प्लेट के नाम से जाना जाता है। इस प्राचीन शिलालेख के अंदर मौर्य साम्राज्य के समय अकाल के दौरान भूख राहत प्रयासों का जिक्र है। इस सोहगौरा तांबा प्लेट को लिखने में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इसे लिखने के लिए प्राचीन काल की बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर हम भारत के पूरे नक्शे को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भारत में मिलने वाले अधिकांश तांबे की प्लेट के शिलालेख मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित हैं। चोल राजाओं के इस अनमोल खजाने के भारत वापस आने से हमें अपने गौरवशाली इतिहास को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। कोरियन वॉर। हाल ही में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बने इमजिंगाक पार्क में एक भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। इस विशेष स्मारक का उद्घाटन कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर किया गया है। ये भारतीय स्मारक हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बलिदान और सेवा को सम्मान देने के लिए बनाया गया है, जिन्होंने उस समय वहां लोगों की मदद की थी। यह स्मारक मुख्य रूप से भारत की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और भारत के कस्टोडियन फोर्स के योगदान को याद करता है। अब हम इस पूरे कोरियाई युद्ध की कहानी को बिल्कुल शुरू से और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। बात उस समय की है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। इस विभाजन को तय करने के लिए एक काल्पनिक रेखा का इस्तेमाल किया गया था, जिसे भूगोल की भाषा में 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। इस विभाजन के बाद जो उत्तरी हिस्सा बना उसे हम उत्तर कोरिया कहते हैं। उत्तर कोरिया को उस समय सोवियत संघ और चीन का पूरा समर्थन हासिल था। दूसरी तरफ जो दक्षिणी हिस्सा बना उसे हम दक्षिण कोरिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण कोरिया को उस समय अमेरिका का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा था। साल 1950 में अचानक उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा पर हमला कर दिया और उसके इलाके में घुस गया। उत्तर कोरिया के इस अचानक हमले ने दुनिया में एक बहुत बड़े छद्म युद्ध को जन्म दे दिया, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें 2 बड़े देश खुद सीधे आपस में नहीं लड़ते हैं, बल्कि किसी छोटे देश के बहाने एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत दिखाते हैं। ये युद्ध असल में 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच का एक अप्रत्यक्ष शीत युद्ध का हिस्सा बन गया था। इसके बाद साल 1953 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध को रोकने के लिए एक सैन्य समझौता हुआ, जिसे हम युद्ध विराम कहते हैं।
इस युद्ध विराम समझौते के तहत कोरियाई प्रायद्वीप को एक बार फिर से उसी 38वीं समानांतर रेखा पर 2 भागों में बांट दिया गया। ये विभाजन रेखा आज के समय में लगभग विसैन्यीकृत क्षेत्र के साथ मेल खाती है। विसैन्यीकृत क्षेत्र का मतलब एक ऐसा सीमा क्षेत्र होता है जहां दोनों देशों की सेनाओं को हथियार रखने या सैन्य गतिविधि करने की इजाजत नहीं होती है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज साल 2026 में इस पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस साल ताइवान की एक प्रसिद्ध लेखिका यांग शुआंग-जी ने ये बड़ा पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्हें यह सम्मान उनके एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास के लिए मिला है। उनके इस चर्चित उपन्यास का नाम ताइवान ट्रैवलॉग है। ये किताब मूल रूप से ताइवानी मंदारिन भाषा में लिखी गई थी। इस मूल किताब को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का काम लिन किंग ने किया है। इसलिए इस साल लेखिका यांग शुआंग-जेट के साथ उनकी अनुवादक लिन किंग ने भी संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है। अब आइए हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आखिर होता क्या है। ये पुरस्कार हर साल किसी एक बेहतरीन किताब को दिया जाता है। वो किताब दुनिया की किसी भी भाषा में लिखी हो सकती है। शर्त बस ये है कि उस किताब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया होना चाहिए। इसके साथ ही वो अनुवादित किताब यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए। इस शानदार पुरस्कार की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। शुरुआती दिनों में इसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से स्थापित किया गया था। हमारे प्यारे देश भारत के लिए भी इस पुरस्कार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। भारत की प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री ने साल 2022 में इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा था। उन्हें ये पुरस्कार उनकी शानदार किताब टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। ये ऐतिहासिक जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली हिंदी रचना थी। भारत की एक और महान लेखिका बानू मुश्ताक ने साल 2025 में इस बड़ी सफलता को दोहराया। उन्हें ये सम्मान उनकी बेहतरीन किताब हार्ट लैंप के लिए मिला था। इस प्रसिद्ध किताब का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ रचना बनी थी। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सामान्य बुकर पुरस्कार से बिल्कुल अलग होता है। सामान्य बुकर पुरस्कार केवल उन्हीं किताबों को दिया जाता है जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखी जाती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी अन्य भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद की गई किताबों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। 9 एथिक्स द एथिक्स ऑफ वेजेस। हाल ही में नोएडा में औद्योगिक और कपड़ा क्षेत्र के श्रमिकों ने मजदूरी की असमानता को लेकर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग राज्यों में मिलने वाली मजदूरी के अंतर को साफ तौर पर दिखाता है। इस बड़े विवाद ने सरकार को पूरे देश के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के लिए मजबूर कर दिया है। नोएडा में हुआ ये श्रमिकों का गुस्सा कानून व्यवस्था की कोई मामूली समस्या नहीं है। ये असल में हमारी उस पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा नैतिक सवाल है जो मजदूर की मजदूरी को केवल एक खर्च मानती है। ये व्यवस्था इंसान की गरिमा को पूरी तरह भूलकर केवल अपने मुनाफे को बढ़ाने में लगी हुई है। मजदूरी केवल अर्थशास्त्र का एक साधारण विषय नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है। जब कोई मजदूर लगातार 12 घंटे और 7 दिन काम करता है, उसे महीने के सिर्फ 11,000 रुपए मिलते हैं, तो ये उसकी गरिमा पर बहुत बड़ा प्रहार है। ये तरीका इंसानों को केवल उत्पादन का एक साधन बना देता है और उनके आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। मशहूर दार्शनिक इमैनुअल कांत के विचार हमें सिखाते हैं कि किसी भी इंसान का इस्तेमाल केवल एक साधन की तरह कभी नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान भी अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। इस पूरे मामले में वितरण न्याय का सिद्धांत भी पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई देता है। किसी भी कंपनी में असली मूल्य या वैल्यू तो वहां दिन रात काम करने वाले मजदूर ही तैयार करते हैं। इसके बदले में उन मजदूरों को कंपनी के कुल मुनाफे का एक बहुत ही छोटा और नाम मात्र का हिस्सा दिया जाता है। आज के समय में बड़ी कंपनियों के मुनाफे और गरीब मजदूरों की मजदूरी के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत कहता है कि समाज में धन का बंटवारा हमेशा निष्पक्ष और कमजोर वर्ग के हित में होना चाहिए। हमारा संविधान भी अनुच्छेद 39 के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की वकालत करता है। कॉरपोरेट जगत की नैतिकता भी आज के समय में पूरी तरह से सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई देती है। बहुत सी नियोक्ता या मालिक अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और राज्य बीमा जैसी जरूरी सुविधाएं देने से साफ मना कर देते हैं। मजदूरों से बिना किसी अतिरिक्त भुगतान या पैसे के ओवरटाइम कराया जाता है और उन्हें कोई आधिकारिक नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया जाता है। ये व्यवहार कंपनियों के अपने कर्मचारियों के प्रति कानूनी और नैतिक दोनों ही तरह के कर्तव्यों का खुला उल्लंघन है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है कि व्यापार के स्वामियों को अपने मजदूरों के कल्याण को हमेशा सबसे आगे रखना चाहिए।
इस पूरे संकट में सरकार या राज्य की नैतिकता पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार अपने मौजूदा श्रम कानूनों को ठीक से लागू करवाने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। ये विफलता सरकार के उस संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है जो उसे एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में मिला है। हमारे नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी के अनुच्छेद 41 और 43 सरकार को मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने का आदेश देते हैं। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी यही कहता है कि बड़े पैमाने पर होने वाले शोषण को अनदेखा करने से पूरे समाज का नुकसान होता है। मजदूरी के इस संकट में प्रवासी मजदूरों की स्थिति तो और भी ज्यादा दयनीय और संवेदनशील हो जाती है। ये प्रवासी मजदूर अपने घरों और सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क से बहुत दूर रहकर काम करते हैं। वे पूरी तरह से असंगठित होते हैं और उनके पास अपनी आवाज उठाने के लिए कोई मजबूत संगठन या यूनियन भी नहीं होती है। अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण वे बहुत ही कम पैसों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसका फायदा कंपनियां उठाती हैं। इस पूरी व्यवस्था में शामिल अलग अलग पक्षों या हितधारकों के अपने अपने हित और अपनी अपनी चिंताएं हैं। हमारे देश के श्रमिक और प्रवासी मजदूर केवल एक सम्मानजनक मजदूरी और अपनी गरिमा की मांग कर रहे हैं। उन्हें बहुत लंबी शिफ्टों में काम करना पड़ता है और भुखमरी जैसी मजदूरी के कारण वे समाज के बिल्कुल अंतिम छोर पर जीने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां और नियोक्ता केवल अपने मुनाफे को बढ़ाने और काम के प्रबंधन पर ध्यान देते हैं। ये कंपनियां अक्सर कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का दिखावा करती हैं, लेकिन असल में वे मजदूरों को उनका हक न देकर वेतन की चोरी करती हैं। इस मामले में राज्य या सरकार की मुख्य जिम्मेदारी श्रम कानूनों को लागू करना और सामाजिक समझौते को बचाना है। जमीनी स्तर पर कानूनों को लागू करने में बहुत बड़ी कमियां हैं और सरकार हमेशा कोई बड़ा विवाद होने के बाद ही जागती है। सरकारें कई बार निवेश को आकर्षित करने के चक्कर में श्रम कानूनों को कमजोर कर देती हैं और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को लागू करने में देरी कर रही हैं। ट्रेड यूनियन, जिनका काम मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को मजबूत करना था, उनकी ताकत अब बहुत कम हो गई है। आज के समय में इन यूनियनों से जुड़ने वाले लोगों की संख्या घट रही है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कोई सुरक्षा भी नहीं मिलती है। आजकल के नए डिजिटल युग में गिग प्लेटफॉर्म जैसे ऐप आधारित काम भी एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। ये प्लेटफॉर्म कानून की कमियों का फायदा उठाते हैं और पारंपरिक श्रम नियमों से पूरी तरह से बच निकलते हैं। वे इन लचीले काम करने वाले लोगों को अपना नियमित कर्मचारी नहीं मानते हैं, जिससे मजदूरों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। जिला प्रशासन और सिविल सेवक, जिनका काम मजदूरों की शिकायतों को सुनना था, वे भी बहुत उदासीन बने रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी किसी भी समस्या का पहले से समाधान करने के बजाय केवल विवाद होने के बाद ही हस्तक्षेप करते हैं। हमारा आम समाज देश की आर्थिक तरक्की का पूरा फायदा तो उठाता है, लेकिन मजदूरों के इस दर्द के प्रति बिल्कुल अंधा और बहरा बना हुआ है। आर्थिक विकास की चमक में मजदूरों के इस शोषण को लगातार नजरअंदाज करना हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक संकट बन चुका है। अब हम श्रम और मजदूरी से जुड़ी कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बड़ी चुनौती हमारे देश में श्रम कानूनों को जमीन पर ठीक से लागू न कर पाना है। इसे हम प्रवर्तन अंतराल कहते हैं। आज हमारे देश में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की एक बहुत बड़ी कार्यबल यानी काम करने वाली आबादी है, लेकिन इस इतनी बड़ी आबादी की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरे देश में 10,000 से भी कम श्रम निरीक्षक मौजूद हैं। इतने कम निरीक्षकों के कारण अनौपचारिक या छोटे कारखानों की जांच होना बहुत ही दुर्लभ या नामुमकिन सा हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती हमारे रोजगार का अनौपचारीकरण होना है। आज भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। इसका मतलब है कि इन लोगों के पास काम की कोई पक्की गारंटी या लिखित सुरक्षा नहीं होती है। आजकल कंपनियां ठेके पर काम कराने की प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे रही हैं। इस प्रथा की वजह से नियोक्ताओं या मालिकों को श्रम कानूनों और मजदूरों की सुरक्षा से बचने का एक आसान रास्ता मिल जाता है। तीसरी चुनौती हमारे देश में मजदूर संगठनों या ट्रेड यूनियनों की लगातार होती गिरावट है। समय के साथ ट्रेड यूनियनों से जुड़ने वाले मजदूरों की संख्या बहुत तेजी से नीचे गिरी है। विशेष रूप से जो प्रवासी मजदूर होते हैं, वे किसी भी यूनियन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इस वजह से इन प्रवासी मजदूरों के पास अपनी आवाज उठाने या सामूहिक रूप से बात रखने का कोई जरिया नहीं बचता है। अगली बड़ी समस्या सूचना की असमानता या जानकारी का अभाव है, जिसे हम इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। हमारे देश में ज्यादातर मजदूरों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में कोई सही जानकारी ही नहीं होती है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि भविष्य निधि या राज्य बीमा या ओवरटाइम के नियम क्या हैं। इसके साथ ही उनके पास अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई सुलभ, सस्ता और तेज माध्यम भी मौजूद नहीं है। एक और गंभीर बात यह है कि कंपनियां जानबूझकर कानूनी नियमों से बचने का रास्ता ढूंढती हैं। इसे हम वैधानिक चोरी या स्टैट्यूटरी इवेजन कहते हैं। मजदूरों को उनके हक के कानूनी लाभ देने से मना करना केवल एक नियम को तोड़ना नहीं है, ये असल में काम करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा और गंभीर शोषण है।
एक और बहुत ही अजीब चुनौती है जिसे राज्यों के बीच की प्रतिस्पर्धा का जाल या स्टेट कंपटीशन ट्रैप कहा जाता है। आजकल हर राज्य अपने यहाँ विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करना चाहता है। इसके लिए राज्य सरकारें परोक्ष रूप से कंपनियों को ये इशारा कर देती हैं कि वे श्रम कानूनों को लेकर ज्यादा कड़ाई नहीं करेंगी। इसकी वजह से राज्यों के बीच मजदूरों की सुरक्षा को कम करने की एक होड़ सी मच जाती है। अब हम एक नए जमाने की चुनौती की बात करते हैं जिसे गिग इकोनॉमी का धुंधला क्षेत्र या गिग इकोनॉमी ग्रे जोन कहते हैं। इसमें ऐप आधारित काम करने वाले लोग आते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय या टैक्सी ड्राइवर। ये सभी प्लेटफॉर्म वर्कर्स पारंपरिक मजदूरी के नियमों और कानूनों के दायरे से पूरी तरह बाहर रह जाते हैं। ये स्थिति सरकार की नैतिकता के सामने एक बिल्कुल नया और अनूठा संकट खड़ा करती है। इसके बाद एक और बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है जिसे हम सीएसआर का विरोधाभास कहते हैं। बड़ी कंपनियां समाज सेवा के अपने कोटे को पूरा करने के लिए बाहर तो बहुत सारा पैसा खर्च कर देती हैं, लेकिन वही कंपनियां अपने खुद के कारखाने के मजदूरों को एक सम्मानजनक मजदूरी देने से पीछे हट जाती हैं। ये तरीका अंदरूनी शोषण को छिपाने के लिए समाज सेवा का एक दिखावा या मुखौटा मात्र बनकर रह जाता है। इन सब के पीछे हमारी शासन व्यवस्था में सहानुभूति की भारी कमी भी दिखाई देती है। इसे हम एम्पैथी फेलियर या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी कहते हैं। जब अधिकारियों में भावनात्मक समझ कम होती है तो वे मजदूरों के शुरुआती दर्द और असंतोष को भांप नहीं पाते हैं। यही वजह है कि एक छोटी सी शिकायत समय पर न सुलझने के कारण बाद में एक बड़े और हिंसक आंदोलन का रूप ले लेती है। अब हम बात करेंगे कि इस पूरी स्थिति को सुधारने का आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें संवैधानिक नैतिकता को अपनाना होगा। हमें केवल न्यूनतम मजदूरी से आगे बढ़कर एक सम्मानजनक जीवित मजदूरी यानी लिविंग वेज की तरफ बढ़ना होगा। ऐसा करना हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 43 का सम्मान करने जैसा होगा। इससे देश की आर्थिक तरक्की का फायदा समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचेगा और सच्चे सर्वोदय की शुरुआत होगी। दूसरा तरीका देखभाल की नैतिकता है, जिसे एथिक्स ऑफ केयर कहा जाता है। सरकार को केवल कागजी और कड़े कानूनों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार को आगे बढ़कर उन असहाय और गरीब प्रवासी मजदूरों को एक मजबूत सहारा देना होगा जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके बाद हमें एक सार्वभौमिक देखभाल के कर्तव्य को लागू करना होगा। इसका मतलब है कि काम चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो गिग हो या आकस्मिक या औपचारिक हो, हर तरह के काम में लगे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा का पूरा लाभ मिलना ही चाहिए। ये हमारे लोक कल्याणकारी राज्य का एक बहुत बड़ा नैतिक और मानवीय दायित्व है। अगली बात हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की ईमानदारी और उनके भीतर करुणा की भावना से जुड़ी है। प्रशासन की ये उदासीनता ये दिखाती है कि हमारे अधिकारियों में कहीं न कहीं दया और सहानुभूति की कमी है। जिला प्रशासन को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, बल्कि उन्हें एक संवेदनशील मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। अधिकारियों को त्रिपक्षीय मंचों का उपयोग करके कंपनियों और मजदूरों के बीच के इस असंतुलन को विवाद बढ़ने से पहले ही सुलझाना होगा। इसके साथ ही कंपनियों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। कंपनियों को अपने मजदूरों के कल्याण की बात को अपनी ऑडिटिंग और अपनी व्यापारिक नीतियों में अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। इससे कॉरपोरेट जगत का व्यवहार केवल कानून के डर से काम करने के बजाय एक वास्तविक नैतिक जिम्मेदारी में बदल जाएगा। अगला कदम आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। पूरे देश के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी दर को लागू करने में देरी करना हमारे सामाजिक समझौते का उल्लंघन है। हमें एक ऐसी मजदूरी दर तय करनी होगी जो महंगाई के हिसाब से बदलती रहे और क्षेत्रों के अनुसार बिल्कुल सही हो। मानव श्रम को केवल एक बिकाऊ सामान समझने से रोकने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। आखिरी बात, मजदूरों की अपनी एजेंसी या उनकी आवाज उठाने की आजादी को सुरक्षित करना है। गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों और मजदूर यूनियनों को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमारे लोकतंत्र में मजदूरों को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार माना जाना चाहिए ताकि उनके साथ कोई अन्याय न हो सके। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में हुआ मजदूरों का ये असंतोष हमारे देश के सामने एक नैतिक आईना दिखाता है। सच्चा सर्वोदय हमसे ये मांग करता है कि हम उचित मजदूरी को केवल मुनाफे और नुकसान के तराजू पर न तोलें। इमैनुअल कांत से लेकर महात्मा गांधी तक सभी महान विचारकों ने माना है कि मजदूरों को कम पैसे देना एक बहुत बड़ा नैतिक पाप है। साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का हमारा सपना तब तक अधूरा ही रहेगा, जब तक हमारे देश के भविष्य का निर्माण करने वाले इन गरीब मजदूरों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक नहीं मिल जाता। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम हैं। आपके जिले में अचानक हजारों प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आते हैं। वे पिछले एक हफ्ते से एक बहुत बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके बैठे हैं। इस चक्का जाम के कारण आपका पूरा जिला पूरी तरह से थम गया है। ये मजदूर पड़ोसी राज्यों के बराबर मजदूरी पाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे भविष्य निधि यानी पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआईसी जैसी जरूरी कानूनी सुविधाएं तुरंत देने की मांग कर रहे हैं। कंपनियों ने ये सभी जरूरी सुविधाएं इन मजदूरों को देने से साफ मना कर दिया है।
ये पूरा संकट आपके सामने नैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक चुनौतियों का एक बहुत बड़ा जाल खड़ा करता है। अब हम इस समस्या के पहले पक्ष यानी बड़ी कंपनियों के तर्क को समझते हैं। ये कंपनियां कपड़े बनाने वाली बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इन कंपनियों का कहना है कि वे बहुत ही कम मुनाफे पर काम करती हैं। वैश्विक बाजार में टिके रहने के लिए उन्हें अपने खर्चों पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। वे समाज सेवा के अपने बड़े कामों यानी CSR का हवाला देती हैं। वे इन सामाजिक कामों को अपनी नैतिक ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत बताती हैं। अब हम इस समस्या के दूसरे पक्ष यानी राज्य सरकार के रुख को देखते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में जिला प्रशासन को एक अनौपचारिक निर्देश दिया है। इस निर्देश में अधिकारियों को श्रम कानूनों की जांच में एक लचीला रुख अपनाने को कहा गया है। आपके पूरे जिले में जांच करने के लिए 1 दर्जन से भी कम श्रम निरीक्षक मौजूद हैं। इतने कम निरीक्षकों के कारण व्यावहारिक रूप से कारखानों की कोई जांच नहीं हो पाती है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI को आकर्षित करना है। वो निवेश के मामले में अपने पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ना चाहती है। सरकार को लगता है कि श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराने से व्यापार करने की सुगमता पर बुरा असर पड़ेगा। अब हम इस संकट के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यानी हमारे गरीब मजदूरों की हालत को देखते हैं। ये मजदूर बहुत ही गंदी और अस्थायी झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं। वे हर दिन 12 घंटे की बहुत ही थका देने वाली शिफ्ट में काम करते हैं। इतनी कड़ी मेहनत के बदले में उन्हें बहुत ही कम भुखमरी जैसी मजदूरी मिलती है। उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां कोई भी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन मौजूद नहीं है। अपनी इसी मजबूरी और हताशा के कारण उनका गुस्सा आज कानून व्यवस्था के एक बहुत बड़े संकट में बदल गया है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि सरकार की ये उदासीनता मजदूरों की गरिमा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। वे इसे हमारी संवैधानिक नैतिकता का पूरी तरह से उल्लंघन मानते हैं। इस समय जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आपके ऊपर चौतरफा और बहुत भारी दबाव है। विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए आपके ऊपर बल प्रयोग करके राजमार्ग को तुरंत खाली कराने का दबाव है। दूसरी तरफ मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मजदूरों को दबाया गया तो वे देशव्यापी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। ये स्थिति आपको एक बहुत ही कठिन चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हमारे सामने इस संकट में कई महत्वपूर्ण पक्ष यानी हितधारक मौजूद हैं। पहले हितधारक हमारे गरीब और शोषित प्रवासी मजदूर हैं। इन मजदूरों का नैतिक हित एक सम्मानजनक जीवन जीने और अपने अधिकारों को पाने में है। वे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित मजदूरी की मांग कर रहे हैं। दूसरे हितधारक बहुराष्ट्रीय कपड़ा निर्माता कंपनियां हैं। इन कंपनियों का नैतिक हित अपने व्यापार को बचाए रखने और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में है। वे वैश्विक बाजार में खुद को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए अपनी लागत को कम रखना चाहती हैं। तीसरा हितधारक स्वयं राज्य सरकार है। सरकार का मुख्य हित अपने राज्य में अधिक से अधिक विदेशी निवेश लाना है। वो निवेश बढ़ाकर राज्य का आर्थिक विकास करना चाहती है। चौथे हितधारक के रूप में हम जिला प्रशासन और आम समाज को देख सकते हैं। हमारा नैतिक हित जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। अब हम इन कंपनियों की समाज सेवा यानी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के विरोधाभास को समझते हैं। ये कंपनियां बाहर तो बहुत सारा पैसा समाज सेवा के कामों में दिखावे के लिए खर्च करती हैं, लेकिन वे अपने खुद के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत ही कम मजदूरी देती हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांत का कर्तव्य शास्त्र का सिद्धांत हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। कांत कहते हैं कि हमें किसी भी इंसान का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के साधन के रूप में नहीं करना चाहिए। ये कंपनियां मजदूरों को केवल उत्पादन का एक औजार मानकर उनकी मानवीय गरिमा का अपमान कर रही हैं। इसे ही हम श्रम का वस्तुकरण या इंसानी मेहनत को एक बिकाऊ सामान समझना कहते हैं। दार्शनिक जॉन रॉल्स का वितरण न्याय का सिद्धांत भी यहाँ पूरी तरह टूट रहा है। रॉल्स कहते हैं कि समाज में संसाधनों का बंटवारा इस तरह होना चाहिए जिससे सबसे कमजोर वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हो, लेकिन इस व्यवस्था में सारा मुनाफा कंपनियों की जेब में जा रहा है और मजदूरों को केवल भूखमरी मिल रही है। अब हम राज्यों के बीच की इस अंधी दौड़ यानी स्टेट कंपटीशन ट्रैप को समझते हैं। आजकल हर राज्य दूसरे राज्य से आगे निकलने के लिए विदेशी कंपनियों को अपने यहां बुलाना चाहता है। इसके लिए सरकारें श्रम कानूनों को बहुत ढीला कर देती हैं और कारखानों की जांच को रोक देती हैं। ये तरीका हमारे सामाजिक समझौते के बिल्कुल खिलाफ जाता है। सामाजिक समझौते के अनुसार जनता सरकार को टैक्स और ताकत इसलिए देती है ताकि सरकार उनके जीवन की रक्षा करे। जब सरकार ही कंपनियों के फायदे के लिए मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी करने लगे तो वो अपने वादे से मुकर जाती है। सरकार का ये रुख अपने नागरिकों के प्रति उसके नैतिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पूरी तरह से उल्लंघन है। इस गंभीर संकट को सुलझाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मैं कुछ तुरंत और कुछ दीर्घकालिक कदम उठाऊंगा। मेरा सबसे पहला तुरंत कदम दोनों पक्षों के बीच बातचीत का एक साझा मंच तैयार करना होगा। मैं कंपनियों के मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठक के लिए बुलाऊंगा। मैं बिना किसी बल प्रयोग के बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत खाली कराने का प्रयास करूंगा।
मैं कंपनियों को सख्त निर्देश दूंगा कि वे मजदूरों के बकाया पीएफ और ईएसआईसी के पैसों का तुरंत हिसाब करें। मैं मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी रूप से साफ पानी और चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से करवाऊंगा। इसके बाद मैं इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कुछ दीर्घकालिक कदम उठाऊंगा। मैं अपने जिले में उपलब्ध सभी श्रम निरीक्षकों की एक विशेष टीम बनाऊंगा जो हर कारखाने की नियमित जांच करेगी। ये टीम सुनिश्चित करेगी कि किसी भी कारखाने में मजदूरों से जबरन 12 घंटे काम न कराया जाए। मैं कंपनियों के लिए एक कड़ा नियम बनाऊंगा कि वे अपने सीएसआर के फंड का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से अपने मजदूरों के कल्याण पर खर्च करें। मैं मजदूरों की शिकायतों को सीधे मुझ तक पहुंचाने के लिए एक आसान और त्वरित शिकायत निवारण केंद्र बनाऊंगा। मैं राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजूंगा जिसमें महंगाई के अनुसार एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की सिफारिश होगी। मेरा ये प्रशासनिक दृष्टिकोण पूरी तरह से मानवीय करुणा और कानून के शासन पर आधारित होगा।